Welcome back everyone. This is Mayank Kothari. Today we are going to start with the revision lecture of derivatives analysis and valuation. अभी तक हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं सर. सबसे पहले बेसिक से शुरू करा था, उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट देखा, फिर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग देखा, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड. ये वॉल्यूम 1 जो है हमारा, मॉड्यूल 1 बोल लो इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर जाए तो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कंप्लीट हो चुका है. द थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर अप राइट नाउ इज द सेकंड मॉड्यूल. स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर से. आपको इसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट करना, रिवीजन कंप्लीट करना ज़रूरी है सर. उससे काफ़ी सारी चीज़ें लिंक्ड है. बेसिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने देखा था वो वापस से स्टार्ट करेंगे, मतलब उनका इस्तेमाल करके डेरिवेटिव्स में कैसे हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे वो देखेंगे. और हाँ, मोस्टली ये और कैपिटल बजटिंग का थोड़ा बहुत जो डिस्काउंटिंग वाला लॉजिक है वो, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है सर डेरिवेटिव्स एनालिसिस और वैल्यूएशन वाले चैप्टर में. आई होप आप पुराने वाले रिवीजन लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हो अब तक. सर सबसे पहले आते हैं हमारे 263 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि हम डेरिवेटिव्स के रिवीजन वाले चैप्टर में कितना कवर अप करने वाले हैं. डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में 29 क्वेश्चन कवर करेंगे सर. आइए देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं. एक मोटा मोटा हमें अंदाज़ा आ जाएगा. ये डेरिवेटिव्स का है चैप्टर और ये 29 वो क्वेश्चंस है. आप ध्यान से देखना सर. स्टार्टिंग करेंगे प्राइसिंग से. फ्यूचर्स और फॉरवर्ड की प्राइसिंग कैसे होती है, कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन क्या होता है, फॉरवर्ड की प्राइसिंग, इनिशियल मार्जिन मार्क टू मार्केट पे 2 क्वेश्चन, ओपन इंटरेस्ट पे 1 है, शॉर्ट सेलिंग पे रिटर्न क्या होता है उस पे 1 क्वेश्चन, उसके बाद आर्बिट्राज पे है, हेजिंग पे है सर काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये रिवर्स कैलकुलेशन. पोर्टफोलियो बीटा अगर हमें रिड्यूस करना है, यानी कि पोर्टफोलियो जो हमने बनाया उसका रिस्क कम करना है तो क्या करेंगे, बढ़ाना है तो क्या करेंगे. हेज रेशियो क्या होता है, फ्यूचर्स के साथ हेजिंग कैसे की जा सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ऑप्शन का सेटलमेंट, यहाँ से ऑप्शंस चालू होंगे. उसके बाद देखो ये वैल्यूएशन, ऑप्शन वैल्यूएशन चालू होगा तो बाइनोमियल मॉडल, रिस्क फ्री मॉडल, 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल, ये सब देखेंगे. एंड लास्ट में जाते जाते पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल और इंडेक्स स्वैप का मेजर हिस्सा अगले चैप्टर में आएगा. ठीक है. अब ये 3 क्वेश्चन और नए हैं सर जो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है. मतलब कैपिटल बजटिंग और डेरिवेटिव्स को मिक्स करके अगर क्वेश्चन बनाना हो तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. ये अभी नए सिलेबस में ऐड हुए. पिछले सिलेबस जो एसएफएम हुआ करता था उसमें नहीं थे. रियल ऑप्शंस में ग्रोथ ऑप्शन, अबंडनमेंट ऑप्शन और टाइमिंग ऑप्शन, इस पे 3 क्वेश्चन देखेंगे. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ये हो गया सर हमारा सिलेबस वाला पार्ट. अब आते हैं हमारे टॉपिक्स पे. स्टार्टिंग कुछ टाइम हम स्पेंड करेंगे सर कॉन्सेप्ट्स को जानने समझने में. जब तक हमारे हम यहाँ नहीं पहुँच जाते पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग. ठीक है. आप साथ देंगे सर मेरा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, बिकॉज ये वाले स्टार्टिंग में जो मैं बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट अभी, उस पे आगे के क्वेश्चंस काफ़ी डिपेंड करते हैं. सर डेरिवेटिव्स पे आते हैं. डेरिवेटिव्स मार्केट होता क्या है, तो देखो ये मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमें कैलकुलेटर खरीदना है, आपको खरीदना है, मैं बेचने वाला हूँ. आप मेरी दुकान पे आते हैं, आप मुझे 500 रुपये देते हैं, उसमें कैलकुलेटर खरीदते हैं और चले जाते हैं. इस पूरे ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा स्पॉट और कैश का ट्रांजेक्शन, जिसमें बायर डिफाइन था आप, सेलर डिफाइन था मैं. क्या असेट खरीदने वाले थे वो डिफाइन था, सर्टन था ना, वो है कैलकुलेटर. कितनी क्वांटिटी वो भी सर्टन था, 1. क्या प्राइस वो भी सर्टन है, 500 रुपये. और कब, यानी कि आज, यानी डेट भी सर्टन है. दैट इज़ अ स्पॉट और कैश ट्रांजेक्शन. ऐसे ही आप इसके जगह पे शेयर रख के देख लो कि आपको आज अगर शेयर खरीदना है तो आप ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केट से शेयर्स खरीद सकते हैं. क्वांटिटी आप डिसाइड करोगे, बायर आप हो गए, सेलर कोई और होगा, टाइम आज का हो जाएगा, प्राइस आज की हो जाएगी, सब कुछ आज का हो जाएगा. ठीक है. पर व्हाट इफ कि आज मैं वो चीज़ खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन इसकी प्राइस जो फ्यूचर में हो सकती है वो मुझे लगती है कि ज़्यादा होगी. लेट्स से दिस इज़ अ कैलकुलेटर जो मुझे लगता है कि 3 महीने बाद ज़रूरत है, क्योंकि मैं 3 महीने बाद सीए स्टार्ट कर रहा हूँ. आज तो मुझे ज़रूरत नहीं है और मेरे को लगता है कि यार ये बहुत डिमांडिंग है, स्टॉक में कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्राइस शायद बढ़ सकती है. आज 500 का मिल रहा है, कल शायद 700 रुपये का मिलेगा और मैं नहीं चाहता 700 रुपये में ख़रीदना. सो द एंटायर पर्पज़ इज़ कि आज मैं रिस्क को अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि ये मुझे कल जाके महंगा मिलेगा जब मैं खरीदने जाऊँगा. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टुडे, डेरिवेटिव्स.
व्हाट यू कैन डू टुडे, आज आप मेरे दुकान पे आओ, आप मेरे को बोलो कि सर मैं आपके पास आके 3 महीने बाद ये असेट खरीद के जाऊंगा एक क्वांटिटी में, आज हम दोनों प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, लेट से 500 रुपये। मैंने बोल दिया आपको कि चलो ठीक है, मुझे नहीं पता था प्रोडक्शन कम है, मुझे नहीं पता था कि प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है। तो मैंने तो आपको बोले चलो मेरा तो कस्टमर बन रहा है, मैंने आपके साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि 500 रुपये में मैं आपको ये असेट 3 महीने बाद बेच दूंगा। तो अब जो ये चीज़ करी है हमने, ये स्पॉट और कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ये डेरिवेटिव्स मार्केट में हमने ट्रांजेक्शन करा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसे। सो आज एक्चुअल में मैंने आपको कैलकुलेटर दिया नहीं, आपने मुझे 500 रुपये दिए नहीं, पर बाकी सब कुछ डिफाइन हो गया था। असेट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, डेट क्या होगी 3 महीने बाद की। जब ये सब कुछ आज डिसाइड हो गया तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि भैया आगे भविष्य के लिए जो आज ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो। अब 3 महीने बाद में जब आप रियल में आओगे मेरे पास में तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दो। 3 महीने बाद आप आए, आपकी रिसर्च बहुत बढ़िया थी और एक्चुअल में मार्केट में प्राइस उसकी 700 रुपये हो गई और मैं बेचारा यहाँ पे बैठा रह गया। जब मार्केट में आज कोई आता है मेरे पास में, 3 महीने बाद की बात बता रहा हूँ, जब मार्केट में कोई आएगा मेरे पास में, मैं सबको कैलकुलेटर 700 रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे कैलकुलेटर 500 रुपये में लेके जाओगे। आप मुझे 500 रुपये दो और कैलकुलेटर ले जाओ, बस यही होगा। पर ध्यान दो, मुझे तो हो गया नुकसान एक तरह से, मैं 200 रुपये आपसे ज़्यादा कमा सकता था, पर कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़। ये 3 महीने पहले ही डिसाइड हो चुका था हम दोनों के बीच में कि प्राइस क्या होगी, एसेट क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी और डेट क्या होगी। उसी कॉन्ट्रैक्ट को हमें बस अब 3 महीने बाद ऑनर करना है। इसका मतलब मुझे बेचना ही पड़ेगा एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे, आपको खरीदना ही पड़ेगा एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई मार्केट होता है क्या सर डेरिवेटिव्स का? इसका सर देखो, डेरिवेटिव्स के अंदर अलग अलग तरह के मार्केट है। सबसे पहले जो मैं अभी आपको बता रहा था एग्जांपल में, दैट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में कहीं पे भी बैठ के किसी भी तरह से किया जा सकता है। इसे कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर यानी कि टेबल के इधर एक साइड आप बैठे हो, एक साइड मैं बैठा हूँ, ऐसा बोलते हैं। फ़ोन पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी ओवर द काउंटर ही बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बदल गई है सर। तो हम दोनों के बीच अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है प्रॉपरली तो उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, फ्यूचर के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। आई बात समझ में आपको? ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं सर, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल सर्टन असेट इन सर्टन क्वांटिटी ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट एट अ सर्टन प्राइस। ये सब चीज़ें ठीक है। इसमें क्या क्या है देखना। ये जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना सर, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जो एक बाय करने वाला होगा उसे फॉरवर्ड बायर और फ्यूचर्स बायर कहा जाएगा। जो बेचने वाला होगा उसे सर फॉरवर्ड और फ्यूचर्स सेलर कहेंगे। ठीक है। असेट क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन से ऐसे असेट्स है सर। ये तो मैंने अभी कैलकुलेटर बताया, असेट्स कुछ भी हो सकता है। हम जो हमारे सिलेबस में देखने वाले हैं, मैं सिर्फ अब उसकी बात करता हूँ। तो असेट्स आपकी इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। आप मेरे साथ में आके इक्विटी शेयर पे भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। आपको आज शेयर्स नहीं चाहिए टीसीएस के, रिलायंस के, टाटा मोटर्स के, आज नहीं चाहिए, पर आपको डर है कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आप एक्चुअल में शेयर्स खरीदने जाओगे स्पॉट मार्केट में तब महंगा मिलेगा, इसलिए वहाँ पे जाके खरीदने से अच्छा आज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो उसका। तो प्राइस आप फिक्स करने का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है उसके अंदर में। ठीक है। इंडेक्स पे भी आप डील कर सकते हो। आपने सेंसेक्स खरीद लिया, निफ्टी खरीद लिया, ठीक है, बैंक निफ्टी खरीद लिया। इसके बाद कमोडिटीज़ में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर बताया, ये कमोडिटी ही है, पर हमारे सिलेबस में अगर कमोडिटी आई तो वो कैलकुलेटर या रिमोट ऐसे पे नहीं आएगी, ये तुच्छी सी बातें हो गई। गोल्ड, सिल्वर, बाजरा, राइस, चना, दीज आर द थिंग्स दैट आर ट्रेडेड इन द कमोडिटीज़ मार्केट। सो इस पे भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और लास्ट आता है सर करेंसी। करेंसीज पे जो फॉरवर्ड फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है वो फॉरेक्स में देखेंगे। ये पूरा पार्ट हम फॉरेक्स में देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर में नहीं देखेंगे। ठीक है। कमोडिटीज़ पे बहुत कम आएगा, एक हाथ दो क्वेश्चन हो सकते हैं। मेजर जो कहानी चलेगी वो इक्विटी और इंडेक्स पे चलेगी पूरे चैप्टर में। सो ये सब चीज़ें क्या है सर? ये सारी चीज़ें असेट्स है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं ऑन अ सर्टन क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी शेयर्स की खरीदनी है फ्यूचर में जाके, मान लो 1000 क्वांटिटी खरीदनी है, उसे
आप लॉट साइज कहोगे, ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं। ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट, ठीक है, उसे एक्सपायरी डेट कहा जाएगा, जो फ्यूचर में डेट होगी। और सर्टन फ्यूचर प्राइस यानी कि 500 रुपये, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेटर का फिक्स करा। यह है सर एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में और आगे बात करेंगे, इसको भी हम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। वैल्यूएशन पे बाद में आते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानते हैं सर, ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव्स आप बोल रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं सर, इसके टाइप्स होते हैं कुछ। डेरिवेटिव्स इतना सिंपल नहीं है कि बस कहानी खत्म हो गई। ये डेरिवेटिव्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में जो देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट और चौथा स्वैप्स। ये स्वैप्स वाला पार्ट हम IRRM वाले चैप्टर में देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं, इसके जस्ट बाद वो आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आते हैं सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग की जब बात आएगी इस चैप्टर में, तो वो सेम ही तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन का वैल्यूएशन थोड़ा डिफरेंट है, फॉरवर्ड फ्यूचर्स के लिए ऑलमोस्ट सेम तरीके अपनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बात बता दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टॉक और कैश मार्केट की मैं बात करता हूँ। स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट बोल सकते हो आप उसको, दूसरी तरफ होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। हम कंपैरिजन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक कंपैरिजन आपको बता दिया कि स्पॉट मार्केट में आपको डिलीवरी आज ही हो जाती है, डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर डिलीवरी पे काम चलता है। सो ध्यान देना सर, और कैसे कहानी चलती है। मान लो कि स्पॉट मार्केट में कोई शेयर आप 100 रुपये का खरीदना चाहते हैं, शेयर की प्राइस है 100 रुपये की, तो आज आपको पूरे 100 रुपये देने पड़ेंगे, दैट इज़ कैश आउटफ्लो, COF, ठीक है। और 1 साल बाद में वो आप असेट बेच देते हैं। यहाँ आपको ओनरशिप मिल गई, क्योंकि आप वो असेट घर लेके चले गए, यानी कि शेयर्स हो, कैलकुलेटर हो, कुछ भी हो, वो असेट घर लेके चले गए, यहाँ आपको ओनरशिप मिल गई। 1 साल बाद में वही चीज़ आप 120 रुपये में बेच दोगे, तो आपके जेब में कितने रुपए आएंगे सर? 120 रुपये आएंगे। यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करो सर, 100 रुपये दिया था, 120 रुपये मिले, तो टोटल मेरा रिटर्न हो गया 20%। वेल एंड गुड, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। बट इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं सर डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में जब आप 100 रुपये की चीज़ खरीदने जाते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, डेरिवेटिव्स मार्केट में जब 100 रुपये की चीज़ खरीदने जाते हो, तो फॉरवर्ड मार्केट में तो कुछ भी पैसा आज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको आज इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। सर ये 100 रुपये आज देने की ज़रूरत है कि नहीं? 100 रुपये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई प्राइस है कि आप 3 महीने बाद 100 रुपये में खरीद लोगे, आज कुछ भी नहीं देना फॉरवर्ड मार्केट में। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है, दैट इज़ मोर स्पेसिफाइड, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहाँ आपको इनिशियल मार्जिन यानी कि एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है डिपॉजिट के तौर पे। सो अगर इनिशियल मार्जिन 25% है, तो इसका 25% आप सिंपल भाषा में ले लो, 25 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो आपका कैश आउटफ्लो कितना हुआ सर? सिर्फ 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये दे के 100 रुपये के ट्रांजेक्शन का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए 100 रुपये देने पड़े थे, यहाँ 100 रुपये की चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए 25 रुपये देने पड़े, बस। ये इसे कहते हैं लिवरेज। लिवरेज का फ़ायदा उठाना, लिवरेज यानी कि आपके पास कम पैसों में भी उतनी ही वैल्यू का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पर ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। आपको वहाँ पे फ़ायदा ज़रूर दिख रहा कि 25 रुपये में 100 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लिया, पर यहाँ पे 100 का 100 देने पे आपको ओनरशिप मिली थी, यहाँ पे उस शेयर की ओनरशिप नहीं मिलती सर अभी, क्योंकि आपने वो खरीदा नहीं है, उस पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है। आज से ठीक 1 साल बाद में वही चीज़, वही कॉन्ट्रैक्ट अब आप बेचोगे। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो कॉन्ट्रैक्ट बेचोगे। स्पॉट मार्केट में शेयर खरीदा था तो शेयर बेचोगे। डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ही वापस बेचोगे, यानी कि एक वो पेपर जो आपने खरीदा था वो बेच दो। तो अब आप क्या करोगे सर? 120 रुपये में वो कॉन्ट्रैक्ट बेच दो। 100 रुपये की उसकी प्राइस थी, 120 में बेच दोगे, आपको 20 रुपये का फ़ायदा होगा सर। ध्यान दे रहे हो? 20 रुपीज़ का आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। पर आप ध्यान देना, आपको कितने पैसे मिलेंगे? क्या 120 रुपये मिलेंगे? नहीं सर, 100 रुपये जब गए नहीं थे तो 120 आएंगे भी नहीं। इनके बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ वो आपको मिलेगा, ये रहा। सो उस दिन क्या होगा सर? आपका मार्जिन अमाउंट जो है 25 रुपये का, वो रिलीज़ हो जाएगा। वो डिपॉजिट के तौर पे था कि अगर नुकसान होता तो उसमें से काट लेते, पर अगर फ़ायदा हुआ तो उसमें ऐड करके आपको वापस मिल जाएगा। सो उस दिन आपको 25 रुपये वापस मिल जाएगा, और आपको जो प्रॉफिट होना बनता है कॉन्ट्रैक्ट पे वो वापस मिल जाएगा। टोटल जो आपको कैश इनफ्लो होगा उस दिन वो होगा 45 रुपीज़ का। स्टार्टिंग में डिपॉजिट दिया 25 का, आखिरी में मिला 45। आपका रिटर्न देख लो कितना हो गया।
45 माइनस 25 आ गया आपका यहाँ पे 20 रुपीज़ ऑन 25, दैट इज़ 80%। आप ध्यान दो, सेम स्टॉक था वहाँ पे भी, सेम शेयर है यहाँ पे भी, बस वहाँ पे शेयर आपने पूरा खरीदा था, यहाँ पे शेयर पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खरीदा बेचा। वहाँ पे शेयर्स खरीदा बेचे, यहाँ पे शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदा बेचा। यहाँ प्रॉफिट हुआ 20% का, वहाँ प्रॉफिट हुआ 80% का। सेम प्राइसेस, सब कुछ सेम है ना, फ़ायदा ज़्यादा यहाँ पे। ये है फ़ायदा डेरिवेटिव्स मार्केट का। लिवरेजिंग का फ़ायदा होता है कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपने उतना ही कमा लिया। यहाँ 100 रुपये दे के 20 रुपये कमाए थे, वहाँ 25 रुपये दे के 20 रुपये कमाए। ऑब्वियस सी बात है सर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको फ़ायदा तो दिख रहा है पर नुकसान भी उतना ही है सर। 80% का अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी आपको 80% का हो सकता है। वही शेयर 120 का ना होते हुए अगर 80 रुपीज़ का आप बेचते, 80 रुपीज़ का स्टॉक की प्राइस रहती, तो कॉन्ट्रैक्ट बेचते आप वापस। 100 की प्राइस डिसाइडेड थी, 80 में बेचते, 20 का यहाँ पे नुकसान होना बनता है। ध्यान देना मेरी बात पे। तो उस दिन क्या होता, आपको 25 रुपये का डिपॉजिट था, उसमें से 20 रुपये काट लिए जाते और 5 रुपये वापस मिलते, यानी 25 रुपीज़ दे के 5 रुपीज़ सिर्फ वापस मिला है। यानी कि 5 माइनस 25, 20 रुपये का नुकसान न्यूमरेटर में लिखोगे, यहाँ पे 25, ये 80% का नुकसान बन जाएगा एट दैट टाइम। सो यस, डेरिवेटिव्स में लिवरेज का फ़ायदा मिलता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है पर नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दो। रिटर्न भी ज़्यादा है, नुकसान भी ज़्यादा है, इसका मतलब इस मार्केट का बीटा ज़्यादा है, इस मार्केट में रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैश मार्केट। ठीक है, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान दो एक्चुअल में क्या क्या ट्रांजेक्शन होंगे। मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हो, किस पे, अडानी के शेयर पे, तो ये हो गया सर आपका अडानी, क्या हो गया, असेट, अंडरलाइंग असेट कहते हैं। ठीक है, स्पॉट में उसकी मार्केट में जो प्राइस है, जो स्पॉट मार्केट में प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, अब आप ध्यान देना एक चीज़, आप डेरिवेटिव्स मार्केट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो असेट होता है वो होता कहाँ है सर, स्पॉट मार्केट में होता है। तो अगर कोई असेट यहाँ पे है नहीं तो उस पर डेरिवेटिव्स मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया जा सकता। वो उस असेट का स्पॉट मार्केट में एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। आई बात समझ में, मतलब रियल लाइफ में वो चीज़ होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। आप डेरिवेटिव्स मार्केट में ये आके नहीं बोल सकते कि जादू कर देता हूँ। स्पॉट मार्केट में जादू नाम की चीज़ ही नहीं है, तो डेरिवेटिव्स में जादू हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, अब ध्यान देना। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते हो अडानी के शेयर की, आज की स्पॉट मार्केट में प्राइस है 100 रुपये, डिलीवरी चाहिए, स्पॉट मार्केट में जाओ, 100 रुपये दो, शेयर ले लो, घर आ जाओ। ठीक है, पर आपको आज नहीं खरीदना सर, आपको खरीदना है 3 महीने बाद। ठीक है, आपको खरीदना है 3 महीने बाद, और आपको लग रहा है कि यार आज तो 100 रुपये की प्राइस है लेकिन 3 महीने बाद वो बढ़ के 150 रुपये हो जाएगी और मुझे इतने महंगे में ये शेयर नहीं खरीदना। ठीक है, नहीं खरीदना, तो आप आज क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। इसी अडानी के शेयर पे फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स मार्केट में जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करो। सर कहाँ जाना पड़ेगा, एड्रेस बता सकते हो, कहीं नहीं है, जो भी रेडी होगा, आप बाय करना चाहते हो तो आप सेलर ढूंढो, उसको फ़ोन लगाओ, मिलो, कहीं पे भी बैठ के, पार्क में भी बैठ के चलेगा। ठीक है, तो उसके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिसाइड हो गया, थोड़ा ध्यान देना। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज डिसाइड हो जाती है, आप और मैं। इसमें असेट डिसाइड हो गया अडानी के शेयर्स, प्राइस डिसाइड हो गया 130, इसे आप बोलोगे एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस। ये रियल प्राइस है क्या शेयर की, नहीं सर, रियल प्राइस शेयर की तो सर 100 रुपये है सिर्फ, पर आपको फॉरवर्ड मार्केट में आपने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है 3 महीने बाद में 130 रुपये में खरीदना तो भी स्टिल ठीक है, 150 की जगह पे। तो आज डिसाइड कर ली प्राइस 130 रुपये, डेट डिसाइड हो गया 3 महीने बाद, क्वांटिटी और डिसाइड हो गई 1000। इसमें बायर क्या सोच रहा था, थोड़ा सा ध्यान देना, कि आपको खरीदना था, आप सोच रहे थे कि 3 महीने बाद 150 की प्राइस हो जाएगी, इसीलिए आपने आज 130 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपका तो फायदा ही, आपको लग रहा है कि 20 रुपये फिर भी आप सस्ते में खरीद पाओगे। पर सेलर का सोचना बिल्कुल अपोजिट था। सेलर को लग रहा था कि अडानी के शेयर के प्राइसेस गिर जाएंगे, वो 110 रुपये हो जाएंगे, इसीलिए उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 130 में बेचने का। तो उसके एंगल से देखो तो उसका भी फायदा है। जब दोनों पार्टीज अपोजिट सोचती है तभी बायर और सेलर बनता है सर, नहीं तो दोनों बायर दोनों सेलर रहते। ठीक है, दोनों का अपोजिट सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सोच लिया सर। अब यहाँ पे आज की सिचुएशन ऐसी है कि सेलर को 110 लग रहा है, मेरे को 150 लग रहा है, और हमने प्राइस 130 की डिसाइड कर ली इन दोनों के बीच में। दोनों को लग रहा है कि 3 महीने बाद हमको फ़ायदा होगा, पर एक्चुअल में फ़ायदा किसी एक को ही होगा, दूसरे को होगा इसमें नुकसान। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में जाके 3 महीने बाद
प्राइस अगर बायर के हिसाब से हो गई तो बायर को फ़ायदा, सेलर के हिसाब से हो गई तो सेलर को फ़ायदा। ठीक है सर। अब 3 महीने बाद देखो क्या हो गया। 3 महीने बाद में, ठीक है, हम क्या प्राइस लेते हैं, हाँ ये रहा, बायर देख लो, बायर यानी कि आप, सेलर यानी कि मैं। ठीक है, अब देख लो, आपने डिसाइड किया था कि आप बाय करोगे 130 में, मार्केट में प्राइस चल रही है 150 रुपये। ये कौन से मार्केट की प्राइस है सर, स्पॉट और फ्यूचर। एक्सपायरी डेट पे दोनों में प्राइसेस सेम ही रहती है, मैं आगे जाके बात करूँगा। सो एक्चुअल में हुआ क्या कि उस दिन जब हमने स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट करा था, ना आपके पास शेयर था ना मेरे पास शेयर था, ना आपको खरीदना है ना मुझे बेचना है। 3 महीने बाद में आप मेरे पास में आया और बोला देख मार्केट में प्राइस 150 है, तू 130 में मुझे शेयर दे दे। एक तरह से हम दोनों के बीच में कैश में सेटलमेंट होगा। मैं आपको 20 रुपये दे दूंगा, सिर्फ कहानी खत्म। मेरा नुकसान है ना 20 रुपये का, आपका फ़ायदा है क्योंकि आप 130 में खरीद रहे हो 150 की चीज़। सो आप बाय कर रहे हो 130 में, सेल कर रहे हो 150 में, आपका फ़ायदा दिख रहा है 20 रुपये का। मेरे एंगल से देखोगे तो मैं बेच रहा हूँ 130 में और ख़रीद रहा हूँ 150 में, तो मेरा तो नुकसान है। ऐसा बोला जाता है खरीदना और बेचना, एक्चुअल में जो सेटलमेंट होगा सर वो फ़ायदे नुकसान का ही होगा, सिर्फ 20 रुपये का। ठीक है, सो ऐसे केस में इसको कहा जाता है कैश में सेटलमेंट। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर दोगे सिर्फ मैं जब आपको 20 रुपये दे दूंगा। ना शेयर इधर से उधर हुआ, ना 150 रुपये इधर से उधर हुए, ना 130 रुपये इधर से उधर हुए, वो सिर्फ एक कहानी थी। ठीक है, ये तो तब जब मार्केट में प्राइस 150 चले जाएगी। अगर मार्केट में प्राइस 110 यानी कि सेलर के हिसाब से चले गई तो सेलर को फ़ायदा होगा। आप मुझे 20 रुपये दे दो अब, क्योंकि आपको नुकसान होना बनता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करो ख़त्म। सर शेयर का क्या हुआ, शेयर तो आपको खरीदना था ना, मार्केट में जाके खरीदो, कौन दिक्कत बोल रहा है। जब आप मार्केट में जाओगे और ये प्राइस है मान लो, तो आपको वहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 150 रुपये, और आपने मुझसे 20 रुपये तो ले ही लिया था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है वो मुझसे ले लिया था, तो आपको तो अल्टीमेटली वो शेयर 130 में ही पड़ा, जो स्टार्टिंग में प्राइस हमारी डिसाइड हो गई थी। थोड़ा ध्यान देना सर, अगर सच में उसको शेयर खरीदना है तो वो स्पॉट मार्केट में जाएगा, 150 रुपये देगा, फॉरवर्ड मार्केट में मुझसे सेटलमेंट करके 20 रुपये वो लेके जा चुका था, तो उसके जेब से कितने गए सर, 130 रुपये गए अल्टीमेटली, और स्टॉक की ओनरशिप मिल गई। सेकंड केस देखो, ये तो वो केस है जब आपको एक्चुअल में शेयर्स खरीदना था पर मुझसे नहीं खरीदोगे। पर सर कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही से करा था, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हो गया जब मैंने आपको 20 रुपये दे दिए। रियल में जाके तो स्पॉट मार्केट में ही खरीदना पड़ता है सर। ठीक है, दूसरा केस ले लो जहाँ पे आपको भी नहीं खरीदना था, मेरे को भी नहीं बेचना था, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पॉट मार्केट में आप जाके खरीदोगे, नहीं सर। मैं जाके खरीदूंगा, नहीं सर। ना कोई खरीदेगा ना कोई बेचेगा। हमारा सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट में 20 रुपये का एक ट्रांजेक्शन होगा, मैं आपको 20 रुपये दे दूंगा, आपके पास 20 रुपये आ जाएंगे, आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसे कहते हैं स्पेकुलेशन। अब दोनों केसेस में ध्यान देना, पहले वाले केस में आप रियल में शेयर खरीदना चाहते थे, ओनरशिप लेना चाहते थे, आपका पर्पस क्या था पता, पहले वाले केस में पैसा कमाना नहीं था। 100 का शेयर 150 में खरीदना पड़ेगा, ये नुकसान हो सकता था, तो आपको रिस्क कम करना था। 130 तक खरीदना चलता है, आपने 130 में खरीदा, शेयर की ओनरशिप ले ली, इसे कहते हैं सर हेजिंग। आपने क्या करा, रिस्क कम कर दिया कि अब आपको महंगे में नहीं खरीदना पड़ेगा। पर जहाँ पे पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, यहाँ पे तो शेयर है ही नहीं सेकंड वाले केस में, क्योंकि ना आप खरीदना बेचना चाह रहे थे ना मैं खरीदना बेचना चाह रहा था। तो यहाँ जहाँ पे प्रॉफिट जहाँ पे मोटिव सिर्फ प्रॉफिट का होता है, उस पूरे ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे स्पेकुलेशन, कि हम सिर्फ यहाँ पे एक तरह से का सट्टा खेल रहे थे कोई चीज़ पे, ना वो खरीदी बेची जानी ना हमें खरीदना बेचना। आप एग्जांपल ले लो, शेयर की जगह पे विराट कोहली को ले लो। विराट कोहली पे आप और मैं आज अगर कॉन्ट्रैक्ट करते तो क्या सही में विराट कोहली को खरीद और बेच के ला सकते हैं कि ला भाई मैंने 150 रुपये में विराट कोहली खरीद लिया, आपको दे दिया मैंने 130 में? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम जब अगर ऐसे चीज़ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, सिर्फ स्पेकुलेशन कहेंगे, प्रोवाइडेड विराट कोहली की 2 डेट पे अलग अलग मार्केट वैल्यू पता चले। जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर दिस। सो स्पेकुलेशन और हेजिंग समझ में आया। हेजिंग का पर्पस होता है रिस्क कम करना, असेट आप एक्चुअल में खरीदना बेचना चाहते हो। स्पेकुलेशन का पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आता है इसमें, आपका पर्पस एक्चुअल में नहीं होता। तो अब पॉइंट आता है सर कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करने वाले 3 लोग बताओ। 2 तो हमने देख लिए, 3 लोग मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना सर। हु आर द यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स दैट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर व्हाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, पहला आएगा हेजर, जिसका पर्पस होता है रिस्क कम करना।
दैट गाय रियली वॉन्टेड टू बाय और सेल द अडानी शेयर, वो असेट सही में खरीदना बेचना चाहता था। ठीक है, ध्यान देना आगे में। पर्पज वॉज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, कि भैया 100 की जगह 100 का शेयर 150 में खरीदना मिला, 150 बहुत ज़्यादा हो गया, 130 तक तो भी ठीक है, तो वो 20 रुपए का जो लॉस एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता, वो रिस्क कम करना वॉज द पर्पज। दैट्स वाई यू यूज्ड द डेरिवेटिव्स, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका पर्पज होता है कि आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। अगर रिस्क नहीं है, देर इज नो रिस्क, तो नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी। ना आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा ना एक्स्ट्रा नुकसान होगा। आपको 130 आपने स्टार्टिंग में डिसाइड करा, उतना पैसा दो, घर जाओ। स्पेकुलेशन की बात करते हैं सर। जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनका पर्पस क्या था? दे नेवर रियली वांटेड टू बाय और सेल द असेट। करा ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में बाय सेल का, पर कभी खरीदने का इंटेंशन था ही नहीं। पर्पस वॉज जस्ट टू अर्न मनी ऑन द असेट्स वॉलेटाइल प्राइसेस, क्योंकि उनको पता था आज प्राइसेस कुछ और है, कल कुछ और रहेगी, बस ये जो बदलाव आ रहा है प्राइसेस में उस पर खेलना था, सट्टा एक तरह से। सो बेटिंग करना वॉज दैट स्पेकुलेशन थिंग। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है सर, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। देखो इस केस में आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जब मार्केट में प्राइस 150 रुपये गई, वही अगर 110 रुपये जाती तो आपको 20 रुपये का नुकसान होता है ना। हेजिंग के केस में तो वो भी नहीं होता, ना प्रॉफिट ना नुकसान। सो स्पेकुलेटर को फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके। क्या करा स्पेकुलेटर? अगर मैं स्पेकुलेटर बन जाता हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ यही है, तो मैं स्पेकुलेटर हो गया, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करा। आगे आ जाओ। और तीसरा पार्टी कौन होता है सर? तीसरी पार्टी होती है थोड़ा सेफ खेलता है। वो चाहता है कि भैया थोड़ा सा रिस्क लूँ। स्पेकुलेटर ने तो बहुत ज़्यादा लिया, थोड़ा रिस्क लूँ, थोड़ा कमाऊँ, खुश हूँ मैं ज़िंदगी में। जैसे कि आजकल आप कोई भी दुकान में मार्केट में चले जाओ, पार्ले जी बिस्किट बेचने वाला भी कौन है सर? एक नॉर्मल सा आर्बिट्रेजर हो गया। वो क्या करता है, अपना वेंडर से, यानी कि पार्ले जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 5 रुपये का बिस्किट जो होता है वो 4 रुपये 80 पैसे में खरीद के लाता है, 20 पैसा प्रॉफिट ऐड करके आपको 5 रुपये में बेचता है। सो 4 रुपये 80 पैसे में खरीदा, 5 में बेचा, जो छोटा सा प्रॉफिट उसने कमाया वो श्योर शॉट था। उसके अलावा शेयर्स में बात करता हूँ। कोई भी चीज़, आर्बिट्रेजर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर आपको पता चलती है कि दिल्ली में 100 रुपये की मिल रही है और पुणे में 150 रुपये की बिक रही है, तो आप दिल्ली जाओ ट्रेन पकड़ के और वो माल खरीद के लाओ क्वांटिटी में, और पुणे में जाके 150 में बेच दो, 50 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। सो आर्बिट्रेजर क्या करता है? पहले पता करता है कि कोई भी असेट सस्ता कहाँ मिल रहा है, महंगा कहाँ बिक रहा है, और फिर वो इस तरीके से ट्रांजेक्शन करता है कि सस्ता खरीदता है, महंगा बेचता है, और दोनों के बीच का प्रॉफिट आपका श्योर शॉट, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका श्योर शॉट प्रॉफिट बन जाता है। यहां पे रिस्क कम है, रिस्क है सर, रिस्क है पर कम है, और प्रॉफिट भी कम है। सो आर्बिट्रेजर क्या करता है? आर्बिट्रेजर फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर द असेट्स प्राइसेस आर मिसमैच्ड इन डिफरेंट मार्केट। कोई भी एक चीज अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे अगर है, इसका मतलब कुछ तो ट्रांजैक्शन करके हम पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे पर्पस क्या होता है सर? सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, बाय चीप सेल हाई। ठीक है, तो ना यहाँ पे रिस्क होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है, और ना यहाँ पे आपको लॉस होगा क्योंकि आपने रिस्क भी नहीं लिया। आपको 3 लोग समझ में आए कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करने वाले कौन होते हैं सर? हेजर हो गया, स्पेकुलेटर हो गया, और आर्बिट्रेजर हो गया। कहानी खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा ध्यान दो वापस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो इतना मैंने आपको बता दिया उस पर कुछ तो बात आगे बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बोला कि आप तो पार्क में बैठ के भी 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप फ़ोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो यही वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लो जो अडानी के शेयर्स पे हम करना चाह रहे थे। आप और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, फ़ोन पे कर लिया मान लो, लेट्स से। इसमें रिस्क क्या है पता है? जब आप 3 महीने आपके कंप्लीट होंगे तो आपको तो समझ आ रहा है कि 130 रुपये में आप ये चीज़ खरीद सकते हो, और आज मार्केट में 150 है, यानी आपको आपका फ़ायदा दिख रहा है 20 रुपये का, पर मुझे तो नुकसान हो गया 20 रुपये का। अब ऐसे केसेस में नुकसान को अवॉइड करने के लिए मैं रियल लाइफ में, ध्यान दो क्या हो सकता है, आप फ़ोन कर रहे हो 20 रुपये मांगने के लिए, मैं फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आप मेरे घर तक पहुंच गए लेकिन मैं घर पे भी नहीं हूं, मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट, धोखा, भाग गया। पॉसिबल है सर। क्या करोगे? क्या 20 रुपए के लिए कोर्ट में जाके मेरे पास केस करोगे क्योंकि आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट है? 20 रुपए के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है ना सर, कि ओवर द काउंटर
आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है डिफॉल्ट का रिस्क, कि जिस भी पार्टी को नुकसान होते हुए दिखा मैच्योरिटी पे, आप या मैं, वो पार्टी भाग सकती है। सो ऐसे केस में अगर सब लोग भागने लग जाए तो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही कौन? इस चीज़ का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जो चीज़ मार्केट में कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा उसको मैं पढ़ा के भी क्या कर लूँगा आपको, राइट? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सिक्योर करना ज़रूरी है सर, ध्यान देना। हाउ एवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ वन ड्रॉबैक दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, पार्टीज कैन डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। कोई भी पार्टी हो, आप हो, मैं हूं, अगर लॉस हो रहा है किसी को तो वो डिफॉल्ट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर एनी सोल्यूशन टू इट? यस सर, वी हैव अ सोल्यूशन टू इट। सोल्यूशन क्या है सर? इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दो। हम, आप बायर थे, मैं सेलर था, हम क्या करेंगे, बीच में एक इंटरमीडियरी सेट कर देंगे, बीच में एक और पार्टी को इंक्लूड कर देते हैं जो कि एज अ गारंटर काम करेगा। गारंटर का काम क्या रहेगा, ध्यान देना सर, अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो गारंटर आपको भरपाई करके देगा, यानी कि आपको डिफॉल्ट नहीं होगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। पर अगर आपको नुकसान हो रहा था और आप डिफॉल्ट कर सकते हो तो गारंटर मुझे भरपाई करके देगा, यानी मुझे कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है। अब दोनों में से कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करने की कोशिश करे, थोड़ा ध्यान दो, रिस्क डिफॉल्ट करने की कोशिश करे, दूसरे पार्टी को वो रिस्क नहीं है क्योंकि बीच में आ गया गारंटर। गारंटर बोलता है कि भाई देख, आप दोनों मेरे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करो, पर किसी भी एक पार्टी ने डिफॉल्ट करे तो दूसरी पार्टी को भरपाई मैं करके दूंगा। यहां तो बोल दिया उसने, गारंटर ने। अब गारंटर की बात करते हैं। गारंटर के एंगल से देखोगे, आप बोलोगे कि सर आपने एक पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क तो हटाया पर दूसरे पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क क्रिएट कर दिया। अब नुकसान तो इंटरमीडियरी का हो गया, गारंटर का हो गया, कि भैया अगर ये भाग गया, एस सेलर भाग गया, तो आपने तो बायर को भरपाई कर दी, पर आपके लॉस का क्या, आपके लॉस की भरपाई कहाँ से होगी? तो इंटरमीडियरी क्या बोलता है, आप मेरे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूँगा, आप दोनों नहीं, मैं डिसाइड करके मैं बता दूंगा कि साला असट क्या है, क्वांटिटी क्या है, साला नहीं सारा बोलना चाह रहा था, गलती से निकला है वो, ऐसे मैं जनरली यूज़ नहीं करता। सारे असेट क्या है, सारी डिटेल्स, क्वांटिटी क्या है, डेट क्या है, ठीक है, और असेट हो गई, क्वांटिटी, डेट हो गई, और प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? अब इंटरमीडियरी यानी कि गारंटर डिसाइड करेगा, और वो बायर सेलर को बता देगा, जिसको खरीदना है ये चीज़ आए मेरे पास, जिसको बेचना है ये चीज़ पे वो आए मेरे पास में। मेरा काम है इस चीज़ के लिए जो बायर्स आए हैं उनको सेलर से मिलवाना। अब बात वापस वही करता हूँ कि इसका तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क हट गया था, पर इसका डिफ़ॉल्ट का रिस्क क्रिएट हो गया। तो इंटरमीडियरी क्या करता है, जितना भी रिस्क होने के चांसेस होते हैं, लेट्स से 100 रुपये का ट्रांजैक्शन था, तो इंटरमीडियरी पहले तो स्पैन सिस्टम लगाएगा, स्पैन सिस्टम से कैलकुलेट करेगा रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर देखा ना आपने, इससे रिस्क कैलकुलेट करेगा। लेट्स से वो आता है 20%, तो 20 रुपीज़, ध्यान देना, 20 रुपीज़ गारंटर बोलेगा इन दोनों को मेरे पास डिपॉजिट करा दो, 20 रुपीज़ तू भी दे दे भाई, 20 रुपीज़ तू भी दे दे भाई, और ये एक्ट करेगा एज एन इनिशियल मार्जिन। आपने स्टार्टिंग में देखा था, इनिशियल मार्जिन का मतलब है स्टार्टिंग में बस ये डिपॉजिट है, जिसने भी धोखा करा उसके डिपॉजिट में से मैं पैसे काट लूंगा, दूसरे का डिपॉजिट वापस दे देंगे, क्या दिक्कत है, पर लूंगा दोनों से, क्योंकि आज तो स्पेकुलेटर, इसको इंटरमीडिएट को भी नहीं पता कि आगे जाके प्राइसेस किसके फेवर में जाएगी, दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, तो ऐसे में इनिशियल मार्जिन लिया जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड हो गया। पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर सेलर सब अपने मन से डिसाइड करते थे, यहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है। यहाँ ये जो ये जो गारंटर है, ये जो इंट्रोड्यूस करा है हमने गारंटर, इंटरमीडियरी, इसे कहा जाता है एक्सचेंज। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप स्टॉक एक्सचेंज जो होता है डेरिवेटिव्स पे, उस पे जाके खरीदोगे बेचोगे, और इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का नाम बदल के रख दिया हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये है फ्यूचर्स, जब वहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है। अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सर, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में सब्जियाँ खरीदने जाते हो, थोड़ा सा कंपेयर करना। जब आप रोड पे साइड में बैठे हुए वेंडर के पास में सब्जी खरीदने जाते हो तो आप वहाँ पे निगोशिएट भी करते हो,
आप डिसाइड करते हो आपको आधा किलो ऑनियन चाहिए, 1 किलो चाहिए, 1.5 किलो चाहिए। आप चाहो तो उसको 5 रुपये दे के एक ऑनियन भी उठा के लेके जा सकते हो, सिर्फ एक ऑनियन, पॉसिबल है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट जो हो रहा है या किसी भी चीज़ पे वो कस्टमाइजेबल है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है पता है? ये एक तरह का आपका मॉल है, मॉल बोलो या सुपरमार्केट बोलो, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप सब सब्जियां खरीदने सुपरमार्केट में जाओ, आपको वहाँ पे बंडल मिलेंगे, 1 kg के, 2 kg के। वहाँ पे एक ऑनियन खरीद के दिखा दो, नहीं पॉसिबल। निगोशिएशन कर लो कैश काउंटर पे जाके, नहीं पॉसिबल। जो प्राइसेस वहाँ पे दी है वही प्राइस पे, जो क्वांटिटी दी है वही क्वांटिटी में, जितना माल दिया है उतना। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स भी इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड में कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, फ्यूचर्स में कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं सर। अब आ जाओ, एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज रिस्क लेगा डिफॉल्ट का। ऑल्सो इट विल आस्क फॉर द इनिशियल मार्जिन यानी कि डिपॉजिट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द लॉसेस। ये हमने अभी भी बात कर ली। तो ये हो गई सर हमारी कहानी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, रिवाइज करेंगे सर यहाँ तक। आप बोल रहे हो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहे हो, बेसिक्स तो बैठने तो, थोड़ी एक लय तो बैठने तो, फिर आएंगे उस बात पे भी, धीरे धीरे पहुंच रहे। हमने सबसे पहले देखा डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव्स के टाइप देखे, उसमें हमने देखा कि असेट्स भी किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आए स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या एक्चुअली डिफरेंस होता है वो देखा। हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में करा और देखा कि भैया फ़ायदे नुकसान के केस में क्या होता है। अब उसके बाद हमने देखा कि यार इसी कॉन्ट्रैक्ट में मैं हेजर भी बन सकता हूँ, मैं स्पेकुलेटर भी बन सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा पर्पस क्या है। मैं अगर रियल में असेट खरीद के मेरा सिर्फ प्राइस का नुकसान कम करना है तो हेजिंग हो गया, या फिर स्पेकुलेशन यानी कि जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मैंने देखना है, और तीसरा था आर्बिट्रेजर। और हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफ़ॉल्ट था उसको भी हटाया, इनिशियल मार्जिन का इंटरमीडियरी का इंट्रोडक्शन करा जो इनिशियल मार्जिन लेता है, और उसे कहा जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये बात थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, ये वाली बात ना आपको अभी बताना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस बारे में। चलो ठीक है, हेजिंग की बात करते हैं। ये वाला ना थोड़ा हेजिंग वाला पार्ट है, हेजिंग विद फ्यूचर्स, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करेंगे, इस पर मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अभी बता देना यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर बात कर लेना हो गया, छोड़ दो इस चीज़ को। अब आ जाओ। अब यहाँ से क्या शुरू होता है सर, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ से शुरू होती है आपकी फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग, ठीक है। सिचुएशन क्रिएट करते हैं। एक इन्वेस्टर है जिसको शेयर्स को खरीदना है सर, ठीक है। XYZ कंपनी के शेयर्स है, 3 महीने बाद वो खरीदना चाहता है। हम 2 मार्केट में डील करेंगे, एक रहेगा हमारा स्पॉट मार्केट, एक रहेगा सर हमारा फॉरवर्ड मार्केट, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, स्पॉट मार्केट में मैं डील कर लेता हूँ, फॉरवर्ड मार्केट में आप डील कर लो, देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। दोनों बंदे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पॉट मार्केट की ईजिएस्ट कहानी बताता हूँ कि मैंने क्या करा। मैंने शेयर खरीदना है ये 100 रुपये का आज, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, मैं बोरो करूँगा, पैसे बोरो करूँगा तो वापस इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 12% पर एनम, ठीक है। हमें तो 3 महीने तक के लिए ही चाहिए, तो 3 महीने का 3% इंटरेस्ट दे देंगे, क्या बात हो गई, ठीक है सर। सो सिचुएशन क्रिएट होगी। मयंक ने क्या करा, टाइम 0 पे बोरो करा 100 रुपये, बाय करा शेयर 100 रुपये का, तो नेट में अपने जेब से कितने पैसे गए, 0। उसका खुद का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है सर, दूसरों से पैसा लाया और यहाँ पे शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब ठीक 3 महीने बाद क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले तो जो बोरो करा था, जो पहले करा था उसी को सेटल करो। बोरोइंग की थी उसको रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, तो कितना रुपए जाएगा, 100 रुपये पे 3%, 103 रुपये गया। इसी को बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ कैरिंग द स्टॉक, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने शेयर खरीदा था और मैं 3 महीने तक उसको अपने साथ लेके चला हूँ। उसका मुझे कितना कॉस्ट आया, 3 रुपये का। 103 रुपये में से 3 रुपये वो कॉस्ट है, 100 रुपये की प्रिंसिपल हो गई, ठीक है। और कहानी खत्म। और उसके बाद क्या हुआ, मैं शेयर ओन करता हूँ। 3 महीने बाद दोनों को शेयर चाहिए, मेरे पास शेयर है, ठीक है। सो 3 महीने बाद क्या मेरे पास शेयर है, हाँ है सर, बिल्कुल है। और मेरे को उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 3 महीने बाद की अगर देखें तो 103 रुपये नेट मेरे को पड़ा, और मेरे पास आज वो शेयर है, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं। आप 3 महीने बाद ही चाहिए था, तो आपने सोचा कि यार ये आज इतना सब ट्रांजेक्शन करके क्या मतलब है। आज आप फॉरवर्ड मार्केट में जाके सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो वो शेयर को खरीदने का, ठीक है। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
आप मार्केट में गए, आपने देखा कि उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना अवेलेबल है मार्केट में, आपको पता चला कि 120 रुपये है, ठीक है। आपको लगा होगा 130 150 या ऐसा कुछ 3 महीने बाद शेयर जा सकता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आपको कितना देना पड़ा? कुछ भी नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय आपको कुछ भी पैसा नहीं देना सर, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यही फॉरवर्ड की जगह फ्यूचर्स होता तो शायद थोड़ा इनिशियल मार्जिन मार्केट मांगता, पर ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया। आपने 0 पॉइंट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने प्राइस फिक्स करी 120 रुपये की, शेयर फिक्स करा, क्वांटिटी फिक्स करी, टाइम फिक्स करा, और नेट में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 0। अब ठीक 3 महीने बाद क्या होगा? ठीक 3 महीने बाद में क्या होगा? मार्केट में शेयर की कुछ प्राइस रहेगी, है ना? या तो ले लो 108 रुपये, या तो ले लो 140 रुपीज़। अब थोड़ा ध्यान दो, मार्केट में एक्सपायरी के दिन, जिस दिन वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो रहा है, उस दिन स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में प्राइसेस सेम होती है। ये मैं आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हो, स्पॉट मार्केट में 108 है तो फॉरवर्ड में भी उसका 108 ही चलेगा, स्पॉट में 140 है तो फॉरवर्ड में भी 140 ही चलेगा। अब क्या होगा सर? जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 120 में शेयर खरीदने का डिसाइड करा था, आज उसकी प्राइस सिर्फ 108 रुपये। तो एक तरह से तो आपको नुकसान हो गया। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं, डायरेक्ट मार्केट में खरीदते, तो 108 रुपये देने पड़ते। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा सबसे पहले तो सेटल। उसमें सेटलमेंट में क्या होगा? आपको और 12 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 120 में खरीद के अगर कोई एक चीज़ 108 में बेची जाए तो नुकसान है, ध्यान देना। 3 महीने बाद क्या होगा? सेटलमेंट होगा पहले तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ। 108 में अब आप बेच दो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो चीज़ आपने 120 में खरीदी वो 108 में बेचोगे तो आपका 12 रुपये का नुकसान होगा। ये आपके नुकसान की भरपाई। उसके बाद आपको तो शेयर चाहिए था, आप मार्केट में जाओ, शेयर खरीद लो, 108 रुपये का आपको पड़ेगा स्पॉट मार्केट में। तो नेट में आपके जेब से कितना गया? 120 रुपये, एंड यू ओन द स्टॉक, राइट? कैश आउटफ्लो इज 120 एंड यू ओन द स्टॉक। बट इन केस अगर मार्केट प्राइस 140 चली गई तो क्या होगा? आपको फायदा होगा 20 रुपये का, क्योंकि आपने 120 की चीज़ खरीदी हुई 140 में बेच दी, 20 रुपये का फायदा होगा। सेटलमेंट होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको 20 रुपये दिया जाएगा, कहानी खत्म। ये तो 20 रुपये जेब में आ गए। इसके बाद आपको स्टॉक चाहिए, मार्केट में जाके खरीदो, मार्केट का रेट 140 है, दे दो। तो 20 रुपये आया, 140 गया, नेट में 120 पड़ा। आप देख रहे हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैजिक, कि कोई भी प्राइस हो जाए, अब मेरा आउटफ्लो सेम है 120 रुपये का जो मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड करा, एंड यू ओन द स्टॉक। अब दोनों केस में देखो सर, मैंने स्पॉट मार्केट में डील किया, आपने फॉरवर्ड मार्केट में डील किया, दोनों के पास 3 महीने बाद स्टॉक है। लेकिन मेरे पास जो 3 महीने बाद स्टॉक है उसका मैंने अल्टीमेटली 103 रुपये दिया, और आपके पास जो स्टॉक है आपने उसका 120 रुपये दिया। आपको नहीं लगता कि आपका यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो चुका है, क्योंकि दोनों के पास सेम स्टॉक है। सो यस, आई वॉन, यू लॉस्ट। आप यहाँ पे हार गए। तो सर क्या और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? ध्यान देना, आप क्यों हारे में ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, स्टार्टिंग में ये रेड लाइन यानी कि स्टॉक की प्राइस थी 100 रुपये की स्पॉट मार्केट में। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो भी बोलते हैं इसको कलर, लड़कियों को ज़्यादा पता होता है, हमें नहीं पता होता है। आई थिंक ये पर्पल वर्पल टाइप होगा, काइंड ऑफ दिस टी शर्ट इट सेल्फ, ठीक है, या बरगंडी बोल सकते हैं, चलो सॉरी, आई थिंक मैजेंटा होगा, ठीक है। तो आप देखो कि रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में फॉरवर्ड की प्राइसेस ये है और ये स्टॉक की प्राइसेस है, धीरे धीरे ये ऊपर नीचे होती रहती है। और आप मेचोरिटी पे देखना, जब एक्सपायरी आ जाती है फॉरवर्ड की, तो उस दिन जो स्पॉट मार्केट में प्राइस थी वही प्राइस फॉरवर्ड की होती है। अल्टीमेटली ये ऐसा ही होगा कि मेचोरिटी पे प्राइस सेम होगी, पहले भले ही कितना ही ऊपर नीचे चले जाए। अब आगे आते हैं, ध्यान दो, इसी को कहा जाता है सर कन्वर्जेंस इफेक्ट। इट मीन्स एट एक्सपायरी द स्पॉट प्राइस विल बी इक्वल टू द फ्यूचर्स प्राइस, या फॉरवर्ड बोलो। एक्सपायरी पे दोनों प्राइस सेम होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये कन्वर्जेंस इफेक्ट हो गया। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स क्या है, ध्यान देना सर, मयंक के पास में स्टॉक है और उसका कैश आउटफ्लो हुआ था 103, आपके पास में भी स्टॉक है और आपका कैश आउटफ्लो हुआ 120, हेंस मयंक वॉन, यू लॉस्ट। द क्वेश्चन इज वाई दिस थिंग हैपन? आई विल टेल यू वाई। बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपको ओवरचार्ज करा गया, यू वेर ओवरचार्ज्ड। 120 रुपये जो था फॉर द फ्यूचर्स प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक बाय 17 रुपीज़, 17 रुपये आपको महंगी वो चीज़ बेची गई थी,
स्टार्टिंग में ही जो प्राइस डिसाइड करा था वो 17 रुपये महंगा था। सर कैसे पता लगाएंगे स्टार्टिंग में ही कि चीज़ ये महंगी है या सस्ती है? एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो, जब स्टार्ट हुआ था, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब आप ले रहे थे तो आपको ये जो 120 रुपये दिया गया था ये था एक्चुअल मार्केट में प्राइस, जबकि इसकी वैल्यू थी सिर्फ 103 रुपये, आपको 17 रुपये ज़्यादा चार्ज करा गया था। सर ये जो 103 रुपये ये क्या है सर? थेरोटिकली मार्केट में फॉरवर्ड की प्राइस 103 रुपये होनी चाहिए थी, बिकॉज इस चीज़ का स्पॉट मार्केट में रेप्लिका अगर क्रिएट किया जाता तो 103 का आउटफ्लो में एक्चुअल में स्टॉक मिल जाता, जो मुझे मिला। मैंने तो 103 रुपये दे के हासिल किया ना वही स्टॉक, वही थेरोटिकली प्राइस बनती है फॉरवर्ड मार्केट में। और अगर वो नहीं है, थेरोटिकली एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं होती, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या तो ओवर वैल्यूड होगा या तो अंडर वैल्यूड होगा। अगर 103 की जगह वो आपको 101 में मिल जाता तो आपको ज़्यादा फायदा होता 2 रुपये का, क्योंकि मेरे पास 103 में स्टॉक होता, आपके पास 101 में स्टॉक होता। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी सर नॉर्मल शेयर्स की तरह अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होते हैं। तो ये डिसाइड करना पहले ज़रूरी है। अंडर वैल्यूड है तो ही फॉरवर्ड खरीदा जाएगा, इस केस में ओवर वैल्यूड था 17 रुपये से, इसलिए आपने जब खरीदा तभी डिसाइड हो गया था कि आपका नुकसान होगा। खरीदना नहीं, ओवर वैल्यूड चीज़ तो आप बेचते हो, अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अब हाउ टू नो वेदर वी आर ओवर चार्ज और अंडर चार्ज इन फॉरवर्ड और फ्यूचर्स मार्केट, और हाउ टू अवॉइड द लॉस ऑफ दिस 17 रुपीज। कैसे सर? ध्यान देना। बिफोर एंटरिंग इन टू द फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वॉट यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द थेरोटिकल मार्केट प्राइस, यानी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइस, ठीक है। आप थेरोटिकली कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे हम देखेंगे, और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल मार्केट प्राइस के साथ में। अब ध्यान देना सर, थेरोटिकली अगर 103 है और एक्चुअली 120 है तो आप कैसे कंपेयर करोगे? ये रहा ऐसा, एक्चुअल मार्केट प्राइस आप बोलोगे कि सर मार्केट में ज़्यादा है थेरोटिकल से, 120 रुपये इज़ ग्रेटर दैन 103 रुपये। अगर एक्चुअल मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो आप बोलोगे फॉरवर्ड इज़ ओवर वैल्यूड, आप फॉरवर्ड को बेचो। पर एक्चुअल मार्केट में अगर प्राइस 120 है और थेरोटिकली अगर वो 150 निकल के आती, अंदाज़ा ले लो, तो आप क्या बोलते कि सर देखो, जो चीज़ 150 की होनी चाहिए थी वो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में 120 का है, शेयर नहीं कॉन्ट्रैक्ट 120 का है, इट इज़ अंडर वैल्यूड बाय फॉरवर्ड। अब आपको समझ में आएगा सेल फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड कब करना है? एक्चुअल मार्केट प्राइस को थेरोटिकल से कंपेयर करना है। और अब बात आती है सर कि ये थेरोटिकल मार्केट प्राइस निकाली कैसे जाती है, तो ये रेड लाइन को फॉलो करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द थेरोटिकल मार्केट प्राइस। थोड़ा सा ध्यान देंगे सर। थेरोटिकल मार्केट प्राइस ऑफ द फॉरवर्ड और फ्यूचर इज नथिंग बट व्हाट वी वुड हैव पेड इन द स्पॉट मार्केट फॉर अचीविंग द सेम पर्पस। यही मैंने बोला कि इसका रेप्लिका जो मैंने स्पॉट मार्केट में क्रिएट करा था, तो वही पर्पस जो फॉरवर्ड में था 3 महीने बाद शेयर्स को ओन करने का, वो मैंने स्पॉट मार्केट में अचीव कर लिया। आज खरीद के 3 महीने रख के 3 महीने बाद मैंने रीपेमेंट करा और स्टॉक मेरे पास में है। तो वो पर्पस अचीव करने के लिए स्पॉट मार्केट में जितना कैश आउटफ्लो गया, वही कैश आउटफ्लो या कैश की प्राइस होनी, वो थेरोटिकल मार्केट प्राइस होनी चाहिए फॉरवर्ड की। सो आप कैसे कंपेयर करोगे सर? थेरोटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस पहले तो, और इनटू वो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी, आज जो दिया 3 महीने में जो आ रहा है जा रहा है, और अल्टीमेटली आपका कॉस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर सर। आज थेरोटिकल मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करोगे सर? आज की प्राइस, ये 3 महीने में कुछ कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ तो एडजस्ट करो। हम खरीदने की बात कर रहे हैं तो ये तो आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो उसमें ऐड होगा, कैश इनफ्लो माइनस होगा, और यहाँ पे आपकी नेट कैश फ्लो निकल के आएगी। अब आप बोलते हो सर स्पॉट मार्केट में क्या? ध्यान देना सर, आप स्टॉक के लिए 100 रुपये दोगे तो फिर 3 रुपये का इंटरेस्ट भी दोगे। हो सकता है आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिल जाए बीच में, क्योंकि आप स्टॉक ओन कर रहे हो। तो क्या कंपनीज डिविडेंड नहीं बांटती है सर? तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ की सिचुएशन निकालनी है। उसके पहले जितना कैश आउटफ्लो इनफ्लो हुआ सब एडजस्ट करो, और तो यहाँ पे निकालो वो चीज़। डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट देखेंगे, पहले बिना डिविडेंड के देखते हैं। सो फॉरवर्ड प्राइस क्या होनी चाहिए थी? 103 रुपये, वो था 100 रुपये प्लस 3, 100 रुपये पे 3% इंटरेस्ट लगा, इसलिए इसी से हम फॉर्मूला बना लेते हैं सर। फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपये क्या था? स्पॉट प्राइस, ये था स्पॉट और ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्पॉट प्लस स्पॉट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट? यस सर, स्पॉट प्लस स्पॉट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक एस दोनों में कॉमन है, एस बाहर निकाल लो सर, आपका फॉर्मूला बन गया। बेसिक सा फॉर्मूला है ये। फॉरवर्ड प्राइस डिपेंड करती है स्पॉट प्राइस पे, मल्टीप्लाइड बाय 1+R, क्योंकि ये है टाइम जीरो की, ये है 3 महीने बाद की, तो आप ये टाइम जीरो को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके 1+R से मल्टीप्लाई करके इसको भी आप 3 महीने के एंड तक लेके जाते हैं। देखना ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला बन के आया है, फॉरवर्ड यानी फ्यूचर की प्राइस, स्पॉट यानी आज की प्राइस, 1+R यानी कि आप एक तरह से उसमें इंटरेस्ट ऐड करके आगे बढ़ा रहे हो उस प्राइस को। ये और कुछ नहीं सर, आपने जो बेसिक्स में सीखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, वही फॉर्मूला है। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+R, या फिर फ्यूचर की वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+R। स्पॉट की प्राइस प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आज की। स्पॉट की प्राइस यानी कि स्पॉट मार्केट में, रियल मार्केट में उस शेयर को खरीदने जाए तो कितने में मिलेगा। और ये फ्यूचर्स की प्राइस जो है, ये कल की प्राइस यानी कि फ्यूचर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ये समझ में आया, ये समझ में आया अब? ठीक है, आगे बढ़े। अब धीरे धीरे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हैं फॉर्मूले की। ये तो सिंपल तरीका हो गया, और डायरेक्ट इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना तो डिफिकल्ट है। अब एक काम करो सर, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है राइट हैंड साइड वाली, ये स्पॉट मार्केट की है। तो स्पॉट मार्केट में जितना भी आउटफ्लो होता है, उसी चीज को, उसी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए दैट शुड बी द फ्यूचर्स मार्केट का प्राइस, थेरोटिकल मार्केट प्राइस। ठीक है, थेरोटिकल मार्केट प्राइस, इतना समझ में आया। अब स्पॉट मार्केट की सिचुएशन है, ये फॉरवर्ड मार्केट की सिचुएशन है। स्पॉट मार्केट में स्टॉक खरीदने के बाद आपको डिविडेंड मिलता भी है। सो आपने अगर 100 रुपये बोरो करे थे शेयर को खरीदने के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो सारा आइटम है, ये आउटफ्लो है। इसमें अगर कोई इनफ्लो आता है तो आप माइनस कर दोगे उतना, क्योंकि आपकी कैश फ्लो कम हो जाती है। आपका पर्पस क्या है, इस पॉइंट पे 3 महीने बाद की सिचुएशन निकालना। बीच में कोई कैश फ्लो आया गया, सब उसको आप एडजस्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन लेता हूँ सर, कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा। ठीक है, इस पे आपको 3% के साथ 103 रुपये वापस देने हैं। ठीक है, और एंड में ही 3 महीने के एंड में ही आपको कुछ तो डिविडेंड यहाँ पे मिल गया। तो आपका नेट कैश फ्लो क्या होगा, ध्यान देना। डिविडेंड है 3 महीने के बाद मिला 1.5 रुपये का, तो अब आपको क्या हो जाएगा, स्पॉट प्राइस आपने 100 रुपये की पे करी थी, 3 रुपये का कैरिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट पे करा, और आपका 1.5 रुपये का डिविडेंड आपको वापस मिल गया। तो आप देखना, ये सारा कैश आउटफ्लो है और ये कैश इनफ्लो है, इसलिए माइनस कर रहे हैं हम। आप बोलोगे डिविडेंड माइनस क्यों कर रहे हो सर, वो तो पैसा आ रहा है, लेकिन जाने वाले में से तो माइनस होगा। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट 1+R, यानी कि ये तो था 0 पॉइंट पे, पर इतने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 3 मंथ्स के एंड का माइनस 3 मंथ्स के एंड का डिविडेंड। बेस सेम होना चाहिए। अगर 3 महीने की अमाउंट में से कुछ माइनस कर रहे हो तो वो भी 3 महीने की ही अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर। अब थोड़ी सी और सिचुएशन देखते हैं। अब आपको जो डिविडेंड है, ये 3 महीने के एंड में नहीं, 2 महीने के एंड में ही मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, यही सेम सिचुएशन है, 1.5 रुपये। क्या करोगे सर, बहुत सिंपल है। देखो, 100 रुपये आपने बोरो करके यहाँ पे किए, आप इसको 1+R करके यहाँ तक लेके जाओगे, तो ये 3% इंटरेस्ट आप उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का है। तो वैसे ही जो 1.5 रुपये आपको मिला है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम मान के चलेंगे, उसे भी आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें 1% आप ऐड कर दो। एक ये तरीका है कि सारी कैश फ्लोज को फ्यूचर में ले जाओ, या तो सारी कैश फ्लोज को प्रेजेंट में लेके आओ। सबसे पहले हम फ्यूचर में लेके जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो सर। ये देखो, मैंने क्या करा, ये जो 100 रुपये है उसको पूरा 3 महीने से आगे ढकेला, तो 1.03 से मल्टीप्लाई किया, 103 का आउटफ्लो आता है। डिविडेंड जो मेरे को 1.5 रुपये का मिला था, उसको देखो 1.01 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को डिविडेंड मिला और 1 महीने के लिए मैंने वो इन्वेस्ट कर दिया, जिसपे मेरे को 1% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये वो इतना अमाउंट हो गया। मेरी फॉरवर्ड की प्राइस जो आज होनी चाहिए, 3 महीने बाद की जो आज होनी चाहिए, वो निकल के आ गई 101 रुपये 485। इसका मतलब क्या है सर, कि अगर सिचुएशन ऐसी है, तो ये है मयंक का पोर्टफोलियो। मयंक को 3 महीने बाद इतने पैसे देने पड़ेंगे और उसके पास स्टॉक रहेगा 101 रुपये 485।
तो आपको भी 3 महीने बाद स्टॉक ओन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे देने पड़ने चाहिए? 101 रुपये। ज़्यादा दोगे तो नुकसान होगा, कम दोगे तो फ़ायदा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड मार्केट में उसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आउटफ्लो कितना होना चाहिए? 101.485। वो डिपेंड करता है स्पॉट मार्केट पे। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, पर मोस्टली जो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में फॉलो किया जाता है वो ये तरीका नहीं है कि सारी कैश फ्लोज को आगे लेके जाओ। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी सिचुएशन देखो, हमने क्या करा सर, ये जो 1 रुपीज़ 50 पैसा है, ठीक है, आसान तो वो था जो मैंने अभी आपको बताया कि सबको आप फ्यूचर में ढकेल दो और वहाँ की प्राइस निकाल लो। आपको आंसर्स ऐसे भी मिलेंगे। 1.5 रुपये जो है आपको, इसको सबसे पहले 2 महीने से डिस्काउंटिंग कर लो। आप पीछे लेके आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 2 महीने से, तो 2% से डिस्काउंटिंग करोगे, वो वैल्यू आ गई 1.47। अब देखो ये जो डिविडेंड है 1.47, ये टाइम जीरो का बन गया। 100 रुपये भी टाइम जीरो का था, तो 1.47 टाइम जीरो पे मिला, 100 रुपये आउटफ्लो हुआ शेयर खरीदने के लिए, तो नेट अमाउंट कितनी होगी? 98.53। अब आपको सिर्फ इतना ही बोरो करना है, तो आप इसको अब 3% से ढकेल लो आगे। बात वो की वही 101.485, देख रहे हो, ये भी था 101.485। तो आपने क्या करा, सबको पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लाया, नेट कर लिया कैश फ्लोज को, फिर एक ही बार में 3% लगाया, 2% से खींचा, फिर 3% से आगे बढ़ा दिया। ये तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया देखना, स्पॉट प्राइस में से आपने क्या माइनस करा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, यानी कि डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। अब ये नेट अमाउंट आ गया, इतना ही बोरो करने की जरूरत है, तो इतने पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। इतना समझ में आया आपको? थोड़ी सी सिचुएशन में समराइज कर देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला था बिना किसी डिविडेंड के, फिर आपको डिविडेंड मिला था 3 महीने के एंड में, तो हमने आखिरी में एडजस्ट करा था। फिर हमें 2 महीने के एंड में मिला, तो ये दो तरीके हैं, या तो सबको फ्यूचर में ढकेल लो, या तो सबको प्रेजेंट पे लाके फिर फ्यूचर में ढकेल लो। अल्टीमेटली ले जाना तो 3 महीने के एंड तक ही है। कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो सर, आंसर तो वही आना है सेम, मतलब इन दो का। बाकी तो दोनों सिचुएशन ही अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी और सिचुएशन बदलते हैं सर, धीरे धीरे हम आते जा रहे हैं। स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा स्लो लग रहा है, अभी तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा, पर समझो तो सही। डिविडेंड 3 महीने बाद मिल रहा है, पर कैसे मिल रहा है सर? 24% पर एनम की ईल्ड पे मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट प्राइस 100 रुपये की अभी आज की चल रही है स्पॉट की। अब आपको क्या दे दिया उन्होंने? ईल्ड दे दिया। ध्यान देना सर, डिविडेंड में 3 चीज़ें होती है, रेट, ईल्ड और पे आउट रेशो। रेट लगता है फेस वैल्यू पे, ईल्ड लगती है सर मार्केट प्राइस पे, जो और कुछ नहीं आपकी स्पॉट की प्राइस है। सो अगर आपको इस पे 24% पर एनम के हिसाब से मिला है तो क्या करोगे? ध्यान देना सर, अगर आपको पर एनम के हिसाब से मिला है ईल्ड परसेंटेज में, तो आप 100 रुपये पे 24% यानी 24 रुपये का डिविडेंड बनता है, लेकिन हमें तो 3 महीने के लिए ही कैलकुलेट करना है। ये तो पर एनम है, 12 महीने का डिविडेंड। उन्होंने रिटर्न कैलकुलेट करके दिया है, डिविडेंड की अमाउंट नहीं जो मिली थी। एक्चुअल में जो डिविडेंड की अमाउंट मिली थी वो 6 रुपये ही थी। ध्यान देना, उन्होंने क्या करा, 6 रुपये अगर यहाँ पे मिला है तो उन्होंने कैलकुलेट करके दिया 3 महीने का रिटर्न 12 महीने में कन्वर्ट करके, इसलिए वो 24% लिखा है, इसलिए वापस हम 3 महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल सा, आप उसको कन्वर्ट कर लो अगर ऐसा दिया है तो। पर हो सकता है आपको वो यील्ड ना देते हुए 24% पर एनम का रेट दे दे। अगर उन्होंने रेट दिया है तो फेस वैल्यू पे लगाओगे वो, ध्यान देना। और अब ये पर एनम वर एनम भूल जाओ, वो जो रेट दिया है, रेट कभी जनरली पर एनम होता ही नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको। यहाँ पे मैंने जानबूझ के सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करनी तो लिखा 24% रेट अगर है तो 2 रुपये 40 पैसे बनता है। ये पूरा का पूरा लेना है, इसे 3 मंथ्स में डिवाइड मत कर देना। जहाँ पे अमाउंट आ गई ना रुपीज़ में एक बार आपके हाथ में, वो पूरी ही लेनी है सर। ठीक है, ये 2.4 भी आपको 3 महीने के एंड में पूरा मिला तो आप उतना ही लोगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन कंपनी में बोलता है कि नहीं सर 24% पर एनम ईल्ड नहीं है, वो रेट भी नहीं है, पर 24 रुपये का डिविडेंड दिया है, आप पूरा लोगे सर 24 रुपये का, उसको 3 महीने मत कन्वर्ट कर देना। वो 3 महीने आपको जो कैश इनफ्लो होती है, क्योंकि एक चीज़ समझो, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ। ये अगर टाइमलाइन है, आपने शेयर कहाँ खरीदा ये मैटर ही नहीं करता। एक डेट होती है रिकॉर्ड डेट, यहाँ पे रजिस्टर में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उन सबको यहाँ पे 24 रुपये मिलेगा। तो कैश इनफ्लो तो है ही ना, यहाँ पे भी जिसने खरीदा उसको भी 24 तो मिला ही ना, तो वो थोड़ी कन्वर्ट करेगा 3 महीने में। यहाँ वाला बंदा भले ही कर ले,
उसके लिए तो साल भर का हो गया, लेकिन यहाँ वाले के लिए तो 3 महीने हुआ, तो वो उतना ही 24 पूरा कवर करेगा। ठीक है, कैश इनफ्लो मैटर करती है कि मेरे जेब में कितना आ रहा है। ठीक है सर। अब ध्यान देना, ये यील्ड वाला पार्ट आपको कब मिला सर यील्ड, ये तो क्लियर हो गया कि 3 महीने के एंड में मिला। ठीक है, कितने रुपए, 6%। 24% यील्ड थी, यील्ड को तो कन्वर्ट करना है ना। सो 100 पे 103% लगाया अपन ने, तो ये आ गया 3 महीने के एंड की प्राइस। और उसी टाइम पे एंड पे हमें 6 रुपये का डिविडेंड मिला, 6 रुपये का डिविडेंड मिला। तो आप अगर नोटिस करो तो 100 रुपये पे भी 3% लग रहा है कॉस्ट, और 100 रुपये पे भी 6% की यील्ड लग रही है। ये जो आर आप देख रहे हो ये आपका खर्चा है, ये जो वाई आप देख रहे हो ये है यील्ड, ये आपकी कमाई है। ठीक है, ये आपकी कमाई है। तो ये आ गया 3%, ये आ गया 6% सर। कमाई ज़्यादा हो गई ना, तो कैश इनफ्लो ज़्यादा है आपकी। ध्यान देना, 100 रुपये का गया, 3 रुपये का भी, 100 रुपये का स्टॉक प्राइस गया, 3 रुपये का इंटरेस्ट गया, प्लस 24 या 6 रुपये का तो डिविडेंड आया ना, तो और प्राइस आपकी कम हो जाएगी यहाँ पे 97। सो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो आर माइनस वाई कर लो, 12% माइनस 24% हो जाएगा, ये पर एनम है। इसको टाइम में कन्वर्ट करोगे तो 3 और 6 आएगा, 3% और 6%। आप आर में से वाई डायरेक्ट क्यों माइनस कर रहे हो सर, क्योंकि आर भी लग रहा है 100 पे और यील्ड भी लग रहा है 100 पे, दोनों स्पॉट प्राइस पे ही लग रहा है, तो स्पॉट प्राइस बाहर ले ली। फॉर्मूला मेरा बन गया 1 प्लस आर माइनस वाई। आर अगर पर एनम है तो वाई भी पर एनम है, आर अगर 3 महीने का तो वाई भी 3 महीने का लेना है। अगर आपने अंदर में फिगर पर एनम लिए तो बाहर टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने करा, 97 आ गई, ये हमारी फ्यूचर्स की प्राइस। ये एक और तरीका आपको समझ में आया। चलो सर, समरी नाउ इज़ द टाइम। अब हम ये समराइज करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे सर। देखो, नॉर्मल कंपाउंडिंग अगर है आपकी विदाउट डिविडेंड फॉरवर्ड की प्राइस निकालनी है, तो वो डिपेंड करती है स्पॉट मार्केट में क्या आउटफ्लो होगा, उतनी ही सिचुएशन क्रिएट करने का। सिंपल है, 100 रुपये का शेयर आप बोरो करो 100 रुपये, और इंटरेस्ट पे कर दो 1 प्लस आर का, तो ये हो गई फॉरवर्ड की थेरोटिकल प्राइस। ठीक है, विथ डिविडेंड अगर लिया है तो हमने पहले, सबसे पहले अगर एक्सपायरी पे डिविडेंड है डायरेक्ट, तो डिविडेंड माइनस कर दो, कहानी खत्म। क्योंकि इतनी अमाउंट भी 3 महीने के बाद की है, ये भी अमाउंट 3 महीने के बाद की है, बेस कहीं पे भी नहीं बदल रहा, लॉजिक सब जगह सेम है। ठीक है, अगर एक्सपायरी के पहले आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 0 पे ला लो, स्पॉट प्राइस भी 0 की है, उसमें से माइनस करके नेट अमाउंट बोरोइंग की कितनी है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, कहानी खत्म। अगर आपको एक्सपायरी पे मिल रहा है, थोड़ा ध्यान देना, और यील्ड दिया हुआ है परसेंटेज में पर एनम में, तो कन्वर्ट करोगे सर आप उसको 3 महीने 6 महीने में। रेट भी 100 पे लगना था एस पे, यील्ड भी एस पे लगना था, इसलिए 1 प्लस आर माइनस वाई कर सकते हैं। ये कन्वर्ट किया हुआ आर माइनस वाई है, अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर एक्सपायरी के पहले आपको मिल रहा है, ध्यान देना, एक्सपायरी के पहले यील्ड है तो आप डिविडेंड की अमाउंट निकालो उस यील्ड से। अब आर में से माइनस वाई नहीं कर सकते, दोनों का टाइम सेम नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे डिविडेंड की, स्पॉट में से माइनस करोगे। ठीक है, 100 रुपये में से मान लो वो 6 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू 5 रुपये आ गई, तो अब ये 95 हुआ, और उस पर ये नेट बोरोविंग हो गई, ये 103% उसका निकाल दो, तो आपकी फॉरवर्ड की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, सो यील्ड दिया है पर एनम में, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे फॉर द एक्सपायरी पीरियड। ठीक है, और क्या था यहाँ पे, अगर आपको रुपीज़ या रेट दिया हुआ है, डायरेक्ट अमाउंट दे दी या परसेंटेज रेट दे दिया, तो आप उसे कोई कन्वर्ट नहीं करोगे, पूरी अमाउंट लोगे आप उसकी। ठीक है, हाँ, डिस्काउंटिंग का टाइम अगर आ रहा है तो डिस्काउंटिंग तो हर चीज़ को करेंगे, अगर 3 में एक्सपायरी के पहले हमें मिल रहा है तो। ठीक है सर, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है सर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉरवर्ड मार्केट में आप अगर आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कोई कैश फ्लोज नहीं होते, और डायरेक्ट 3 महीने या 2 महीने बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। पर फ्यूचर्स मार्केट एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई चीज़ 120 रुपये में खरीदने का, ध्यान देना ये फ्यूचर्स की प्राइस है, और कल जाके इसकी प्राइस अगर चलो कल तो छोड़ो, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, आज आपने डिसाइड करा 120 रुपये में हम कुछ खरीदेंगे, कब, 3 महीने बाद में। फ्यूचर्स लिया आपने, फॉरवर्ड नहीं लिया, तो डिफरेंस देखो क्या आता है।
ठीक है, 3 महीने बाद की एक्सपायरी है, लेकिन एक्सचेंज क्या करता है पता है, अगले दिन की प्राइस देखेगा कि 140 हो गई ना, जो चीज़ आपने 120 में खरीदी अगर वो आज 140 हो गई तो आपका फ़ायदा है, आपको 20 रुपये दे देगा। कहाँ देगा सर? आपके डिपॉजिट में। उसको बोलते हैं सर, अभी ये जो करना है 20 रुपये जब ट्रांसफ़र हो गया, इसको बोलते हैं सर मार्क टू मार्केट। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो 120 था उसमें 20 रुपये आपको वापस दे दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया 140 रुपये का। सो मार्क टू मार्केट का मतलब यही हो गया कि एक्सचेंज कंटिन्यूस बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करके नए कॉन्ट्रैक्ट इस प्राइस पे कर देगा। अगले दिन अगर वो हो गया 130 रुपये तो आपके डिपॉजिट में से 10 रुपये काट लेगा। ठीक है, वो डिपॉजिट उन्हीं के पास में है। 20 रुपये डाला जब आपको फ़ायदा बनता था, अब आपका नुकसान बनता है तो 10 रुपये काट लिया, तो आपका मार्जिन अकाउंट जो है वो बैलेंस कम हो गया। ठीक है, अब आपका 140 वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया ख़त्म, वो बन गया नया 130 पे। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, मार्क टू मार्केट हो रहा है, पुराना ख़त्म होकर नई प्राइस पे नया बनते जा रहा है। सो इस तरीके से डेली ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और आप किसी भी पॉइंट पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकते हो। पता है आपको, कैश में सेटल कर दोगे, जो भी उस दिन की प्राइस होगी उस पर आप बेच देना, खरीद देना। एक चीज़ समझो सर, 3 महीने की एक्सपायरी थी फ्यूचर्स में, इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 महीने बाद ही जाके आपको वो बेचना है। देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। अब मैं उसमें यूरोपियन, अमेरिकन और ये वो सब चीज़ें मैं नहीं जाऊँगा, फिलहाल बाद में देखेंगे जब ऑप्शन शुरू करेंगे। फिलहाल देखो, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आप बीच में कहीं पे भी क्लोज कर सकते हो। सीधी सी बात है, अगर 150 चल रहा है यहाँ पे प्राइस, 150 में बेच दो, 120 में खरीदा था फ्यूचर्स, 150 में बेच दो, आपके पास जो भी बैलेंस होगा वो प्रॉफिट आपके हाथ में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डेली बेसिस पे आप नोट करना, फ्यूचर्स में क्या होता है, आपके मार्जिन अकाउंट में पैसे का ले आना जाना लगा रहता है, ये वाला पार्ट। सो देर इज कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। लॉस है तो आउटफ्लो है, इनफ्लो है अगर प्रॉफिट है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल कंपाउंडिंग करना, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे थे, ये सिंपल 1+R, तो वो गलत हो जाता है। ऐसे केसेस में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ही करनी चाहिए, यानी कि e⁻RT, e⁻RT। हमें 1+R⁻T इस्तेमाल ना करते हुए e⁻RT करना चाहिए। ठीक है, R को जनरली आप T में कन्वर्ट करते हो, इसलिए वो लिखा है वहाँ पे। सो e⁻RT कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करने का फॉर्मूला, E इज एन एक्सपोनेंशियल, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.7183। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इन फॉरवर्ड मार्केट कैश फ्लोज आर सेटल्ड एट द एक्सपायरी ओनली, यही बोला था मैंने। पर फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है, बट इन फ्यूचर्स मार्केट कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड, कैश फ्लोज आर अकर्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल में बताया। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड मार्केट है तो जनरली इस तरह से ट्रांजैक्शन होने चाहिए, पर वही अगर कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है तो 1+R ना करते हुए आपको e⁻RT करना चाहिए, जहाँ पे आप ई की वैल्यू, ध्यान देना, e⁻0.12 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम को आप कन्वर्ट करोगे 3 महीने के लिए, टी का मतलब उसको कन्वर्ट करना, तो आपकी वैल्यू आई e⁻0.03। इसको आप निकालोगे यहाँ से। कैसे निकालना है सर ई की वैल्यू, ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ई की वैल्यू दी हुई रहेगी, और अगर ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो वही इस्तेमाल करना है, नॉर्मल कंपाउंडिंग मत ले लेना। ठीक है, अब नहीं दी रही तो भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना। ई की जो वैल्यू होती है वो है 2.7183, ये कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेटर पे रखो। अब हमें क्या निकालना है, 2.7183 का टू द पावर 0.03। बेसिक्स में रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने देखा था, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू रखोगे, उसके बाद 12 बार आप स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे, उसके बाद -1 दबाओगे, इक्वल्स टू नहीं दबाना अभी कहीं पे भी, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो पावर में था यानी कि 0.03, उसमें +1 और करो, इक्वल्स टू कहीं पे भी नहीं आया, उसके बाद इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, ऐसा आपको 12 बार दबाना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी ई की। हालांकि ये क्वेश्चन में जनरली दी रहेगी। सो ये 1.0305 आ गया कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करते हो तो, और ये आ गया आपका फॉरवर्ड का प्राइस। कहानी खत्म। फॉर्मूला देखा आपने कैसे बदला, 1+R की जगह e⁻R कर दिया। ठीक है सर, अब आ जाओ अगर आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग का आया तो क्या करोगे।
सर अभी अभी आपने बोला फॉरवर्ड में एक्सपायरी पे होता है तो हम नॉर्मल कंपाउंडिंग इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर्स में कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना आप, मैं तो सही बोल रहा हूँ और ये बात भी ऐसी होनी चाहिए। पर अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग के टाइम पे दोनों को सेम माना गया है, दोनों को सेम माना गया है। इसका मतलब कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस में फॉरवर्ड में भी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग दिखेगी, उन्होंने दोनों को डिफरेंट नहीं करा। फ्यूचर्स में भी कई बार नॉर्मल कंपाउंडिंग दिखेगी। तो ऐसे केस में करना क्या, बहुत सिंपल है सर। अगर वैल्यू ऑफ ई इज गिवन इन द क्वेश्चन तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, तभी वैल्यू दी हुई है। अगर वैल्यू दी हुई ही नहीं है तो आप नॉर्मल 1+r का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल कंपाउंडिंग। आया सर इतना आपको समझ में? कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो व्हेन देयर इज नो डिविडेंड एफ इज इक्वल टू एस इंटू 1+r था ना, अब वो हो जाएगा एस इंटू ई टू द पावर आर टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम है, टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर आपको डिविडेंड दिया है रुपीज़ में या फिर परसेंटेज में, परसेंटेज में भी दिया होगा तो आप डिविडेंड रुपीज़ में निकालो, फेस वैल्यू पे लगा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, एस में से माइनस करोगे, अब आ गया ये दोनों जीरो पॉइंट पे, इंटू ई टू द पावर आर टी, सिंपल। पर अगर ईल्ड परसेंटेज में दिया है तो वही करोगे सर, आर में से वाई को माइनस करोगे टू द पावर टी। आर भी पर एनम है, ईल्ड भी पर एनम है, इन दोनों को 3 महीने में कन्वर्ट करना है इसलिए टी बाहर ले लिया। देख रहे हो आप, यहाँ पे आपने यही करा था, जहाँ पे ईल्ड परसेंटेज में थी आपने आर में से वाई माइनस करा था ना, वाई यानी कि ईल्ड, यहाँ पे भी वही चीज़ करोगे। क्यों सर? क्योंकि बहुत सिंपल है लॉजिक, आर भी लग रहा है एस पे, वाई भी लग रहा है एस पे, तो दोनों को नेट ऑफ करके निकालते हैं, जल्दी आसान आंसर निकलेगा। ये हो गई आपकी कहानी। यहाँ तक आपको समझा तो अब हम जाएंगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए। समरी हो गई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक आता हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। बहुत टाइम हो गया हमने कुछ सॉल्व नहीं करा, अब धीरे धीरे फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार क्वेश्चन शुरू हुए तो जल्दी जल्दी होगा। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अब आएंगे सर हमारे मटेरियल पे, 263 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए सर डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है, 29 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसमें से अभी 2-3 क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे ना। ठीक है भाई, आ जाओ देखो। सो सबसे पहले 3 हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले कि फ्यूचर्स की प्राइसिंग, कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन क्या होगा और फॉरवर्ड प्राइसिंग। उसके बाद ब्रेक लेके ये सब चीज़ें समझेंगे, फिर वापस ये सब सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 नहीं सॉरी 1, ठीक है। दिस इज चैप्टर नंबर 9, डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, सपोज दैट देयर इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ शेयर। ध्यान दे रहे हो, कोई तो स्पॉट मार्केट में शेयर है, उस पर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, यानी वो शेयर फ्यूचर में जाके खरीदा जा सकता है। ट्रेडिंग एट ₹1000, शेयर्स प्रेजेंटली ट्रेडिंग लिखा है, यानी कि स्पॉट प्राइस है वो ₹1000 की। द लाइफ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 90 डेज, ये है आपका टाइम। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनी विल पे डिविडेंड्स ऑफ 7.50 30 दिन में, 8.50 60 डेज में और ₹9 90 दिन में। थोड़ा ध्यान दो इस तरीके से, ठीक है। 30 दिन, 60 डेज, 90 डेज। आज उस शेयर की कीमत है ₹1000। ये एक शेयर अगर आप खरीद लो तो आपको ये डिविडेंड मिलने वाले 7.5, 8.5 और 9। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Assuming that compounded continuously risk-free rate of interest is 12% per annum, you are required to find out fair value of the contract, यानी कि theoretical market price, if no arbitrage opportunity exists। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी। वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी बहुत सिंपल है सर, फॉरवर्ड में से स्पॉट की प्राइस आप माइनस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया स्पॉट मार्केट में वो शेयर खरीद के कैरी करने की कॉस्ट कितनी पड़ती है। ठीक है, आपको ई की वैल्यूज़ दी हुई है। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझो, ई टू द पावर लेट से 0.01 निकाल रहे हो, यानी कि ये 1% इंटरेस्ट हो गया। इससे आपकी फ्यूचर में वैल्यू आप लेके जा सकते हो, कोई भी चीज़ की आज की वैल्यू, इससे आपकी फ्यूचर प्राइस निकलती है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा। पर इसी चीज़ को ई टू द पावर -0.01 में रख दूँ, ध्यान देना,
यहाँ पे थोड़ा सा और क्लीन करता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। एक चीज़ समझो कि 1.1 क्या होता है। अगर मैं 100 रुपये को 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फ्यूचर की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, इससे फ्यूचर वैल्यू निकलती है। अब इसी चीज़ को मैं 1.1 को 1 डिवाइडेड बाय 1.1 लिखूँगा तो आंसर आता है 0.909, और इससे क्या निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। जैसे ही आपने उसको इन्वर्स कर दिया तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की जगह वो बन गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। उसी तरह से e टू द पावर 0.01 जो रहता है, इससे निकलती है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। और इसी को 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0.01 करोगे तो उससे निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0.01 है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है e टू द पावर -0.01। अगर माइनस लगा है तो मान के चलो वो इन्वर्स है और उससे प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। यानी कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है ये, और अगर माइनस में दिया हुआ है यही चीज़ तो वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, e टू द पावर 0.01 माइनस में दिया है आपका, इससे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये आपका। सेकंड वाला भी माइनस में है, थर्ड वाला भी माइनस में, और फोर्थ वाला देखना आपका पॉजिटिव में है। तो ये है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, यानी कैश फ्लोज को आगे ढकेलने के लिए। बाकी सारा था कैश फ्लोज को पीछे ढकेलने के लिए, ठीक है। अब उसको आप क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू निकालो, थेरोटिकल फ्यूचर्स की प्राइस निकालनी है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप बताओ। सिंपल है सर, आपको डिविडेंड अमाउंट में दिया हुआ है, आप फ्यूचर्स की प्राइस ऐसे निकाल सकते हो, एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। एक सेकेंड ना, चार्जिंग पे लगाने दो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनटू 1 प्लस आर करता, अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग होती तो e टू द पावर आर टी कर दूंगा। 12% का रेट है सर, 3 महीने से आगे ले जाना है, 90 डेज यानी, तो वो e टू द पावर 0.03 लगेगा, 3% बन जाएगा, ठीक है। पर अब अंदर की बात करते हैं, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की। आपके पास क्वेश्चन में ना 2 ऑप्शन है, अगर आप कैलकुलेशंस को कम रखना चाहते हो तो देखो क्वेश्चन में क्या करा है, मैं ये बता देता हूँ पहले। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। 3 डिविडेंड आ गए e टू द पावर वाले फॉर्मूले से, माइनस वाले, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपका आउटफ्लो होता है स्टॉक खरीदते समय, और बाद में डिविडेंड मिलता है वो इनफ्लो है, तो आप माइनस करोगे सर तीनों फिगर, ये आ जाएगी आपकी नेट फिगर, ठीक है। अब आप इसको e टू द पावर आर टी से 0.03 से वापस आगे लेके जाओ, आपकी कहानी हो गई सॉर्टेड सा। यहाँ पे फाइनल प्राइस आ गई। एक चीज़, कैलकुलेशन थोड़े और सिंपल रखने हैं तो उस 9 रुपये को आप डिस्काउंट करो ही मत, क्योंकि 9 रुपये जो डिविडेंड मिला वो ऑलरेडी तीसरे महीने के एंड में है। आप बाकी सबको डिस्काउंट करके ये सारी वैल्यू निकाल लो, और आखिरी में ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 9 माइनस कर देना। बाकी डिविडेंड से पहले, अभी अगर आप 2 ही डिविडेंड ले रहे हो तो 9 रुपये बाद में डायरेक्ट माइनस कर देना, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। एक चीज़, इन दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये सिस्टम आपको समझ में आया। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस आंसर में इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी गलती करी है, मैं वो भी समझाऊंगा। अब देखो क्या करा है, सबसे पहले तो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इंस्टीट्यूट ने सारे डिविडेंड्स को डिस्काउंट करा है, तो मैं वो समझा देता हूँ। ये रहा 7.5 रुपये, e टू द पावर 12% रखा, पर वो साल भर का था तो उसको 1 महीने में कन्वर्ट करा, तो ये आ जाएगा पूरा 0.01, ये आ जाएगा 0.02, क्योंकि ये 60 डेज से डिस्काउंटिंग करनी है आपको, ठीक है। और ये 90 डेज से करनी है, तो ये आ जाएगा 0.03 माइनस में सारा, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है। माइनस में है तो माइनस वाले फैक्टर हमने ले लिए, 1, 2, 3, और ये आपका डिविडेंड है सर, तीनों टाइम का। आपने मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब एक्चुअल में फॉर्मूला कैसा होना चाहिए था मैं आपको समझा देता हूँ आगे। अब एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था कि 1000 रुपये की स्पॉट प्राइस माइनस 24.49 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इंटू e टू द पावर 0.03, ठीक है। e टू द पावर 0.03 कितना है आपका, मैं इसका आंसर मैं भी निकाल लेता हूँ और यहाँ का भी दिखा देता हूँ।
ये आ जाएगा 975.51 इंटू 1.03045। सो आपका फाइनल आंसर इस तरह से बनता है 1005.21, पर इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है 1005.96। बहुत मामूली सा डिफरेंस है, पर वो एक्चुअली राउंडिंग ऑफ का एरर नहीं है सर, वो गलत कैलकुलेशन का एरर है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको तो 3 महीने से आगे खींच लिया 1000 रुपये को, ये तो 0 पॉइंट पे था, इसको खींच लिया, लेकिन डिविडेंड प्रोसीड्स डायरेक्ट माइनस कर दिए। ये डायरेक्ट माइनस करना यानी इसको अज्यूम करना कि ये 3 महीने के एंड की अमाउंट है, जबकि ये थी 0 पॉइंट ऑफ टाइम की, 1000 में से माइनस करने के बाद लगाना चाहिए था। सो ये करेक्शन वाला पार्ट है। इतना एग्ज़ाम में आपने क्या करना सर, माइनस ही करो, यही वाला अपनाना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने भी सही करा है, गलत नहीं है ऐसा। तो ये सही हो गया एक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला, अब ये देख लो, इसका मतलब समझो, स्पॉट में जो चीज़ आज 1000 रुपये की मिल रही है, फ्यूचर्स अगर उसका आप 3 महीने का लेते हो तो वो मिलता है आपको 1005.96 रुपये में। यानी इस अमाउंट पे आप आज कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर सकते हो। ये अमाउंट कहाँ की होती है सर, कैश फ्लो एक्चुअली वहाँ की होती है, 3 महीने बाद की, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल प्राइस है। इसमें हमने क्या करा, स्पॉट मार्केट का रेप्लिका बनाया है, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है, सिंस वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट टू कैरी, तो फॉर्मूला बनता है हमारा कॉस्ट टू कैरी का फ्यूचर्स माइनस स्पॉट। सो 1005 में से 1000 माइनस कर दोगे तो 5.96 रुपये बनेगा आपका कॉस्ट टू कैरी। इसका मतलब समझो कि आप स्टॉक खरीदते हो तो उसको 90 दिन तक आगे कैरी करने का आपको खर्चा कितना आता है, इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट पे करोगे वो, और डिविडेंड। ज़्यादा था वो कॉस्ट ऑफ कैरी, पर डिविडेंड की अमाउंट से आपका सेट ऑफ हो गया, इसलिए कम दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपका 100 रुपये का कॉस्ट इंटरेस्ट पड़ रहा होगा, लेकिन आपका 95 तो डिविडेंड ही मिल गया, तो आपको सिर्फ कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 5 रुपये। ये वो अमाउंट है 5.96 वाली। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें आप और सीखोगे। मिस्टर SG सोल्ड 5 4 मंथ निफ्टी फ्यूचर्स। आप थोड़ा ध्यान देना, 5 क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझो, क्या होता है मार्केट में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉरवर्ड मार्केट में तो आप अपने हिसाब से बना लेते हो, पर फ्यूचर्स की बात करें, सो कोई भी शेयर ले लो, जैसे हमने बीच में अडानी का शेयर लिया था, तो अडानी के शेयर की स्पॉट प्राइस है लेट से 100 रुपीज़ और फ्यूचर्स प्राइस है लेट से 105 रुपये, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, अडानी का एक शेयर आप खरीद सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में फ्यूचर्स नहीं खरीद सकते अडानी के एक शेयर पे। एक्सचेंज ने क्या कर रखा है, फ्यूचर्स में लॉट साइज डिफाइन कर रखी है कि भैया एक बार अगर आप आओगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम आपको 50 अडानी के शेयर्स जो है वो डील करने पड़ेंगे। मतलब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई देखो, चिल्लर काम करना है तो हमारे पास मत आओ, आपको एटलीस्ट 50 या उसके मल्टीपल में कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो लॉट साइज हो गया 50, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 50 अडानी के शेयर्स पे बनेगा, ठीक है। अब देखो, फ्यूचर्स की प्राइस जो है पर शेयर दैट इज 105, पर मैं बोलता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स की एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, तो वो हो जाएगी सर 105 एक शेयर की प्राइस है इंटू 50, सो वो हो गई 5250, ठीक है। यानी कि कम से कम 5250 का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदना या बेचना पड़ेगा। ये एक एक शेयर में डील करना है तो आप स्पॉट मार्केट में जाओ, यहाँ मत आओ चिल्लर वाड़ा करने के लिए।
या उन्होंने बोल दिया भाई कम से कम इतना, तो 5250 क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। अब अगर आप 5 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो वो कैसे निकल कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 26,250। सिंपल सिंपल। तो 3 चीज़ें समझो, सिर्फ एक शेयर की फ्यूचर्स प्राइस निकालनी है वो 105 रुपये, एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालनी है तो वो 5250 रुपये, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालनी है तो वो है 26,250। ठीक है, फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, आपकी फ्यूचर्स की प्राइस लो, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज करो, तो इससे आ जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या नंबर ऑफ लॉट्स जिसमें आपने डील करा। कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट करे, 5, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट बोलो, नंबर ऑफ लॉट बोलो, तो ये हो गया 26,250। आया समझ में। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर एस जी ने बेचा है, सबसे पहले तो वो बेचा है। अब थोड़ा सा एक और ध्यान दो जब सेल करते हैं तो उसे राइटर कहते हैं, आगे जाके देखेंगे सेलर भी कहते हैं। ठीक है, सो बेचा कितना, 5 कॉन्ट्रैक्ट बेचे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं सर, 5, ये ध्यान देना। और एक्सपायरी कब की है, 4 महीने बाद की। हमारा असेट क्या है सर, निफ्टी, अंडरलाइंग असेट क्या है, इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स। सो एक एक चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। एक्चुअल में स्पॉट मार्केट की प्राइस है या फ्यूचर्स की है, वो फ्यूचर्स है सर, आगे फ्यूचर्स लिखा है। ऑन 1 फरवरी 2020 फॉर 9 लाख रुपए, ये 9 लाख रुपए आपका ये वाला अमाउंट है। 5 कॉन्ट्रैक्ट 9 लाख रुपए में बेचे, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर ये 9 लाख है और ये 5 कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यस सर। जब एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आपके पास आ गई और अगर आपको लॉट साइज पता चल गया तो क्या आप फ्यूचर्स की प्राइस निकाल सकते हो क्या, यस सर, रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, ध्यान देना आगे। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मे 2020, लास्ट थर्सडे ऑफ मे 2020 यानी कि एक्सपायरी है। अब देखना, आप हो फेब में खड़े, फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई पूरा, ऐसे 4 महीने कंप्लीट हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 2100। उसने ये ऐसा नहीं बोला कि इंडेक्स फ्यूचर्स, ये था इंडेक्स फ्यूचर्स, पर इंडेक्स यानी कि स्पॉट मार्केट में आपको प्राइस दी हुई है 2100 की। द कॉन्ट्रैक्ट का जो मल्टीप्लायर है वो है 75, ये है आपका लॉट साइज। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो द प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 फरवरी 2020। कैसे निकालते हैं सर, प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एक्चुअल फ्यूचर्स की जो प्राइस होगी मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। पर आपको लॉट साइज तो पता है लेकिन एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस नहीं पता, इसलिए इस तरीके से नहीं निकाल सकते। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको पता है, सो आप कैसे निकालोगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ले लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो। सो 9 लाख में आपने 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे तो एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का, ये रहा, 9 लाख में 5 खरीदे तो एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया 1,80,000 का। सो अब इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई, 1,80,000, और आपको लॉट साइज 75 का पता है, तो क्या ये प्राइस निकाल सकते हो आप, यस सर। ध्यान देना, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 75, तो आपकी, ध्यान देना, इंडेक्स की प्राइस आई है क्या, नहीं सर, इंडेक्स की फ्यूचर्स की प्राइस आई है, दैट इज़ 2400। अब थोड़ा ध्यान दो, ये टाइमलाइन है और ये 4 महीने, जब तक टाइमलाइन पे नहीं निकालोगे समझ नहीं आएगा। ये इंडेक्स है स्पॉट मार्केट में, इसकी स्पॉट की कोई प्राइस होगी आज की, फ्यूचर्स की भी कोई प्राइस होगी, ठीक है, और 4 महीने बाद भी स्पॉट की प्राइस दी हुई है, वो है 2100। देखने दो, 4 महीने बाद की प्राइस ये जो थी, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आपने ये जो 2400 निकाला वो क्या था, आज का इंडेक्स का प्राइस है फ्यूचर्स का, सो वो 2400 ये है सर आपका। अब एक चीज़ तो क्लियर है सर, फ्यूचर्स की प्राइस को फ्यूचर से कंपेयर करोगे, स्पॉट की प्राइस को स्पॉट से कंपेयर करोगे। आज की स्पॉट की प्राइस हमें नहीं पता अभी, फ्यूचर्स की प्राइस हमें पता है। इस प्राइस पे हमने क्या करा, मैं सीधा सीधा जाता हूँ, हमने 75 के लॉट खरीदा
दैट इज़ 1,80,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे 5 कॉन्ट्रैक्ट करे तो 9 लाख रुपए दिए। ये ऐसा हुआ ट्रांजैक्शन, हमें उल्टा दिया था तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन करे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हमने निकाल दिया 1,80,000। अब आगे देखो, अप्रॉक्सीमेट निफ्टी ऑन 1 Feb 2020, ये निकालना है सर। अगर प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डेट वॉज थेरोटिकली करेक्ट, इसका मतलब ये जो आपने एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस निकाली है 2,400 रुपये, ये थेरोटिकली सही थी, यानी कि थेरोटिकल फॉर्मूला आप लगा के स्पॉट प्राइस भी निकाल सकते हो। सो फ्यूचर्स की प्राइस क्या है सर, एस इन ब्रैकेट 1+R, सिंपल अभी तो। और कुछ दिया है क्या यहाँ पे, चलो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। वॉज करेक्ट ऑन द सेम डे, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स वॉज गिवन टू यू। आपको यील्ड भी दी है, रिस्क फ्री रेट भी दी है, दोनों परसेंटेज में। मैंने बोला था वाई यील्ड अगर आपको परसेंटेज में आ गया, डायरेक्ट रेट में से माइनस करो तो 3% आएगा ये, और उसको पर एनम कन्वर्ट करो। फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान देना। यील्ड है तो यील्ड के लिए भी एडजस्टमेंट दिखाएंगे। फॉर्मूला अब थोड़ा सा बदल जाएगा, R माइनस वाई वन प्लस R माइनस वाई, 4 महीने का है तो 4 महीने में भी कन्वर्ट करेंगे, और T। ठीक है, ध्यान देना। स्पॉट प्राइस हमें निकालनी है, फ्यूचर्स की प्राइस 2,400 दी हुई है, 1 प्लस 0.09 माइनस 0.06 इंटू क्या करोगे 4/12, आपका आंसर आएगा ये रहा 0.09 0.06 4/12 करोगे, और ये 2,400 को इक्वेट करा, ये स्पॉट प्राइस। ठीक है, वाई लिया है उन्होंने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 इंटू 4/12 यानी 1 आता है, 1.01। आपका फॉर्मूले में स्पॉट प्राइस आ जाएगा 2,400 डिवाइडेड बाई 1.01, 2376.24, ये रहा, ये 2376.24। वही फॉर्मूला, स्पॉट प्राइस इन ब्रैकेट 1 प्लस R माइनस वाई इंटू टाइम करा इज इक्वल टू फ्यूचर्स। अब अगर आपको फ्यूचर्स का 2,400 दिया तो उससे स्पॉट निकाल लो, रिवर्स कैलकुलेशन में हमने वही चीज करी, इसी फॉर्मूले में रखा और S निकाल लिया 2376। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हुआ सर, आज स्पॉट में इंडेक्स की अमाउंट थी इतनी, फ्यूचर्स की अमाउंट थी इतनी, आज से ठीक 4 महीने बाद स्पॉट कितना है सर 2,100। और एक चीज ध्यान देना, मेच्योरिटी पे कन्वर्जेंस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एक्सपायरी हो रही है, फ्यूचर्स की भी प्राइस 2,100 होगी। मेच्योरिटी पे ये दोनों सेम होते हैं, उसके पहले तक ऊपर नीचे चलते रहेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे हमने ये भी निकाल लिया 2376.24। अब क्वेश्चन बोलता है द मैक्सिमम कॉन्टेंगो या बैकवर्डेशन। अब ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो आप बेसिस निकालो। बेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिस इज नथिंग बट कि कोई भी असेट की स्पॉट मार्केट में क्या प्राइस है और उसी की फ्यूचर्स में क्या प्राइस है। ठीक है, स्पॉट मार्केट में 2376 चल रही है, राउंड ऑफ उन्होंने करा है इसलिए मैं भी अभी फिलहाल कर रहा हूँ। ये देखो अप्रॉक्सीमेटली 2376, अदरवाइज आप एग्जाम में पूरा ही लेना, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा कब राउंड ऑफ और कब नहीं करना चाहिए, अपने मन से करा हुआ है। ठीक है, फ्यूचर्स की प्राइस है 2,400, तो बेसिस देखो आपका निगेटिव आया, दैट इज 24, है ना, निगेटिव बेसिस आया। अब ध्यान देना, ये बेसिस आपका निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, इसका मतलब यही होता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रही है। देखो थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन यहाँ पे, क्योंकि स्पॉट माइनस फ्यूचर्स कर रहे हो, तो आज अगर प्राइस 2376 है तो फ्यूचर में उसी की प्राइसेस में ग्रोथ है। सो ये चीज इंडिकेट करती है कि प्राइसेस में ग्रोथ आने वाली है, दैट इज कॉन्टेंगो मार्केट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब वही मैं दूसरा आपको सिचुएशन समझाता हूँ।
अगर फ्यूचर्स की प्राइस 2300 होती तो, अपने मन से लिया मैंने, तो आप बेसिस कैसे निकालते? 2376 का स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स का प्राइस 2300, तो आपका यहाँ पे आंसर आता +76। तो आप बोलते हैं यहाँ पे कि देखो यार पॉजिटिव बेसिस आ रहा है हमारा, तो अब बेसिस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब अच्छी बात है ये नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर्स में डिक्लाइन आ रहा है, तभी वो आंसर पॉजिटिव आया। देखो आज जो चीज़ 2376 की मिल रही है, आगे जाके सिर्फ 2300 की फ्यूचर्स में मिलेगी, तो प्राइसेस तो गिर रही है ना। जब प्राइसेस गिर रही है तो आप क्या बोलोगे? सर दिस इज़ अ बैकवर्ड एशियन मार्केट, मतलब मार्केट में आगे फॉल आने वाला है। बैकवर्डेशन में प्राइसेस गिरने वाली है, कॉन्टेंगो में प्राइसेस बढ़ने वाली है, ये मतलब होता है। हमारा अभी क्या आ रहा है? कॉन्टेंगो आ रहा है। कॉन्टेंगो का मतलब हो गया कि प्राइसेस बढ़ने वाली है। आ जाओ। इफ द बेसिस इज नेगेटिव द मार्केट इज सेट टू बी इन कॉन्टेंगो, एंड व्हेन इट इज पॉजिटिव द मार्केट इज सेट टू बी बैकवर्डेशन। क्यों कॉन्टेंगो? क्योंकि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रही है, ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कॉन्टेंगो। और बैकवर्डेशन के केस में यानी पॉजिटिव बेसिस आता है तो मार्केट में फ्यूचर्स की जो प्राइस है वो गिर रही है, आगे जाके प्राइसेस गिरती हुई नजर आ रही है, डिक्लाइन है, इसलिए बैकवर्डेशन बोल रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम कॉन्टेंगो शैल बी 24 इस केस में। आगे देखो लास्ट वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। अब द पे ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैरी आउट द कैलकुलेशन ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, पे ऑफ द पे ऑफ का मतलब क्या है कि भैया जो मिस्टर एसजी ने बेचे थे पहले कॉन्ट्रैक्ट, थे नहीं फिर भी बेच दिए, राइट? बेच कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो खरीदो बेचो, उसके लिए होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये कैलकुलेटर तो मैं तभी बेच पाऊंगा जब मेरे पास में होगा, पर मेरे को अगर सिर्फ इस पर कॉन्ट्रैक्ट ही करना है तो वो मैं बेच दूँ, मेरे को पहले उस कॉन्ट्रैक्ट की होने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने पहले बेचा और उसके बाद मैंने खरीदा, क्लोज करा। तो कैसे? लास्ट वाला पार्ट बहुत सिंपल है, चौथा पार्ट ध्यान देना सर। आपने फ्यूचर्स 7 है, 2400 है, 2400 में सेल करा और 4 महीने बाद फ्यूचर्स की प्राइस कितनी होगी? 2100। कैसे निकाली? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस इफेक्ट आप लिखोगे क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस इफेक्ट एट एक्सपायरी स्पॉट प्राइस विल बी इक्वल टू फ्यूचर्स प्राइस एंड देयरफॉर फ्यूचर्स प्राइस इज 2100। ठीक है, तो उस पर आप क्या कर लोगे? बाय करोगे, तभी तो कोई चीज़ खत्म होगी ना। जो चीज़ बेची है उसे वापस खरीद लो। पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देयर इज अ प्रॉफिट। कितने का सर? 300 का प्रॉफिट हुआ है हर प्राइस पे, मल्टीप्लाइड बाय 75 का लॉट साइज है, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 22,500 का फ़ायदा हुआ है। और आपने खरीदे थे 5 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 1,12,500 का गेन है आपका। ये समझ में आया? यहाँ देखो ये जो कैलकुलेशन करा है ये चीज़ आपको बताती है। आपने 2400 में सेल करा, 2100 में बाय करोगे 4 महीने बाद में, तो हर इंडेक्स पे फ्यूचर्स पे 300 रुपये का फ़ायदा, मल्टीप्लाइड बाय 375। कैसे आया? 75 इंटू 5, एक लॉट 75 का था, 5 लॉट में कितने इंडेक्स हो गए? 375, हर पे 300, तो ऐसे 1,12,500 का गेन आ गया। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो सर क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। मिस्टर एक्स एक सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर है एट ABC असेट मैनेजमेंट कंपनी। ही एक्सपेक्ट्स टू परचेज अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर इन 90 डेज। 90 डेज में वो खरीदना चाहते हैं। हाउ एवर ही इज़ वरीड अबाउट द एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि मुझे खरीदना आज नहीं है, खरीदना तो फ्यूचर डेट पे है, लेकिन फ्यूचर में जाके खरीदूंगा आगे जाके, तो प्राइसेस शायद मार्केट में बढ़ जाएगी, इसलिए आज ही कुछ कर लेता हूँ इन शेयर्स इन द कमिंग डे एंड टू हेज, यानी कि ये रिस्क कम करने के लिए अगेंस्ट द पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज he decides to take a position on a 90-day forward contract on the index. इंडेक्स पे 90 डेज का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लेना चाहते हैं। इंडेक्स की जो करंट ट्रेडिंग है वो है 2290 की। क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऐसा, ये जो सेंटेंस है ये पर्टिकुलर बस इतना सा, इसमें फॉरवर्ड फ्यूचर्स का कहीं कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये स्पॉट की प्राइस है। इंडेक्स के आगे फ्यूचर्स वर्ड लगा देते तो वो फ्यूचर्स का होता। ठीक है, तो करंटली इंडेक्स की अमाउंट प्राइस क्या है? 2290, ये मार्केट में ट्रेडिंग है, 90 डेज ऐसा होता है।
आज स्पॉट की प्राइस है 2290, लिख लो। कभी भी ऐसा फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स में टाइमलाइन बनाओ और ऐसा लिखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिना टाइमलाइन के मत चलो। इनफैक्ट मेरे लिए भी आसान हो जाता है सॉल्व करवाना, तो आपके लिए सॉल्व करना तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अज्यूमिंग दैट द कंटिन्यूसली कंपाउंडेड डिविडेंड यील्ड इज 1.75% एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.16%। आपको y दे दिया, आपको r दे दिया, माइनस कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कैलकुलेट द जस्टिफाइड प्राइस ऑफ दिस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो प्राइस निकालनी है, ठीक है। सपोज आफ्टर, वो तो छोड़ दो, ये भी तीसरा पार्ट भी छोड़ दो, बाद में देंगे। टेक 365 डेज इन अ ईयर, यानी कि ये डेज में कैलकुलेशन करना है। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मत लेना, ठीक है। अब क्या करें सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा ई की वैल्यू आपको कुछ दी हुई है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए है। आगे भी पॉजिटिव दिया, ये भी फ्यूचर निकालने के लिए होगा। इसको भी अगर प्रेजेंट वैल्यू के लिए निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय कर लो। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने कहीं कुछ और मेंशन करा है नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर हमारा? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, s इंटू ई टू द पावर r माइनस वाई इंटू टी। इन्होंने n लिया है, पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझाना। तो n लू, m लू, c लू, d लू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, t लोगे, ठीक है। उतने दिन का ही निकालना। तो बहुत कहानी आसान है, s भी है आपके पास, r भी है, y भी है। आप फिगर्स रखना शुरू करो। यहाँ पे r की जगह पे आपका 4.16% आया, ये डिविडेंड यील्ड आ गई, माइनस करा और उसको कन्वर्ट करा हमारे 90 डेज़ के लिए, क्योंकि वो पर एनम है। अब बोलोगे कहाँ दिया हुआ है? हमने माना है सर वो पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम माना, तो यील्ड भी पर एनम माना। 90 डिवाइडेड बाई 365 करा ई टू द पावर। तो अब ये आंसर आ गया ई टू द पावर 0.005942। देखो ये दिया हुआ है क्या, ये रहा ई टू द पावर 0.005942, सीधा ये रख दो, है तो 2290 में ये मल्टीप्लाई करा आपने। 2290 को एक्चुअली आगे खींच लिया, 2303। आपका कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो गया, यील्ड डिविडेंड की वो भी माइनस हो गई। लॉजिक समझ में आया ना? आप माइनस क्यों करते हो सर, ध्यान देना। ये y भी लगता है s पे, r भी लगता है s पे, दोनों कॉमन हैं जो लग रहे हैं, इसलिए माइनस हो गए। किसी और चीज़ पे लगता तो माइनस नहीं कर पाते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया आपका कि सर आपके फ्यूचर्स की प्राइस कितनी है, 2303.65। ये लो, यहाँ पे हमने 90 डेज फ्यूचर निकाला 2303.65। मैं थोड़ा इसको पीछे सरका लेता हूँ। सेकंड पार्ट देखो, अब आएगा मज़ा। आप सीखोगे, लिटरली यहाँ पे कुछ सीखोगे। सपोज आफ्टर 28 डेज ऑफ द परचेज, खरीदने के 28 दिन बाद ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स फ्यूचर्स की नहीं, इंडेक्स की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 2450। तो ये हो गई 2450, ये मान के चलो 28 दिन है, पूरा महीना मत लो, 28 डेज के बाद की प्राइस है, ये इंडेक्स हो गई। देन डिटरमाइन द गेन और लॉस ऑन द अबव लॉन्ग पोजीशन। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हो तो उसे लॉन्ग दैट कहा जाता है कि यू आर लॉन्ग ऑन दैट असेट। सो अगर मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा है, आई एम लॉन्ग ऑन दिस असेट, और वही चीज़ अगर मैं बेच रहा हूँ तो बोला जाएगा आई एम शॉर्ट ऑन दैट असेट। लॉन्ग और शॉर्ट, बाय और सेल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब आपको बताना है कि जो फ्यूचर्स में आपने यहाँ पोजीशन ली थी वो थी लॉन्ग, यानी कि आपने 2303.65 के भाव से फ्यूचर्स खरीदा था, ठीक है। कितना वगैरह खरीदा यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब 28 दिन बाद आपको बताना है कि इस लॉन्ग वाली पोजीशन पे क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा और नुकसान कब निकाल सकते हो? जब आप 28 दिन बाद की फ्यूचर्स प्राइस पे शॉर्ट हो, ये निकाल लो। तो अब फ्यूचर्स की सर प्राइस कैसे निकलेगी उस दिन की? बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे निकाली थी s को e टू द पावर r माइनस वाई इंटू टी करके, वैसे ही यहाँ पे निकाल लो वापस से। पर ध्यान देना, अब क्या मैं कर रहा हूँ और क्या दिया हुआ है, s इंटू ई टू द पावर
आर माइनस वाई टी, ठीक है। सो ई टू द पावर, अरे मैंने क्या कर दिया, देखो f इज इक्वल टू एस इंटू ई टू द पावर आर माइनस वाई टी। आपका अब स्पॉट प्राइस है 2450, यानी इतना आपको समझ में आया कि जिस दिन फ्यूचर्स की प्राइस निकालनी है उस दिन का स्पॉट लेना ज़रूरी है, लिया हमने। उसके बाद हमने ई टू द पावर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका, 0.0416 माइनस 0.0175 रखेंगे। अब है सारी कहानी जो आपको समझनी है, टाइम कितना होना चाहिए यहाँ पे। आपके पास मैं दो ऑप्शन देता हूँ, 28 दिन कंप्लीट हो गए तो 28/365 कर लो, या फिर 90 माइनस 28 यानी कि मैं 62 डिवाइडेड बाई 365 करूँ। अब आप बताओ दोनों में से क्या होना चाहिए। तो ये है सर कि आप अगर 28 दिन कंप्लीट हो गए तो उतना दिन ले लो, या फिर जितने दिन बचे हैं कौन सा लेना चाहिए। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, आप आगे की प्राइस निकाल रहे हो ना, तो आगे कितने दिन बचे हैं ये लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी जो लिया था, जब यहाँ पे 90 रखा था 0 पॉइंट पे, तो 90 डेज बचे थे एक्सपायरी को। तो अब टाइम टिल मेच्योरिटी, टिल एक्सपायरी सॉरी, कितना है वो लिया जाता है। तो 28 डेज गलती से भी मत लेना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि सर 28 दिन बाद निकालना है तो 28 दिन ले लो। 62/365 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ये रहा, ध्यान देना, ये 62/365 ये वैल्यू आई, उसकी यहाँ पे वैल्यू रखो, ई टू द पावर डबल 0.00409 की वैल्यू यहाँ रखा। हमारा नया फ्यूचर्स का प्राइस आया 2460.05, 2460.05 जिस पे आप बेचोगे। अब एक चीज़ समझ में आई कि कहीं पे भी फ्यूचर्स की प्राइस निकालो, कितने दिन बचे हुए हैं वो लेना है हमने। 0 पॉइंट पे 90 डेज बचे थे तभी 90 लिखते थे, तो 28 दिन बाद कितने दिन बचे, 62, वो लोगे आप, ठीक है। सो 2460 पे बेचा, 2303 पे खरीदा, लॉन्ग थे तो आपको क्या हुआ, फायदा, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट देखो, इफ एट एक्सपायरेशन ऑफ 90 डेज, अब एक्सपायरी आ चुकी है, इंडेक्स की वैल्यू 2470 है, ध्यान देना। अब हमारा इंडेक्स कितना चल रहा है, 2470, ठीक है। अब आप बताओ कि कितना होगा लॉन्ग गेन, लॉन्ग पोजीशन पे गेन कितना होगा। यानी कि अब ये छोड़ दो 28 डेज वाला, आपने शायद यहाँ नहीं बेचा, आपने यहाँ पे खरीदा ज़रूर है और सीधा एक्सपायरी पे बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है, जो चीज़ खरीदी है वही बेचेंगे। तो हमें भी यहाँ पे फ्यूचर्स की प्राइस चाहिए, कैसे निकालोगे। एक्सपायरी पे फ्यूचर्स की प्राइस इज नथिंग बट द स्पॉट प्राइस 2470। नहीं यकीन होता आप फॉर्मूले में रख लो, कि जैसे ही आप फॉर्मूले में रखोगे एक्सपायरी पे फ्यूचर्स की प्राइस निकालने के लिए, आज मैं आपको बताता हूँ, आर माइनस वाई करोगे, कुछ भी रख लो, टाइम कितना लिखोगे, टाइम टिल एक्सपायरी इज 0 डेज। एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, 0, क्योंकि एक्सपायरी पे ही खड़ा हूँ, डिवाइडेड बाई 365, तो ये पूरे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ई टू द पावर 0 आएगा ना, 1, 0 नहीं आता वो, तो एस एफ इज इक्वल टू एस, हेंस प्रूव्ड। एक्सपायरी पे दिस, तो एक्सपायरी पे वो कितना, 2470 रुपये, ठीक है। हमने खरीदा कितना, 2303 पे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये देखो एक्सपायरी पे स्पॉट फ्यूचर सेम हो गई, 2303 पे खरीदा, 166.35 आपका फाइनल आंसर गेन का, ठीक है सर। इसके साथ हमने प्राइसिंग वाला खेल खेल लिया। अब आते हैं एक छोटे से और क्वेश्चन पे, जो है सर आपका मार्जिन पे। सेंसेक्स फ्यूचर्स, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे मेरी तरफ में। सेंसेक्स के फ्यूचर्स मिल रहे हैं, ठीक है, आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 आपको सेंसेक्स के फ्यूचर्स मिल रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग फरवरी। पिछले 10 दिनों में आपको हाई कितना गया सेंसेक्स, लो कितना गया और क्लोजिंग क्या है ये दिया हुआ है। हमें हाई लो से ज़्यादा मतलब नहीं पड़ेगा, हमें मेन मतलब पड़ेगा क्लोजिंग से। अब अभिषेक नाम का एक इन्वेस्टर है, उसने खरीदा सर, बॉट 1 सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कब, 4 फरवरी को। एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000, ठीक है, और उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वो है 2000 का, इसके बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, ये भी बात करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉल्स इफ एनी। अब आप एक चीज समझो,
तो अब बात आती है सर कि इसके अंदर हम इनिशियल मार्जिन कैसे निकालेंगे। इनिशियल मार्जिन निकालने का आपका ये फॉर्मूला है μ+3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है सर मीन, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा वापस ध्यान देना कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, अभिषेक नाम के बंदे ने सेंसेक्स के फ्यूचर्स पे एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, बॉट का मतलब ही इज़ लॉन्ग ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो हर एक दिन में उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में कितना चेंज आ सकता है, 10,000 रुपये, और उस चेंज का भी स्टैंडर्ड डेविएशन 2,000 रुपये दिया हुआ है। यानी लॉजिकली हमें 10 + 2 12,000 रुपये लेके कहानी ख़त्म करनी चाहिए। पर ये 12,000 रुपये इनिशियल मार्जिन लेके कहानी ख़त्म करनी चाहिए, पर ये 12,000 रुपये सफिशेंट नहीं है। रीज़न बताता हूँ सर, ध्यान देना। ये आपने देखा होगा बेल शेप्ड कर्व, मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में यहाँ पे मीन होता है, याद है, यहाँ पे होता है मीन। और ये पॉइंट क्या है सर, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पॉइंट क्या है सर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एक पॉइंट क्या है सर, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। क्या मतलब निकलता है, ये जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके अंदर तकरीबन 67-68% ऑफ द एरिया कवर होता है। यानी मार्केट में सेंसेक्स की प्राइसेस जितनी भी चेंज होने वाली है उसकी 68% इतने एरिया में आती है, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेने का मतलब सिर्फ इतने प्राइस मूवमेंट्स को कवर करना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। पर अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो तो तकरीबन 95% ऑफ ऑल द मूवमेंट्स यू आर कवरिंग। सेंसेक्स यानी कि आपका बोल लो इंटरमीडियरी जो एक्सचेंज जो है, वो तो यही चाहेगा ना कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके जितने भी प्राइस में या कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में चेंज होने वाले हैं वो कवर अप कर लो, उतना इनिशियल मार्जिन ले लो। इसलिए 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेफर। जितना ज़्यादा प्राइस में चेंज कवर अप करोगे उतना ज़्यादा इंटरमीडियरी के लिए वो सेफ कहलाएगा। कि अगर वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी इनिशियल मार्जिन कवर अप कर लेता है, इसका मतलब मार्केट में अब और प्राइस मूवमेंट में बचा क्या, इतना तो आपने कवर कर लिया 99%। वो जो फ्यूचर्स की प्राइस है वो 99%, कोई भी चेंज हो जाए उसमें आपने सब कुछ कवर कर लिया। सो दैट इज़ वाई 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो फॉर्मूला आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगली बार जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देगा तो हो सकता है वो सिर्फ ये बोले कि सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनफ, हमें सिर्फ 68% ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स कवर करनी है, तब फॉर्मूला बदल जाएगा और हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। वो बोलेंगे कि 95% ऑफ द टोटल प्राइस मूवमेंट्स कवर करो तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेना, 99% ऑफ द टोटल प्राइस मूवमेंट्स कवर करना है तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेना। ये चीज़ समझ लो, 68% कवर करना है तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 95 कवर करना है तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 99% कवर करना है तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। जब कुछ नहीं दिया तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, कि इसका मतलब आप सेफ चलो। प्राइसेस अगर 10 बार बदलने वाली है, यहाँ से 10 अलग अलग जाने वाली है, सब कवर कर लो। सो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी और हमारा आंसर आया इनिशियल मार्जिन का कि 10,000 तो ये और 6,000 वो, 2000 × 3, 16,000 का इनिशियल मार्जिन हमने लेना चाहिए अभिषेक से। कौन लेगा, एक्सचेंज लेगा अभिषेक से। 16,000 अपने पास रख लिए। और दूसरा है सर मेंटेनेंस मार्जिन विच इज़ 75 ऑफ इनिशियल मार्जिन। यानी कि ध्यान देना, मेंटेन कितना करके रखना है, 12,000। अब जिस दिन आप 16,000 डिपॉजिट करा रहे हो अगले दिन प्लस माइनस तो होगा, उसमें आपका फ़ायदा होगा अभिषेक का तो उसमें ऐड करेंगे, नुकसान होगा तो हटा देंगे। तो इस तरह से हो सकता है गिरते गिरते वो 12,000 से भी कम हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेंटेन आपको 12,000 तो करके रखना ही है। 12,000 के नीचे गया तो क्या होगा, आपको जो ब्रोकर है अपना वो कॉल करेगा, उसको बोलते हैं कॉल मनी। वो बोलेगा पैसा जमा कराओ, आपका मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे आ गया। वो पॉइंट पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सर, पहले ध्यान देना। तो हमने ये मेरा मार्जिन अकाउंट है, ठीक है। मार्जिन में बैलेंसेस कितने हैं, पहले दिन शुरू करा तो मेरा 16,000 का बैलेंस था मार्जिन अकाउंट का, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके अगले दिन ध्यान देना, अगले दिन क्या हुआ, जिस दिन मैंने शुरू करा ना उस दिन मेरी क्लोजिंग थी 3296.50 की। अगले दिन अगर आप नोटिस करोगे तो 2 रुपये समथिंग पैसे से गिर गया, 2 रुपये 10 पैसा आई थिंक से सेंसेक्स गिर गया। 2 रुपये 10 पैसे से गिरा और मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 50 की लॉट का। सो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा। गिरा तो माइनस में आना चाहिए, जो नई प्राइस है वो यहाँ रखोगे और प्रीवियस डे की प्राइस यहाँ रखोगे।
मल्टीप्लाइड बाय जैसे ही 50 करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको नुकसान कितना हुआ, 105 रुपये। एक्सचेंज क्या करेगा, आपके डिपॉजिट में से या मार्जिन अकाउंट से वो 105 रुपये का काट लेगा, आपका बैलेंस हो गया इतना। अब अगले दिन आओ, अगले दिन 3230 यानी कि और पैसा गिर गया, माइनस प्रीवियस डे की प्राइस। अब थोड़ा ध्यान दोगे क्योंकि एक दिन का पिछले दिन का तो आपको पूरा लॉस एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए अब जब आप कंपेयर करोगे ना तो ओरिजिनल प्राइस पे नहीं, पिछले दिन के प्राइस पे कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ने ख़त्म कर दिया, अब आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ध्यान देना 3294.40 है, वहाँ से गिरा या बढ़ा सिर्फ उतना देखना है, गिरा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 50, 3200 का नुकसान एडजस्ट हो गया आपका मार्जिन अकाउंट में, यानी कि अब ये 3294 वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया ख़त्म। अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 3230, यहाँ से देखो 3212 हुआ, यानी कि और गिरा, तो 905 रुपये एडजस्ट कर लिया, ठीक है। 16,000 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, नहीं अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको 16,000 कैसे होएगा। 12,000 में से क्या हुआ, जब 12,695 था आपका, उसमें से अगले दिन 905 रुपये माइनस करने थे, तो ध्यान देना इसमें से 905 रुपये माइनस करते ही आपका बैलेंस हो गया 12,695 905 11,790, आ गया आपके मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे। अब आपको स्टॉक ब्रोकर का कॉल आएगा और वो बोलेगा कि भैया पैसा जमा कराओ। कितना जमा कराओगे, आपका बोलना होगा कि सर 12,000 तक ला लेते हैं, सिर्फ 210 रुपये जमा कराओ। नहीं सर, आपको इतना पैसा वापस देना पड़ेगा कि जो इनिशियल मार्जिन था आपका 16,000 का, उस लेवल तक आ जाए, यानी कि 16,000 माइनस 11,790, इतना पैसा वापस आपको जमा कराना पड़ेगा 4210। इसका लॉजिक मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको पूरा क्यों भरना पड़ गया वापस। मेंटेन तो सिर्फ 12,000 का करना था। ये पानी की टंकी है, यहाँ से आपका ना पानी निकलता है, घर में आता है, ठीक है, और यहाँ से पाइप में टंकी में पानी जाता है। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब ये लेवल पे पानी आ जाएगा तो आपके घर में पानी आना बंद हो जाता है, दैट्स एन इंडिकेशन कि मोटर चालू करो और पानी भरो, ठीक है। ये है आपका मेंटेनेंस मार्जिन का लेवल 12,000 का। जब इसके नीचे आ गया तो मोटर चालू करी, पानी भरना चालू करा। अब पानी जब भरना चालू होता है तो मुझे सिंपल एक चीज़ बताओ, क्या आप इस लेवल पे लाके छोड़ देते हो? 12,000 के लेवल पे लाके पानी छोड़ दिया, क्यों? आप क्यों नहीं यहाँ पे छोड़ते, आप पूरा भरते हो, है ना। रीज़न क्या है कि सर अगर गलती से यहाँ पे छोड़ दिया तो वो तो बहुत जल्द वापस नीचे आ जाएगा और पानी आना बंद हो जाएगा हमारे घर में, तो ये बार बार मोटर 10 बार मोटर चलानी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ तक भर देते हैं। एक्सचेंज का भी बहुत सिंपल है कि वो इनिशियल मार्जिन वापस पहले के लेवल तक लाने बोलता है, ताकि बहुत दिनों तक चलाया जा सके वापस कॉल मनी मांगने के पहले। तो कॉल मनी यानी कि बार बार आपसे पैसा ना मांगना पड़े, इसलिए आप भर दो। क्या है, डिपॉजिट ही तो है, बचा तो आपको वापस ही मिलना है। लॉजिक समझ में आया? पानी की टंकी वाला लॉजिक है सर, और कुछ भी नहीं, इतना बेसिक। ठीक है सर, तो फिर 16,000 हो गया वापस आपका। अगले दिन फिर आओ, आप कंपेयर करोगे 212 से 267 हो गया। यहाँ फ़ायदा है 2,760 का, वो आपके इसमें ऐड कर दिया। ऐसे कहानी चलती जाएगी। आखिरी में भी एक जगह पे आपका 12,000 के नीचे आया था, 7,760 माइनस करा, तो वापस से कितना भरोगे, जो भी 16,000 और उसका डिफरेंस होगा। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, 18,275 माइनस 7,760, यानी कि आखिरी डेट पे आपका बैलेंस 10,515 हो गया था। आखिरी डेट नहीं, जो आपको दी हुई है। तो आपने कितना और जमा कराया, 16,000 माइनस 10,515, यानी कि 5,485, जिससे बैलेंस हो गया वापस 16,000, और ये कहानी चलती जाएगी। ये जो था आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस, यानी कि डिपॉजिट आपका कितना है, और ये है कि जब जब आपको कॉल आया तब तब आपने कितना डिपॉजिट कराया, उतना करना है कि इनिशियल मार्जिन के लेवल पे आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछ रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कि डेली मार्जिन अकाउंट में बैलेंसेस कितना बच रहा है, और हमको पेमेंट के लिए कॉल आया तो वो कितना करना पड़ा। आपको समझ में आया ये सारी चीज़? μ+3 स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया? हो सकता है आपको क्वेश्चन ऊपर नीचे आए, लोगों को लॉजिक नहीं पता कि 3 क्यों ले रहे हैं सर। ये अपना बेल शेप्ड कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा एरिया कवर करना है इसलिए 3 ले लिया, ठीक है। अगर 1 लेने का मतलब समझो कि सेंसेक्स अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो ठीक है,
पर सेंसेक्स अगर ज़्यादा चेंज हो गया और आपने सिर्फ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ही कवर करा है तो एक्सचेंज को ये जो इनिशियल मार्जिन है ये कम पड़ेगा, और ऐसे में डिफ़ॉल्ट के केसेस बढ़ सकते हैं। एक्सचेंज अपना सेफ चलना चाहता है इसलिए ज़्यादा पैसे ले लिया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, ये आपका क्वेश्चन दिसंबर 21 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है सर। 31 अगस्त 2021 की बात है। मिस्टर आर ने लॉन्ग पोजीशन ली थी 2 लॉट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स में 17,300 के भाव से, और एक लॉट में 50 यूनिट होते हैं, ठीक है। 17,300 के भाव से अगर 50 लिया तो वो हो गया 8,65,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट, और हमने कितने 2 लॉट लिए थे इंटू 2, यानी कि 17,30,000 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी। इतने पैसे देने नहीं पड़ते सर, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। आगे देखो, 1 लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर इज 50 यूनिट्स, इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड इज 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इसका 10% 1,73,000, ठीक है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मेंटेनेंस मार्जिन इज 80% ऑफ द इनिशियल मार्जिन, इसका 80% मेंटेन करा जाएगा, 1,38,400। सो मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। ये थी एक फ्यूचर्स की प्राइस, ये है लॉट का साइज आपका, ये है एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ये है टोटल 2 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, उसका 10% ये है इनिशियल मार्जिन, ये है मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है, हो गया। आगे देखो, अब क्लोजिंग प्राइस ऑफ 5 डेज आर गिवन बिलो। 31 अगस्त के बाद आया सितंबर, अगले दिन, उसके अगले दिन और अगले 5-6 दिन का आपको दिया हुआ है। 3 तारीख के बाद में देखना 4 और 5 तारीख मिसिंग है, क्योंकि हो सकता है वो सैटरडे संडे आया होगा जिस दिन मार्केट बंद रहता है, ठीक है। आपको क्लोजिंग दिया हुआ है। आपने स्टार्ट कहाँ से करा था? 17,300 से, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉल्स इफ एनी। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम टू सेम करना है सर। अभी कितना डेली बैलेंस 173 है और इतना मेंटेन करना है, इससे नीचे आया तो वापस 173 पे लेके आओगे पूरा, ठीक है। और आपने बाय करा है, सेल करा है? या सर आपने बाय करा है, 17,300 में खरीदने के बाद 340 हो गया, तो यहाँ पे तो फायदा है, तो ऐड होगा पैसा। कितना सर? डिफरेंस आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, पुरानी प्राइस में से ये माइनस कर दोगे, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस किया तो ये 1 पे निकला, मल्टीप्लाइड बाय 50 का लॉट साइज है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे गेन निकला, मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो टोटल गेन निकलेगा, वो आपके डिपॉजिट वाले अकाउंट में ऐड होगा, लेस होगा। अगले दिन 340 पे आपका अब कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, अब 17,300 पे नहीं रहा, ख़त्म वो, 340 से 180 पे होना, यानी कि लॉस। 180, 7,180 से 6,990 लॉस, 6,990 से 6,900 लॉस, फिर प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल पे जाता हूँ, ये देखो, ये आ गया 17,30,000 का कॉन्ट्रैक्ट का साइज़, इनिशियल मार्जिन, ये मेंटेनेंस मार्जिन आपका ये, ठीक है। 142 के बाद आपका नीचे गिरा होगा 9,000 रुपये से, ठीक है। 138 मेंटेन करना था तो आपने 40,000 रुपये और जमा कराए, तब जाके वो 173 हुआ। बाकी कुछ भी नया नहीं है, बस लास्ट वाला पार्ट देखो, सेकंड लास्ट देखो, कंप्यूट द गेन और लॉस ऑफ मिस्टर आर। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी कि आप ख़त्म कर देते हो, स्क्वायर ऑफ करना यानी कि लॉन्ग हो तो शॉर्ट चले जाओ, शॉर्ट हो तो लॉन्ग चले जाओ, या फिर बाय किया है तो सेल कर दो, सेल किया है तो बाय कर दो, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना। तो 7 सितंबर को, यानी कि इस दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म कर देते हैं तो बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? प्रॉफिट और लॉस, गेन और लॉस जो आपको कैलकुलेट करना है ना, वो आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज में। अगर निकालना है तो इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट आपका कितना 173 का था पहले, तो दिया कितना और आया कितना, बीच वाली भी अमाउंट देखनी है, ध्यान देना। एंडिंग पोजीशन हमारी कितनी है? 1,95,000 है अकाउंट में,
स्टार्टिंग कितनी थी 173 है, फ़ायदा तो क्लियर दिख रहा है ना आपको। सो 195 मिला, 173 दिया, और क्या करा आपने, कुछ भी नहीं। ठीक है सर, तो आप उसमें डिफरेंस निकाल लो, दैट इज़ योर प्रॉफिट 22,000 रुपये का। पर ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, बीच में आपने 40,000 रुपये और इन्वेस्ट करे थे। सो पहले 173 का इन्वेस्टमेंट था, बीच में 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, जिसके बाद आपको 195 मिले। तो ये टोटल कर लो, इसमें से 195 निकालो, तो 18,000 का आपका लॉस आएगा। नेक्स्ट वाला, व्हाट वुड बी द गेन और लॉस अगर मिस्टर आर हैड टेकन द शॉर्ट पोजीशन। अगर शॉर्ट पोजीशन लेते तो जो अभी लॉस दिख रहा है 18,000 का, वो मेरा प्रॉफिट आता, वो मेरा प्रॉफिट आता। ये देखो, शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट आता, सिंपल। वापस से ट्रांजैक्शन करने तो नहीं चाहिए, मतलब ये जो इन्होंने पूरा टेबल बनाया ना, ये तो टेबल तो तब बनाओ जब आपको डेली बैलेंसेस दिखाने हैं। आपको शॉर्ट करना यही दिखाना है तो बहुत सिंपल सी बात है। इसका तो दूसरा कैलकुलेशन ऐसा बन जाता है कि सिंपल है, अगर वैसे दिखाना है तो 17,300 पे आपने बेचा, 17,120 पे खरीदा, 17,300 पे बेचा, 17,120 पे वापस बायबैक करा, तो प्रॉफिट दिख रहा है 180 का, मल्टीप्लाइड बाय 50 इंटू 2, 50 यानी एक लॉट, और टोटल है 2 लॉट, 18,000 का प्रॉफिट। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप मार्जिन से खेल रहे हो तो आपको दिखाना वैसे है। ये लो, अगर आपको दिखाना ही है वैसे तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि भैया 173 दिए थे मार्जिन में, आपने 191 वापस लिए। ठीक है, समझ में आया, कहानी बहुत अच्छी थी। अब सर फॉरवर्ड फ्यूचर्स आपका यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं एक और चीज़। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फटाफट हो भी जाएगा। स्पॉट प्राइस आपको एल&टी कंपनी की स्पॉट प्राइस दी है 4 जून की 1701 रुपये पर शेयर। ठीक है, ये है स्पॉट मार्केट में। दो मार्केट साइमल्टेनियसली लेके चलना है, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स की भी प्राइस आपको जून की दी हुई है 1740 रुपये। ठीक है, लॉट का साइज़ है 400 शेयर, एक लॉट में 400 शेयर में एटलीस्ट डील करना पड़ेगा। और ये जो 1740 रुपये 1740 रुपीज़ दिया हुआ है, ये पर शेयर है। ठीक है, अब मिस्टर रोहन ने क्या करा है, लॉन्ग करा है फ्यूचर्स पे, यानी कि बाय करा है, और वो भी कितने लॉट, 6 लॉट। तो ध्यान देना सर, 1740 का एक मल्टीप्लाइड बाय 400 का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट इंटू 6, इतना करोगे तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकल के आती है, दैट्स 41,76,000। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, ऑन 12 जून को क्या हुआ, स्पॉट प्राइस चली गई 1750 पर शेयर पे। ठीक है, जून के जो फ्यूचर्स थे इज बिंग ट्रेडेड एट अ प्राइस ऑफ 1798। उसी महीने में 4 जून 12 जून को जो प्राइस है फ्यूचर्स की, वो ध्यान देना 1740 से हो गई 1798, यानी कि फ़ायदा है आपको 58 रुपीज़ का फ़ायदा है। अब आप क्या करो सर, 58 रख दो यहाँ पे, इंटू 400 इंटू 6 करो, आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, एंड क्या करा उन्होंने, ही स्क्वेयर्स अप 2 लॉट्स एट दिस प्राइस। 6 में से 6 के 6 लॉट नहीं बेचे वापस, खरीदे तो 6 थे लेकिन सिर्फ 2 ही बेचे इस प्राइस पे, तो 2 का ही प्रॉफिट निकालो, कोई बात नहीं। 58 इंटू 400 इंटू 2 कर लो, ये रहा 58 इंटू 400 इंटू 2, आपका प्रॉफिट निकल के आ गया 46,400। 6 में से 2 लॉट खत्म हो गए, बैलेंस कितने बचे हैं सर, 4 लॉट बचे हुए आपके लॉन्ग फ्यूचर्स के। ठीक है, उसके बाद ऑन 23 जून को क्या हुआ, स्पॉट प्राइस 1690 हो गई, ये स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रही है, और फ्यूचर्स की हो गई 1720 रुपये। देखो अब आपको हो गया नुकसान, 1798 पे आपने ला के छोड़ दिया था, ये स्क्वायर अप हो गया, वो 2 लॉट। ठीक है, तो ये खत्म हो गई, पर अभी भी जो 4 लॉट बचा हुआ है वो तो 1740 पे ही है। डू यू एग्री, वो 4 लॉट 1740 पे ही है, जिसकी प्राइस 1720 रुपये हो चुकी है, 20 रुपये का नुकसान है यहाँ पे। और आपने यहाँ पे क्या करा, स्क्वायर अप कर दिया, 3 लॉट आपने क्लोज कर दिया। सो ध्यान देना, 1720 हो गई, 1740 पे खरीदा था 3 लॉट, तो इतने का नुकसान। अब कितना लॉट बचा है सर, 1 लॉट बचा हुआ है सिर्फ आपके पास में, 4 में से 3 चले गए।
अब ऑन द वैल्यू डेट यानी कि एक्सपायरी पे, वैल्यू डेट यानी एक्सपायरी पे क्लोजिंग स्पॉट प्राइस 1725, फ्यूचर्स की प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर्स की प्राइस भी क्लोजिंग वैल्यू पे एक्सपायरी पे 1725 है। 1725 1740 में वो एक लॉट खरीदा था, उस पर नुकसान आ गया, कहानी खत्म। तो आपको प्रॉफिट और लॉस भी दिखा दिया, ओपन इंटरेस्ट भी दिखा दिया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब अभी समझ में आया क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट यानी कि आपकी पोजीशन का बैलेंस आपको बताना है। अभी तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अदरवाइज ओपन इंटरेस्ट में क्या आता कि अमाउंट तो नहीं ले रहे हम यहाँ पे, अभी अमाउंट भी दिखा सकते हो लगे तो आप, कितने का आपके बाय पोजीशन खड़ी हुई है। इसके अलावा ये भी होता है कि कॉल पुट, कि 3 कॉल 3 पुट, ऐसा आप ऑप्शन में देखोगे, ये बैलेंस में पड़े हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था, हालांकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये वाला नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछ चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस्टर वी डिसाइड्स टू सेल शॉर्ट 10,000 शेयर्स ऑफ एबीसी पीएलसी। ध्यान देना, इन्होंने क्या करा, शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझो सर। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपने समझा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लास्ट वाले क्वेश्चन में, याद अगर होगा आपको तो वहाँ पे क्या हुआ था लेट से पार्टी है एबीसी, एबीसी नाम का तो कोई नहीं है ना, है यहाँ पे एबीसी। लेट्स से पार्टी का नाम ले लेते हैं पीक्यूआर। पीक्यूआर के पास में शेयर्स है, ही इज़ द ओनर ऑफ शेयर्स। उनसे मिस्टर वी ने क्या किया, बोरो करा है शेयर्स, ये बोरो कर लिए और इन्होंने ये बेच दिए। पीक्यूआर के शेयर मैंने उधार लिया है, जिस पे मैं उनको इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, प्लस मैंने ये जो शेयर थे किसी और को बेच दिए, 10,000 शेयर्स ऑफ एबीसी पीएलसी। ठीक है, ये मैंने बेच दिया। अब क्या होगा ये शेयर्स किसके थे, एबीसी के। ध्यान देना, एबीसी ने किसको दिए थे, पीक्यूआर। पीक्यूआर से बोरो किसने किया, वी ने। अब वी ने किसको बेच दिया, लेट से वी ने बेचा मार्केट में किसी को, लेट से XYZ को बेच दिया। अब बताओ कि ओनर कौन है शेयर्स का। सर ओनर अब XYZ बन गया है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर समझ जाओ कि ये तो एक्चुअल में बेचा है। ठीक है, तो अब मिस्टर वी की जिम्मेदारी बनती है, मेच्योरिटी एक्सपायरी है एक टाइम के बाद में, मार्केट से शेयर्स खरीदे, मार्केट से वापस शेयर्स खरीदे और वो लौटा दे पीक्यूआर को, क्योंकि पीक्यूआर से हमने उधार लिए थे अभी। तो एक तरह से पीक्यूआर ओनर बना रहना चाहिए था। ध्यान देना, अब क्या हुआ, when it was selling at a yearly high of 5.60 पाउंड 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.60 पे आपने 56,000 पे वो बेच दिए। ठीक है, हिज ब्रोकर रिक्वेस्टेड हिम टू डिपॉजिट अ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ 45%, उसका 45% तो डिपॉजिट करवाओ। ठीक है, एंड कमीशन आपको 1550 देना पड़ेगा। सो आपका स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो आपके जेब से 56,000 का 45% यानी कि 2,200 पाउंड प्लस 1550 पाउंड लग गए। ठीक है, तो आपके जेब से कितना गया, 26,750 लग गया। उसमें से सिर्फ इतना पार्ट आपका एक्सपेंस था, बाकी तो डिपॉजिट है। ठीक है, आगे देखेंगे। वाइल मिस्टर वी वॉज शॉर्ट द शेयर, एबीसी ने पे किया डिविडेंड ऑफ 0.25 पर शेयर। ये इसी दौरान क्या हुआ, मिस्टर वी ने बेच दिया शेयर XYZ को, अब एबीसी ने डिविडेंड पे करा। एबीसी डिविडेंड किसको पे करेगी, जो ओनर है। ओनर अब कौन है सर, XYZ। XYZ तो बोलेगा ना मैंने शेयर खरीदे हैं, डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए। एबीसी किसको देगी डिविडेंड, XYZ को, क्योंकि लीगल ओनर अब वो है। ठीक है, दे दिया XYZ को। पर आपको लॉजिकली कुछ चीज़ें गलत नहीं लग रही कि पीक्यूआर भी तो शेयर्स खरीद के बैठा था, जो उधारी पे मिस्टर वी को दे दिया। एक तरह से अगर वो उधारी पे नहीं देता, लैंड नहीं करता, तो आज वो डिविडेंड किसको मिलता, पीक्यूआर को। पीक्यूआर को मिलना चाहिए। तो ये कंपनसेट कौन करेगा, मिस्टर वी करेगा। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर वी कि एबीसी का जो डिविडेंड पीक्यूआर को मिलना चाहिए वो अब चला गया XYZ को, तो वो डिविडेंड वी कंपनसेट करके देगा पीक्यूआर को। तो वी के लिए वो एक और कॉस्ट हो गई। सिंपल सी बात है, उसने शेयर्स बेचा है, डिविडेंड भी वही पे करेगा, कंपनसेट वाला। एबीसी देगा XYZ को, लीगल ओनर है तो, और XYZ को मिल गया पीक्यूआर के बजाय, तो वो देगा, वी देगा आपका पीक्यूआर को। बहुत सिंपल कहानी है सर। ठीक है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी टू रीपे या टू कंपनसेट फॉर द डिविडेंड टू पीक्यूआर। ठीक है,
सो वो अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 पे 0.25 यानी कि 2,500 पाउंड। अब मिस्टर वी के एंगल से देखो तो 2,500 का डिविडेंड भी मेरा खर्चा है और 1,550 का जो मैंने ब्रोकरेज कमीशन दिया वो भी मेरा खर्चा है। ये दो खर्चे थोड़ा ध्यान में रखना। अब क्या हुआ आखिरी में, ध्यान देना, आखिरी में ये हुआ कि मैंने बाय कर लिए 10,000 शेयर एबीसी के 4.50 पे, ताकि मैं क्लोज कर सकूं पोजीशन, और वहां पे भी मुझे कमीशन पे करना पड़ा 1450 का। आई बात समझ में, वहां पे भी मुझे कमीशन पे करना पड़ा 1450 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर मिस्टर वी। अब बताओ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना, ये है टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करा था 26,750, मेरे जेब से तो चला गया ना, ठीक है। और वापस कितना आया ये देख लो, वापस आपको कितना आ रहा है। सबसे पहले तो आपने कितने में बेचा, ख़रीदा 10,000 इंटू 4.50 में ख़रीदा और बेचा था 56,000 में। तो मैं इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं। 56,000 में बेचा था, 45,000 में आप ख़रीद रहे हो, तो आपको 11,000 का गेन हो रहा है। एक तो ये मिलेगा आपको, लेकिन ध्यान देना उसमें से 1450 पाउंड तो आपका कमीशन चला गया, 1450 कमीशन चला गया, ठीक है। उसके बाद आपका डिविडेंड जाएगा 2,500 का, मानते हो बात को। तो अब आपके पास कितना बचा, 7,050, और आपका डिपॉजिट अमाउंट इसमें से वो था 25,200। वो डिपॉजिट अमाउंट इसमें ऐड होके आपको मिल जाएगा, कितना हुआ, 7,050, 32,250। आपने इन्वेस्ट करा था 26,750, मिला 32,250। यह हो गया आपका गेन डिवाइडेड बाय 26,750 का इन्वेस्टमेंट। %20.56 आता है मेरे हिसाब से तो। अब देखो ये रहा, आया समझ में। अब इंस्टीट्यूट का भी आंसर देखते हैं। देखो तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका स्टार्टिंग का 26,750 का, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालना था हमारा, नेट प्रॉफिट कितना आया था, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 32,250 में से 26,750, यानी कि ये जो 7,050 था उसमें से ये एक और खर्चा जो था 1,550 का वो माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट निकल के आएगा। चलो जो भी है 7,050 में से 1,550 माइनस कर दोगे तकरीबन 5,000 समथिंग आएगा, 500। तो ये वो गैप है डिवाइडेड बाय 26,750, 5,500 कितना है सर ये, बहुत सिंपल है। आखिरी में मिला इतना, स्टार्टिंग में लगाया कितना, तो आपका रिटर्न निकल के आ गया, है ना। ये रहा वो 5,500। कैसे कैलकुलेट हुआ, 56 और 45, 56 और 45 के बीच का डिफरेंस इज 11,000 आपका नेट प्रॉफिट था। और आपके टोटल 3 तरह की कॉस्ट थी, डिविडेंड और 2 ब्रोकरेज, ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे, ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे। तो 5,500 का प्रॉफिट आ गया। ये 5,500 का प्रॉफिट आप 26,750 पे निकालो, आपका आंसर रेडी। ठीक है सर, या तो कैश फ्लो वाले मेथड से करो या तो ऐसे करो, यू विल गेट द सेम आंसर। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना। एक डाउट होना चाहिए था, डिविडेंड सर डिविडेंड मिला, आया गया, क्या लेना चाहिए। मिस्टर वी के लिए जो शॉर्ट सेलर है उसके लिए डिविडेंड आउटफ्लो है, कॉस्ट है, और वो मैंने समझा दिया कैसे कि लॉजिकली वो मिलना PQR को चाहिए था पर लीगली मिला XYZ को, तो इसका कंपनसेशन कौन करके देगा, मिस्टर वी, जिसने बोरो करे थे शेयर्स। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये क्या 7 हो गया ना, अब 8 देखो। देखो सर क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने। NSE 50 इंडेक्स फ्यूचर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो ट्रेड कर रहे हैं 100 की लॉट में, बीइंग ₹100 पर इंडेक्स पॉइंट। ये है सर आपका लॉट साइज। आप बोलोगे सर रुपीज़ में कैसे दिया हुआ है, तरीका है। ऑन 15 सितंबर, अब ध्यान देना सर, 15 सितंबर को क्या हुआ, 15 सितंबर को स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रही थी वो थी 1195, और 15 सितंबर को ही दिसंबर के फ्यूचर्स दिए हुए थे, उनकी प्राइस थी 1225।
यानी 15 सितंबर को ही दिसंबर के जो मार्केट में फ्यूचर्स चल रहे थे वो 1225 के भाव से मिल रहा था। चलो ठीक है, 1225। आगे देखो, हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड आपको दी हुई है 3% की, और बोरोइंग का रेट आपको 9.5% का दिया हुआ है। आर माइनस वाई करोगे तो तकरीबन 6.5% पर एनम होता है, ठीक है। और इन्होंने क्लियर लिख दिया कि जो दिसंबर के फ्यूचर्स थे उसकी लास्ट ट्रेडिंग डे कौन सी है, 15 दिसंबर। सो 15 सितंबर से 15 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन आता है फ्यूचर्स का, ठीक है। तो 3/12 कर लेंगे यील्ड और रिटर्न रेट ऑफ बोरोइंग को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ऑन सितंबर 15 जो दिसंबर के फ्यूचर्स दिए हुए थे वो अंडर वैल्यूड थे कि ओवर वैल्यूड थे। वो बात कर रहे हैं सर इस चीज़ की, वो ये बोल रहे हैं कि सर सितंबर में जो आपको फ्यूचर्स की प्राइस दी थी वो सही है या नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है। आप क्या करोगे ऐसे में, कैलकुलेट करोगे थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस। कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल, फ्यूचर्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी के ऊपर में, फ्यूचर्स इज इक्वल टू एस इंटू ई। ई तो है ही नहीं यहाँ पे, नॉर्मल है, तो हम ऐसा ले लेंगे 1 प्लस आर माइनस वाई इंटू टी, ठीक है। अब इन्होंने देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है 365 डेज कैलकुलेट करके चलना है, यानी हमें सब कुछ डेज में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सितंबर ख़त्म हुआ, सितंबर में 30 दिन होते हैं, 15 से 30 में यहाँ पे आ जाएगा 15 डेज, फिर अक्टूबर के 31 डेज, सही है, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 15 डेज। कर लो टोटल सर। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर डेज में दिया है तो डेज कैलकुलेट करो, सही रहेगा। यह है 91 डेज। सो आपको 91 डेज का कैलकुलेशन करना है, 91/365। ये देखो आर माइनस वाई हो गया और ये आपकी प्राइस हो गई। अब इन्होंने पूरी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाल ली। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ प्राइस निकालो, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्राइस निकालते हैं तो वो आती है +1 इंटू 1195, 1200, ये देखो 1214.37। ये है सर थ्योरेटिकल प्राइस, उसको कंपेयर करो एक्चुअल प्राइस जो कि है 1225। 1214 रुपीज़ होनी चाहिए थी, 1225 है। आप कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है। एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, ठीक है। 1225 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1214.37 जो होनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे सर, फॉरवर्ड फ्यूचर्स है ना, ये फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड, देयरफॉर सेल फ्यूचर्स। बाय करना तो नहीं निकलता, ओवर वैल्यूड है तो फ्यूचर्स बेचना निकलता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये स्पॉट मार्केट है, ये फ्यूचर्स का मार्केट है, यहाँ आपने डिसाइड कर लिया सेल करना है, ठीक है। अगर आप आर्बिट्रेजर होते, मैंने 3 यूजर्स बताए थे, स्पेकुलेटर हो गया, आपका हेजर हो गया और तीसरा था आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर का पर्पस क्या होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब बेचो कहाँ वो तो डिसाइड हो गया, महंगा यहाँ बेचेंगे, तो सस्ता कहाँ खरीदेंगे, स्पॉट मार्केट में। अगर आप ये ट्रांजैक्शन फॉलो करते हो कि स्पॉट मार्केट में खरीद के क्या खरीदोगे सर, उस स्टॉक को खरीद लो, यानी कि एनएससी के स्पॉट मार्केट में 1195 का जो प्राइस चल रहा है उस भाव से खरीदो और इस पे बेच दो। ये फ्यूचर्स 1225 का बेच दो, आपको फ़ायदा होगा। अब अगर 1195 के भाव से खरीदोगे तो आपको उधार लेना पड़ेगा। स्पॉट मार्केट में आप तो सबसे पहले जाओ बोरो करो 1195, पैसे कहाँ से आएंगे खरीदने के लिए, ये भी तो सोचो। आर्बिट्रेजर खुद का पैसा नहीं लगाएगा, वो स्पॉट मार्केट में गया, उसने बोरो किया 1195, उसने उसी रेट से उसी अमाउंट से स्पॉट मार्केट में एनएससी खरीद लिया, कहानी ख़त्म। और फ्यूचर्स मार्केट में उसने फ्यूचर्स बेच दिया। फ्यूचर्स बेचेगा तो कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, पर क्वेश्चन में जब तक कोई डिटेल नहीं है तब तक हम कहाँ से देंगे,
सही बात है सर। तो स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन क्या करा एट टाइम जीरो, आप ये बताओ। बोरो एंड बाय स्टॉक, ये हो गया स्पॉट मार्केट में, एंड आफ्टर दैट सेल फ्यूचर्स इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। तो आपने एक पोजीशन क्रिएट कर ली, अब आप इन्हीं पोजीशन को क्लोज कर दोगे एक्सपायरी पे धीरे धीरे। सो ध्यान देना, ठीक 90 डेज बाद क्या होगा इस चीज़ का, इस चीज़ का क्या होगा सर, रीपेमेंट कर दोगे 9.5 के रेट से, आप इसको रीपे कर दो 1195 को। उसके बाद ये जो स्टॉक है इस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, 3% का डिविडेंड भी कंसिडर करना, पर एनम है वो, यील्ड है, तो रिटर्न प्राइस में कैलकुलेट कर लो। यहाँ इन्होंने दिया ही होगा ना, ये देखो, सिंस द करंट मार्केट प्राइस ऑफ December 15 इट इज़ ओवर प्राइस, तो ये तो हमने दे दिया। देखो इन्होंने ओवर प्राइस्ड है ये बताया पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल के, जो कि ज़रूरत नहीं थी अभी। आगे एक्चुअल फ्यूचर में ओवर प्राइस्ड है तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज इज पॉसिबल। हाँ, अब ये चीज़ पे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दो। अब थोड़ा सा ध्यान दो सर, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के रिलेवेंस में आर्बिट्राज की बात की जाती है, तो कुछ स्टेप्स आपको जो फॉलो करना है, लॉजिकल स्टेप्स, ध्यान देना। आप क्या करोगे सर, कंपेयर करोगे एक्चुअल मार्केट में जो फॉरवर्ड फ्यूचर्स की प्राइस को दी हुई है उसको करोगे थ्योरेटिकल से, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी थ्योरेटिकल प्राइस, ठीक है। अब दो चीज़ें होगी, या तो आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस मैच कर जाएगी थ्योरेटिकल से, अगर मैच कर गई यानी कोई मिसमैच नहीं है, तो इसका मतलब सस्ता महंगा कहीं पे नहीं बिक रहा, सब जगह पे सेम प्राइस में बिक रहा है। आर्बिट्रेजर क्या करता है सर, आर्बिट्रेजर का पर्पस पहले दिन से जान के रखो सर, सस्ता खरीदो, बाय चीप सेल हाई, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये है। तो सस्ता और महंगा कहीं मिलना तो चाहिए, जब प्राइसेस सेम है तो आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। पर अगर प्राइसेस सेम नहीं है यानी कि मिसमैच है, जितनी होनी चाहिए थ्योरेटिकल प्राइस उतनी अगर नहीं है, कम हो ज़्यादा हो चलता, उतनी नहीं है, तो यस सर आर्बिट्राज पॉसिबल है, कहीं ना कहीं खरीद के कहीं और बेच के आर्बिट्राज आप पॉसिबल कर सकते हो। यानी कि क्या, आर्बिट्राज पॉसिबल यानी कि छोटा सा गेन आपको हो सकता है, वो भी रिस्कलेस, बिना किसी रिस्क लिए आपको छोटा सा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। आ जाओ, अब दो चीज़ होगी, अगर वो मैच नहीं कर रहा तो या तो एक्चुअल मार्केट प्राइस फॉरवर्ड या फ्यूचर्स की कम होगी थ्योरेटिकल से, लेट्स से कि 100 रुपये है और 110 रुपये होनी चाहिए थी, यानी कि कम है ना मार्केट में, तो हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स अंडर वैल्यूड है। और अगर कोई चीज़ अंडर वैल्यूड यानी सस्ती है तो वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो एक चीज़ डिसाइड हो गई कि डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको बाय करना है, खरीदना कहाँ है, डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो स्पॉट मार्केट में आप क्या करोगे, बेचोगे, ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट दूसरे मार्केट में करना है। क्या बेचोगे सर, जो स्टॉक पे फॉरवर्ड फ्यूचर्स अवेलेबल है उसी को बेच दो, बेच के जो पैसा आता है वो इन्वेस्ट कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाओगे स्पॉट मार्केट में, यहाँ से मान लो आपके पास में 90 रुपीज़ आए, यहाँ 90 इन्वेस्ट कर दिया, हो गया ज़ीरो। फॉरवर्ड खरीदने के लिए तो वैसे ही कुछ नहीं लगता। तो 0 रुपीज़ में आपने ये 3 पोजीशन क्रिएट कर ली सर, 1 2 3, दूसरी और तीसरी स्पॉट मार्केट में। अब क्या करना है, ध्यान देना, ये जीरो टाइम पे हो गया, एक्सपायरी पे क्या करोगे, एग्जैक्टली तीनों का उल्टा कर दो, यानी तीनों को सेटल कर दो। ये इन्वेस्टमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस मिल जाएंगे, इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। तो इसको ले लो, इनफ्लो में वापस आ रहा है, ठीक है। आपने शॉर्ट करा था कुछ शेयर्स को, उसको बाय बैक कर लो, तो ये आपको कैश आउटफ्लो दिखाएगा, ठीक है। किन पैसों से, प्रोसीड्स के पैसों से बाय कर लो, ठीक है। इसके बाद आपने बाय करा था ना फॉरवर्ड, आप यहाँ पे सेल कर दो, यानी कि उसको सेटल कर लो, कैश में सेटलमेंट आएगा, यहाँ पे भी कुछ फ़ायदा आ सकता है। इन तीनों की टोटल करो सर, और आपको यहाँ पे गेन नज़र आएगा, फॉर श्योर गेन नज़र आएगा, वो तो पहले ही डिसाइड हो गया था। और जनरली गेन क्या रहेगा ये भी मैं बता देता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द गेन, ध्यान देना। आप क्या करोगे, सेटल करोगे एक्सपायरी पे, देयर विल बी गेन। अब दूसरी तरफ से बताता हूँ जो इस क्वेश्चन में है हमारे, एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा आती है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से, ध्यान देना, हमारी एक्चुअल मार्केट प्राइस 1225 रुपये की ज़्यादा है ना थ्योरेटिकल से, तो ऐसे टाइम पे हमने क्या बोला, फ्यूचर्स आर ओवर वैल्यूड, सेल करो। यानी कि
हमने डेरिवेटिव्स मार्केट में बेचने का डिसाइड किया है, तो खरीदोगे कहाँ? सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। अब महंगा बेचने का तो डिसाइड कर लिया, सस्ता कहाँ खरीदोगे? स्पॉट मार्केट में। सस्ता खरीदो क्या? स्टॉक खरीदो, और वो स्टॉक खरीदने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो बोरो करो। बस क्या है, 90 रुपीज़ का स्टॉक है, ये खरीदने के लिए आप 90 रुपीज़ बोरो करो, 0 रुपीज़ में आपने अपनी पोजीशन बना ली, इसके लिए तो कुछ देना ही नहीं है। सॉरी, हाँ, अब आपकी ये ज़ीरो टाइम पे 3 पोजीशन क्रिएट हो गई, एक डेरिवेटिव्स मार्केट में, 2 स्पॉट और कैश मार्केट में। इसको सेटल कर दो एक्सपायरी पे। ये आपने बेचा था, इसको बाय कर लो। क्लोज करना है सबको सर। आपने स्टॉक खरीदा था, सेल कर दो। आपने बोरो किया था, रीपे कर दो। सर उधार लिया हुआ ख़त्म कैसे करोगे? रीपेमेंट करके ही तो करोगे। सबको ख़त्म करना है, जो कैश फ्लो आ रही है टोटल करो, आपको गेन नज़र आएगा। सेटल एट एक्सपायरी एंड देन गेन। ठीक है, हम उसके हिसाब से जाते हैं। अभी सेल करेंगे फॉरवर्ड में, बाय करेंगे स्पॉट और बोरो करेंगे मार्केट। ध्यान देना, ये तीसरा पार्ट आपको वही पूछ रहा है, कैलकुलेट द गेन्स एंड लॉसेस इफ इंडेक्स ऑन 15 दिसंबर क्लोजेस एट 1260 या 1175। ध्यान देना, 15 दिसंबर पे यहाँ पे ले लो, या तो वो 1260 थी या 1175 थी। ये स्पॉट मार्केट की प्राइस है, पर आप ध्यान दोगे एक्सपायरी पे स्पॉट और फ्यूचर्स सेम होते हैं, तो फ्यूचर्स की प्राइस भी 1260 और 1175 हो जाएगी। अब क्या हुआ, आपने क्या करा, ये स्टॉक खरीदा है ना, और फॉरवर्ड आपने बेचा था, सेल फॉरवर्ड आया था, तो ये सेल की पोजीशन है, और तो यहाँ पे आप बाय कर लोगे उसको। क्लोज कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान देना। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में डील करेंगे लगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। आपने सेल करा, सेल करने में, चलो मैं जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है वहीं पे चलता, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है। ठीक है, तो स्टॉक स्पॉट मार्केट में हमें ख़रीदना है, 1195 का स्टॉक है क्या? ध्यान देना, स्पॉट मार्केट में 1195 की प्राइस है। इस पे आप क्या करोगे, 100 स्टॉक्स खरीद लो। 100 का लॉट है आपका, ठीक है, 100 का लॉट, तो एक लॉट खरीदने के लिए 1,19,500 रुपीज़ चाहिए, वो आप बोरो कर लो मार्केट में। बोरो 1,19,500 एट द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 91 डेज। ठीक 3 महीने बाद इन दोनों को सेटल करेंगे मार्केट में, ये शेयर बेच देंगे निफ्टी का, और ये रीपेमेंट करेंगे। इसके अलावा हमने क्या करा था, 0 पॉइंट पे सेल करा था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई कैश फ्लो अभी देने की ज़रूरत नहीं है। जनरली इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, पर क्वेश्चन में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सारा का सारा हुआ 0 पॉइंट पे। अब देखो 15 दिसंबर को हमने क्या करा, जब 1260 रुपये चल रहा था, ठीक है, 2 पोजीशन दी उन्होंने, 1260 लेके चलो और दूसरा 1175 समथिंग। सो सबसे पहले हम रीपेमेंट करेंगे। मार्केट में प्राइसेस कुछ भी चले जाए, रीपेमेंट नहीं बदलेगा आपका। रीपेमेंट आ गया आपका 1122,330 वाला। इसके बाद आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ध्यान देना, आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो ख़रीदा था, ये यहाँ पे प्राइस था ये 1260, तो यहाँ आ गया, और 1225 में आपने बेच 1225। आप बताओ, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपने 1225 में बेचा था और 1260 में अब खरीदना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। इंटू 100 कर लोगे तो 1,22,500 और 1,26,000, तो नुकसान कितना हुआ सर एक कॉन्ट्रैक्ट पे? आपको 3,500 रुपये का फ्यूचर्स का सेटलमेंट। इसके बाद ये स्पॉट मार्केट, ये फ्यूचर्स मार्केट और ये स्पॉट मार्केट है। जो आपने स्टॉक्स खरीदे थे 1,19,500 के, उसे बेच दो सर, यू सेल इट आउट। जब आप बेचोगे तो आपको कुछ पैसा आएगा, 1,26,000, क्योंकि आपके पास में 100 स्टॉक्स है, 1260 का आज रेट चल रहा है, बेच दो। सो इन तीनों को अगर, इसके अलावा हाँ, डिविडेंड तो हमने देखा ही नहीं। डिविडेंड, क्योंकि हम स्टॉक के ओनर हैं इन 3 महीनों में, तो डिविडेंड भी तो हमें मिलेगा। ध्यान देना सर, इन 1,19,500 पे साल भर का जो डिविडेंड है उस पर 3% के भाव से मिलेगा ना, तो कैलकुलेट कर लो, 3% साल भर का है, 91 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आपका आ गया, ये टोटल आपका गेन 1063.44। ये 1063.44 और कहीं से निकल सकता था क्या सर? ट्राई करते हैं। देखो, आपका जो फॉरवर्ड और थेरोटिकल और एक्चुअल प्राइस थी ना, उसका डिफरेंस ही होना चाहिए। ये थेरोटिकल और एक्चुअल का डिफरेंस निकाल लो, 1225 और 1214 रुपये, वो आता है सर 10 रुपये 63 पैसा।
ठीक है, 10 रुपये 63 पैसा, 10 रुपये 63 पैसे पे 100 स्टॉक्स है, 1063 आता है मेरा गेन। वहीं डिसाइड हो गया था स्टार्टिंग में ही कि आपका गेन इतना होगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइसेस, एक्चुअल और थेरोटिकल, क्रॉस चेक करने में आपको आसानी होगी। ये तो तब है जब इंडेक्स चल रहा है 1260। अब इंडेक्स को अगर 1175 कर दे और वापस से सारा कैलकुलेशन करे तो भी सेम ही आएगा 1063.44। बस फ़र्क ये है कि आप का फ्यूचर में लॉस आया था, यहाँ अब आपका प्रॉफिट आएगा। ये देखो 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ रहा है। ये रीपेमेंट की अमाउंट नहीं बदलेगी, फ्यूचर्स में प्रॉफिट आ गया, इससे जितना आया वो सारा कैश फ्लो ही लेना है सर हमें। और डिविडेंड तो उतने का उतना ही मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका गेन ड्यू टू आर्बिट्राज आ गया। पहले पोजीशन बनाओ, मैच्योरिटी पे क्लोज करो। मेरे पास टाइम होता तो एक एक चीज़ लिख के बताता, इनफैक्ट इससे भी बढ़िया प्रेजेंटेशन सिंपल वे में, इतना कच नहीं, मैं ख़त्म करते। चलो, आपको समझ में आया वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे मूव ऑन करते हैं। देखो, 1 अप्रैल 2015 की बात है सर। सुनिधि नाम की एक बंदी थी, उसने होल्ड करके रखा था पोर्टफोलियो ऑफ 10 सिक्योरिटीज़ हुज वैल्यू वॉज 9,94,450। 10 सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो, आप सोचो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 10 सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो, टोटल वैल्यू 9,94,450 और द वेटेड एवरेज ऑफ द बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज़ वॉज 1.10। देखो अब कैसा खेल खेल रही है। 10 में से 9 सिक्योरिटीज़ का वेटेड एवरेज उन्होंने दे दिया, 10वें का नहीं दिया। सिंस शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इन द नियर फ्यूचर टू हेज हर पोर्टफोलियो, शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, जिसका लॉट साइज था 25, लॉट साइज था 25। ये अप्रैल 1 की बात चल रही है, पूरा अप्रैल बाकी है, ठीक है। और एक्सपायरिंग इन मई, यानी कि सिर्फ 2 महीने का ही बात है, अप्रैल और मई की एंडिंग लेंगे सर। विच वॉज ट्रेडिंग एट 8767.07। ये एक की प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 25 करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। सो वो आता है 144,176.75, ठीक है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट द बीटा ऑफ द 10th सिक्योरिटी, 10वें सिक्योरिटी का बीटा क्या है ये आपको बताने। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, पता चल जाएगा। और आगे देखो क्या क्या दिया हुआ है। रिकंसाइल द रीजंस in spite of 2% fall in the market as per Sunidhi's apprehension if she would have earned some profit on her cash position। अब यहाँ पे चलने के पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, जहाँ मैंने ना कुछ छोड़ा था। मैंने बोला था कि ये हम बाद में देख लेंगे, याद है ये स्टार्टिंग जब करी थी। तो अब देखो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आया है ना, ये हेजिंग का क्वेश्चन है सर। हेजिंग यानी कि रिस्क कम करने का। सो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। सबसे पहली सिचुएशन सर, मान के चलो कि मेरे पास स्पॉट मार्केट में टाटा मोटर्स के शेयर है। मैंने शेयर्स खरीद के रखे, कितने सर? 100 शेयर्स खरीदे। लॉन्ग मतलब मैंने खरीदा। और अगर 10% मार्केट गिर जाता है तो सोचो क्या होगा। 100 में से 10% अगर मार्केट गिर गया, अच्छा अभी नहीं बात करते इसकी मार्केट गिरने की, अभी 100 शेयर्स है, ठीक है, ये मैंने खरीद के रखा है। तो क्या होगा, टाटा मोटर हेजिंग करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए व्हाट आई कैन डू, मैं फ्यूचर्स मार्केट में अपोजिट पोजीशन ले लेता हूँ। मैं यहाँ लॉन्ग हूँ तो मैंने शॉर्ट ले लिया। सबसे पहला टाटा मोटर्स के स्टॉक थे तो टाटा मोटर्स का ही फ्यूचर बेचा, यहाँ खरीदा था ये तो यहाँ बेचा, ठीक है, 100 के 100। अब देखो क्या होगा, अगर मार्केट में टाटा मोटर्स की प्राइस 70 चले गई एक्सपायरी पे, तो सीधी सी बात है फ्यूचर्स की भी प्राइस 70 ही रहेगी उस दिन। इतना तो आपको समझ में आता है। सिंपल। तो होगा क्या इससे कि मेरा यहाँ पे 30 रुपये का नुकसान तो होगा, क्योंकि मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था और 70 में बेचा, तो 30 का नुकसान होगा। पर फ्यूचर्स मार्केट में उतने का ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा कि 100 में बेचा था, 70 में वापस ख़रीद लूँगा। शॉर्ट है तो लॉन्ग कर लूँगा, तो मेरा 30 का फ़ायदा, मेरा अल्टीमेट नुकसान और कितना हो गया, प्रॉफिट 0। इसको बोलते हैं हेजिंग करना। आपकी स्टार्टिंग में सिर्फ ये एक पोजीशन थी, उसमें रिस्क होता। अगर आप ये वाली पोजीशन नहीं लेते तो सोचो आपका नेट क्या होता, 30 रुपये का नुकसान। पर इस पोजीशन को लेने से आपका नुकसान अवॉइड हो गया। ये फ्यूचर्स तो सेटल हो जाएंगे, आपको स्टॉक बेचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है एंड में। आपका ये कैपिटल
लॉस जो दिख रहा है यहाँ पे 30 रुपये के क्या प्रॉफिट से सेटल भी हो जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हेजिंग करने का। हेजिंग में क्या होता है सर कि आपकी जो स्टॉक मार्केट में स्पॉट में पोजीशन होती है उसको अगर हेज करना है तो फ्यूचर्स में उसी पे अपोजिट पोजीशन ले लो। लॉन्ग है तो शॉर्ट, शॉर्ट है तो लॉन्ग, सिंपल, और दोनों को सेटल करो आगे जाके। आगे सेकंड सिचुएशन लो। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ। आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर ना होते हुए मान लो कि आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा हुआ है, उसमें 5-10 सिक्योरिटीज़ है। अब ये तो आपने अपना कस्टमाइज बनाया, उसके जैसा ही एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट वाला कोई फ्यूचर्स मार्केट में अवेलेबल होगा क्या? नहीं। अब पोर्टफोलियो पे भी तो रिस्क है ना सर। मान लो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 3 महीने बाद मुझे लगता है कि यार ये तो प्राइसेस इसकी गिर सकती है, 88 रुपीज़ भी हो गया तो प्राइसेस इसकी गिर सकती है, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हेजिंग कैसे करोगे? एग्जैक्ट इसी पोर्टफोलियो को बेचने के लिए तो फ्यूचर्स में आपके लिए तो पोर्टफोलियो अलग से बनाया नहीं जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना, यहाँ तो हमने क्या करा था, टाटा मोटर्स का स्टॉक था तो टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स बेचा। यहाँ तो हमारा पोर्टफोलियो खुद का बनाया हुआ है तो इसको बेच नहीं सकते ना यहाँ पे फ्यूचर्स में तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स को बेचेंगे और इंडेक्स और पोर्टफोलियो के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बीटा। इंडेक्स यानी कि क्या हो गया सर, मार्केट, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स को बेचेंगे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ध्यान देना। पहले जैसा ही अगर मैं करूं तो क्या होगा, 100 रुपये का पोर्टफोलियो खरीदा था, 100 रुपये का मैंने इंडेक्स बेचा और दोनों में कुछ गिरावट आई। मान लो मार्केट में गिरावट आई 10% की, तो वो हो गया 90 रुपये। 100 में बेचा था, 90 हो गया सर, मेरा 10 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात। लेकिन पोर्टफोलियो कितना गिरेगा सर, मार्केट 10% से गिरा है, बीटा 1.2 है, तो पोर्टफोलियो तो 12% से गिरेगा ना, अब सेम थोड़ी गिरेगा, राइट। और वो 12% से गिरा तो मेरा नुकसान कितने का हो गया सर, 12 रुपये का 88 पे। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली अभी भी मेरा नुकसान तो दिख रहा है। हेजिंग हुई कहाँ, हेजिंग नहीं हुई। क्यों सर, हेजिंग हुई लेकिन कम हुई, क्योंकि 2 रुपये का नुकसान है। 12 रुपये से 2 पे तो आगे, पर 2 का भी नहीं चाहिए। तो परफेक्ट हेजिंग हुई क्या, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि आपने ये वाली अमाउंट जो है वो गलत ली थी। जब आपको पता है कि दोनों के बीच का रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड नहीं है, यानी कि ये 10% से गिरे तब ये भी 10% से गिरे, तो अमाउंट सेम हो। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे, आपकी पोजीशन 100 रुपये की है और बीटा 1.2 है, तो 100 इंटू 1.2 यहाँ 120 रुपये की पोजीशन लो सर, और देखो फिर क्या होता है। 120 की पोजीशन पे 10% गिराओगे तो 12 रुपये का फायदा होगा यहाँ पे। ये आगे देखो, अब आप क्या करोगे, 100 रुपये इंटू बीटा 1.2, अब आप पोजीशन बदल दो, 100 की 100 मत लो, आप 120 की पोजीशन लो इंडेक्स में। हेजिंग करने के लिए पोजीशन निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका रिस्क जितने का है मल्टीप्लाइड बाय जितना रिस्क आपको कम करना है। बीटा 1.2 से कहाँ ले जाना है सर, 0 पे ले जाना है, यानी कि रिस्क आपको 0 करना है। तो जितना रिस्क कम करना है उतने रिस्क से मल्टीप्लाई कर दो। 1.2 से 0 करना था तो दोनों का डिफरेंस आया 1.2, उतने से मल्टीप्लाई किया तो 120 रुपये आया कि मेरा इंडेक्स मैंने बेचना चाहिए, शॉर्ट, पॉजिटिव बीटा इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 120 से 10% कम हटाओ, नीचे लाओ, तो वो हो जाएगा 108 रुपये। इंडेक्स फ्यूचर्स 108 रुपये हो गया, जिस पे आपने खरीद लिया वापस, तो 12 रुपये का फ़ायदा। क्योंकि मार्केट 10% से गिरा है, बीटा 1.2 है, तो पोर्टफोलियो 12% से गिरेगा, यहाँ 12 रुपये का नुकसान, ये देखो हो गया 0। अगर ये लॉस 0 हो जाता है, यानी कि आपका बीटा 1.2 का आपने पूरा 0 कर दिया, सर मैं मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क इस तरीके से कम कर सकता हूँ। आई बात समझ में, ये लॉजिक। अब थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। पोजीशन रिक्वायर्ड इन इंडेक्स फ्यूचर्स फॉर हेजिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल सर। स्पॉट पोजीशन आपकी 100 रुपये की थी, मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, कितना रिस्क आपको कम करना है सर, 1.2 था, 0 पे ले जाना है, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। पूरा रिस्क कम करना है तो पूरे बीटा से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1.2 से बीटा 1.0 तक ले जाना था, अगर पर्पस थोड़ा सा रिस्क कम करने का है, बाकी रखने का है, तो उतने से ही मल्टीप्लाई करो जितना कम करना है।
ये चीज़ ध्यान रखना। सो 1.2 से मल्टीप्लाई करा, 120 हो गया, कहानी ख़त्म। ये आपकी पोजीशन। पर एक प्रॉब्लम ध्यान दो। अब मैं एक नई सिचुएशन बताता हूँ। मान लो स्पॉट में आपका पोर्टफोलियो है 100 रुपीज़ का, आपने वो खरीद रखा है, उसका बीटा 1.2 नहीं -1.2 है। बीटा देख रहे हो, अब निगेटिव आ गया। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या करोगे, 100 इंटू 1.2 करा आपने, तो 120 की पोजीशन ले ली। यहाँ लॉन्ग था तो यहाँ शॉर्ट कर दिया। तो अब देखो क्या होता है, 120 पे 10% अगर मार्केट बढ़ गया तो क्या होगा, मार्केट बढ़ा तो वो 132 हो जाएगा। 10% बढ़ा के देखो, 120 में बेचा, 132 में खरीदोगे, आपका नुकसान 12 रुपये का। ठीक है। दूसरा ध्यान देना, 10% से मार्केट अगर बढ़ा है, बीटा निगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में 12% से पोर्टफोलियो गिरेगा, क्योंकि बीटा निगेटिव है। और गिराओ तो 88 हो गया, यहाँ 12 रुपये का नुकसान। अब देखो नुकसान हो गया 24 रुपये का। यहाँ मेरा रिस्क डबल हो गया सर। क्यों? मैंने तो ज़ीरो लाना था और मैंने तो जो बोला था सर वैसे ही करा, 100 इंटू 1.2 करा, वो 120। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए, अब बीटा निगेटिव है। जब बीटा निगेटिव होता है ना सर, तो दोनों में पोजीशन आपकी सेम आनी चाहिए थी। लॉन्ग था तो लॉन्ग ही लेना चाहिए था, शॉर्ट नहीं करना चाहिए था। ध्यान देना। अब अगर आप लॉन्ग है और लॉन्ग ले रहे हो तो क्या होगा, 120 रुपये में आपने खरीदा इंडेक्स फ्यूचर्स, 10% से बढ़ा, 132 में आप बेच दोगे, 12 रुपये का फ़ायदा, यहाँ 12 का नुकसान, सॉरी तो ये आ गया ज़ीरो। थोड़ा फटाफट बताना पड़ रहा है। हेजिंग का अब हम समराइज कर देते हैं। हेजिंग में बहुत सिंपल सर, बीटा पे पहले तो ध्यान दो कि बीटा पोर्टफोलियो का पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर बीटा पॉजिटिव आ रहा है तो आपको अपोजिट पोजीशन लेनी है, ये बात मान लो। और अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको सेम पोजीशन लेनी है इंडेक्स में। लॉन्ग है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट। सो ध्यान देना, अपोजिट पोजीशन कैसे कर रहे हो इन इंडेक्स फ्यूचर्स। स्पॉट मार्केट में लॉन्ग है तो शॉर्ट लोगे पॉजिटिव बीटा के केस में, और शॉर्ट है तो लॉन्ग लोगे अपोजिट। पर अगर बीटा आपका निगेटिव है तो स्पॉट मार्केट में जो पोजीशन है वही आपकी फ्यूचर्स में दिखनी चाहिए, तभी जाके हेजिंग होगी। ये सर एक समरी थी जो हमने लास्ट में छोड़ा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। इस क्वेश्चन में भी हमारा पोर्टफोलियो है, ध्यान दे रहे हो, ये पोर्टफोलियो, और उसको हेज करने के लिए हमने निफ्टी के फ्यूचर्स यानी इंडेक्स की हेल्प ली। स्पॉट मार्केट में पोर्टफोलियो है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर्स निफ्टी का, इसकी हेल्प ली। अब पोर्टफोलियो और इंडेक्स मार्केट का एक रिलेशन भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज बीटा। बीटा पॉजिटिव है तो मैंने पोर्टफोलियो लॉन्ग किया तो मैं शॉर्ट करूंगा फ्यूचर्स को अपोजिट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पॉजिटिव बीटा ही दिया जाएगा। तो एक बहुत क्लियर चीज़ हो गई हेजिंग में कि स्पॉट मार्केट में लॉन्ग है तो यहाँ पे शॉर्ट करोगे, यहाँ शॉर्ट है तो यहाँ लॉन्ग करोगे, स्पॉट डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब ध्यान दो, देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि पोर्टफोलियो है, उसको हेज करने के लिए यानी उसका पूरा रिस्क यानी बीटा हटाने के लिए हमने फ्यूचर्स को बेचा। ठीक है। और 5 कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने कुछ देखा, ध्यान दोगे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का हमने फॉर्मूला निकाला। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप निकाल सकते हो, इसके थ्रू निकाल सकते हो टोटल पोजीशन आपको जो लेनी है वैसे। सो ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू रिस्क या फिर टोटल एक्सपोजर, कितना एक्सपोज्ड है आपका, टोटल एक्सपोजर बोलो या फिर टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बोल लो, जो आप जिस पे आपको रिस्क है। ठीक है। यानी कि मैंने बोला यहाँ पे ये स्पॉट की पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय क्या है, रिस्क टू बी रिड्यूस्ड, ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा, ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा, ओल्ड हमारा जो भी होगा उसको हमें 0 पे लाना है, दैट इज रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। सो ध्यान देंगे, मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। न्यू बीटा कितना, 0 ही है, मतलब हमें 0 पे लाना है, वो बोलते वैसा है। कम करना होता तो न्यू बीटा भी माइनस लिखता मैं यहाँ पे ऐसा, पर ये तो 0 ही है, इसका मतलब पूरा बीटा मुझे हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा बीटा पोर्टफोलियो का निकाल लेते हैं। तो इतनी वैल्यू जो दिख रही है ना, टोटल एक्सपोजर 9,94,450 का मल्टीप्लाइड बाय जो भी पोर्टफोलियो बीटा है, इतनी पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में लेने की ज़रूरत है। इससे निकल के आती है अमाउंट।
डिवाइडेड बाय आप एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लिख लो 8767.07 जो था वन कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू, सीधा सिंपल लिखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ये है। अब देखो निफ्टी फ्यूचर्स में टोटल इतनी पोजीशन लेनी जरूरी है जो न्यूमरेटर में दिख रही है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे। जैसे कि 10 रुपये और हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 रुपये होते हैं, तो टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए? 5। वही तो हमने करा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इससे हमको पोर्टफोलियो का बीटा निकल के आ जाएगा ओवरऑल। वैल्यूज़ रखो सर, हमने वही रखा यहाँ पे, देखो 5 रखा, ये रहा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी 994450 थी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने नीचे में रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय ये बीटा ले लो, इन्होंने ना डब्ल्यू लिया है, हम बीटा ले लेते हैं सीधा सीधा। सो बीटा आपका निकल के आएगा 1.105। दिस इज नथिंग बट ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा, ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा। अब मैं यहाँ आता हूँ, ध्यान देना सर, ये आपका पोर्टफोलियो है, इसमें से 9 सिक्योरिटीज़ ये है, 10वीं ये है, पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकल के आया है 1.102 और 9 सिक्योरिटीज़ का वेटेड एवरेज बीटा है 1.10 दिया है यहाँ पे 1.10। क्या आप निकाल सकते हैं वो 10th सिक्योरिटी का बीटा? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। हमको वेट्स पता है सर, वेट्स देखो वैसे तो अमाउंट पे तो नहीं पता, लेकिन 9 और 10 हमको 90 और 10% ऐसा लेना पड़ेगा, नंबर्स पे ले सकते हैं, इक्वल वेट है ये मान के चलेंगे। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट आई बीटा आई, ये आपने देखा फॉर्मूला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो हम क्या करेंगे, 9 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो का वेट मल्टीप्लाइड बाय 9 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो यानी कि वो छोटा वाले का बीटा प्लस 10वीं सिक्योरिटी का वेट और 10वीं सिक्योरिटी का बीटा शुड बी इक्वल टू 1.102। आई बात समझ में? यही हुआ वेटेड एवरेज। अब वेट्स क्या लोगे सर? वेट्स बहुत सिंपल है, वेट्स आप ले सकते हो 90-10, और तो कुछ आपको दिया हुआ है नहीं, ये देखो 1.102 आना चाहिए। 90 वेट है हमारा 9 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो का, उसका बीटा दिया हुआ है 1.10। 10वीं सिक्योरिटी हो जाएगी 10% और बीटा 10वीं सिक्योरिटी का निकालना है, वो निकल गया 1.12। कहानी ख़त्म, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। ये इसका जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन या तो कम है या तो इन्होंने बस तुक्का मारा है, बस देना है क्वेश्चन करके देना है। रिकनसाइल द रीजन्स, क्या रीज़न हो सकता है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया हम जो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, क्वेश्चन में दिखा है। रिकनसाइल द रीजन्स इन स्पाइट ऑफ 2% फॉल इन द मार्केट एज पर सुनिधिज एप्रहेंशन इफ शी वुड हैव अर्नड सम प्रॉफिट ऑन हर कैश पोजीशन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आपको कहाँ समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के गिरने के बाद में भी कैश की पोजीशन में फ़ायदा होगा। ये इन्होंने क्या सॉल्व तो करके दिया नहीं है, प्लस अगले ही क्वेश्चन में ध्यान देना, गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन अगर इंडेक्स 22,500 हो जाता है तो यहाँ पे भी कैश की पोजीशन आपको नहीं दी है। सो फिलहाल के लिए देखो मैं ये छोड़ के चलने ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास ना उतनी है नहीं। इन्होंने क्लियर लिख दिया देयर इज़ अ प्रॉफिट इन कैश पोजीशन, कहाँ से आया, एंड इट माइट बी ड्यू टू द रीज़न दैट कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशन, मतलब वो जो चाह रही थी कि मार्केट गिरे पर मार्केट गिरा नहीं, देयर इज़ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन। सो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, वेग है। सेकंड पार्ट लेके चलो, छोड़ के चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अच्छा है सर, देखो एक फॉर्मूला आपने यहाँ पे बना लिया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने का, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू हेज द पोर्टफोलियो रिस्क। अब मैं आता हूँ फॉर्मूला वाले में, हमने कुछ कुछ देखा होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, नॉर्मल कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग विद डिविडेंड यील्ड, ये सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटर, कॉन्टेंगो भी देख लिया हमने, बेसिस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस, इनिशियल मार्जिन म्यू प्लस 3, स्टैंडर्ड डिविएशन का 3 का लॉजिक भी बताया मैंने। ये देखो हेजिंग विद फ्यूचर्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी हेज्ड इज टू बी टेकन इन ऑर्डर टू हेज इज, आप तो अपने
स्पॉट पोजीशन में कितनी वैल्यू हेज करनी है ये बताओ पहले तो, और मल्टीप्लाई करो उसको रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। आप यहाँ पे ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा ऐसा ले सकते हो फॉर्मूला। अगर पूरे रिस्क को हटाना है तो नया बीटा आपको जीरो करना है, यही मतलब होता है। डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, इससे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल के आ जाएंगे। आर्बिट्राज तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्बिट्राज विथ फ्यूचर्स ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, आगे बाद में देखेंगे। वापस आते हैं सर, ध्यान दो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे और कुछ सीखने मिलेगा आपको। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। ध्यान देना, बीएससी इंडेक्स चल रहा है, स्पॉट मार्केट है, फ्यूचर्स वर्ड होना चाहिए वहाँ पे अगर फ्यूचर्स की प्राइस होती तो। सो बीएससी इंडेक्स है 25,000, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 50,50,000, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऐसा बना लो, स्पॉट मार्केट में 25,000 की प्राइस चल रही है, ठीक है। उसी मार्केट में 50,50,000 का हमने पोर्टफोलियो बना रखा है। रिस्क फ्री रेट दिया है, डिविडेंड यील्ड दिया है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे वी अज्यूम दैट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएससी इंडेक्स विथ अ 4 months मेचोरिटी को इस्तेमाल किया गया टू हेज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 month। यहाँ पे आपको एक फ्यूचर्स दिया हुआ है जिसकी वैलिडिटी ना यानी मेचोरिटी यहाँ तक है, 4 महीने का है, देन एंड दैट्स फाइन। 4 महीने का फ्यूचर्स खरीदने बेचने के बाद 3 महीने बाद सेटल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप 3 महीने बाद क्लोज कर देना रिवर्स जाके, ठीक है। सो हमने 4 महीने की मेचोरिटी वाला फ्यूचर्स लिया 3 महीने के लिए पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 टाइम आता है, यानी कि नंबर ऑफ लॉट, सॉरी लॉट साइज है ये, ठीक है। सबसे पहले तो आपको निकालनी है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, बहुत सिंपल फॉर्मूला आपका F इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस लोगे, जिस चीज का फ्यूचर निकालना है, बीएससी इंडेक्स का फ्यूचर निकालना है तो बीएससी की स्पॉट की प्राइस लोगे सर आप 25,000, बीएससी की स्पॉट की प्राइस लिया इनटू 1 + R - Y T, सिंपल कैलकुलेशन। 9 में से 6 गए 3, पर ये यील्ड है, ठीक है, पर एनम है। हमें तो कितने महीने के लिए चाहिए, फ्यूचर्स का प्राइस जो निकालना है वो फ्यूचर्स तो 4 महीने की मेचोरिटी का है, तो उसका प्राइस तो 4 महीने से निकलेगा। 4/12 करोगे, 3/12 मत करना। फ्यूचर्स को कोई लेन देन नहीं है कि आप पोर्टफोलियो, आपका जो पोर्टफोलियो है वो 3 महीने रखना है आपको या 2 महीने रखना है। फ्यूचर्स तो 4 महीने का है, वो 4 महीने का निकलेगा। आज से ठीक 4 महीने बाकी है ना मेचोरिटी को। टाइम मतलब क्या लेते हैं फॉर्मूले में हम, टाइम टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी के लिए तो 4 महीने बाकी है, तो आप लोग यहाँ पे 4/12, ध्यान देना। ये रहा 25,000 पे 3% इंटू 4/12 करा, आपका फ्यूचर्स का प्राइस आ गया आज, जो आज से ठीक 4 महीने बाद एक्सपायर होगा, 25,250। इसको ये हो गया एक का प्राइस, 50 से मल्टीप्लाई करोगे आपका लॉट निकल के आएगा कि भैया एक लॉट का, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 12,62,500 है। यानी कि फ्यूचर्स में अगर आपको डील करना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 12,62,500 के फ्यूचर्स बेचने पड़ेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। अब आपको तो हेजिंग इतने की करनी है 50,50,000 की, डिवाइडेड बाय 12,62,000 कर दो, पर उससे काम नहीं होगा क्योंकि ये है पोर्टफोलियो और इधर है इंडेक्स। इन दोनों के बीच के रिलेशन को बोलते हैं बीटा, जिससे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। आगे हाँ, अब देखो दूसरा को पार्ट क्या पूछता है कि कितना फ़ायदा हुआ शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन पे। आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट करा, कितने फ्यूचर्स को शॉर्ट करा होगा हेजिंग करने के लिए? सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालो, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हेज करनी थी 50,50,000 की, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, क्योंकि ये है मेरा ओल्ड बीटा। न्यू बीटा मुझे कितना चाहिए, कुछ और नहीं दिया ना, परफेक्ट हेजिंग यानी कि मुझे ज़ीरो करना है, तो 1.5 - 0 ऐसा लूँगा मैं। वो समझाने के लिए जानबूझ के ज़ीरो ले रहा हूँ मैं, हर बार पूरे बीटा से मल्टीप्लाई करना नहीं होता। आगे आएगा आपको क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी कि 12,62,500, इससे आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 6 आता है। ध्यान देना, अगर 6.2 आता ना तो भी 6 लिखते, 6.7 आता तो 7 लिख लेते, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डेसिमल में नहीं दिए जा सकते। या तो आप 6 कैलकुलेटर लोगे या तो 7 लोगे,
6.2 कैलकुलेटर में बेच ही नहीं सकता आपको। सो फ्यूचर्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ध्यान देना, फ्यूचर्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आपको डेसिमल में नहीं मिलेंगे। ये आपका हेज रेशो, यानी कि हेजिंग कितनी करनी है, 6 कॉन्ट्रैक्ट जितनी करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, 6 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूँ सर, थोड़ा सा ध्यान दो। स्पॉट मार्केट में आपकी पोजीशन है 50,50,000 की लॉन्ग। आपने फ्यूचर्स मार्केट में क्या करा ये मैं बताता हूँ। फ्यूचर्स मार्केट में 25,250 का एक फ्यूचर्स था। आपने एक लॉट अगर बेचा होता तो उसकी वैल्यू इतनी होती, मल्टीप्लाइड बाय 6 लॉट आपने बेचे हैं, तो ध्यान देना आपने कितनी वैल्यू ली है, दैट इज 75,75,000। ये और कुछ नहीं सर, 50,50,000 इंटू 1.5 करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी जो हम कॉन्सेप्ट में देख रहे थे। यानी कि आपका बीटा जितना है ना, उसको मल्टीप्लाई करके आप फ्यूचर्स में पोजीशन लो तो पूरा रिस्क रिड्यूस होगा। ये 1.5 डिनोट करता है कि हमें कितना रिस्क कम करना है, पूरा तो पूरा बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपने यहाँ पे क्या करा है, शॉर्ट में फ्यूचर्स की पोजीशन शॉर्ट लिया। बस यहाँ से आप आगे बढ़ो, स्पॉट में भी कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ भी कुछ फ़ायदा होगा नुकसान होगा, यहाँ भी कुछ फ़ायदा नुकसान हो सकता है। आगे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको बोल रहा है कि शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन पे, सिर्फ वो फ्यूचर्स की पोजीशन पे पूछ रहा है कि गेन बताओ। यानी कि उन्होंने बोला कि आप सिर्फ ये वाली पोजीशन पे बताओ कि क्या फ़ायदा नुकसान हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर, बताते हैं। इफ़ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ, 3 महीने बाद इंडेक्स की प्राइस जो है यहाँ पे, ये रहा 3 महीना, और यहाँ स्पॉट मार्केट है 22,500। सर वो फ्यूचर्स की प्राइस है कि स्पॉट की प्राइस है? अगर फ्यूचर्स की होती तो इंडेक्स फ्यूचर्स लिखा होता, इंडेक्स लिखा यानी स्पॉट की प्राइस है 22,500। ध्यान दो, अब वो 22,500 स्पॉट की प्राइस दे रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं गेन बताओ फ्यूचर्स मार्केट में। इसके लिए हमको 3 महीने बाद का फ्यूचर्स का प्राइस चाहिए सर। कैसे निकालोगे? ये तो एक्सपायरी भी नहीं है कि स्पॉट और फ्यूचर्स को आप इक्वल कर दो। फ्यूचर्स तो 4 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसे में आपको फ्यूचर्स की फिर से प्राइस निकालनी पड़ेगी। और ये चीज़ ध्यान रखो कि आज से, ये पॉइंट से ठीक 1 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम रखोगे, 1/12 यूज़ करोगे क्योंकि सिर्फ 1 महीना बाकी है एक्सपायरी को। ठीक है, तो फ्यूचर्स की फिर से प्राइस निकालोगे, इन्होंने निकाली होगी, मैं अगले इस पे दिखाता हूँ, ध्यान देना। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन में ऊपर नीचे करा है, मतलब कैलकुलेशन में नहीं होगा या लिखने में होगा। ये 4/12 नहीं होना चाहिए, ये 1/12 होना चाहिए। आई थिंक आंसर सही होगा, आंसर में कहीं गड़बड़ नहीं आएगी। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 0.0025। अच्छा, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, सॉरी 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 सॉरी। तो पीछे क्या कैलकुलेट करा है यहाँ पे, हाँ ये रहा, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ना करते हुए, ये पीछे वाला जो पार्ट है ना, ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पे e⁻ कर सकते हो, पर मैंने जो रूल बोला वो फॉलो करो। ई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में तो ये वाली मेथड अपनाओ, क्यों अननेसेसरी सरदर्दी पालना है। ये रहा फ्यूचर्स की प्राइस 0.03, दोनों का डिफरेंस 1/12 करा है, यानी कि 12,556.25 आई, 22 सॉरी 22 यहाँ पे लिख लो, 22,556.25 सिंपल। 22,556, और जब आपने बेचा था तो 25,250 थी। ध्यान दो, 25,250 पे बेचा था, 22,556.25 पे आप वापस खरीद लो, फ़ायदा है सर, क्योंकि महंगे में बेचा था, सस्ते में खरीद रहे हो, फ़ायदा होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1 पे फ़ायदा, मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी एक लॉट पे फ़ायदा, मल्टीप्लाइड बाय 6 क्योंकि उतने लॉट आपने लिए, तो टोटल फ़ायदा पता चलेगा। ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1 पे फ़ायदा, मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो टोटल गेन आपको पता चल गया। ये गेन है सिर्फ यहाँ का सर 8,08,125, पर क्योंकि आपने हेजिंग करी है परफेक्ट, क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ ज़्यादा,
पर फिर भी मैं बता सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो जो है ये 3 महीने बाद में यहाँ गिर गया होगा, वो गिरा होगा तो यहाँ पे नुकसान आ रहा होगा 8,08,125 का। ये वाला पार्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा ही नहीं, इसलिए हमने नहीं दिखाया, ये आ जाएगा 0 ऐसे। खैर उन्होंने जितना पूछा उतना हमने जवाब दे दिया। आया क्या आपको ये समझ में? और इस पे क्वेश्चन करेंगे सर, थोड़ा और आगे आपको आइडिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दो अभी। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे ई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ई की वैल्यू दी हुई है तो ई यूज़ करेंगे, क्या दिक्कत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 जनवरी 2018 की बात है, इन्वेस्टर के पास 5 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो है। वो 5 शेयर्स के पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी ABCDE, प्राइस आपको दिए, नंबर ऑफ शेयर दिया, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको दी है 10.5%। सबसे पहले उन्होंने निकालने बोला बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने देख चुका है पोर्टफोलियो बीटा निकालने का तरीका, वेटेड एवरेज। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आपकी मार्केट वैल्यू आएगी, उस मार्केट वैल्यू के टोटल करके उसके बेसिस पे वेट निकाल लो, हर एक का टोटल मार्केट वैल्यू में वेट कितना, और उसको मल्टीप्लाई करोगे सर आपके बीटा से, तो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप आसानी से कर लोगे। अब आते हैं बात थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स फॉर February 2018। बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने ना इस बार ये जो क्वेश्चन पूछा था, तो जो सेकंड पार्ट के लिए डेटा लग रहा है वो थर्ड में दिया था, और यहाँ तक अगर आप पढ़ के सॉल्व करने लग जाओ तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, निफ्टी फ्यूचर्स की वैल्यू। तो निफ्टी फ्यूचर्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या, S/E⁻R_T। अगर ईल्ड नहीं दी है तो, ठीक है, नहीं दी है ना, चलो, तो ये फॉर्मूला है। अब स्पॉट प्राइस कहाँ है सर? आप बोलोगे स्पॉट प्राइस यानी कि पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू, बिल्कुल गलत। आपको फ्यूचर्स किसका निकालना है, निफ्टी का, इसकी प्राइस निकालनी है, तो निफ्टी का वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए था। कहाँ है? अभी तक तो नहीं है, अगले पार्ट में दिया हुआ है। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड्स टू सेल टू गेट फुल हेज, मतलब जो भी बीटा आया आपका पोर्टफोलियो का वो 0 करना है, अंटिल February फॉर हिज पोर्टफोलियो, अगर करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 5,900। ये है स्पॉट प्राइस। सेकंड वाले क्वेश्चन की डिटेल थर्ड में दी हुई है, ठीक है। आपके पास 5,900 आ गया। पहली बात, आप कहाँ खड़े हो, January 1, 2018। कहाँ का फ्यूचर्स निकालने बोल रहे हैं, February एंडिंग का, ठीक है। जनवरी में होते हैं 31 डेज, फेब में है 28 डेज, टोटल मिला के हो गए आपके, सॉरी 31 भी नहीं, 1 तारीख तो हो गई ना, यहाँ के 30 ही दिन बचे हैं, ये 28, तो टोटल है आपके पास 58 डेज। 58 डेज टिल एक्सपायरी है। आपके फॉर्मूले में टी की वैल्यू कैसे आएगी, 58/365, क्योंकि क्वेश्चन ने आगे में बोला है 365 डेज लो, मंथ्स में नहीं चलेगा अब, नहीं तो 2/12 कर देता मैं अगर ये लाइन नहीं होती तो, पर उन्होंने डेज बोला तो हर जगह डेज ही लेना पड़ेगा, मंथ्स नहीं लेना पड़ेगा। तो आप 58 बाय वो करोगे, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा आप देखो, और तो कुछ नहीं है। ये फॉर्मूले में स्पॉट की प्राइस रख दोगे आप 5,900, e⁻ रेट ऑफ इंटरेस्ट रखोगे आप ये वाला, ध्यान देना 0.0998। अब इन्होंने ये क्या खेल खेला, ऊपर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 10.5% और नीचे में उन्होंने नेचुरल लॉग दे दिया 10.5% का। अब इसका मतलब समझ लो, अगर ये नहीं दिया होता, मैं सिंपल बताता हूँ, तो मैं R के जगह पे 10.5 ही रखता जो क्वेश्चन में दिया है, पर ये दिया है, इसका मतलब क्या है कि 10.5% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और ई की वैल्यू के लिए हमें जो रेट ऑफ रिटर्न लगता है वो है कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, CCRRI, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली, जब आप नेचुरल लॉग निकालते हो किसी भी रेट का, तो वो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है, दैट इज 9.98%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सो एक्चुअल में यही चाहिए होता है। यहाँ क्या करा है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट दिया, उसका नेचुरल लॉग निकाल के कंटिन्यूस कंपाउंडेड रेट निकाला गया है, तो हम लेंगे। नहीं दिया होता ये लाइन तो हम उसी को ही 10.5% को ही फाइनल रेट मानते। आ जाओ भी यहाँ पे, ये देखो, ये दिया हुआ है और उन्होंने बोला कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9.98, तो यहाँ पे 5,900 इंटू e⁻0.998। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम आपका 58/365, तो वो एग्जैक्ट आ रहा है 0.1589,
ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो तो अब आपकी वैल्यू आएगी ये, और ये क्वेश्चन में दी हुई है 0.015858, ये रहा 0.015858, ये वैल्यू ले लो ई की यहाँ पे। अब आपको नहीं भी अगर ई की वैल्यू दी हुई होती तो आपको निकालना आना चाहिए 2.7183, ये वैल्यू रखी आपने, इसको 12 बार स्क्वायर रूट करा, -1 मल्टीप्लाइड बाय जो पावर में 0.015858 +1 इंटू इक्वल टू 12 बार करोगे, आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली यही। ठीक है, आपने रखा, फ्यूचर्स की प्राइस निकाल ली। ठीक है, ये थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस हो गई। ये रहा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। अब वो बोल रहा है कि भैया बताओ, ये हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी आ गई 1,88,54,000। ठीक है, इसको हमें हेज करना है, ये है कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में आपकी ये वैल्यू है, इसको हेज करना है, और इसका पोर्टफोलियो बीटा है 0.849, पूरा हेज करना है। ये तो ओल्ड पोर्टफोलियो बीटा, पूरा हेज करने का मतलब नया बीटा आपका कितना होना चाहिए, 0। अगर हेज करना है, नया बीटा 0 होने का मतलब, ध्यान देना, ये जो हमने यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, नया बीटा 0 आया, इस ये कब प्रूव होता है, जब आपका प्रॉफिट और लॉस 0 आता है। तो ये तो हमने यहाँ से देख ही लिया था, इसका मतलब फॉर्मूला सही है, आप रख के देखो। चलो आगे। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इस प्राइस को जो आपने थ्योरेटिकल निकाला, वो मान के चलो कि मार्केट में करेक्टली वैल्यूड है, यानी कि जो थ्योरेटिकल है वही एक्चुअल है। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्राइस बन गई। जब ये एक्चुअल प्राइस बन जाती है तो अब आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल, वैल्यू ऑफ द स्पॉट पोजीशन रिक्वायरिंग हेजिंग, यानी कितने पोर्टफोलियो वैल्यू हेज करना है, जितना आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो बीटा, यानी कि रिस्क इन टू बी हेज्ड। अब देखो यहाँ पे तरीका जो है ना मल्टीप्लाइड बाय पोर्टफोलियो बीटा लिखने का, वो गलत है। आप क्या, बच्चों के मन में बैठ जाएगा कि जो पोर्टफोलियो का बीटा हर बार मल्टीप्लाई करना है, नहीं, जितना रिस्क कम करना है उतने से मल्टीप्लाई करना है। इस वाले पार्ट में हमें पूरे रिस्क से मल्टीप्लाई करना, कम करना है, तो पूरे रिस्क से मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। सो ये पोर्टफोलियो बीटा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू ये जो थी, ये हमने यहाँ ले ली, एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज 200 का। लॉट साइज देखो यहाँ पे दिया होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ 200 यूनिट्स। अज्यूम दैट द फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यू, इसका मतलब थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस को ही एक्चुअल मार्केट प्राइस मान के चलो। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, ये जो फॉर्मूला नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक फ्यूचर्स की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। इससे आपके टोटल आए 13.35 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप 13 या 14 कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, एग्जैक्ट 13.35 तो नहीं मिलेगा, इससे आपकी हेजिंग हो जाएगी सर। एक और चीज़, 13 और 14 लोगे तो अंडर हेजिंग या ओवर हेजिंग होगी रियल लाइफ में। तो चलो दूसरा पार्ट, अब बताओ कि नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमने कितने लेने चाहिए। अब कितने लेने चाहिए, इफ ही डिजायर्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो टू 0.6। अब आई ना वो बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इतने टाइम से, अब वो पूरा रिस्क हटाना नहीं चाहता, ध्यान देना। अब वो क्या कर रहा है, 0.849 से मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क 0.6 तक ही होना, ऐसा बोलता है, यानी रिड्यूस कितना करना है, सिर्फ 0.249। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि 0.6 बोला ना क्वेश्चन में, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे वो उतना मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको लॉजिक ये पता होना चाहिए कि कितना रिस्क कम करना है, रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। तो 0.249 कम करोगे तभी तो 0.6 पे आके रुकेगा। अगला वाला पार्ट देखो है, अब फॉर्मूला कैसे बदल गया, फॉर्मूला नहीं बदलता सर, लॉजिक वही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी हेज्ड 0.249, इतना ही रिस्क कम करना था, तो पोर्टफोलियो बीटा आपका 0.6 पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 3.92 आया। सीधी सी बात है, बहुत पहले तो पिछले वाले पार्ट में तो पूरा 0.849 का रिस्क हटाना था, तो 14 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ गए थे। अब उतना रिस्क नहीं हटाना तो उतने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेने। एक चीज़ समझिए, ये पोर्टफोलियो में आपकी लॉन्ग पोजीशन है, तो फ्यूचर्स में आप क्या पोजीशन ले रहे हो, शॉर्ट ले रहे हो। क्यों सर, क्योंकि पोर्टफोलियो का बीटा पॉजिटिव है 0.849।
सो जब भी रिस्क कम करना हो, दोनों में सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप, सिर्फ ये लेके चलो, इसके जगह पे ये पढ़ो, रिस्क टू बी हेज्ड। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। रिवर्स कैलकुलेशन के साथ में आ सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSE इंडेक्स विथ 4 months मेच्योरिटी इज यूज टू हेज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट 3 month। ये वाला क्वेश्चन ना सर एक एडवांस्ड वर्जन है, अब मैंने गलती कर दी बोल सकता हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन हमने अभी देखा, इसमें भी 3 महीने के लिए हेजिंग करनी थी पर 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इसी क्वेश्चन का एडवांस्ड वर्जन है ये। अब मैं वो नहीं लेता तो ठीक है, थोड़ा टाइम बचा सकते थे, पर अब ये देख लो, ये ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते। देखो सर, अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। A futures contract on BSE index with 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months। मैंने फटाफट इसलिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हमने देखा ये सेम ही है, 10th वाला। यहाँ पे भी 4 महीने का फ्यूचर्स यूज़ करा गया था पोर्टफोलियो को 3 महीने के लिए हेज करने के लिए। यहाँ पे भी सेम है, बस फ़र्क क्या है बताऊँ? दोनों क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या था, आपको एस दिया हुआ था, एफ निकालना था। अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन है, एफ दिया हुआ है, एस निकालना है। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एस निकालना पड़ेगा। आ जाओ, बस थोड़ा ट्रिकी है वर्डिंग्स में और कुछ नहीं। तो देखो मैं आपके ना 4 महीने यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ये 4 महीने, ठीक है। ये 4 महीनों की मैं डेट्स ले लेता हूँ, 1 सितंबर, अक्टूबर, ये एक एक तारीख है सबकी जो मैं सितंबर अक्टूबर लिख रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। आगे देखो, 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी इज 50 टाइम, ये है लॉट साइज ऑफ द इंडेक्स। वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, स्पॉट मार्केट में मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,16,00,000 रुपए। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 पार्ट पे और ये पे इन्होंने क्या दिया है। BSE सेंसेक्स की वैल्यू 1 जनवरी 2022 को क्या होगी, एंटिसिपेटेड ऑन सितंबर 2021। इसका मतलब क्या है, एंटिसिपेट करा, आज खड़े होके जनवरी की प्राइस को एंटिसिपेट करा, आज ही करा ना, लेकिन तो प्राइस कहाँ की है, आज की, लेकिन है कहाँ की, जनवरी की, एंटिसिपेटेड। एक तरह से उनका बोलने का मतलब क्या है, ये और कुछ नहीं, जनवरी का फ्यूचर्स का प्राइस है। बस इन्होंने फ्यूचर्स वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए घुमाया कि भैया 1 जनवरी की सितंबर में एंटिसिपेट की गई प्राइस, यानी कि वो फ्यूचर्स की प्राइस हो गई 58,580। यानी यहाँ पे फ्यूचर्स चल रहा था 58,580 और ये क्या है, फ्यूचर्स की प्राइस है, ठीक है। आगे देखो, अब 1 दिसंबर को भी आपने एंटिसिपेट करा कि जनवरी की प्राइस क्या होगी, ये एक्सपायरी है सर 1 जनवरी 2022 को। सो फ्यूचर्स की जनवरी की प्राइस क्या होगी, ये दिसंबर में उन्होंने बताया 56,641.25, ये है यहाँ पे 56,641.25, ये है फ्यूचर्स की प्राइसेस। अब दिया हुआ है, इसके बाद आपको 3 डिटेल दिए, डिविडेंड, रिस्क फ्री रेट और बीटा, एग्जैक्ट वही है, 9 में से 6 माइनस करोगे 3% आएगा। इसके बाद आपको 3 महीने के लिए लेना है और 365 दिन ही लोगे, 181 डेज़ का लिखा है यहाँ पे, तो या तो आप मंथ्स में भी ले सकते हो, क्वेश्चन में कहीं डेज लेने तो नहीं बोला, 365 वगैरह। हाँ, ऊपर में मंथ्स में कहानी चल रही है तो बहुत बढ़िया, आप मंथ्स में ले सकते हो। 4/12 करोगे अगर 4 महीने एक्सपायरी को बाकी है, 1/12 करोगे अगर 1 महीना बाकी है। यहाँ पे अगर फ्यूचर्स की ये वाली प्राइस निकली है तो कहाँ क्या लेके निकली होगी, 4/12 लेके, और इधर में निकली है तो क्या लेके निकली होगी, 1/12, क्योंकि 1 ही महीना बाकी है एक्सपायरी को। चलो आगे देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स यानी कि स्पॉट 1 सितंबर को और वापस वही 1 दिसंबर को। अब उन्होंने क्या निकालने बोला आपको कि भैया स्पॉट प्राइस बताओ यहाँ की और यहाँ की, जो भी फ्यूचर्स की 2 प्राइसेस दी है उसमें से बाकी डेटा हटा दो और स्पॉट की प्राइस निकाल लो, सेम फॉर्मूला रख के। बस टाइम में यहाँ पे आप 4/12 रखोगे, उधर टाइम में 1/12 रखोगे। ये देखो, यही है वो फ्यूचर्स का फॉर्मूला।
फ्यूचर्स की प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्लस स्पॉट लिया इन्होंने 1+ करने के बजाय ऐसा लेना ये ज़्यादा ज़रूरी समझते। मैं तो डायरेक्ट लूँ 9 - 6%, ये ऐसा लिख रहा हूँ, R - Y इंटू टी, यही वो फॉर्मूला है। टी क्या लिया, 4/12, 9 - 6 करा, ये आपका, इससे एक्स यानी कि स्पॉट की प्राइस आ जाएगी 58,000, ये रही, ये 58,000 यहाँ की है सर। बस क्या करना है, वो उल्टा कैलकुलेशन, सेम फॉर्मूला वापस रखो। दिसंबर में अगर खड़े हो तो 4/12 की जगह 1/12, 1/12 हो, यानी 12 हो जाएगा। तो ये आपकी वापस दूसरी स्पॉट प्राइस निकल के आ गई। ठीक है, बहुत ही फुद्दू सा था। आगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज द पोर्टफोलियो। कहाँ हेजिंग करोगे सर, सबसे पहले अगर चालू करोगे तो यहीं पे हेजिंग करोगे ना, 58,580 तो दी हुई है, इंटू 50 कर लो, एक लॉट निकल आ जाएगा। ठीक है, और हेज करना है, पूरी तरह से हेज करना है, यानी कि पूरा बीटा हटाना है। ये ओल्ड बीटा है, न्यू बीटा कितना है सर आपका, होना चाहिए 0, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क टू बी रिड्यूस्ड। आप बोलोगे सर ये 1.5 लेना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं, वो 1.5 लो। बोलोगे 1.5 तो 1.5 ही है, तरीके से आदत डालने से फ़र्क पड़ता है। रिस्क टू बी रिड्यूस्ड इज़ 1.5। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला रखोगे इस स्टेज पे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,16,00,000 रुपए न्यूमरेटर में रखा, मल्टीप्लाइड बाय रिस्क टू बी रिड्यूस्ड 1.5। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 58,580 इंटू 50, ये रहा। आया क्या बराबर, ये 6 कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। चलो सर, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका ऐसा ही है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो एक क्वेश्चन देखा था और यहाँ तक जो क्वेश्चन देखे उसका मिक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी मज़ा आएगा। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। सी यू। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सर क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू ए लिमिटेड्स पोर्टफोलियो। नंबर ऑफ शेयर दिए है, इस पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज है, एक्स वाई जेड, और तीनों की हमने 6 लाख, 8 लाख, 4 लाख शेयर्स खरीदे, इस प्राइस पे खरीदे। तो बीटा, जब इस प्राइस पे खरीदे या नहीं वो नहीं पता, लेकिन ये आज की प्राइस है तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी हमारी। फिर मार्केट वैल्यू के बाद यहाँ पे आपको बीटा दिया हुआ है। आगे द सीईओ, अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे क्योंकि सीखने लायक बातें हैं इसमें। सीईओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पोर्टफोलियो इज कैरिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क एज कंपेयर टू द मार्केट रिस्क। मार्केट के बीटा 1 के कंपैरिजन में हमारा ज़्यादा है, ये आपको पहले निकालना होगा। आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दो सर, बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ यहाँ पे। ये एक तो टेबल ऐसा दिया हुआ है ना वर्टिकल, आप इसे हॉरिजॉन्टल लिखो, शेयर्स लिखो, यहाँ पे नंबर्स लिखो कि कितने खरीदे, मार्केट प्राइस होगी, उसके बाद नंबर्स इनटू मार्केट प्राइस कर दो, तो ये आपकी मार्केट वैल्यू आ गई। उसी के बेसिस पे वेट निकाल लो, यहाँ टोटल आएगी ना, तो हर एक का अपना टोटल में कितना वेट है, और यहाँ लिखो बीटा, यहाँ करो वेट इनटू बीटा, और यहाँ आ जाएगा टोटल। इसे कहते हैं हम सर पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, समेशन ऑफ वेट आई बीटा आई, ये हमने पोर्टफोलियो में देखा था। वेटेड एवरेज, ये वो रिस्क है जो भी आएगा। ठीक है, आगे देखो, हम एक काम करते हैं, यहाँ से ही आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो, इन्होंने ये वही किया हुआ है, शेयर्स नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस, तो टोटल वैल्यू आई है 20,000 लाख रुपए। उसका वेट निकाला, बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा बीटा कितना आ रहा है पोर्टफोलियो का 1.4। तो है कि नहीं एक्सट्रीमली हाई रिस्क, मार्केट का 1 होता है, हमारा 1.4 है। आगे, एंड हेंस इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टमैटिक रिस्क टू 0.95। हमने देखा था सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या होता है, बीटा। अभी जो 1.4 है उसे गिरा के 0.95 तक लाना है, यानी कितना रिस्क कम करना है, 1.4 माइनस 0.95, 0.45 जितना रिस्क आपको कम करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो से। यानी अभी भी आप रिस्क तो उठाना चाहते हो, क्योंकि रिस्क उठाते हैं तभी तो रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, पर आप इतना ज़्यादा नहीं उठाना चाहते, आप सिर्फ 0.95 जितना रिस्क उठाना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो पे। ठीक है, यानी आप क्या बोल रहे हो, ध्यान देना, अभी अगर मार्केट 10% से ऊपर जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 14% से ऊपर जा रहा है, और मार्केट 10% से नीचे जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 14% से नीचे जा रहा है। सो ये जो 14% से नीचे जा रहा है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप
ये सोचते हो कि यार इतना रिस्क नहीं चाहिए, आप 0.95 तक ला दो, यानी कि अगर मार्केट 10% नीचे जाए तो मेरा पोर्टफोलियो मैक्स टू मैक्स 9.5% ही नीचे जाए। हाँ, मैं रेडी हूँ 9.5% के ऊपर जाने के लिए, इतना कम रिटर्न चलता पर रिस्क कम होना। ये है सिचुएशन अभी की। आगे पढ़ते हैं। ट्रेजरी मैनेजर, सेकंड लाइन का लास्ट पॉइंट, ट्रेजरी मैनेजर हैज सजेस्टेड टू बिलो मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कम करने के दो तरीके हैं सर, और ये दोनों के दोनों आप देख चुके हो। सबसे पहला तरीका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में देखा था, जहां पे आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को इंक्लूड करते हो पोर्टफोलियो में। जैसे ही पोर्टफोलियो में 3 शेयर थे, उसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी अगर आप डालोगे तो आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी अभी अभी आपने डाली है उसका बीटा है 0 रिस्क फ्री का। ठीक है, पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में आपने क्या करा था, 3 जो शेयर्स थे उसके साथ चौथा डाला था रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू बढ़ गई थी। इस क्वेश्चन में इन 3 शेयर्स के साथ जो चौथा आप डाल रहे हो, उसमें जो वैल्यू डालोगे वो निकालनी है पहले 3 में से। सो पहले 3 में से अगर आप 10,000 निकाल के रिस्क फ्री में 10,000 डाल रहे हो, इसका मतलब टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू सेम रहेगी, वो है 20,000 लाख रुपए। जितना भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो निकलेगा इन तीनों से ही। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में आपको डिस्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था। वहां अगर 20,000 लाख था तो वो बाद में जाके 20,000 प्लस लेट से 1,000 या 21,000 लैक्स बन रहा था। पर अभी अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं तो सबसे पहले उनका बोलना है कि 1,000 रुपये आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से हटाओ, उसको 19,000 करो और ये 1,000 रुपये रिस्क फ्री में डालो, तो वापस पोर्टफोलियो आपका 20,000 ही रहेगा। ये ध्यान रखना। आगे, ये तो पहला एक्शन हो गया, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को इंक्लूड करके ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा कम करना। टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। ध्यान देना, आपका बीटा पॉजिटिव है, आप लॉन्ग हो पोर्टफोलियो पे, तो निफ्टी फ्यूचर्स आपको क्या करना पड़ेगा सर, अपोजिट एक्शन लोगे, शॉर्ट करना पड़ेगा। आप सेल करोगे निफ्टी के फ्यूचर्स को। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोर्टफोलियो एंड निफ्टी, पोर्टफोलियो एंड मार्केट 1.4 का। करंटली ट्रेडिंग एट 8250, यह है एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स, और यह है सर लॉट साइज 210 का। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 8250 इंटू 210, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17,3250। वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 500। आगे, अब ध्यान दो आगे आगे, ये दोनों चीज़ों से हमें रिस्क कम करके दिखाना है। सबसे पहला, इंटरप्रीट द ओपिनियन ऑफ सीईओ वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। यस सर, इट इज़ करेक्ट कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। हमने पहले वाले पार्ट में क्या करा, हमने बोला कि हाँ, अप्रहेंशन ऑफ द सीईओ इज़ करेक्ट कि पोर्टफोलियो का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, 1 की जगह 1.4 है, तो हमें कम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पार्ट, ये तो इंटरप्रेट करना था। दूसरा, कैलकुलेट करो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। हमने सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करा और वो बताया कितना है, 1.4। कहानी खत्म सेकंड पार्ट की। अब देखो सर, आपका तीसरा पार्ट क्या बोलता है, एडवाइज द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज टू बी एक्वायर्ड। अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितने की लानी है ये आपको बताना है, पर ये एक चीज़ ध्यान रखना सर, जितने की भी लाओगे उसमें उतना ही पार्ट आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बेचना पड़ेगा। ठीक है, सो ध्यान दो, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इंक्लूड करने के बाद में पर्पस क्या है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इंक्लूड करने का, कि हमारा रिस्क जो है पोर्टफोलियो का 0.95 हो जाना चाहिए, यानी कि हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला वेट आई बीटा आई एंड इट शुड बी 0.95। सही लिख रहा हूँ मैं, तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो यानी कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कितनी होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज शुड बी इक्वल टू 0.95। अब आप ध्यान देना, बीटा जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ का होता है वो 0 होता है, तो इतना पार्ट तो 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब आपका जो बचेगा वो है सर वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इज 1.4 0.95। ध्यान देना, इससे आंसर क्या आएगा, ओल्ड पोर्टफोलियो का वेट कितना होना चाहिए, वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो शुड बी 0.95 divided by 1.40, that's 67.86%।
यानी कि टोटल पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग ABC के जो शेयर्स है वो इतना ही वेट कवर करने चाहिए। इसका मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का वेट कितना हो गया, बैलेंस 100 में से, यानी कि 32.14%। ये ठीक है, कितने का सर, 20,000 लाख का 32.14%, यानी कि 6428 लैक्स। एग्जैक्ट आंसर ये आता है। इन्होंने क्या करा है, ध्यान देना, यही वेटेड एवरेज करा और 32.14 को राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ मत करो एग्जाम में, 14 का अमाउंट भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब इनका क्या आया, 20,000 का 32%, 6400 आया, हमारा आ रहा था 6428, 28 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो इतना आसान नहीं है, ये 6428 ही होना चाहिए था, मार्क्स कट जाते हैं सर। ठीक है, आपने ले लिया। अब ध्यान दो, इतने की सिक्योरिटीज आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इंक्लूड करनी है पोर्टफोलियो में, यानी इतने के ही आपको शेयर्स बेचने हैं एक XYZ के मिला के 6400। अब मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से चल रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, बाकी 6428 के हिसाब से आपको चलना है। 6400 के शेयर्स आपको बेचने हैं। अब आप बताओ इसमें से कितने के X बेचोगे, कितने के Y बेचोगे, कितने के Z बेचोगे, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ करी आपने वेट में तो आपका वेटेड एवरेज बीटा सेम नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, जितने के भी XYZ के शेयर बेचने हैं वो उसी प्रोपोर्शन में बेचो जिस प्रोपोर्शन में पोर्टफोलियो बनाया था, यानी कि 0.30 इंटू 6400, 0.60 इंटू 6400, 0.10 इंटू 6400। X के 30% आउट ऑफ 6400 बेचना है, Y के ये और Z के ये। तब जाके आपका क्या होगा, आपने इतना इतना पोर्शन इसमें से हटा दोगे तो भी टोटल जो है वो इसी प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, इसी प्रोपोर्शन का मतलब 30-60-10 मत पकड़ना। अब ओल्ड पोर्टफोलियो ही काउंट करोगे तो 30-60-10 रहेगा और रिस्क फ्री को ऐड करोगे तो आपका बदल जाएगा। अब ध्यान दो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे XYZ का प्रोपोर्शन वही लिया, देखो ओल्ड 30-60 और 10, उसमें ये 6400 को बांट दिया इन तीनों में, इनके इसके टोटल करना ये आएगा 6400। ठीक है, ये अब इतने लाख के शेयर बेचने हैं, 19-20 लाख के X के शेयर बेचने हैं, कितने प्राइस पे बेचोगे सर, जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो। दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर कितने बेचने चाहिए वो पता चल जाएगा, कहानी खत्म। आप X के इतने लाख शेयर बेच दो, इसके इतने लाख शेयर बेच दो, टोटल मिला के आपके पास 6400 लाख आ जाएंगे। उसका आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद लो, आपके पोर्टफोलियो का बीटा कम हो चुका है। ध्यान देना, एडवाइज, ये वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एडवाइज द नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। 6400 लाख के रिस्क फ्री सिक्योरिटीज खरीदने थे, 6400 लाख के शेयर्स बेचने थे। यहाँ पे रिस्क फ्री वाला पार्ट हो गया खत्म, यानी कि ये पहला पार्ट जो आप देख रहे थे। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। अभी तक डेरिवेटिव नहीं आया था ना, अब बात करेंगे डेरिवेटिव्स की। नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचने, सिंपल है, 20,000 लाख का पोर्टफोलियो जिसको आपको सिक्योर करना है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालते हो सर, ध्यान देना, मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू वैल्यू टू बी हेज्ड। कितनी वैल्यू आपको हेज करना है, मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड पोर्टफोलियो बीटा, ओल्ड बीटा माइनस न्यू बीटा। क्या मतलब होता है ओल्ड और न्यू का, कि भैया पहले कितना था अब कितना रहना चाहिए हमारा बीटा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, यानी कि कितना कम करना है, रिस्क टू बी हेज्ड, रिस्क टू बी रिड्यूस्ड बोल दो, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। किसके कॉन्ट्रैक्ट की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, फ्यूचर के। ठीक है, ये देखो 8250 इंटू लॉट साइज करोगे तो फ्यूचर के एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। न्यूमरेटर में देखना इतना रिस्क हमें कम करना है, दोनों का डिफरेंस, और इतनी वैल्यू हेज करनी है। और आपने ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये भी देखा था, क्योंकि कैश मार्केट में पोर्टफोलियो है, इधर में अपना इंडेक्स है, तो जितना इंडेक्स बदलेगा उतना ही पोर्टफोलियो बदलेगा, ऐसा तो है नहीं। इन दोनों के बीच का रिलेशन इज नथिंग बट द बीटा, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग बीटा। सो इससे आंसर आता है कि 519 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट में। अब ये टाइमलाइन लो, आपकी कैश मार्केट में पोजीशन है 20,000 लाख की, और डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स मार्केट में आपने 519 कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रखे हैं शॉर्ट, ध्यान देना, और ये आप लॉन्ग हो। ठीक है, नीचे वाला नंबर में
अब लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेट द न्यू सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द कंपनी हैज टेकन पोजिशन इन निफ्टी फ्यूचर्स एंड देर इज 2% राइज इन द निफ्टी। अगर 2% से मार्केट बढ़ जाता है अब तो सर सिंपल सी बात है, अगर आपने पूरी हेजिंग करी है जैसे बताया गया था 0.95 तक, ये बीटा लेके आ गए थे इस पॉइंट में, तो यहाँ पे हमारा न्यू सिस्टमैटिक रिस्क क्या होगा सर, 0.95 ही होगा। यही तो पर्पस था 0.95 तक लाना। बस वो ये पूछ रहे हैं कि 0.95 तक आ गया, ये प्रूफ करके दिखाओ। हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये देखो मैं अपना साइड में प्रूफ करता हूँ यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा इसमें टाइम लूँगा और फिर फटाक से चलते हैं, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 20,000 लैक्स, ठीक है। मैं ये भी लैक्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे। डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स जो आपने लिया 8250 इंटू 210 का लॉट इंटू 519 कॉन्ट्रैक्ट्स, सो वो आता है कुछ 88 करोड़ 91 लाख 67, सॉरी थोड़ा सा चेंज, 88 करोड़ 89 करोड़ 89 करोड़ 91 लाख 67,500, ठीक है। अगर उसको हमें लैक्स में लिखना रहा तो हम कैसे करेंगे, लैक्स में 3 2 5 ये रहा, क्या मैं 8,991 लैक्स बोल सकता हूँ? मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं वैल्यूज़ में गड़बड़ तो नहीं है। 8250 और 210, ठीक है। 8250 210 इंटू 519 कॉन्ट्रैक्ट 8,99167 8,99167 500, ठीक है। लैक्स में करेंगे तो 8,991.6750, तो ये मैं लिख लेता हूँ 8,991.675, ये सब कुछ लैक्स में ऊपर में, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, एक चीज़ तो समझो, आपकी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन थी, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन थी, आपने ये बेच रखा है। जो भी चीज़ मैं बेच देता हूँ मैं मानता हूँ कि हायर वैल्यू पे बिके, यानी कि अब मैं चाह रहा हूँ कि निफ्टी गिरे तो मेरे को प्रॉफिट होगा। निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो गिरी हुई प्राइस पे वापस बाय करोगे। चलो, पर एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ ये कि 2% से निफ्टी बढ़ गया। बढ़ गया तो कितना हो गया सर, अब बढ़ गया तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने जो अमाउंट पे बेच दिया उसके बाद बढ़ गया, तो अब बढ़ी हुई अमाउंट पे खरीदना पड़ेगा, तो इस पे 2% का आपको नुकसान होगा, जो कि आता है लॉस 179.8335 का आ गया लॉस, ठीक है। अब आप पोर्टफोलियो की बात करो। पोर्टफोलियो जो अभी आपका 20,000 है, ध्यान देना सर, ये इसमें 3 शेयर है XYZ। सर रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी तो है, वो क्वेश्चन खत्म सर, वो अलग चीज़ थी। अभी 3 ही शेयर है XYZ, और इसका बीटा कितना 1.4 है। इसका बीटा अगर 1.4 है तो ये कितने से चेंज होगा, मार्केट के 2% मल्टीप्लाइड बाय 1.4, यानी कि 2.8% से ये भी ऊपर जाएगा, तो इसमें होगा हमको फ़ायदा। 20,000 पे 2.8% कैलकुलेट करो तो वो है 560 लैक्स का फ़ायदा। अब आप नेट निकालो कितना हो रहा है आपको। कैश मार्केट में पोर्टफोलियो पे फ़ायदा हुआ, फ्यूचर्स मार्केट में अनफॉर्चुनेटली नुकसान हो गया। 560 179.8335, आपका आंसर आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, 380.1665, ठीक है। 380.1665 का आपका फ़ायदा है। अब आप कैलकुलेशन करो, एक 380.1665 डिवाइडेड बाय आपके ओरिजिनल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी 20,000, डिवाइड करो इंटू 100, यानी कि आपका 1.9% से फ़ायदा हुआ है टोटल मिला के। अगर नेट में मैं बोलूँ, नेट में, ग्रॉस में तो 2.8 का था यहाँ फ़ायदा, पर ये लॉस भी कंसिडर करेंगे तो 2.8 गिर के अब कितना हो गया 1.9%। अब थोड़ा सा ध्यान दो और मुझे बताओ कि जब मार्केट 2% से ऊपर गया, मेरा नेट पोर्टफोलियो 1.9% से ऊपर गया, 1.9 डिवाइडेड बाय 2, पोर्टफोलियो बीटा
जो सॉरी चेंज इन पोर्टफोलियो, चेंज इन मार्केट, तो ये आ गया 0.95 आपके पोर्टफोलियो का बीटा। सिंपल, आपके पोर्टफोलियो का बीटा 0.95 हो चुका है। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने वही करा है, देख लो। अभी वैल्यू थी 20,000 लाख की, ठीक है। वो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर राइज 2% से इंडेक्स बढ़ा, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा 1.4 था, तो मेरा पोर्टफोलियो 2.8% से बढ़ेगा 20,000 लैक्स पे। तो 20,000 पे 2.8% ऐड कर दोगे तो 2560 आएगा वो, ठीक है। कंफर्म हो गया यहाँ तक। इसके बाद मार्क टू मार्जिन पेड, पेड क्यों आया? पेड का मतलब ये सर लॉस हो गया आपको 179.83 का, यही था वो 179.83 जो हमने यहाँ पे लिखा, वो आपने लॉस हो गया। तो अल्टीमेट आपका जो आया पोर्टफोलियो वैल्यू वो है 20,380.17, 20,000 का पोर्टफोलियो और 380 का आपका प्रॉफिट नेट। ये रहा हमारा 380 का प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ। अब आगे आ जाओ। ध्यान देना सर, ये जो आपका 20,000 से 2380 हुआ वो कितना परसेंट था? 1.9%। ये पोर्टफोलियो का चेंज है, चेंज इन पोर्टफोलियो, और ये है चेंज इन मार्केट। डिवाइड कर दो। हम नहीं बोलते कि मार्केट अगर 10% से बढ़ा, दैट इज़ चेंज इन मार्केट, और पोर्टफोलियो का बीटा अगर हमारा 1.4 है, तो चेंज इन पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए? 14%, है ना। तो हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 करते हैं इज इक्वल टू 14। तो आप एक काम करो ना, ये 10 को उधर लेके चले जाओ, तो ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट। ये चेंज इन पोर्टफोलियो इसके डिवीजन में आ जाएगा चेंज इन मार्केट, तो यही तो करा। पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट, तो आगे आपका नया पोर्टफोलियो 0.95। ठीक है सर, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट लेते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव पे। कंपनी है लॉन्ग है ऑन 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे हमारा जो असेट है वो है कॉपर, यानी कि कमोडिटी। 10 मेट्रिक टन, 10 इंटू 1000 kg, 10,000 kgs, और लॉन्ग यानी हमने खरीद रखा है कॉपर को। कॉपर फ्यूचर या फॉरवर्ड नहीं लिखा, यानी कि रियल में हमारे गोडाउन में कॉपर पड़ा होगा, ठीक है। 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर एट 474 रुपीज़ पर kg स्पॉट में, एंड इंटेंड्स टू रिमेन सो, यानी कि हम खरीदे हुए रहना चाहते हैं फॉर द एंशुइंग क्वार्टर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंजेस ऑफ इट्स स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस। कॉपर की स्पॉट मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में प्राइस के जो चेंजेस हैं वो आपको दिए हुए 4 and 6% रिस्पेक्टिवली, and the coefficient of correlation between the spot and future market of the copper is 0.75। ध्यान देना सर, standard deviation of spot prices, standard deviation of futures prices of copper और correlation को coefficient of spot and future prices of copper, ठीक है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, वो आपको दिया हुआ है। क्या है? 4 and 6%। 4% मार्केट में प्राइसेस चेंज होती है स्पॉट में, 6% होती है मार्केट फ्यूचर्स में कॉपर की, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनका है 0.75, ठीक है। व्हाट इज इट्स हेज रेशो एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कॉपर फ्यूचर इट शुड शॉर्ट। शॉर्ट क्यों करेगा सर? सबसे पहले तो ध्यान दो कि स्पॉट मार्केट में हम लॉन्ग है, यानी हमने खरीद रखा है। दोनों मार्केट में असेट सेम है, कॉपर कॉपर, तो इन दोनों का जो आप बोल सकते हो जनरली बीटा विदाउट दीज इंफॉर्मेशन शुड बी 1, बट इंफॉर्मेशन दी हुई है तो 1 से थोड़ा डेविएट करेगा। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बीटा है तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट जाएंगे, अपोजिट लेंगे एक्शन फ्यूचर्स मार्केट में, कि यहाँ नुकसान हुआ तो यहाँ फ़ायदा हो जाए, यहाँ फ़ायदा हुआ तो यहाँ नुकसान हो जाए, नेट में ज़ीरो आए। इसीलिए हेजिंग करने के लिए अपोजिट पोजीशन लेनी है यहाँ पे, टू अचीव द परफेक्ट हेज, यानी कि ज़ीरो रिस्क होना, पूरा रिस्क हटाना है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने जो पूछा हेज रेशो क्या होना चाहिए। हेज रेशो आपको क्या देता है? हेज रेशो आपको परसेंटेज देता है कि स्पॉट मार्केट में आपकी जो पोजीशन है उसका कितना परसेंट आपने फ्यूचर्स मार्केट में लेना चाहिए, और ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। हेज रेशो इज नथिंग बट बीटा। बीटा ही तो आपको बताता है कि कितना हिस्सा आपने फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन लेनी चाहिए। एक सेकंड ना, मैं आपको अभी बताता हूँ।
हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, बस तब वो वर्ड यूज़ नहीं करा था, अब कर लिया। ये याद है आपको पोर्टफोलियो, सॉरी ये याद है आपको यहाँ जहाँ मार्किंग करी थी ये, कि पोर्टफोलियो की वैल्यू स्पॉट मार्केट में अगर 100 है, बीटा 1.2 है, तो फ्यूचर्स में 100 इंटू 1.2 120 की पोजीशन लेने की ज़रूरत है। क्वेश्चन अभी भी यही पूछ रहा है कि हमने कॉपर खरीद रखा है स्पॉट मार्केट में, उसका हेज रेशो बताओ यानी कि बीटा, ताकि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चले कि फ्यूचर्स मार्केट में कितनी पोजीशन लेनी ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे 47,40,000 के आसपास की वैल्यू है। चलो अब देखते हैं। तो आपको क्या निकालना है सर, बीटा, बीटा निकालना है। और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मार्केट के और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में आप सबसे पहले तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट लेते हो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक आई डिवाइडेड बाय मार्केट, यहाँ पे स्पॉट डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स, यही तो लिया है। ये और कोई नहीं सर, कोरिलेशन एनालिसिस है। बीटा निकालने का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने फॉर्मूला देखा था वही है, बस यहाँ पे नाम उसको हेज रेशो दे दिया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंजेस इन स्पॉट प्राइसेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर्स प्राइसेस इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप करोगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भैया हेज रेशो हमारा कितना आ रहा है, 0.5, दिस इज बीटा। यानी कि अगर मेरी स्पॉट मार्केट में पोजीशन 100 है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरी फ्यूचर्स में पोजीशन कितनी होनी चाहिए, 50 रुपीज़ की। तो अब आप पता करो कि स्पॉट मार्केट में पोजीशन कितनी है सर, बहुत सिंपल। आपको लिखा तो इन्होंने ऐसा है, मैं सिंपल लिख देता हूँ, 10 मेट्रिक टन यानी कि 10,000 किलोग्राम आपके पास में कॉपर है 474 के रेट से, तो वो हो गया 47,40,000। इसका 0.50 आप, ये हो गया स्पॉट मार्केट में, ठीक है। इसका 0.50 आपको फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन लेनी है, यानी कि 23,70,000 रुपये। ये आपको करना है शॉर्ट। क्या मतलब हो गया कि अगर मार्केट 10% से यहाँ पे बदलेगा तो यहाँ 5% से बदलेगा, आधा ही बदलेगा, इसलिए 0.5 आया, आधा, ठीक है। कहानी ख़त्म। तो इन्होंने पहले हेज रेशो पूछा था, हमने निकाल के दे दिया, और कितना फ्यूचर्स हमने बेचना चाहिए वो हमने निकाल के दे दिया हेज रेशो से मल्टीप्लाई करके। अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है। मेरे से गलती हो गई कि मैंने ये 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ये वाला होना ज़्यादा सही था, पुराने वाले में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसमें थोड़ा और पूछा गया है। तो आगे और कंटिन्यू करते हैं सर। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, लॉन्ग हो आप 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर एट 534 kg, ठीक है, स्पॉट में, और आप इंटेंट्स टू रिमेन सो, और वेरिएंस आपको दिया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये वेरिएंस ऑफ चेंज इन स्पॉट्स प्राइसेस है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंजेस का स्क्वायर, 16%। तो इसको तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट डाल के। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंजेस इन फ्यूचर्स प्राइसेस का स्क्वायर 36, इसको भी स्क्वायर डालोगे तो क्या आ जाएगा, 6%। तो ये 4 और 6% ही है जो पिछले क्वेश्चन में दिए थे, बस थोड़ा और एडिशनल आपको वर्किंग करके दे दी यहाँ पे, ताकि आपकी एक स्टेप और बढ़ जाए आगे। अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है सर, 0.75, ठीक है। वापस बीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही करोगे, 0.75 इंटू 4/6 करोगे, ठीक है। गलती अगर आप फटाफट आपने क्वेश्चन करने की कोशिश करी है तो आप गलती कर बैठोगे, 16/36 ले लोगे, वहाँ आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो यहाँ पे भी हमारा हेज रेशो तो 0.5 ही आया, क्योंकि बाकी सारी फिगर सेम थी। वेरिएंस को हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट कर लिया था। ये हो गया आपका ऑप्टिमल हेज रेशो फॉर परफेक्ट हेजिंग, ठीक है। ये पिछली बार भी था। अब एडवाइज द पोजीशन टू बी टेकन इन फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट में कौन सी पोजीशन लोगे सर, देखो 2 चीज़ होती है, स्पॉट मार्केट में आप पता करो लॉन्ग हो कि शॉर्ट हो, लॉन्ग है, और बीटा पॉजिटिव है, तो फ्यूचर्स मार्केट में हम शॉर्ट जाएंगे, अपोजिट लेंगे। कैसे सर, रूल बनाना है तो कैसे करोगे, देखो 2 चीज़ है, फॉर पॉजिटिव बीटा स्पॉट मार्केट में जो पोजीशन है उसकी उल्टी पोजीशन यानी कि अपोजिट पोजीशन लोगे फ्यूचर्स में। लॉन्ग है तो शॉर्ट, शॉर्ट है तो लॉन्ग। पर अगर बीटा आपका निगेटिव है तो स्पॉट मार्केट में जो पोजीशन है वही पोजीशन आपको फ्यूचर्स में लेनी पड़ती है हेजिंग करने के लिए। लॉन्ग है तो लॉन्ग, शॉर्ट है तो शॉर्ट, ठीक है। अभी हम कहाँ फंस रहे हैं, हम इसमें फंस रहे हैं कि हमारा बीटा तो पॉजिटिव है और स्पॉट में पोजीशन लॉन्ग है, तो हम फ्यूचर्स में शॉर्ट लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, आगे देखो। सो ये रहा शॉर्ट पोजीशन का क्वेश्चन आ गया। अब लास्ट वाला पार्ट क्या पूछता है, डिटरमाइन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर्स टू अचीव परफेक्ट हेज। क्या है, आधा, 1000 का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है सर, 1000 किलो का, 1000 किलो का एक कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल आपके पास 10,000 किलो है, ध्यान देना 10,000 किलो है,
डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 10 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, लेकिन कब? जब आपको पूरा 1 का हेज रेशो आता, लेकिन आपका हेज रेशो तो 0.5 का है, इंटू 0.5 कर दो तो आपको सिर्फ 5 कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत है। ये रहा 10,000 बाय 1000 इंटू 0.5, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको शॉर्ट जाने की ज़रूरत है, और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 5000 को 534 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 पे, थोड़ा सा ध्यान दो। मज़ा आया? ठीक है, अब आएगा और मज़ा, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, रिवर्स कैलकुलेशन है। अब आपको पता है क्या, लॉस दिया हुआ है कि मैंने हेजिंग तो कर ली, पर हेजिंग करने से जो एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जितने से बदलेगा उतना नहीं बदला, इसलिए ज़ीरो प्रॉफिट लॉस आने की बजाय मेरा कुछ लॉस आ गया। अब मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन करने, जितना अभी तक सीखा उसका एग्जैक्ट रिवर्स। मिस्टर केयरलेस वॉज एम्प्लॉयड विथ एबीसी पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। द वर्क प्रोफाइल ऑफ मिस्टर केयरलेस इन्वॉल्व्स एडवाइजिंग द क्लाइंट्स अबाउट टेकिंग पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट टू ऑब्टेन हेज। ये बंदा क्या करता है, अपने क्लाइंट्स को बताता है कि भैया आपको हेजिंग करने के लिए क्या पोजीशन लेने की ज़रूरत है फ्यूचर्स मार्केट में, शॉर्ट या लॉन्ग, और कितनी। ठीक है, अब मिस्टर ट्रिपल जेड उनका रेगुलर क्लाइंट था, उन्हीं सारे क्लाइंट्स में से एक जिसने परचेज करके रखा था। थोड़ा ध्यान देना, जिसने परचेज करके रखा था 1,00,000 शेयर एक्स इनकॉर्पोरेशन के $22 में। ठीक है, एंड सोल्ड यानी कि शॉर्ट है 50,000 शेयर्स APLC के $40 पे, जिसका बीटा था 2। अब मैंने इन सब चीज़ों को पहले टेबल में लिख लिया था ताकि आपका टाइम बचा सके। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, ये रहा, ध्यान दो क्या करके रखा है। एक्स इनकॉर्पोरेशन के 1,00,000 शेयर्स खरीद के रखे थे $22 के भाव से, वो भी खरीदा था तो लॉन्ग। तो आप देखो कितना हो गया, 1,00,000 इंटू 22 करोगे तो 22 लाख का आपका वैल्यू हो गया ए का, एक्स का सॉरी। ठीक है, और APLC का क्या हुआ, 50,000 क्वांटिटी आपने बेचा है 40 के भाव से, तो ये हो गया शॉर्ट, यहाँ मैंने शॉर्ट लिखा, और 20 लाख को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि मैं डिफरेंस बता सकूं। ऊपर वाला खरीदा है तो पॉजिटिव, नीचे वाला बेचा है तो निगेटिव, और इसका हमको बीटा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना अब आप समझो कि आपका ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया उसकी नेट वैल्यू जो है वो आ रही है लॉन्ग 2 लाख की। ठीक है, ये $2 लाख लॉन्ग आ रहा है, यानी कि 22 लाख का खरीदा, 20 लाख का बेचा, तो 2 लाख अभी बचा है नेट वैल्यू। ठीक है, आगे। अब हाँ, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। मिस्टर केयरलेस एडवाइज्ड मिस्टर ट्रिपल जेड। केयरलेस का काम ही यही था कि भैया वो एडवाइस देता था कि क्या पोजीशन लेनी चाहिए। उसने एडवाइस दे दिया कि भैया शॉर्ट पोजीशन लो, शॉर्ट पोजीशन लो इंडेक्स फ्यूचर में, विच इज ट्रेडिंग एट $1,000 ईच कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही $1,000 है, यानी कि इसमें प्राइस और लॉट साइज आ गई, ये रही $1,000। हमने क्या करा, शॉर्ट कर दिया, बेच दिया, $1,000 पे बेच दिया। जनरली कोई अमाउंट पे अगर आप पहले बेच देते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइसेस गिरेगी ताकि आप सस्ते में खरीद लोगे और आपको फायदा हो जाएगा। आगे, दो मिस्टर केयरलेस, ध्यान देना, अब मिस्टर केयरलेस यानी कि वो उनका एडवाइजर, नोटेड द नेम ऑफ APLC अलॉन्ग विद इट्स बीटा वैल्यू। APLC जो कंपनी थी जो शेयर्स बेचे थे उसकी बीटा वैल्यू तो लिख ली उन्होंने मिस्टर ट्रिपल जेड के डिस्कशन के टाइम पे, पर एक्स इनकॉर्पोरेशन जिसके शेयर्स खरीदे थे उसकी बीटा वैल्यू रिकॉर्ड करना भूल गए, है ना, भूल गए, कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे। अब ऑन द नेक्स्ट डे मिस्टर ट्रिपल जेड ने क्लोज कर ली अपनी पोजीशन, जब शेयर्स एक्स के 2% से गिर गए थे, ए के 3% से बढ़ गए थे, और फ्यूचर्स जो है इंडेक्स का वो 1.5% से गिर गया था। सो तीनों में क्या चेंजेस आए वो भी उन्होंने लिख दिए, हम भी लिख लेते हैं। 2, 3 और 1.5, आ जाओ। ये 2% से गिर गया, ये 3% से बढ़ गया, और ये 1.5% से ड्रॉप्ड, ये भी गिर गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो जब हमने पोर्टफोलियो बनाया तो ये हमारी पोजीशन थी, ठीक है, ये हमारी पोजीशन थी, पर यहाँ ध्यान देना ये $1,000 जो है ना, ये टोटल वैल्यू नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, ये तो बात मानते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट $1,000 इंटू
मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे होंगे ना, कितने बेचे ये नहीं पता, तो उसको ले लेते हैं y। सो हमने टोटल मिला के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, 1000 y। ये हमें निकालना है सर, निकालेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, हमने बेचे। तो अब हमारा जो नेट पोर्टफोलियो बन के आया, ये भी माइनस ले लो क्योंकि बेचा है। सो वो कुछ इस तरह का है, 2 लाख पॉजिटिव वैल्यू माइनस $1000 y। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हुआ स्टार्टिंग का, इट विल लुक लाइक दिस, इन्वेस्टमेंट नहीं पोर्टफोलियो वैल्यू, कि $2 लाख नेट में माइनस क्यों आया वो आपको समझ गया, $1000 y, ठीक है। अब आगे क्या हुआ थोड़ा ध्यान देना। अब आगे हम हर एक में चेंज ला लेते हैं कि भैया ये सारा चेंज 2%, 3%, 1.5% का चेंज आने के बाद हुआ क्या। अब देखो, लॉन्ग हो आप, 22 लाख रुपए से आपने खरीदा है और मार्केट गिर गया, 2% से शेयर्स गिर गए, 22 लाख माइनस 2% कर दूंगा तो यहां हो जाएगा अब मेरा 21,56,000 इसकी वैल्यू हो गई। डायरेक्ट आप लॉस भी निकाल सकते हो 2% से मल्टीप्लाई करके। और ये चीज़ जो मैंने 20 लाख की बेची थी वो अब ऊपर चली गई है। मैं नहीं चाहता था सर, जो चीज़ मैं बेच चुका हूँ उसकी वैल्यू गिरे तो ही मेरे को फ़ायदा है, बढ़ जाएगी तो नुकसान है। तो अब 20 लाख प्लस 3%, यानी कि मुझे अब ये 20,60,000 में ख़रीदना पड़ेगा। देखो 20 लाख में बेच के अगर 20,60,000 में मैं खरीदूंगा तो नुकसान तो होगा ना सर। ये लो माइनस कर दो, इसको भी नेट कर लो का 96,000 का, ठीक है चेंज। सो ये 2 लाख का था, वो 96,000 आ गया। अब मार्केट देखो, मार्केट $1,000 वाई यानी निफ्टी ये फ्यूचर्स जो भी थे हमारे, वो हमने बेचा था और उसके बाद गिर गया। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब गिरी हुई प्राइस पे हमें खरीदना पड़ेगा वापस। $1,000 वाई था, 1.5% हटाओगे तो वो आएगा 985 वाई निगेटिव में, इसको डॉलर भी डाल देते। अब इसको कर लो नेट ऑफ, तो वो ऐसा दिखेगा कि अब हमारी पोजीशन जो है 96,000 माइनस $96,000 माइनस 985 वाई, ऐसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी और वो 12 रुपये हो गई तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही प्रॉफिट निकालोगे। तो ये वाली वैल्यू पहले लिखोगे, ये बाद में लिखोगे, राइट। वैसे ही इसका प्रॉफिट निकालो सर, इसका ये जो वैल्यू है हमारी उसका प्रॉफिट निकालो कि भैया पहले इतनी थी बाद में उतनी हो गई, तो इक्वेट करोगे तो वो आपका प्रॉफिट और लॉस आएगा जो भी होगा। सो वो मैं इक्वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। $96,000 माइनस 985 वाई, और यही माइनस करूँगा $2 लाख इनिशियल जो थे माइनस $1,000 वाई। अब ये एक्चुअली आना चाहिए प्रॉफिट और लॉस। कंपनी ने क्या बोला, थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोलता है आपका आगे कि मिस्टर ट्रिपल जेड ने इन्फॉर्म किया केयरलेस को दैट ही हैज़ मेड अ लॉस ऑफ 1,14,500 का ड्यू टू द पोजीशन टेकन। भाई तूने जो बोली थी वही पोजीशन मैंने ली और मेरे को नुकसान हो गया $1,14,500 का। देखो 1 लाख, नुकसान को तो नेगेटिव में लिखेंगे, प्रॉफिट को पॉजिटिव में लिखते हैं, तो थोड़ा इसको इधर सरका लेते हैं। 1,14,500। अब इस इक्वेशन को और कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। वाई निकल के आएगा। वाई क्या था सर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना। सो 96,000 माइनस 2 लाख अगर मैं करूँगा तो $1,04,000 आएगा वो नेगेटिव। उसके बाद में आप ध्यान दोगे कि ये तो निगेटिव है ही $985 का, ये जो निगेटिव है $1,000 का, ये माइनस का साइन लगने के बाद प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस $1,000 और ये माइनस $985 वाई। तो ये आपका बन के आएगा प्लस $15 वाई इज इक्वल टू माइनस। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू, पहले तो 1,14,500 में से 1,04,000 हटाया, वो आया 10,500, फिर 15 को उधर भेजा आपने
तो आपका y निकल के और ये है निगेटिव सर, y निकल के आया -700। देखो जनरली ये और कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका, और कुछ नहीं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब पॉजिटिव आता है तो आप क्या करते हो, अपोजिट पोजीशन लेते हो। यहाँ पे भी आपने जो 700 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे ये अपोजिट पोजीशन में लिए थे, शॉर्ट करा था। इनका जो आंसर अभी निकल के आता है उस हिसाब से तो लॉन्ग होना चाहिए, पर अभी उसमें नहीं जाते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। 700 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ गए। अब आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालते हो सर आप, जनरली वैल्यू टू बी हेज्ड मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अगर पूरे बीटा से मतलब पूरा ही रिस्क हटाना होता है तो पूरे बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ध्यान देना ये आपका यहाँ पे -700 था, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी वैल्यू हेज करनी थी। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में दो चीज़ें आपकी जो वैल्यू हेज करनी थी वो इस तरीके से लिखोगे। आपका 22 लाख का कहाँ गया, ये रहा, 22 लाख की लॉन्ग पोजीशन थी एक सिक्योरिटी में, मल्टीप्लाइड बाय बीटा करोगे, वो रिस्क हटाना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बीटा ऑफ एक्स। यही ना फॉर्मूला में, वैल्यू टू बी हेज्ड मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो ये हो गया पहले शेयर का और माइनस करोगे दूसरे इसका पोजीशन, यानी कि वैसे तो ऐड करोगे पर यहाँ मैं दूसरा शॉर्ट होने की वजह से माइनस सीधा सीधा लिख देता हूँ। 20 लाख इंटू 20 लाख की पोजीशन है हमारी, किसमें, शॉर्ट पोजीशन है दूसरे वाले यानी APLC में, जिसका बीटा 2 हमको दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या मैंने सही लिखा। इससे हमारा क्या निकल के आता है कि कितनी वैल्यू हमें हेज करनी है। ये लॉन्ग पोजीशन है तो पॉजिटिव लिखा, वो शॉर्ट पोजीशन है तो निगेटिव लिखा, दोनों का टोटल कर लिया। अब टोटल में यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट है तो नेट ऑफ होएगा, है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, $1000। कहानी खत्म। अब आप इस चीज़ को सॉल्व करो, बीटा ऑफ एक्स निकल के आएगा आपका $1000 इधर आएंगे, 700 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो ये आ गया 7 लाख, और 20 लाख इंटू 2 40 लाख इधर आ जाएगा, 40 लाख। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो, 47 लाख इज इक्वल टू 22 lakhs, सॉरी 47 कैसा निगेटिव है ना, ये तो निगेटिव है। सो -7 लाख आएगा ये 1000 जाने के बाद में, ये इस तरीके से माइनस ये इधर प्लस हो जाएगा आने के बाद 40 लाख इज इक्वल टू 22 lakhs बीटा एक्स। सही लिखा। सो बीटा एक्स इज इक्वल टू ये 33 lakhs आ गया, 33 lakhs, ये माइनस था तो पॉजिटिव में 22 lakhs, पॉजिटिव में बीटा आ गया एक्स का 1.5। आया समझ में, सिंपल। ये देखो यहाँ पे भी वही चीज़ करी हुई है सर, हमने इक्वेट करा। सबसे पहले तो करंट पोजीशन बनाई हमने कि अभी हमारी पोजीशन क्या है, $2 लाख माइनस $1000 वाई। फिर चेंज के बाद में हमारी पोजीशन क्या बनी, और इन दोनों को हमने इक्वेट करा और लिखा कि भैया हमें नुकसान हुआ है 1,14,500 का। अब इन्होंने क्या करा, देखो 2 लाख वाली चीज़ पहले लिख दी, 96,000 बाद में लिखा, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं डाला। जनरली हम ऐसा करते हैं कि भैया इसमें से पुरानी चीज़ माइनस करते हैं तो माइनस का साइन डालते, तो आप डाल सकते थे। इसका आंसर आपका फिर भी निगेटिव सेम आंसर आता है। 700 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने शॉर्ट करे, निगेटिव आया, ठीक है। और उसके बाद बीटा 33 lakhs डिवाइडेड बाय 22 lakhs। बीटा कैसे निकालोगे, वही आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा, 1.5 आपका बीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा ध्यान दो सर। अब Mr. X is having a portfolio of shares worth 170 lakhs at a current price of 8 and cash rupees 30 lakhs। 8 रुपये की प्राइस, 8 रुपये की कोई प्राइस होती है, एट अ करंट प्राइस होगा, वो 8 ज़बरदस्ती का बैठा है। चलो, द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज़ 1.6। अच्छा, ये जो पोर्टफोलियो है आपका शेयर्स का 170 लाख का, उसका बीटा है 1.6। आफ्टर 3 months द प्राइस ऑफ शेयर्स ड्रॉप्ड बाय 3.2। अब आप पोर्टफोलियो बना लो। ये करंट प्राइस 8 हटा देना, मैं भी आपका यहाँ से हटा दूंगा अपने वाले पार्ट में से, एक सेकेंड दो।
ठीक है, जब तक लोड हो रहा है मैं 2 मिनट लेता हूँ। अब हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं। हमारे पास में पोर्टफोलियो में क्या है सर, शेयर्स है और कैश है। शेयर्स है 170 लाख के, 30 लाख का हमारे पास में कैश है। ठीक है, शेयर्स का ये हो गया 200 लाख। तो आपका वेट यहाँ पे बहुत क्लियर बन जाता है। 85% का वेट इसका है, 15% का वेट इसका है। ये हो गया वेट। अब मैं बीटा की बात करता हूँ। शेयर पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो 1.6 है। ठीक है, और कैश का बीटा कितना होता है, 0। कैश का कोई रिस्क नहीं है। चलो ये ओपन हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। शेयर पोर्टफोलियो, हाँ, एट करंट प्राइस ऑफ 8 का कुछ काम होगा तो देखेंगे आगे। मेरे को नहीं लगता 8 का कोई काम होगा। चलो यस, ठीक कर दिया हमने। टाइम टू टाइम क्या नोट्स ठीक हो जाए ना, तो अगली बार प्रिंटिंग में फिर से वापस स्टार्टिंग से देखना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आप क्या इससे आपका पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हो? यस सर, पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना आसानी से निकल सकता है, वेटेड एवरेज बीटा। ये तो पार्ट 0 ही हो गया। कैश का बीटा 0 होता है, कैश तो बैठे बैठे उतनी ही रहती है, वो थोड़ी बदलती है। सो 1.6 इंटू 85% करोगे तो वो 1.36 आता है। तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का बीटा कितना आ गया, 1.36। अब ध्यान देना, 3 महीने बाद मेरे प्राइसेस जो है शेयर्स की वो गिर गई 3.2, यानी कि ये जो 170 लाख है वो 3.2% से गिर गया। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने बोला करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालो, वो हमने निकाल लिया 1.36। कितना आसान था, वेटेड एवरेज निकालना था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस से निकालना है कि पोर्टफोलियो का बीटा कितना होगा 3 महीने बाद। अगर हमने कुछ करा है स्टार्टिंग में, तभी वापस निकालने बोला। मिस्टर एक्स ऑन करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ऑन 200 लैक्स निफ्टी फ्यूचर। सबसे पहली बात तो हम ऑलरेडी, ध्यान देना, स्पॉट मार्केट में लॉन्ग थे, बीटा हमारा पॉजिटिव था। तो फ्यूचर्स मार्केट में हमने क्या करना चाहिए था सर, शॉर्ट जाना चाहिए था। तभी आपका रिस्क जो होता वो 0 होता। ठीक है, कि भैया कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान। अब या तो दोनों जगह फ़ायदा होगा या तो दोनों जगह नुकसान होगा, ध्यान देना। सो अब आपको वापस से पोर्टफोलियो की वैल्यू बतानी है, पोर्टफोलियो का बीटा बताना है कितना हो गया है, कि अगर हमने 200 लाख के निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद लिए और 3 महीने बाद क्या। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका पोर्टफोलियो बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया शेयर्स का पोर्टफोलियो, ये हो गया कैश का पोर्टफोलियो 170 लाख, ये हो गया 15 लाख। ठीक है, और यहाँ आपने क्या करा, निफ्टी के फ्यूचर्स जो है वो लॉन्ग कर लिया। आप लॉन्ग हो यहाँ पे भी आपने लॉन्ग कर लिया 200 लाख से सबसे पहले तो। ठीक है, इसका बीटा 1.5 है, शेयर्स का 1.5 नहीं, ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, 1.36 वाला। ठीक है, 1.6 है शेयर्स का बीटा, इसका 0। ये तो मार्केट ही है, इसका तो बीटा 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब क्या गिरा क्या बढ़ा। आफ्टर 3 months द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ड्रॉप्ड बाय 3.2%। इसमें कितने का बदलाव आया, 3.2%। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, रिवर्स कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन में अच्छा क्वेश्चन ने क्या पूछा है अल्टीमेटली, कि पोर्टफोलियो का अब हमें बीटा बताना है कितना हो चुका है नेट में, वो भी हम बताएंगे। थोड़ा ध्यान दो, पोर्टफोलियो के बीटा के पहले आपको जो लगेगा वो है निफ्टी में चेंज कितना आया मार्केट में। देखो, रिटर्न ऑफ मार्केट अगर 10% होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, और मार्केट, हाँ, और हमारे पोर्टफोलियो का बीटा 1.6 होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 16% होगा। 10 इंटू 1.6, राइट। अब बीटा निकालो, बीटा निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज नथिंग बट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑफ मार्केट। यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ, 16/10 करने से भी मेरा 1.6 आता है, बराबर, बिल्कुल बहुत बराबर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको मैं पोर्टफोलियो का बीटा दे दूं और मैं आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न दे दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि मार्केट में कितना चेंज आया? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। आप मार्केट को इधर भेज दो, पोर्टफोलियो बीटा को इधर भेज दो, यानी कि जितना भी पोर्टफोलियो में चेंज आया वो लिखो 3.2%,
और पोर्टफोलियो के बीटा को डिवाइड करो 1.6, तो क्या मार्केट का रिटर्न निकल के आएगा? चेंज, यस सर आएगा। 2% मार्केट में बदलाव हुआ, यही हमें लिखना है, पहला वाला पार्ट आपका, ठीक है, ध्यान देना। Beta of the portfolio share 1.6 is nothing but change in the value of portfolio, that is return of portfolio divided by return of market, ठीक है। तो आपने क्या करा, इज इक्वल टू 1.6। अब आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप मार्केट का रिटर्न निकाल सकते हैं, वो निकल के आया सर आपका 2%। यहाँ तक आपको समझ में आया? मार्केट कितने से बदला उसी दौरान, ध्यान देना, उसी दौरान मार्केट कितने से बदला? 2% से, और गिरा है दोनों, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मार्केट 2% से गिर गया, 200 लाख पे 2% का आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी और प्राइसेस अब गिर गई, तो अब आपको नुकसान होगा सर, बिल्कुल नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा। आपका जो नुकसान होगा, अब वो पोर्टफोलियो हो गया 196 का, यानी कि यहाँ पे 4 लाख रुपए का नुकसान होगा। ये पोजीशन आप क्लोज कर दोगे 4 लाख रुपए का पेमेंट करके। 4 लाख रुपए का पेमेंट करोगे कहाँ से? कैश बैलेंस आपको पड़ा, आपके पास पड़ा हुआ है, तो कैश का बैलेंस कितना हो गया सर? 15 का हो गया, वो अब 11 लाख रुपए, तब जाके ये पोजीशन क्लोज हुई, क्योंकि 4 लाख रुपए आपने यहाँ से निकाल के फ्यूचर्स में सेटल करे एज अ लॉस का जो पेमेंट करना था। तो अब आपके पास कैश है 11 लाख रुपए की, और शेयर्स कितने के हैं? 170 लेस 3.2%, दैट इज 164.56। तो अब आपका पोर्टफोलियो का जो टोटल है वो है 175.56, ठीक है, 175.56। अब आप देखो 200 का पोर्टफोलियो 175.56 हो गया, कितना चेंज हुआ? रुको, कुछ तो गलत हुआ ना, 170 है 185 है, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी मेरी गलती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। हमारे पास 15 लाख नहीं सर, हमारे पास 30 लाख रुपए है कैश, तो ये हम लिख लेंगे फिर से, ये 30 लाख लिख लिया, तो ये 200 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जो 4 लाख रुपए का लॉस है, मैं वापस वहाँ से चलता हूँ, वो 30 लाख रुपए की कैश में से सेटल करा, तो अब हमारे पास कैश कितनी बची होगी? 26 लाख रुपए, 164.56 प्लस 26, तो यानी हमारे पास अब टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 190.56। देखो ये तो पूरी आइटम निकल गई, 200 और 196 का डिफरेंस लॉस देके हमने ये पूरा क्लोज कर दिया, अब इसे भूल जाओ। 200 लाख का पोर्टफोलियो अब आपका 190.56 हो गया सर। कितना परसेंट में चेंज आया? आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.72% गिर गई। किस दौरान? जिस दौरान मार्केट 2% गिरा, ठीक है सर। अब वापस से पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे। पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट पोर्टफोलियो में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय मार्केट में कितना चेंज आया। पोर्टफोलियो में चेंज आया 4.72% का, जिस दौरान मार्केट में 2% का चेंज आया। क्या मेरा नया पोर्टफोलियो बीटा निकल के बन सकता है यहाँ पे? 2.36। बढ़ गया रिस्क। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी गलती करी। आपको यहाँ पे शॉर्ट जाना चाहिए था। अगर आपकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन थी, बीटा पॉजिटिव था, तो यहाँ शॉर्ट जाना चाहिए था। आपने अपना रिस्क बढ़ा लिया। रिस्क बढ़ा लिया यानी कि लॉस भी ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा। सो ये रहा, ध्यान दो। अब यहाँ पे ये तो आपका आंसर आ गया था 2% का, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, 200 लाख पे 2% का आपको नुकसान हुआ 4 लाख का, तो 196 लाख रुपीज़ हो गया। वो 4 लाख रुपए की अपनी भरपाई कहाँ से करी सर? ये 4 लाख रुपए की भरपाई कैश के 30 लाख रुपए में से करी, तो अब आपके पास कैश जो है वो 26 लाख रुपए का बचा है, ठीक है। कैश 26 लाख रुपए का बचा है, और आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो जो 170 लाख का था वो अब 190.56 लाख हो गया 26 लाख को ऐड करके, राइट। अब आपका 200 का पोर्टफोलियो 190 हो गया, यानी कि कितना परसेंट चेंज आया सर? 4.72% चेंज आया। ये है मार्केट आपके पोर्टफोलियो का चेंज डिवाइडेड बाय मार्केट का चेंज इज इक्वल टू पोर्टफोलियो का बीटा। ये हमने निकालना देखा था ना। ये सही है नहीं है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ सर कि मार्केट में अगर 10% से बदलाव आया, पोर्टफोलियो का बीटा 1.2 है, तो पोर्टफोलियो में कितना बदलाव आएगा? 12%। कैसे निकाला सर? पोर्टफोलियो का बीटा, पोर्टफोलियो का चेंज डिवाइडेड बाय मार्केट का चेंज, 12/10, वही यहाँ पे करा। पोर्टफोलियो का चेंज डिवाइडेड बाय मार्केट का चेंज शुड बी इक्वल टू बीटा। आ गया नया बीटा आपका।
कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे आपके फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की कहानी हुई ख़त्म। आपने हेजिंग करना देखा, आपने स्पेकुलेशन देखा, आपने आर्बिट्राज भी देखा, आपने फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग भी देखी, इनिशियल मार्केट भी इनिशियल मार्जिन देखा, मेंटेनेंस मार्जिन देखा, आपने देखा कि मार्क टू मार्केट कैसे करते हैं डेली बेसिस पे चेंज। ये फॉरवर्ड फ्यूचर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं फार्मूलाज में एक बार वापस आपको छोटा मोटा बता देता हूँ, कुछ होगा तो। देखो, हमने प्राइसेस कैलकुलेट करना देखा था, नॉर्मल कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, यील्ड परसेंटेज में है तो कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख ली। कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालने का है, ये कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन हमने देख लिया क्या होता है। इसके बाद इनिशियल मार्जिन में हमने देख लिया कि 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भैया पूरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में पूरा एरिया कवर ना करते हुए अगर सिर्फ 68% करना है, ध्यान देना, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे तकरीबन 68% होता है या 95% होता है और यहाँ पे पूरा 99% कवर होता है। तो 3 लेने का मतलब है कि भैया एक्सचेंज चाहता है कि जितने वेरिएशन आ सकते हैं या लॉस हो सकता है सब कवर कर लो, उतना पैसा ले लो। हेजिंग विथ फ्यूचर्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया, कब आपको लॉन्ग शॉर्ट करना है ये भी मैंने बताया, फ्यूचर्स में कब खरीदना कब बेचना। आर्बिट्राज विथ फ्यूचर्स भी हमने देखा, ठीक है। हेज रेशियो भी अभी अभी हमने देखा लेटेस्ट में। पोर्टफोलियो का बीटा इज़ नथिंग बट, देखो, चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट। ये कोई नया नहीं है, लिखा ज़रूर है मैंने यहाँ पे, पर कोई नया तरीका नहीं है। अब यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शंस, ठीक है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता है ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। सर पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे फॉरवर्ड फ्यूचर्स के टाइम पे हमने पूरा का पूरा लिया था ना, आधा घंटा देके समझा था और उसके बाद कैसे फटाफट क्वेश्चंस हो गए, वैसे अब थोड़ा सा टाइम देके हम ऑप्शंस को भी समझेंगे। So welcome back after this break and now we are going to start with the options contract. See, options तक पहुंचने के लिए हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा जो हमने अभी तक सीखा। थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, मैं सिचुएशन और माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समा बंधेगा सर, फिर आगे जाके बात बढ़ेगी। ध्यान दीजिए कि आप शेयर खरीदना चाहते हैं, स्पॉट मार्केट चल रहा है, स्टॉक है 100 रुपये का, ठीक है। जनरली क्या होगा, अगर आपको शेयर की ओनरशिप चाहिए तो आप यहाँ पे इस मार्केट में जाएंगे। अगर सही में शेयर खरीदना है इनमें से भी किसी भी केस में, तो भी जाना सिर्फ यहीं पड़ता है स्पॉट मार्केट में। S इज इक्वल टू 100, यानी कि आप 100 रुपये दो और आपका शेयर हो गया। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 70 रुपये का अगर हो गया आपके 1 साल बाद या 3 महीने बाद में, तो आपका यहाँ पे नुकसान है 30 रुपये का। अगर वो 140 का हो गया तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट है 40 रुपीज़ का, ठीक है। ये नॉर्मल है। आप 70 रुपये में शेयर बेच दोगे, 70 आपको मिल जाएगी, आप नुकसान बुक कर लो। आप 140 में बेच दोगे तो आपको 140 रुपये कैश इनफ्लो हो जाएगा, आप प्रॉफिट बुक कर लो। ये हो गया नॉर्मल किस्सा, ठीक है। जब आप स्पॉट मार्केट में शेयर खरीदते हो तो आप डिविडेंड के हकदार भी बनते हो क्योंकि आपको यहाँ पे शेयर की ओनरशिप मिलती है। बट कई सारे किस्से ऐसे आते हैं कि उस शेयर की प्राइसेस में जो मूवमेंट हुई अभी, उसमें हमें खेलना तो ज़रूर है पर शेयर की ओनरशिप नहीं चाहिए, तो ऐसी भी सिचुएशन आती है। या फिर आपके पास में शेयर ऑलरेडी है, आप और नहीं खरीदना चाहते, ऑलरेडी है, पर आपके शेयर की प्राइसेस का गिरने, प्राइस के का गिरने का आपको डर है। तो इन्हीं सभी कारणों से, कौन से 3 कारण हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, शेयर ऑलरेडी है, आपको रिस्क कम करना है, दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग, ठीक है। दूसरा, आपको बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि किसी मार्केट में, इन दोनों में से किसी मार्केट में वो असेट सस्ता मिल रहा है, दूसरे मार्केट में महंगा बिक रहा है, तो आप जहाँ से सस्ता मिल रहा है खरीद के, जहाँ महंगा मिल रहा है बेच के कुछ प्रॉफिट रिस्कलेस अर्न करना चाह रहे हो। और तीसरा, आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आप सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से यहाँ पे आए हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। सो पहला था हेजिंग, दूसरा आर्बिट्राज, और तीसरा मैंने अभी अभी जो बताया वो था स्पेकुलेशन। जहाँ पे आप क्या करते हो, एक्चुअल में कोई शेयर वेयर खरीदते नहीं, आप सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट में बाय सेल करोगे और उसको क्लोज कर दोगे आगे जाके, तो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट और लॉस बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। सो अगर आपका इन तीनों में से कोई भी एक पर्पज़ है तो वेलकम टू डेरिवेटिव्स मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट हमने देखा था, जहाँ पे इसी शेयर की 3 महीने बाद की प्राइस हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं 110 रुपये। लेट्स से कि मैंने इस शेयर पे फॉरवर्ड खरीद लिया, सो खरीदा इसका मतलब मैं लॉन्ग हूँ, ठीक है। आज मुझे कोई कैश फ्लो देना पड़ रहा है क्या? फॉरवर्ड खरीदते समय कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ आपका सामने वाले की पार्टी के साथ में, ठीक है। अब मान लो कि वो चला गया 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उसी 110 की फ्यूचर्स फॉरवर्ड की प्राइस को अब हो गई वो 70 की, जिस पे आप बेच दोगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दोगे। खरीदा है तो बेचना पड़ेगा। 110 में खरीदने
आपने डिसाइड करा था जो आज मार्केट में सिर्फ 70 रुपये का मिल रहा है, तो डेरिवेटिव्स मार्केट में सेटलमेंट होगा और आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप 70 जो आज चीज़ चल रही है उसको 110 में खरीदने का प्रॉमिस कर चुके थे, तो 40 रुपये का आपका यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, बट अगर इनकेस मार्केट में प्राइस 140 चली गई तो आपका 30 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीज़ आज 140 की मार्केट में बिक रही है वो आप 110 में खरीदने का प्रॉमिस कर चुके थे, 30 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, सो एक चीज़ समझ आई, फॉरवर्ड में आपने भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, वो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आपकी प्राइस सेम रहेगी, 110 तो 110। मार्केट में हो सकता है कल जाके आपको फ़ायदा या नुकसान हो, प्राइसेस गिर गई तो नुकसान, बढ़ गई तो फ़ायदा। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आई थी आपकी कि भैया ये अगर ऐसा नुकसान मेरे को हो सकता है तो सामने वाली पार्टी जिसको भी नुकसान हो रहा है बायर और सेलर में से, वो डिफ़ॉल्ट कर सकती है, और उसी डिफ़ॉल्ट के रिस्क को हटाने के लिए हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडियरी यानी कि एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करा था, और नया कॉन्ट्रैक्ट बन के आया था, दैट वाज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब कुछ सेम था, इसमें भी 110 की फ्यूचर्स की प्राइस है, आप लॉन्ग जा रहे थे और अगर शॉर्ट चले गए तो 70 रुपये पे 40 का नुकसान, 140 पे 30 का प्रॉफिट होता। बट इसमें क्या हो गया कि अब जो भी नुकसान करेगा, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, यानी आपका फ़ायदा हो रहा है और मेरा नुकसान हो रहा है। लेट्स से दिस, ये सिचुएशन ले लो आपकी, इस केस में आपको क्लियर दिख रहा है कि 30 रुपये का आपका फ़ायदा हो रहा है, तो ये नुकसान किसको होगा, जिसने आपको फ्यूचर्स बेचा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ, इस केस में, सॉरी, फॉरवर्ड वाले केस में मैं डिफ़ॉल्ट कर सकता हूं, और इसी रिस्क को हटाने के लिए हमने इंटरमीडियरी को इंट्रोड्यूस करा था, तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सचेंज होता है वो फ्यूचर्स के बायर और सेलर यानी आप और मुझसे दोनों से स्टार्टिंग में एक डिपॉजिट अमाउंट ले लेता है। देख रहे हो डिफरेंस फॉरवर्ड से फ्यूचर में, सिक्योर करने के लिए कि भैया कोई भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसके डिपॉजिट में से मैं पैसे काट लूँगा। जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं करा बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको वापस दे दोगे, पर जिसने डिफ़ॉल्ट करा उसके मार्जिन में से वो पैसा कट जाएगा। तो इन यहाँ पे क्या, डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो ज़ीरो हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आपका एक कैश आउटफ्लो होता है एज अ डिपॉजिट, एक्सपेंस नहीं है, डिपॉजिट है, वो है इनिशियल मार्जिन का, और आपकी बाकी कहानी सारी सेम चलती है। ठीक है, सो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर को मिक्स कर देता हूँ। हमने प्राइसिंग जो देखी दोनों की वो सेम देखी, दोनों के लिए सेम फॉर्मूलाज अप्लीकेबल है एग्जाम में आपको। अब यहाँ पे एक सिचुएशन जो आ रही थी कि यार मैंने भले ही डेरिवेटिव ले लिया फॉरवर्ड या फ्यूचर, पर आगे जाके प्राइसेस पे डिपेंड करता है कि मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे नुकसान हो ही ना, यानी कि ये रेड वाली सिचुएशन आने को ही नहीं होना, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर, ऐसा पॉसिबल है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। ये एक और नया इंस्ट्रूमेंट है। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का ड्रॉबैक जो है कि नुकसान हो सकता है, वो इस चीज़ को अवॉइड कर देता है, वो इस चीज़ को हटा देता है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ध्यान देना। जैसे फ्यूचर्स में आप फ्यूचर्स की प्राइस डिसाइड करते हो, वैसे ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होती है के, हम उसको के से डिनोट करेंगे। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है कि वो असेट आप 110 रुपये में खरीद सकते हो, इसका आपको राइट मिल गया। लॉन्ग जाना यानी कि राइट खरीदना, शेयर खरीदना नहीं होता, उस अधिकार को खरीदना कि मैं अगर चाहूं तो एक्सपायरी पे 110 रुपये में शेयर्स खरीद सकता हूं। ध्यान देना मैंने क्या बोला, मैं अगर चाहूं तो, ठीक है, यानी मेरे पास में राइट है। अब मान लो कि उस दिन मार्केट में प्राइस चली गई 70 की, ध्यान देना अब थोड़ा सा, अगर उस दिन मार्केट में 70 की प्राइस चली जाती है और आपने बोला था कि 110 पे अगर मुझे लगा तो मैं खरीदूंगा, क्या आप खरीदोगे? नहीं सर, उस दिन ये है स्पॉट प्राइस, ये है स्ट्राइक प्राइस। 70 की चीज़ 110 में आप क्यों खरीदोगे, और आपके पास में तो राइट है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक नो एक्शन इन दैट केस। आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नॉट एक्सरसाइज्ड, यानी वो ऑप्शन एक तरह से लैप्स हो जा रहा है और उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप घर बैठो शांति से, ज़ीरो कैश फ्लो। नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ, बिकॉज आपने उस अधिकार को एक्सरसाइज ही नहीं करा, राइट को। यू टुक नो एक्शन, आपको देना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज आपके पास में राइट था कि भैया मेरे को एक्सरसाइज ही नहीं करना।
यही राइट आपका ऊपर वाले दोनों केस में नहीं था। जब आप डिसाइड कर चुके थे कि 110 की फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइस है, तभी डिसाइड हो गया था कि अब मार्केट में 70 हो या 140 हो, आपको तो बेचना है तो खरीदना है तो खरीदना ही पड़ेगा, बेचना है तो बेचना ही पड़ेगा। यू हैड दैट ऑब्लिगेशन। वो ऑब्लिगेशन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में से हट गया। अब आपके पास सिर्फ राइट है। ठीक है, तो इस राइट में आप तभी एक्शन लोगे जब आपको फायदा होते हुए दिखेगा, और जब नुकसान होते हुए दिखेगा तब आप कोई भी एक्शन नहीं लोगे ताकि नुकसान ना हो। चलो ठीक है, मार्केट में प्राइस 140 चली गई, आपने 110 रुपए में खरीदने का प्रॉमिस किया था, तो क्या आप खरीदोगे? हाँ, क्योंकि जो आप प्राइस खरीदने का प्रॉमिस कर बैठे हो वो कम है। कोई भी इंसान अपना फ़ायदा देखता है, और फ़ायदा कब होता है? जब सस्ता खरीदा और महंगा बेचा जाता है। तो यहाँ देख रहे हो कि आप सस्ते में खरीदने का प्रॉमिस करके बैठे हो, प्रॉमिस भी नहीं, एक राइट लेके बैठे हो। तो जब मार्केट में 140 चल रही है प्राइस, तो आप 110 में ज़रूर जाओगे उस दिन खरीदने के लिए। पर उस दिन खरीदने के लिए जाने का मतलब ये नहीं कि आपको शेयर्स मिलेंगे। सर, यहाँ पे भी कैश में सेटलमेंट होगा आपका। 110 की चीज़ मार्केट में 140 रुपये चल रही है, आपको यह समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब आप क्या करोगे? आप एक एक्शन लोगे, यानी कि आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी आपको एक फ़ायदा होगा। स्टॉक एक्सचेंज को भी पता है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज ने आपको 110 रुपये में बेचने का, क्योंकि आप खरीद रहे हो, बेचने का वादा कर दिया है। जिसकी प्राइस आज 140 में है, स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा ले भाई 30 रुपये ले तू इन दोनों का डिफरेंस और घर जा, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया ख़त्म। आप बोलोगे स्टॉक दे दो, नहीं, स्टॉक नहीं देगा वो, आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कैश में सेटलमेंट होगा यहाँ पे। तो आपको 30 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपको सही में शेयर खरीदना है 110 में, तो 110 में वो 30 रुपये ऐड करो और मार्केट में जाके, स्पॉट मार्केट में यहाँ पे जाके वो शेयर खरीदोगे आप। आई आपको बात समझ में? ये ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? अब आपको ये तो क्लियर पता चल गया कि यार इस वाले ऑप्शन में आपको नुकसान तो कहीं हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जब नुकसान होने वाला था तब आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ऑप्शन को लैप्स होने दिया, और जब फ़ायदा होने वाला था तब बराबर एक्शन लिया। तो यहाँ आपने ऑप्शन खरीदा था, इसलिए आपके कैश फ्लो ऐसा दिख रहा है एक्सपायरी पे। पर आपको किसी ने तो ऑप्शन बेचा होगा, लेट्स से मैंने तो ऑप्शन सेल किया आपको, तो मेरा जो है, ध्यान देना सर, इस केस में मेरा जो पे ऑफ दिखेगा, मेरा जो कैश फ्लो दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सॉरी, ये आपका है, मेरा दिखेगा 0, क्योंकि आपका भी 0 है तो मेरा भी 0, और यहाँ दिखेगा 30 का लॉस, क्योंकि आपका फ़ायदा है तो वो देगा कौन आपको? मैं दूंगा, तो मेरा 30 का नुकसान हो जाएगा। सो मेरे एंगल से देखो, मैंने आपको ऑप्शन बेचा तो मेरा तो कभी फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। हर बार या तो 0 या तो निगेटिव, आपका भी हर बार 0 या तो पॉजिटिव, बायर या सेलर। सो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो एक छोटे से एक्सपेंस के साथ होती है, उसे कहा जाता है प्रीमियम। यही राइट खरीदने के लिए कि भैया नुकसान के टाइम में नहीं आऊँगा, सिर्फ फायदे के टाइम आऊँगा, ये राइट खरीदने के लिए आपको स्टार्टिंग में प्रीमियम पे करना पड़ता है। दैट्स एन एक्सपेंस, ये डिपॉजिट नहीं है सर। इनिशियल मार्जिन आपका डिपॉजिट हुआ करता था, पर यहाँ आपका ये एक्सपेंस है। दिस इज द मैक्सिमम दैट अ बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन लूज। ये आपका मैक्सिमम खर्चा या नुकसान हो सकता है 10 रुपये का। इससे ज़्यादा एक बार प्रीमियम दे दे, उसके बाद आपको आगे कोई नुकसान नहीं होना। इट्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस देखते हो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस, आपने कार का इंश्योरेंस जब आप कराते हो, तो सेम ऐसा ही होता है। लेट्स टेक एन हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है? आपकी कवर की पॉलिसी की जो अमाउंट होती है वो है 5 लाख रुपए लेट्स से, और आपने इंश्योरेंस खरीदा है, दैट मीन्स यू आर लॉन्ग ऑन दैट इंश्योरेंस, और उस इंश्योरेंस की 5 लाख की पॉलिसी को खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। लेट्स से 20,000 रुपीज़ आपने दे दिए। दैट्स द मैक्सिमम दैट यू कैन लूज। अब उसके बाद दो चीज़ें होगी सर प्रीमियम, ये इंश्योरेंस खरीदने के बाद में, या तो आपकी हेल्थ में गिरावट आएगी या तो नहीं आएगी। लेट्स से नहीं आती, तो अगर आपकी हेल्थ में कोई गिरावट नहीं आती तो देयर इज़ नो मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल के कोई खर्चे ही नहीं। अगर आप साल भर स्वस्थ रहे तो, जब मेडिकल के कोई खर्चे ही नहीं है तो आपका कोई क्लेम भी नहीं बनता, ज़ीरो कैश आउटफ्लो इनफ्लो। पर अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई और आपको एडमिट होना पड़ गया, देयर आर सम एक्सपेंसेस मेडिकल के, और वो एक्सपेंसेस होते हैं 2 लाख रुपए। ध्यान देना सर मेरी बात यहाँ पे। और ये 2 लाख रुपए अब आपको नहीं देने, ये 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी जिसने आपको इंश्योरेंस बेचा।
तो इन दोनों केस में आपके जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं। आपके जेब से जो जाना था वो स्टार्टिंग में चला गया। दैट्स द मैक्सिमम दैट यू विल लूज। इट्स जस्ट लाइक इंश्योरेंस। ऑप्शन भी आपका इंश्योरेंस की तरह है। इसमें भी स्टार्टिंग में एक प्रीमियम पे करना होता है, जिसमें हमें एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि एक्सपायरी पे या उसके पहले जब भी सेटल करो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में राइट है, आप कभी भी मना कर सकते हो। लॉस हो रहा है तो इंसान मना ही करेगा। ऐसा कौन सा रैशनल पर्सन है जो हाँ बोलता है कि चलो मेरे को आज लॉस दे दो। ये जो आपने शेयर खरीदा था सर, ध्यान देना, यहाँ जो 110 रुपये में आपने कॉन्ट्रैक्ट या राइट खरीदा था वो था शेयर खरीदने का। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इस तरह से दो ऑप्शंस होते हैं। ये जो था वो था कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय द असेट। अब हम ऑप्शन के दो टाइप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो सर, अब आप ऑप्शंस में आ चुके हो। अब हम देखते हैं कि हमको जो राइट मिलता है, ऑप्शन खरीदना यानी राइट खरीदना, ऑप्शन बेचना यानी राइट बेचना। पर राइट जो हम खरीद रहे हैं वो शेयर को खरीदने का राइट खरीद रहे हैं कि शेयर्स को बेचने का राइट खरीद रहे हैं? ऑप्शन सर दो तरह के होते हैं। ऑप्शंस या तो आप बाय करोगे या तो सेल करोगे। जो ऑप्शंस बाय करता है उसे होल्डर ऑफ द ऑप्शन कहा जाता है, जो ऑप्शन सेल करता है उसे राइटर ऑफ द ऑप्शन कहा जाता है। जो बाय करने वाला होता है, होल्डर ऑफ द ऑप्शन, वो दो ऑप्शन खरीद सकता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी कि राइट टू बाय द असेट, अंडरलाइंग असेट, और पुट ऑप्शन यानी कि राइट टू सेल द असेट। एक तरह से यहाँ पे दो बार बाय आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यू आर बाइंग द राइट टू बाय असेट, ऑल्सो यू आर बाइंग द राइट टू सेल द असेट। सो राइट खरीदना यानी ऑप्शन खरीदना, असेट बाय करना, असेट सेल करना। अब बात आती है सर असेट। असेट क्या होता है? वही सारे अंडरलाइंग असेट, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, इंडेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया। ये ऑप्शन करेंसी भी हम फॉरेक्स वाले चैप्टर में देखेंगे सर, ठीक है। आप कोई भी असेट खरीदना या बेचने का राइट जब आप खरीदते हो, यानी कि ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हो, तो आपको प्रीमियम पे करना होता है। किसको प्रीमियम पे करोगे सर? राइटर को, जो आपको ऑप्शन बेच रहा है। आप कॉल ऑप्शन खरीदो या पुट ऑप्शन खरीदो, यू विल बी पेइंग प्रीमियम टू द राइटर। अब ध्यान दो सर, ये प्रीमियम क्या है सर? ये प्रीमियम कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद में हम इस पे आएंगे कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर फिलहाल के लिए हम चलते हैं पे ऑफ तक, एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ तक तो समझ में आया? एक क्वेश्चन सर और देखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे इस पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका, थोड़ा सा आप ध्यान देना। मिस्टर जॉन ने एस्टैब्लिश किए द फॉलोइंग स्प्रेड ऑन द टीटीके लिमिटेड स्टॉक। मिस्टर जॉन ने क्या करा? एक खरीदा है, मतलब क्या हो गया? उन्होंने ऑप्शन खरीदा है। परचेज का मतलब ये हो गया ही इज होल्डर ऑफ द ऑप्शन, यानी कि बायर। उन्होंने एक ऑप्शन खरीदा 3 महीने का पुट, यानी कि वो चाहते हैं कि मुझे लगा, मेरे पास एक राइट है कि मुझे लगा तो 3 महीने बाद मैं वो शेयर बेच सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने प्रीमियम दिया आज 15 रुपये का, जिसकी एक्सरसाइज प्राइस है 900 रुपीज़। यानी कि मेरे पास अब एक राइट है कि मुझे लगा तो 3 महीने बाद मैं वो शेयर टीटीके लिमिटेड का 900 रुपये में बेच सकता हूँ। फ़ायदा होगा तो 900 रुपये में बेचने के लिए एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है। और मैंने क्या करा? मैंने एक 3 महीने का कॉल ऑप्शन भी खरीदा कि मुझे लगा तो टीटीके लिमिटेड का शेयर 3 महीने बाद मैं खरीद सकता हूँ। कितने में? 1100 में। सो 1100 में खरीदने का भी राइट है मेरे पास, 900 रुपये में मैं बेच भी सकता हूँ। मुझे जो ऑप्शन ठीक लगे मैं वो एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन मैंने परचेस करे हैं। और दोनों ऑप्शन परचेस करे तो दोनों के लिए आपने प्रीमियम पे किया होगा। यस सर, 15 रुपीज़ 90 रुपीज़ एक शेयर पे, ठीक है। आगे देखो, टीटीके लिमिटेड का जो स्टॉक है विच इज़ करंटली सेलिंग एट 1000, ये हो गया स्पॉट मार्केट की प्राइस। कैलकुलेट करो गेन और लॉस। अगर टीटीके लिमिटेड की शेयर की प्राइस 3 महीने बाद 1000 रुपये ही रहती है, 700 रुपये पे गिर जाती है, 1200 रुपये पे बढ़ जाती है। अज्यूम द साइज ऑफ द ऑप्शन इज 200 शेयर्स, एक लॉट। जैसे फ्यूचर्स का एक लॉट होता है, वैसे ऑप्शन का भी एक लॉट होता है। उस लॉट में 200 शेयर्स में एटलीस्ट डील करना पड़ेगा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको 15 इंटू 200 पुट ऑप्शन में देने पड़ेंगे, और 90 इंटू 200 का एक लॉट बनेगा कॉल ऑप्शन का।
इतना आपका प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद आप बता सकते हो कि प्राइसेस में ये बदलाव आया तो कितना। सो ध्यान दो, सबसे पहले हमने प्रीमियम कितना पे किया सर, 15 रुपये का प्रीमियम पे किया पुट ऑप्शन पे, एक लॉट में 200 शेयर्स थे तो वो हो गया 3000 रुपये। 90 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन पे तो 200 रुपये का लॉट, 200 का लॉट था, वो हो गया 18,000। टोटल मिला के हमने दोनों ऑप्शन के लिए 21,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। दैट्स द मैक्सिमम दैट एन ऑप्शन बायर कैन लूज, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास कॉल ऑप्शन है, यहाँ पुट ऑप्शन है, ध्यान देना सर। आप ऐसे भी ले सकते हो, चलो आगे अगर टेबल में दिया है तो फिर अच्छा हो जाएगा, नहीं टेबल में नहीं दिया ना, तो मैं आपको यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। प्राइस अगर 1000 रह गई तो क्या होगा, आपका कॉल यानी कि 1100 रुपये में शेयर खरीद सकते हो, पुट यानी 900 रुपये में शेयर बेच सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास में एक कॉल ऑप्शन है, मार्केट में वो शेयर 1000 रुपये का चल रहा है, ये है स्ट्राइक प्राइस और ये है स्पॉट प्राइस। जो 1000 की चीज़ है क्या वो 1100 में खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे सर, क्यों महंगा खरीदेगा कोई भी, ऐसे बोलना सीखो। तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, कोई भी पे ऑफ नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर में, 0 रुपीज़। पर 1000 रुपये अगर मार्केट में प्राइस चल रही है तो क्या उस ऑप्शन को 900 रुपये में, उस शेयर को 900 रुपये में बेचोगे? जो चीज़ 1000 की बिक रही है उसको 900 में क्यों बेचूंगा मैं? ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मेरा पे ऑफ 0। तो टोटल पे ऑफ कितना हो गया? 0। लॉट साइज क्या थी सर आपकी? 200 की, दोनों में 200 की थी, ठीक है। तो आपका नेट पे ऑफ जो है वो हो गया 0, कहानी खत्म। ये तो एक शेयर पे निकाला था। अब आ जाओ, मान लो कि आपके स्पॉट मार्केट में प्राइस गिर जाती है, 700 रुपये हो जाती है। क्या 700 रुपये का शेयर आप 1100 में खरीदोगे? मैं क्यों बोल रहा हूँ खरीदोगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन है। 700 का चीज 1100 में कोई भी नहीं खरीदेगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पे ऑफ कितना? 0। पर 700 का शेयर 900 रुपये में बेचूंगा जरूर, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको। आपके पास बेचने का राइट है, यहाँ आपके पास खरीदने का राइट है, बाय, ठीक है। सो मैं बेचूंगा ज़रूर। सो 700 की चीज़ 900 में बेचूंगा तो स्टॉक एक्सचेंज को भी पता है भाई यहाँ पे इसका 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो इसको 200 रुपये दे के नक्की करो। आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, आपका फ़ायदा 200 रुपये का होगा। तो टोटल फ़ायदा कितना? 200 का, और वो भी 200 शेयर्स पे, यानी यहाँ पे आपको फ़ायदा हो गया कितना? 40,000 रुपये का। ये आपका सॉरी ग्रॉस पे ऑफ हो गया, नेट पे ऑफ नहीं बोलेंगे हम इसे, ग्रॉस पे ऑफ बोलेंगे, क्योंकि इसमें से प्रीमियम माइनस होना बाकी है अभी, ठीक है। अब ले लो तीसरी प्राइस। अगर आपके शेयर की प्राइसेस कितनी? 1200 बोला उन्होंने। मार्केट में जो चीज़ 1200 रुपये चली गई है, क्या उसे आप 1100 रुपये में खरीदोगे 1100 में? यस सर, सस्ता में ऑप्शन खरीदने का, सस्ते में शेयर खरीदने का राइट मिल रहा है, तो मैं खरीदना चाहूँगा। ये चीज़ स्टॉक एक्सचेंज को भी पता है, स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा भाई ठीक है, जो चीज़ के लिए तुम्हें 1100 के पास राइट है वो 1200 चल रहा है, मैं तुम्हें 100 रुपये दे देता हूँ। आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, कहानी खत्म, कॉल ऑप्शन खत्म। पुट ऑप्शन, जो चीज़ 1200 की मार्केट में बिक रही है क्या आप 900 रुपये में बेचोगे? बिल्कुल भी नहीं, तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, 0। आपका नेट फ़ायदा यहाँ पे 100, 200 शेयर पे यानी कि 20,000 रुपये। ये आपका हो गया ग्रॉस पे ऑफ। ये होगा एक्सपायरी पे, पर इसके लिए आपने स्टार्टिंग में 21,000 दे दिया था प्रीमियम, तो तीनों में से 21,000 आप माइनस कर दो, तीनों ऑप्शन में से, तो आपका नेट पे ऑफ निकल जाएगा। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ। 0 था, 40,000 था ग्रॉस पे ऑफ, और 20,000 था, ठीक है। इन तीनों में से मैं 21,000 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये तो प्रीमियम मैंने पे कर दिया, ये ग्रॉस पे ऑफ, ये प्रीमियम, तो ये आ गया नेट पे ऑफ। इस केस में 21,000 का नुकसान हो रहा है आपका, ठीक है। इस केस में 19,000 का आपका फ़ायदा हो रहा है, और इस केस में 1,000 का आपका नुकसान हो रहा है। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी आपका जो नेट नुकसान है वो प्रीमियम की अमाउंट से ऊपर जाएगा ही नहीं कभी। 21,000 का नुकसान, 19 का प्रॉफिट, 1000 का नुकसान। लॉस 21 का, गेन 19 का, लॉस्ट
1000 का। आप इस तरीके से भी प्रेजेंट करो, आप टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करो, पर प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से करो, सब चीज़ें आनी चाहिए उसके अंदर में। यहाँ पे भी उन्होंने जो करा बहुत सही है, 900 में से 700 200 दिखाया, मल्टीप्लाइड बाय 200 भी दिखाया, माइनस प्रीमियम भी पेमेंट दिखाया और 19 भी दिखाया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मेरी एक बात सुन लो, ठीक है। मैंने कहाँ लिया था, हाँ, ये जो अभी अभी हमने देखा वो हम यहाँ पे डिस्कस एक बार और कर लेते हैं। पे ऑफ हम देख रहे थे अभी, ठीक है। कॉल ऑप्शन में पे ऑफ क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि मैं असेट खरीदना चाहता हूँ। कौन सी प्राइस पे? स्ट्राइक प्राइस पे। तो जब खरीदने की बात आती है तो हम कभी भी चाहेंगे कि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है ये कम हो मार्केट से। सो वी विल एक्सपेक्ट कि इट शुड बी लोअर दैन द स्पॉट प्राइस। जैसे कि अभी था, अभी हमारे पास में 1100 में, सॉरी हटा दो, 1100 में खरीदने का राइट था जब मार्केट में प्राइस 1200 चल रही थी, तब हमने खरीदा क्योंकि स्पॉट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस कम थी। सो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज तभी होता है जब स्ट्राइक प्राइस जिस पे आप खरीदना चाहते हो वो कम है स्पॉट प्राइस से। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब पुट ऑप्शन की बात करते हैं सर। पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि आप असेट को बेचने का राइट खरीद रहे हो, ठीक है। आप बेचना चाहते हो उस असेट को, बेचने की अमाउंट कोई भी चाहेगा स्ट्राइक प्राइस की ज़्यादा हो, सो इट शुड बी हायर दैन द स्पॉट प्राइस। सो आपने देखा होगा 900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस थी और 700 रुपये का एक पॉइंट पे स्पॉट प्राइस था, तो 700 की चीज़ 900 में बेचने मिल रहा था। सो के शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन स्पॉट प्राइस इन दिस केस। सो ध्यान देना। अब आपकी समरी, कॉल ऑप्शन है तो के शुड बी लोअर दैन द स्पॉट प्राइस in order to make sure that you end up with some payoff और प्रॉफिट, यानी कि एक्सरसाइज वो हो। पुट ऑप्शन भी अगर एक्सरसाइज करवाना है या उसमें कुछ प्रॉफिट हासिल करना है तो के शुड बी ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस। अब आप ये नॉर्मली याद कर लो, नहीं भी नॉर्मली याद करना, आपको रटना कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा इंटरप्रिट करके चलो मेरे जैसे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 1200 मार्केट में प्राइस चल रही है, 900 में बेचने मिल रहा है। 1200 की चीज़ 900 में कौन बेचेगा? नहीं बेचेगा ना, ऑप्शन लैप्स हो गया। मैं नहीं देख रहा ग्रेटर क्या और स्मॉलर क्या, ठीक है। पर सबका अपना अपना तरीका है। यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो सकते हो, वहाँ पे मैं कंफर्टेबल था, जहाँ पे जो कंफर्टेबल हो, ध्यान देना। अब पे ऑफ कॉल ऑप्शन में, क्योंकि हमने बोला कि के शुड बी लोअर, तो एस माइनस के करते हैं हम, इससे आंसर पॉजिटिव ही आता है। और अगर निगेटिव आया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते। सो कॉल ऑप्शन में पे ऑफ क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ एस माइनस के या ज़ीरो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो, ठीक है। और उससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो मतलब गिर गिर के ज़ीरो तक जाएगा। ज़ीरो के नीचे अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने के माइनस एस कर दिया क्योंकि हम चाहते थे स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो। तो यहाँ ये आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस या ज़ीरो, या तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। सो पे ऑफ हमारे ये दो हो सकते हैं। ये दोनों पे ऑफ में से प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर दो तो आपका नेट पे ऑफ आ जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट। ग्रॉस पे ऑफ माइनस प्रीमियम इज इक्वल टू नेट पे ऑफ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑप्शन की वैल्यू की, ध्यान देना। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से। ये टाइमलाइन ले ली हमने, ठीक है। आज मार्केट में स्टॉक की प्राइस चल रही है लेट से 90, पर आपको आज ये स्टॉक नहीं खरीदना, आपको 3 महीने बाद खरीदना है। पर आपको लग रहा है कि डर, मार्केट में 3 महीने बाद क्या शेयर की प्राइसेस बढ़ गई, तो इसीलिए आज अपने आप को आप हेज करना चाह रहे हो या रिस्क आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो। सो ऐसे केस में क्या करोगे? आपके पास फॉरवर्ड एक ऑप्शन है, फ्यूचर्स है और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भी दो ऑप्शन होते हैं, क्या आपको शेयर खरीदना है आगे जाके या बेचना है। खरीदना है तो यू कैन गो फॉर कॉल ऑप्शन। सो यहाँ हम एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसके तहत 3 महीने बाद हमको एक राइट मिल रहा है कि 100 रुपये में वो शेयर्स खरीद सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हमने अभी अभी देखा ये चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलेगी, इसका हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो कॉल का अगर प्रीमियम रहता है तो वो ऐसा दिखाते हैं, पुट का प्रीमियम होता है तो वो ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, P0 C0। हाँ, तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेट्स से कि उसका प्रीमियम का जो प्राइस है वो है 10 रुपये। आप ये 10 रुपये आज
प्रीमियम दे दो, दैट्स योर मैक्सिमम एक्सपेंस, एंड देन यू विल गेट द राइट टू बाय द शेयर एट एक्सपायरी और बिफोर एक्सपायरी, और लेट्स से आफ्टर 3 months एट 100 रुपीज़। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने अभी तक खरीदा नहीं है ये ऑप्शन, ये आपको ऑफर दिया गया है, मार्केट में ये चल रहा है। अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है 3 महीने बाद शेयर की प्राइसेस क्या होगी। सिंपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको लगता है कि शेयर की प्राइसेस 3 महीने बाद भी 90 रुपीज़ ही रहेगी, तो आप ये ऑप्शन खरीदोगे क्या? क्योंकि आपको आज खड़े खड़े लग रहा है कि 90 रुपये से ज़्यादा की प्राइस नहीं होने वाली 3 महीने बाद, तो आप क्यों 100 रुपये में खरीदने का राइट खरीदोगे? जब मार्केट में उससे सस्ता मिलने वाला है ऐसा आपको लगता है, यू विल नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, नहीं आप खरीदोगे ये ऑप्शन, स्ट्रेट अवे नहीं खरीदोगे, फ्री में भी मिलेगा तो भी आप नहीं खरीदोगे। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपके लिए इस ऑप्शन की जो कीमत है वो क्या है? ज़ीरो, नील बटा सन्नाटा। ज़ीरो का मतलब है वर्थलेस, कोई काम का नहीं है ये ऑप्शन, आपके लिए हो गई इसकी वैल्यू ज़ीरो, ये मैंने यहाँ लिख दिया। लेट्स टेक अनादर प्राइस, 90 नहीं, आप 100 रुपये ले लो। आपको लगता है कि 1 साल या 3 महीने बाद में यही शेयर 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो क्या अब आप वो ऑप्शन खरीदना चाहोगे? नहीं खरीदोगे सर। जब आप यूं ही जाके 100 रुपये में वो शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं, तो 10 रुपये का प्रीमियम पे करके 100 रुपये में और खरीदने का राइट क्यों खरीदूंगा? ये तो और उल्टा खर्चा हो गया मेरा। जब 100 रुपये का ही राइट मिल रहा है और 100 रुपये में मैं अपने आप फ्री में जाके मार्केट में शेयर खरीद सकता हूँ, तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन अभी भी कोई काम का नहीं है। 10 रुपये और देने पड़ रहे हैं उस चीज़ को, राइट को खरीदने के लिए। तो यहाँ भी मेरे लिए उस ऑप्शन की वैल्यू हो गई ज़ीरो। ठीक है सर, एक और, लेट्स से मार्केट में प्राइस 105 रुपये हो सकती है, मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स आपको लग रहा है कि मार्केट में वो जो प्राइस है 105 रुपये हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे 105, या हम इतना डिटेल में उसको नहीं करते, पहले सिंपल सिंपल तरीके से देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो। तो लेट्स से मार्केट में प्राइस 120 रुपये हो सकती है। अब आपको लग रहा है कि यार 3 महीने बाद शायद शेयर की कीमत 120 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके लिए ये चीज़ अट्रैक्टिव बन गई, क्योंकि आपको जो प्राइस लग रही है उससे सस्ते दाम में आपको खरीदने का एक राइट मिल रहा है 10 रुपये दे के। राइट, ठीक है ना, 10 रुपये दे के। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है। कितने का फ़ायदा होगा सर? 120 की चीज़ 100 रुपये में खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि 20 रुपये मेरे को सस्ता मिल रहा है। सो इस चीज़ की आपके लिए कीमत कितनी हुई? 20 रुपये, क्योंकि दैट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन अर्न। अब आप एक लॉजिक समझो, कोई भी चीज़ खरीदने का हमें अगर एक नंबर में कुछ फ़ायदा निकल के आता है मैक्सिमम, कि भैया देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है, ये ध्यान देना, ये फ़ोन है, ये फ़ोन खरीदने के बाद मैं इसको इस्तेमाल करूँगा अपनी टीचिंग में, वीडियोस डालने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, फ़ोटोज़ खींचने के लिए, एंड व्हाटएवर, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, और मैं इसकी मॉनिटरी बेनिफिट निकाल लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ से 5 लाख के ऊपर ज़्यादा और फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन हैव बाय यूजिंग दिस थिंग। सो इस चीज़ की मेरे लिए वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए, दैट्स द मैक्सिमम। क्या मैं इसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा? आप सोचो, 1 करोड़ रुपए देके 5 लाख का फायदा कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं। सो द मैक्सिमम दैट आई विल बी रेडी टू पे फॉर दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई कैन अर्न। 5 लाख या उससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 5 लाख। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पे। तो 120 जिस चीज़ की शेयर की प्राइस चले जाएगी, वो चीज़ आपको 100 में खरीदने का राइट मिल रहा है, तो आपके लिए उस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपये, और वो आपको मिल रहा है अभी 10 रुपये में। क्या आप खरीदोगे? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 10 रुपये छोड़ो, आप 12 रुपये में भी खरीदोगे, आप 15 में भी खरीदोगे, आप 20 में भी खरीदोगे। आई बात आपको समझ में? पर क्या आपको लगता है कि आप 22 में खरीदोगे? नहीं सर। 22 रुपये का प्रीमियम देके आप 20 रुपये का प्रॉफिट करवाने वाले हो आपका। ऐसा कौन करता है? तो आपकी वैल्यू आके ऑप्शन की यहाँ पे रुक गई। इतना तो समझ में आया? ठीक है। सो द मैक्सिमम दैट
द प्रीमियम शुड बी, मैं अगर इसको ख़रीदना चाहूँ तो इसका कॉस्ट जो है यानी कि प्रीमियम वो 20 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 140 रुपये ले लेता हूँ। अब मेरे लिए 40 रुपये का फ़ायदा पॉसिबल है इसके अंदर। 140 की चीज़ मैं 100 रुपये में ख़रीदने का आज राइट खरीद सकता हूँ। सो मेरे लिए मैक्सिमम प्रीमियम क्या होगा? 40 रुपये। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, इससे कम ज़रूर दूंगा। द मैक्सिमम दैट आई विल बी रेडी टू पे इज़ 40। सो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो है प्रीमियम, ये डिपेंड दो चीज़ों पे कर रही है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। हमने सिंपल कैसे निकाला? कॉल प्रीमियम इज़ नथिंग बट स्पॉट माइनस स्ट्राइक, यानी कि 120 माइनस 100। ठीक है, पर ध्यान देना यहाँ तो 20 का प्रॉफिट आ गया, पर आप अगर 90 रुपीज़ लोगे स्पॉट की प्राइस तो वो 90 माइनस 100 माइनस 10 रुपये आ गया। माइनस में तो प्रीमियम तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, माइनस में किसी चीज़ की कॉस्ट होना, यानी कि पार्ले जी बिस्किट ले लो, उसकी प्राइस -5 रुपये है। ठीक है, आप दुकान में जाते हो, पार्ले जी भी लेते हो और 5 रुपये भी लेके आ जाते हो। ऐसा कभी होगा? नहीं होगा ना। माइनस में प्राइस किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती, या तो वो बिकेगा ही नहीं, वैल्यू ज़ीरो रहेगी, या तो कुछ वैल्यू रहेगी। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा और अपडेट करने की ज़रूरत है हमें। नाउ द फॉर्मूला विल बी, यही चीज़ को वापस लिखूंगा, मैक्सिमम ऑफ एस माइनस के या फिर ज़ीरो। ऑप्शन की वैल्यू ज़ीरो तक जा सकती है नीचे में, या तो कोई पॉजिटिव अमाउंट रहेगी, इसके नीचे नहीं। आपको वैल्यू निकालने आया क्या? ये है कॉल की वैल्यू। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, दैट्स इट। इसमें हमने एक चीज अभी कंसिडर नहीं करी, वो आगे देखेंगे, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा सा ध्यान देना सर, आपको ये जो 20 का फायदा होगा वो 3 महीने बाद होगा, तो उसके लिए आज 20 रुपए थोड़ी दोगे आप, आज तो 20 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू देना चाहिए आपने, बिकॉज टाइमिंग का डिफरेंस है। आपको आई बात समझ में? ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी विदाउट टाइम वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने में है। एक इन्वेस्टर है जिसने 4 महीने का परचेज कराया, यानी कि वो होल्डर है, तो प्रीमियम पे करा होगा। कॉल ऑप्शन ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10, 10 रुपये, यानी कि यह है आपका प्रीमियम। 10 रुपये का प्रीमियम पे करके उसने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जिसकी करंट मार्केट प्राइस यानी कि स्पॉट में मार्केट में प्राइस 132 रुपये है और एक्सरसाइज प्राइस 150 रुपये है। यानी कि मेरे पास राइट है कि मैं वो शेयर 4 महीने बाद 150 रुपये में खरीद सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तभी खरीदूंगा ना जब 150 से ज़्यादा जाएगी प्राइसेस मार्केट में। ठीक है, यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 to 90, और आपको एक्सपेक्टेड प्राइसेस दी हुई है कि 4 महीने बाद ये प्राइसेस हो सकती है, और उनके चांसेस ये है, क्योंकि एक से ज़्यादा प्राइस है तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कंप्यूट करो फॉलोइंग, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। शेयर प्राइस कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कर लो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस दैट कम्स टू 160.50। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, इसी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 4 महीने के एंड में क्या होगी? इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल्स। इसका मतलब क्या है? प्रीवेल्स का मतलब उस दिन स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस विच इज 150। अब बताओ, 150 स्पॉट में प्राइस है, 150 की ही स्ट्राइक प्राइस है, क्या होगी ऑप्शन की वैल्यू? ज़ीरो। मैंने अभी अभी एक ऐसा इंसिडेंट लिया था, आपने नोटिस करा होगा कि मार्केट में प्राइस 100 रुपये की चल रही है और स्ट्राइक प्राइस भी 100 रुपये का है, तो उसके लिए कोई प्रीमियम क्यों देगा? जब फालतू में फ्री में 100 रुपये में खरीद सकता है, तो 100 रुपये में यहाँ खरीदने के लिए कुछ भी मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा। सो ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो। 100 माइनस 100, ज़ीरो। सो अगर मार्केट में भी प्राइस 150 की है और आज ऑप्शन भी 150 का मुझे कोई कीमत पे मिल रहा है, तो मैं ऑप्शन नहीं खरीदूंगा। यहाँ मैं 150 रुपये दे के शेयर ले सकता हूँ और कुछ देने की ज़रूरत नहीं, पर यहाँ 150 में शेयर खरीदने के लिए आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत होती है, वो कोई नहीं खरीदेगा। सो इन केस द ऑप्शन प्राइस प्रीवेल्स, 150 माइनस 150, ऑप्शन की वैल्यू होगी ज़ीरो। ये नील जो आया, वैल्यू का मतलब क्या है सर? प्रीमियम की बातें चल रही है यहाँ पे कि ऑप्शन मार्केट में कितने में बिकना चाहिए। अब इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी,
हमने आज ऑप्शन खरीद लिया और उसको मेचोरिटी तक लेके गए, तो आप बताओ उस कॉल ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है, एक्सपेक्टेड शेयर की प्राइसेस पे डिपेंड करता है। आप देखो, आपके पास 150 रुपये में शेयर खरीदने का एक ऑप्शन है। जब मार्केट में प्राइस 120 रुपये चल रही है, तो क्या आप 150 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदोगे? नहीं। आपको लगता है 120 में ऐसे ही खरीद सकता हूँ, तो महंगे में खरीदने का ऑप्शन क्यों खरीदूँ? मेरे लिए वैल्यू कितनी? जीरो। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, जीरो। 140 भी मार्केट में चल रही है तो मैं 150 में नहीं खरीदना चाहूँगा, मेरे लिए ऑप्शन की वैल्यू कितनी? जीरो। लॉस नहीं होता सर खरीदने के बाद। हाँ, मार्केट में 160 चल रही है और मेरे को 150 में खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैक्सिमम दैट आई कैन प्रॉफिट फ्रॉम दिस इज 10 रुपीज एंड दैट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू। 180 के केस में 30 का और 190 के केस में 40 का। मेरी ऑप्शन की वैल्यू उन 5 प्राइसेस के टाइम पे ये 5 होगी। और अगर ध्यान दो, 5% चांस है 120 के होने के, तो 5% चांस है मेरे ऑप्शन की वैल्यू के जीरो होने के। बस खत्म। आप इन वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो। जब एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालनी थी तो शेयर प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा था। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालनी है तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। ये रहा, ये आपकी प्राइसेस, आपकी कॉल की वैल्यू आ जाएगी। उन केसेस में निगेटिव नहीं आती सर, जीरो या तो पॉजिटिव, और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपका मैक्सिमम जो फ़ायदा हो सकता है एक्सपायरी पे वो है 14 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड। तो इससे ज़्यादा आप प्रीमियम देने के लिए रेडी नहीं रहोगे एंड दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। आया क्वेश्चन आपको समझ में? एक और क्वेश्चन लेते हैं सर। अच्छा, अब मेरे को इस सिचुएशन में बताओ, मेरा ब्रेक इवन कब हासिल होगा? मेरे को ब्रेक इवन यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वापस से 10 रुपये की शेयर ऑप्शन का प्रीमियम है। सो ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप बोलोगे सर ब्रेक इवन तो यहाँ हो गया, ये देखो, ये भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। यहाँ ब्रेक इवन नहीं हुआ सर, यहाँ तो ऑप्शन आपने खरीदा ही नहीं था। घर पे बैठे रहना और कुछ नहीं करने को ब्रेक इवन नहीं बोलते। ब्रेक इवन का मतलब आप ऑप्शन खरीद लोगे और उसके बाद भी ना आपका नुकसान होगा ना प्रॉफिट होगा। वो कब हो सकता है? जब मार्केट में, ध्यान देना, जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस 110 रुपये चले जाएगी। ऑप्शन खरीदने के बाद 110 रुपये मार्केट में प्राइस चली जाएगी तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि 110 की चीज़ आप 100 में खरीद सकते हो और आपको फ़ायदा होगा 10 रुपये का ग्रॉस पे ऑफ। लेकिन उस 10 रुपये के फ़ायदे के लिए आपने स्टार्टिंग में 10 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया था, तो अब आपको ज़ीरो प्रॉफिट लॉस होगा। आप बोलोगे सर जीरो हो रहा है तो हम एक्सरसाइज ही क्यों करें? आप एक्सरसाइज मत करो और आपका नुकसान दिखेगा आपको। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, 110 की मार्केट में प्राइस है और आपने एक्सरसाइज नहीं करा, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। पर प्रीमियम तो आप पे कर चुके हो, तो आपका 10 का नुकसान हो जाएगा। यही तो नुकसान कम करना है। 100 रुपये के ऊपर कुछ भी चले जाए प्राइस, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। नुकसान भी हो रहा होगा तो आप उसको कम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि 10 का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा का है। सो ब्रेक इवन कब हुआ सर? जब 110 चली गई प्राइस। ठीक है यानी कि हमें क्या कलेक्ट करना है? हमारा प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट अपना इतना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू प्रीमियम। तो वो आता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, A call option has been entered into by Arnav for delivery of share of X Limited at 460 रुपीज़। 460 रुपीज़ में डिलीवरी देने का है, यानी कि ये है स्ट्राइक प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इज लाइक दिस। शेयर की प्राइसेस एक्सपायरी के टाइम पे इतनी चल रही थी, और ये है कॉल ऑप्शन। ध्यान देना सर, जिसने भी कॉल ऑप्शन खरीदा था वो तो ऑप्शन को सिर्फ तभी एक्सरसाइज करेगा जब उसकी स्पॉट की प्राइसेस ज़्यादा होगी स्ट्राइक से, क्योंकि उसे सस्ते में खरीदना है सर। स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 460 के ऊपर है, 470, यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि 480, 90 और 500 460 से ज़्यादा है। सो ऑप्शन कहाँ कहाँ एक्सरसाइज होगा आपको समझ में आ रहा है। आगे, डिटरमाइन द प्रीमियम। प्रीमियम कितना होना चाहिए एट विच अर्नव विल ब्रेक इवन। अर्नव का ब्रेक इवन कब होगा? आप पता कर लो कि अर्नव को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप जब ये प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर, अच्छा पिछला वाला ही क्वेश्चन ले लो। आपने जब वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके 14 रुपीज़ निकाला, ये क्या था आपका?
ये देखो, एक्सपायरी पे 14 रुपये का मैक्स टू मैक्स आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आज प्रीमियम कितना होना चाहिए ब्रेक इवन के लिए। सर प्रीमियम भी 14 रुपीज़ ही होना चाहिए, क्योंकि आज 14 रुपये दिया, 14 का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा माइनस नुकसान ज़ीरो, ब्रेक इवन तो तभी होगा ना। तो मेरा प्रीमियम शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम पे ऑफ दैट आई विल हैव। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लो। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कितना हो रहा वही आप बता दो कि प्रीमियम होना चाहिए, ख़त्म। अब ध्यान देना यहाँ पे 470 के टाइम पे क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऑप्शन 460 में खरीदूंगा। यस सर मैं खरीदूंगा, तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो। पर 450 मार्केट में चल रहा है तो 460 में मैं खरीदूंगा, नहीं सर क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे ऐसे केस में। यहाँ फ़ायदा होगा 460 460, ठीक है, 20 का, 30 का, और यहाँ होगा 40 का। अब क्या करना है सर, ये हो गई हमारी ग्रॉस पे ऑफ एट एक्सपायरी, कि हमें इन सारी सिचुएशन में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उस फ़ायदा को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 2, ये 0, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 1.5, और ये आ गया 6। टोटल कर लो कि एक्सपेक्टेड कितना है, 6 7 और 6 13, 2 13 और 2 15, 16.5 रुपीज़ आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना फ़ायदा हो सकता है, तो प्रीमियम कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। आज 16 रुपये 50 पैसे दो, कल 16 रुपये 50 पैसे कमाओ, कहानी ख़त्म। आया समझ में, क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया। अब सर एक चीज़ और करते हैं, हम अभी तक 2 क्वेश्चन जो देख रहे थे उसमें गलती क्या कर रहे थे, गलती नहीं मतलब हमने वो इंट्रोड्यूस नहीं करा। वो था सर कि यार अगर फ़ायदा 3 महीने बाद अगर कुछ अमाउंट का हो रहा है तो आज उतनी ही अमाउंट देना तो गलत है ना प्रीमियम में। आपको अगर यहाँ पे 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यू शुड पे हियर। अगर 10% रेट है तो 9.09 या 9 रुपीज़। लॉजिक बैठता है ना, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है कैश फ्लो की। आज कैश आउटफ्लो कुछ दिख रहा है और कल कैश इनफ्लो होने वाला है, ये दोनों को कंपेयर थोड़ी करेंगे डायरेक्टली। अब एक काम और करते हैं, अब हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं हमारी वैल्यूएशन मेथड्स को। ऑप्शन की वैल्यू निकालने की सर 2 मेथड्स हैं। हमने कहाँ देखा था, ये देखो, ये रहा। हमने ये बेसिक तरीका तो देख लिया था ऑप्शन का प्रीमियम निकालने का, प्रीमियम यानी कि वैल्यू। हम प्रॉपर मेथड्स देखते हैं सर। प्रॉपर मेथड्स में क्या आएगा, थोड़ा ध्यान देना। प्रॉपर मेथड्स आपकी 2 तरह की है, एक तो है बाइनोमियल मॉडल, इसी के अंदर रिस्क न्यूट्रल आता है, और एक है सर आपका ब्लैक स्कोल्स मॉडल। कोई कोई बोलेंगे 3 आता है, रिस्क न्यूट्रल, बाइनोमियल और ब्लैक स्कोल्स। तो बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल आपका सेम ही है, थोड़ा सा बस आपको अलग तरीका है उसको प्रेजेंट करने का। सो बाइनोमियल मॉडल और ब्लैक स्कोल्स मॉडल। ब्लैक स्कोल्स मॉडल थोड़ा टेक्निकल हो गया, बाइनोमियल मॉडल काफ़ी लॉजिकल है। ठीक है, बाइनोमियल मॉडल के बारे में डिस्कशन करते हैं अब सर। बाइनोमियल मॉडल, अब देखना मान लो आज स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये। अब कल जाके ये 120 भी हो सकती है, यानी बढ़ भी सकती है, और गिर भी सकती है, यानी कि 80। बाइनोमियल मॉडल में, रिस्क न्यूट्रल मॉडल में एक जो ये अजम्पशन है वो ये है कि भैया कल जाके 2 ही प्राइसेस हो सकती है। कोई तो एक प्राइस ले लो बढ़ी हुई, या तो ले लो गिरी हुई, 2 के अलावा तीसरी मत लो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, इस चीज़ को हम बोलते हैं S0 यानी कि स्टॉक एट 0 पॉइंट ऑफ टाइम, और इस चीज़ को बोलेंगे SU यानी कि स्टॉक एट अपर लेवल, यानी कि ग्रोथ हुई, बढ़ी तो कितना, अपर लेवल। और इसको बोलेंगे SD यानी कि डाउनवर्ड्स, स्टॉक गिरा तो कितना, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। मान लो कि इस शेयर पे कॉल ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। कॉल ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, प्रीमियम की अभी बात नहीं करते क्योंकि वही चीज़ हमें निकालनी है। प्रीमियम यानी और कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस है उसकी 110 रुपये, यानी कि आप इस शेयर को 110 रुपये में खरीद सकते हैं, ठीक है सर, पता चल गया। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आप 1 साल का मान के चलो फॉर सेफर साइड, ठीक है। 1 साल का नहीं, एक काम करो 3 महीने का मान के चलो, ठीक है सर। अब आज आपने अगर ये ऑप्शन खरीदा जिसमें 110 रुपये में आप ये शेयर खरीद सकते हैं, अगर मार्केट में प्राइस 120 रुपये चली गई, ठीक है,
₹120 चली गई, तो आप बताओ आप क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? यस सर, हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कॉल की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि पे ऑफ निकल के आएगा ₹10 का, क्योंकि आपको ₹10 का यहाँ फ़ायदा हो रहा है। 120 की चीज़ ₹110 में आप खरीद सकते हो, ठीक है। पर अगर प्राइस मार्केट में ₹80 चली गई तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि ₹80 की चीज़ 110 में नहीं खरीदोगे, तो आपके ऑप्शन की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ₹100 से 120 जाने के चांसेस लेट से 60% थे। ऑब्वियस सी बात है, एक से ज़्यादा अगर नंबर आ गया एक्सपेक्टेड प्राइस का तो प्रोबेबिलिटी भी आती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 40%। अब आप मुझे बताओ, अगर 120 के होने के चांसेस 60% है, तो क्या मैं बोलूँ 10 के पे ऑफ होने के चांसेस भी 60% हुए? राइट सर, इसको हम बोलेंगे CU, कॉल वैल्यू एट अपर लेवल, और इसको बोलेंगे CD, कॉल वैल्यू एट लोअर लेवल, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड कॉल वैल्यू। ये हम पिछले क्वेश्चन तक भी कर सकते कर पिछले क्वेश्चन तक भी हमने किया है, ऐसे ही करा था हमने। कॉल वैल्यू लेते थे, फिर कॉल वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, तो अपनी एक ₹14.50 की आई थी, एक ₹16.50 की आई थी, सॉरी ₹14 की और ₹16.50 के पिछले 2 क्वेश्चन में आंसर आया था। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते, 0.6, तो ये हो गया ₹6। इसको 0.40 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये होगा 0 ही, ठीक है। टोटल कर लिया, ये ₹6। पिछले क्वेश्चन तक हम इस ₹6 को, ध्यान देना, इस ₹6 को कॉल की वैल्यू बता रहे थे, पर ये एक्सपेक्टेड आपका पे ऑफ है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको और कुछ नहीं करना, इस कैश फ्लो को डिस्काउंट करके 0 पॉइंट पे लेके आओ। इस कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे, अब आपको लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते 12% पर एनम, तो 3 महीने का 3% हो गया, 1.03 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप ₹6 को 1.03 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा ₹5.83। ये हो गई आपकी कॉल की वैल्यू। बस पिछले वाले क्वेश्चन से हमने क्या इंप्रूव करा? पहली बात तो 4-5 प्राइसेस नहीं, सिर्फ 2 प्राइसेस होनी चाहिए, एक ऊपर जाती हुई, एक नीचे जाती हुई। उस पर हमने एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, पे ऑफ कितना होगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो टोटल आया उसको डिस्काउंट कर लिया, कहानी खत्म। ये हो गई आपकी कॉल की वैल्यू। अब कॉल की वैल्यू कैसे निकाली, उसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। C0 इज इक्वल टू CU इंटू प्रोबेबिलिटी, कॉल की वैल्यू एट अपर लेवल इंटू प्रोबेबिलिटी, प्लस CD इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ज़रूरी नहीं ना कि दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें वो दी हो, एक की भी दी रही तो हम दूसरी निकाल सकते हैं, दैट इज बैलेंस। सो CD इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। ध्यान देना, अगर ये नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो 1 प्लस R से डिवाइड करोगे, अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो आप यहाँ पे e⁻RT भी रख सकते हैं। ध्यान देना, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो ई की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में आपने करा था, नॉर्मल कंपाउंडिंग कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, यहाँ भी नॉर्मल कंपाउंडिंग कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्राइस और वैल्यू ऑफ कॉल। अब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हमने इंक्लूड कर दिया, वो ₹6 3 महीने बाद की कैश फ्लो थी, उसको आज लेके आ गए, कहानी खत्म। अब अगला सवाल ये उठता है सर, जहाँ पे आपका रिस्क न्यूट्रल मेथड आता है इसी के अंदर में, ठीक है। ये रिस्क न्यूट्रल मेथड क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी होती तो क्या आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकते थे? यस सर, हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक अजम्पशन ये लेना पड़ेगा कि सर देखो, ये इन्वेस्टमेंट ₹100 का अगर हम स्टॉक में ना करते और रिस्क फ्री असेट में करते, जैसे कि FD या फिर ऐसा कुछ भी, तो ये 120 और 80 भी रिस्क फ्री रेट से ही हो जाता। यानी कि ₹100 का इन्वेस्टमेंट हमारा कल जाके ₹120 होता रिस्क फ्री रेट से। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं P। ऑटोमेटिकली दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P हो जाएगी, ठीक है सर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और ₹100 120 हो जाता है उसी रेट से, तो क्या 120 की भी प्रेजेंट वैल्यू 100 होनी चाहिए? अगर मैं बोलूं कि 100 की फ्यूचर वैल्यू 120 होनी चाहिए, तो 120 की भी प्रेजेंट वैल्यू 100 होनी चाहिए, 80 की भी प्रेजेंट वैल्यू 100 होनी चाहिए।
यानी कि मैं इसको अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करता हूँ और रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करता हूँ, तो मेरा शेयर का प्राइस ये आना चाहिए 100 रुपये। ये हो गया आपका सिंपल सा लॉजिक। आपने यही लॉजिक इधर भी लगाया था, कॉल वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, टोटल करा, डिस्काउंट करा, तो कॉल की आज की वैल्यू आई। वैसे ही शेयर की प्राइसेस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, डिस्काउंट करो, तो शेयर की आज की वैल्यू आनी चाहिए। रिस्क न्यूट्रल मेथड में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भैया रिस्क नहीं लेंगे, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम डिस्काउंटिंग करते हैं। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक, तो रिस्क न्यूट्रल मेथड के हिसाब से हम जाएं तो आज की जो प्राइस है S0 इट शुड बी इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देना, SU इंटू प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाला फॉर्मूला से मैच करेगा, प्लस SD इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। ठीक है, हमें इसमें क्या नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ही तो नहीं पता हमें इसके अंदर, ठीक है, बाकी सब पता है। ठीक है, आप फॉर्मूला बनाते जाओ। पहले तो आप यहाँ रख दो S0, या फिर हम एक काम करते, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं रिस्क न्यूट्रल में। तो ये है सर 100 रुपीज़, आपकी 120 प्रोबेबिलिटी आ गई, प्लस SD है आपका 80, इन ब्रैकेट 1 माइनस पी है, तो 80 माइनस 80p लिख सकता हूँ मैं उसको, SD से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, डिवाइडेड बाय 1.03। 12% का रेट था साल भर का, 3% आ गया 3 महीने का। तो ये हमने एक सिनेरियो बना लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सर। ये आ गया 103 इज इक्वल टू 120 में से 80p गया, ये आ गया 40p प्लस 80। तो अब आपका p की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 80 माइनस होगा इधर जाके, 23 के आसपास आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 40। सो 23 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, 57.5%। अगर P ये है तो 1 माइनस पी भी आपको आ गया। बस अगर आप, अब आपको क्या करना है, कॉल की वैल्यू निकालने के लिए P की वैल्यू रख दो जो आपने अभी अभी निकाली, 1 माइनस पी रख दो उसका रिवर्स, और आपकी कॉल की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिस्क न्यूट्रल मेथड। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा है, कॉल की वैल्यू बाइनोमियल मॉडल के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने का अपना एक अलग फॉर्मूला बताया। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल मॉडल P शुड बी इक्वल टू 1 प्लस R माइनस D डिवाइडेड बाई U माइनस D। अब आप बोलोगे ये क्या है, सिंपल, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो समझ में आया, D का मतलब होता है वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी कि सिंपल 80/100। नीचे प्राइस जाएगी, इसके वोलेटिलिटी यानी कि इंडेक्स निकालना है, विच इज नथिंग बट 0.8। आया, ये आपने निकाला कैसे, ये और कुछ नहीं, 80 यानी कि आपके लिए था SD डिवाइडेड बाय S0। ठीक है, ऐसे ही आप U ले लो, U इज नथिंग बट वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अपवर्ड्स, 120/100। कल की प्राइस, ये देखो ये ऐसी लाइन है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये ऊपर जाने की वोलेटिलिटी एक इंडेक्स फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 1.20। कैसे निकाला, SU डिवाइडेड बाय S0। आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, होगा क्या, आंसर आएगा क्या, आएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा आपने जो अभी निकाला। रख के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं अब यहाँ पे नीचे लेता हूँ, 1 प्लस R यानी कि 1.03, 3 महीने का, D वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स क्या आया, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.8। अब आप इसको सॉल्व करो, 0.23 ऊपर आया और 0.40 नीचे आया, तो ये आ गया 57.5%।
आया 57.5, 57.5। अब आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया बात हो गई, एक फॉर्मूले से भी वही, दूसरे फॉर्मूले से भी वही। पर आपको मैं बता दूं, बहुत लोग आपको ये डिफरेंट बोलेंगे, लेकिन डिफरेंट है नहीं। आपका ये सेम ही फॉर्मूला है। आगे जाके थोड़ा ध्यान देना, आगे जाके ये जो फॉर्मूला है ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये दो अलग अलग मेथड्स नहीं है, एक को रिस्क न्यूट्रल बोलो, एक को बाइनोमियल बोलो, गलत है ये चीज़। ये एक ही तरीका है। अब इंस्टीट्यूट ने भी कोशिश बहुत करी है अलग अलग इंटरप्रेट करने की, उसको अलग बताने की भी, वो सक्सेसफुली उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहे। आप अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे तो है मामूली सा डिफरेंस है, पर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का निकालने का जो तरीका है वो एक ही तरीका आगे कंटिन्यू होता है। अब आपके पास में टाइम कम होगा तो आप आगे बढ़ जाइए। मैं 5 मिनट लेके बस इस चीज़ को और सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, अभी इस चीज़ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, देखते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मज़ा आएगा थोड़ा बहुत, कभी कभी मज़ा भी लिया करिए। आगे ये देखो, ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में 1+r है उसको उधर भेज देते हैं। S0 इंटू 1+r इज इक्वल टू SUP प्लस SD माइनस SDP। सही लिखा है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब ये हमारी ये आ गई, वैल्यूज़ आ गई। अब हम एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को S0 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय S0। मैथमेटिक्स में ये ऐसा होता है। तो अगर इसको डिवाइड बाय S0 करोगे तो ऊपर का S0 नीचे का S0 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 1+r इज इक्वल टू SU बाय S0 इंटू P प्लस SD बाय S0 माइनस SD बाय S0 इंटू P। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये P वाला जो पार्ट है, एक ये इसको इसी साइड में रहने देता हूँ, बाकी चीज़ को इधर लेके आ जाते हैं। सो वो बन गया 1+r माइनस SD बाय S0 इज इक्वल टू P कॉमन निकाल लेता हूँ बाकी दोनों में से, तो मेरा बनता है SU बाय S0 माइनस SD बाय S0। ठीक है, अब आप क्या करो, इतना जो पार्ट है इसको दूसरे साइड में भेज दो, तो वो आपका बनेगा इस तरीके से 1+r माइनस SD बाय S0 डिवाइडेड बाय SU बाय S0 माइनस SD बाय S0 इज इक्वल टू P। अब ये आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो और कुछ भी नहीं है, 1+r SD बाय S0 यानी कि वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स, SU बाय S0 वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अपवर्ड्स माइनस SD बाय S0 वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू P। वो सेम फॉर्मूला आगे जाके इसी चीज़ में कन्वर्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नहीं दी रही, ध्यान देना, एक तो डायरेक्ट ये रख के निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये रखो तो भी निकाल सकते हो। इससे निकालोगे तो ऐसा कहा गया है कि रिस्क न्यूट्रल मेथड से निकाल रहे हो, बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच करेगा, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है सर, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना रिस्क न्यूट्रल मेथड और बाइनोमियल मॉडल जो आप बोल रहे हो, ऑप्शन की वैल्यू निकालने का। क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल पर्टेनिंग टू शेयर्स ऑफ ओमनी लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस आपको दी हुई है 420 रुपये, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह है S0। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपको दी हुई है 450, यह है K। अब आपका ये कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है अभी तक तो। मैक्सिमम प्राइस जो 3 महीने में एक्सपेक्टेड है वो है SU, मिनिमम प्राइस SD। SU यानी कि स्टॉक की प्राइस, शेयर की प्राइस एट अपर लेवल, SD यानी कि डाउनवर्ड्स। ठीक है, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया हुआ है आपको साल भर का, यानी कि 3 महीने का होता है 2%। और अगर e⁻RT आप रखते हो तो आप ऐसा रखोगे e⁻0.08 इंटू 3/12, वो आएगा e⁻0.02, और उसकी वैल्यू उन्होंने निकाल के ऑलरेडी दे दी 1.0202। ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर में कंटिन्यूस कंपाउंडेड यूज करना है। अब कैलकुलेट द 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन, अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन लिखना चाहिए था, बाइनोमियल मॉडल एंड रिस्क न्यूट्रल मेथड, नवंबर 23 लेटेस्ट एग्जाम। ठीक है,
का ये पेपर क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, इन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट करने बोला कि बाइनोमियल मॉडल और रिस्क न्यूट्रल मॉडल से आप निकालो ऑप्शन की वैल्यू। आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज अंडर बोथ द मॉडल सेम? यस सर, बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल से दोनों से आपकी वैल्यू कॉल की सेम ही आती है, बिकॉज जाके आगे पीछे करके दोनों सेम ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बस दिखाया अलग अलग जाता है। स्टेट ऑल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन अंडर दीज मॉडल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे ये जो मेथड इस्तेमाल करी है इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। बाकी हम हमारे तरीके से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। आपको ये दिख रहा है 420 रुपये की स्टॉक की प्राइस है, वो 525 और 378 यानी कि 378 जा सकती है। आपको शेयर खरीदने का ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन, दैट इज़ एट 450, 450 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो अगर 525 गई तो क्या खरीदोगे 450 में? यस सर, खरीदेंगे। कॉल की वैल्यू सी यू इज विल बी 75, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बट अगर 378 चली गई तो आप 450 में नहीं खरीदोगे सर, यू आर नॉट गोइंग टू बाय इट एट 450। सो ऑप्शन की वैल्यू 0, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज। तो इस केस में ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0, CUCD हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, ध्यान देना सर, 1+r की जगह मैं यहाँ पे e⁻RT रखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में वैसा है, -d डिवाइडेड बाई u माइनस डी, 1.0202 माइनस डी कितना होगा सर? डाउनवर्ड्स, यानी कि 378 डिवाइडेड बाय 420, 378 डिवाइडेड बाय 420, और यहाँ पे 525 डिवाइडेड बाय 420 माइनस 378 डिवाइडेड बाय 420। अब इसको सॉल्व करो। .9, 1.25 और 0.9, 0.1202, 0.35। आंसर आता है 34.34%। चलो चेक कर लेते हैं एक बार प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सही है क्या। यहाँ तो इन्होंने नहीं दी, पर अगले वाले में ज़रूर निकाला है अलग तरीके से 34, वो हम बाद में देखेंगे, पर आंसर जस्ट चेक कर रहा था क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों से सेम आती है। 34.34% इज़ योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वो हम इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 0.3434। ठीक है, इसको भी बाकी की प्रोबेबिलिटी से 1 - p से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि आंसर 0 है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर क्या आएगा? चलो हम कॉल की वैल्यू ही निकाल लेते हैं सीधा। कॉल की वैल्यू at 0 point is nothing but call value at upper level multiplied by probability, call value at lower level multiplied by उसकी probability divided by e⁻RT। सही लिखा मैंने? ठीक है, कॉल की वैल्यू एट अपर लेवल कितनी है सर? 75, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैं जब टाइम बचा रहा हूँ, तो वो आंसर आ गया 25, ये आंसर आएगा 25.76। बाकी का पार्ट 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1.0202, कहानी ख़त्म। आपके पोर्ट ऑप्शन की वैल्यू आ गई 25.25, ये रहा 25.24, 25.24 आया। ये है नॉर्मल सा आपका बाइनोमियल मॉडल, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने जो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, ये आपको समझ में भी आएगा आगे जाके, इसे हेज रेशो कहते हैं। ठीक है, और एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो मेरा स्टाफ टाइप करता है, उन्होंने भी यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी। अब मैं देख रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो एक्चुअली होना चाहिए था, ऐसा भी अगर लिखा है तो दैट शुड बी 75 - 0 डिवाइडेड बाई 525 - 378, इट इज़ लाइक CU - CD डिवाइडेड बाई SU - SD। ठीक है, उसी तरीके से वो जो आपने लिखा ना, उसी तरीके से हमने बाद आगे में निकाला हुआ है आंसर। ठीक है, तो आपका ये बाइनोमियल मॉडल से आ गया। अब थोड़ा ध्यान दो सर, रिस्क न्यूट्रल मेथड क्या है? रिस्क न्यूट्रल मेथड में आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालने का ये तरीका ना इस्तेमाल करते हुए स्टॉक प्राइसेस का तरीका इस्तेमाल करोगे, और आंसर अल्टीमेटली सेम ही है। मैं आपको फिर भी वापस
लिखवा देता हूँ। उसमें क्या था सर रिस्क न्यूट्रल मेथड में कि आज की जो स्टॉक की प्राइस है इट इज़ नथिंग बट, ध्यान देना, कल की जो अपर वैल्यू की स्टॉक की प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस लोअर वैल्यू की जो स्टॉक की प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ई टू द पावर आर टी। अब इसमें वैल्यूज रख दो, यही उन्होंने करा। देखो 525 इंटू प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस पी इंटू लोअर प्राइस और आज की करंट प्राइस। अब ये जो 1 पॉइंट ई टू द पावर आर टी है, ये डिनोमिनेटर में ये इधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी प्रोबेबिलिटी निकली, आंसर सेम ही आना है। अब लोग बोलते हैं अलग अलग है दोनों मेथड, ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा और ये दोनों यहाँ जो लिखा, जबकि वो जो पहले लिखा है वो उसको और आगे डिराइव करो तो यही बन के आता है, बाकी भगवान को मालूम। ठीक है सर, तो ये प्रोबेबिलिटी रखी, बाकी तो ये सेम ही है आपका फॉर्मूला, P इंटू ये सी यू प्लस 1 माइनस पी इंटू ये सी डी डिवाइडेड बाई ई। कॉल की वैल्यू निकालने का तो वही तरीका, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। चलो ठीक है, ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। अब आपके 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल देखते हैं सर। अभी तक तो आपने देखा था कि शेयर के प्राइसेस आज अगर 100 रुपये है तो कल 108 और 95 चले जाती है, पर वहाँ से भी तो और दो प्राइसेस हो सकती है अगले इसमें। अगर कल 108 है तो वहाँ से भी वो 116.64 जा सकती है या फिर 102.60 जा सकती है, और 95 है तो ऐसे दो। तो अब इसको बोलते हैं 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ध्यान दो सर। ऐसे केस में क्या करेंगे, सिंपल है, आखिरी नोट से कैलकुलेशन करते हुए हम आएंगे। अब आपको ना यही फॉर्मूला जो आपने अपनाया, ध्यान दो, ये जो आपने फॉर्मूला अपनाया ये आपको अब हर इनकम्प्लीट ट्रायंगल पे अपनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इनकम्प्लीट से, हाफ से, सेमी बोल लो, ऐसे 3 ट्रायंगल है, सबसे बाहर में 2 है और अंदर में 1 है, तो ये 3 बार पीछे लगाते हुए आना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान दो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे एक 2 ईयर ट्री है फॉर अ शेयर ऑफ स्टॉक इन एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अब आपने ये तो प्राइसेस तो देख ली, 100 से 108 हो गया, फिर 95 हुआ। ठीक है, एक में इसमें मेरी जनरली एक आदत होती है कि अगर ये 108 हुआ है तो कितना परसेंट से बढ़ा है ये निकाल लो। यहाँ ग्रोथ हुई है 8% से, ठीक है, पर जब डिक्लाइन हुआ है तो डिक्लाइन हुआ 5% से। ये तो आपको समझ आया। अब 108 से भी वो 8% से ही एग्जैक्ट ग्रो किया है, अगर आप नोटिस करोगे तो 108 में 8% ऐड करो, एग्जैक्ट सेम प्राइस आएगी, और 5% माइनस करो, एग्जैक्ट सेम प्राइस आएगी। ये मैच करना पड़ता है उनको मोस्टली। सो यहाँ पे भी 8% से ग्रोथ हुई है और 5% से डिक्लाइन हुआ है। सो ऊपर जाने का और नीचे जाने का जो ये परसेंटेज है ये सेम है हर जगह पे, तकलीफ आपको कम आएगी। ये कम क्या आएगी मैं बताता हूँ। जब आपका परसेंटेज ऐसा सेम होता है ना हर जगह पे, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लगाओ निकालोगे वही प्रोबेबिलिटी अब हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो अपर लेवल पे, और उसकी एग्जैक्ट अपोजिट वाली लोअर लेवल पे। आपको बार बार 3 बार प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कंसिडर अ 2 ईयर अमेरिकन कॉल ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना सर, अमेरिकन कॉल ऑप्शन और यूरोपियन कॉल ऑप्शन क्या होता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन खरीद रहे हो और सिर्फ 3 महीने का आपने ऑप्शन खरीदा और वो सिर्फ यहीं पे एक्सपायर कर सकते हो तो उसे कहा एक्सपायरी है। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब फिर से, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन खरीदा है और वो सिर्फ मेच्योरिटी पे ही सेटल हो सकता है, एक्सपायरी पे ही आप उसको सेटल कर सकते हो, तो वो हो गया सर यूरोपियन ऑप्शन। यानी कि अगर आपको बीच में कहीं पहले बेचने का मन कर गया तो आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, दैट इज़ यूरोपियन ऑप्शन। बट अगर आप यहाँ पे ऑप्शन खरीद रहे हो, एक्सपायरी भले ही 3 महीने बाद है, लेकिन इस 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर कहीं पे भी आप उस ऑप्शन को क्लोज कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इस चीज़ को बोलेंगे अमेरिकन ऑप्शन। शॉर्ट फॉर्म में एक्सरसाइज करना बोलो। जो ऑप्शन सिर्फ एक्सपायरी पे एक्सरसाइज होता है उसे यूरोपियन ऑप्शन कहा जाता है। जो ऑप्शन बीच में कहीं पे भी क्या बोलते हैं एक्सरसाइज हो सकता है उसे अमेरिकन ऑप्शन कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है सर, अमेरिकन ऑप्शन है। इसका मतलब हमें एट द एंड जाके ही एक्सरसाइज करना ऐसा ज़रूरी नहीं, बीच में कहीं पे भी अगर फ़ायदेमंद सिचुएशन आई तो एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि ऑप्शन को एक्सरसाइज तो बंदा सिर्फ तभी करता है जब उसका फायदा हो रहा होता है। ठीक है, ऑन द स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 98। सबसे पहले तो ये क्या है, कॉल ऑप्शन है, राइट टू बाय। उसकी करंट प्राइस चल रही है 100, मैंने यहाँ पे ले लिया 98,
स्टॉक की प्राइस 100, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका जो चल रहा है वो 5% का है पर एनम। कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वैल्यू भी आपको उसकी दे दी 1.05127 पर, ये साल भर का है, ठीक है ना, एक साल का। और हमारे पास ऑप्शन भी जो है कॉल ऑप्शन वो 2 साल का है, एक एक साल का गैप में। अज्यूम 2 पीरियड्स फॉर 1 ईयर ईच। ओहो, अज्यूम 2 पीरियड्स ऑफ 1 ईयर ईच, फॉर नहीं है सॉरी, ऑफ, एक एक साल के 2 पीरियड्स पकड़ के चलो, यानी कि ये वाला क्वेश्चन 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल पे। यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल, फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन एंड देन एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड। हर नोड के एंडिंग में एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालो, N1 N2 एंड N3। ये N1 N2 N3, ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालो यहाँ। इसका मतलब और कुछ नहीं सर, ये कॉल की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। सबसे पहले आप कॉल की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे N2 पे, फिर कॉल की वैल्यू N3 पे निकालोगे, और N2 और N3 के बेसिस पे N1 पे निकालोगे। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को, मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूँ। सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल पकड़ो, ठीक है, उसको यहाँ पे कॉल की वैल्यू निकालो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आओ, तो एक वैल्यू आ गई। फिर नीचे वाला ट्राइंगल पकड़ो, उसकी भी कॉल की वैल्यू यहाँ पे निकालो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, टोटल करके डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आओ। अब आपके पास यहाँ पे 2 कॉल की वैल्यू है, इन दोनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक वैल्यू निकालो और उसको डिस्काउंट करो और यहाँ लेके आओ, आपकी N1 आ जाएगी। कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं करना। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला, हमने ये निकाल ली, आपके सामने हाजिर है प्रोबेबिलिटी, और एक ही बार निकाली। देखो अब इन्होंने क्या लिया, प्रोबेबिलिटी में ये SD यानी कि 95, S0 और ये SU। तो इन्होंने क्या क्या कंसिडर करा प्रोबेबिलिटी के लिए, ये रहा, सिर्फ ये 3 प्राइसेस, मैं अभी रेड में से मार्क करके वापस हटा दूंगा, ये 3 प्राइसेस कंसिडर करी। आपका सवाल ये भी उठ सकता था कि बाकी की प्राइसेस क्यों नहीं कंसिडर करी। करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर लेवल पे 8% से ग्रोथ हो रही है और 5% से डिक्लाइन आ रहा है। आप वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि परसेंटेज ऑफ चेंज जो था वो हर लेवल पे सेम था। 8-8% से ग्रोथ हो रही है, 5-5% से डिक्लाइन हो रहा है। अगर ये बदलता ना परसेंटेज, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बदल जाती, तब आपको हर लेवल पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती। तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई आपकी, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली सेम अभी जैसे हमने कैलकुलेट करा। अब N2 निकालेंगे सर, कैसे निकालोगे थोड़ा सा ध्यान दो। स्ट्राइक प्राइस कितने की है, स्ट्राइक प्राइस 98 की है ना, 98 में वो आप खरीद सकते हो। अब आप मेरे को बताओ 116.64 गई तो क्या 98 में खरीदोगे? यस सर, आपका ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और आपके कॉल की वैल्यू आएगी 98, सो वो आ गई 18.64, ठीक है। इस वाले पार्ट में जब 102 रुपये मार्केट में प्राइस चल रही है तो भी आप कॉल एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि ज़्यादा है मार्केट में, तो आपके कॉल की वैल्यू आएगी 4.6। और यहाँ आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि 90 रुपये की चीज़ है, 98 में क्यों खरीदोगे, यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, इसको बोलते हैं CUU, क्योंकि कॉल की अपर की भी अपर वैल्यू, इसको बोलेंगे अपर की लोअर वैल्यू, और इसको बोलते हैं CDD, लोअर की भी लोअर वैल्यू। ऐसा यहाँ से जाओ, ये कॉल है, इसकी अपर की भी अपर वैल्यू उधर आ गई, अपर की लोअर वैल्यू, अब ये तो कवर हो ही गया है यहाँ पे, तो ये लोअर की भी लोअर वैल्यू इधर, ऐसा हम बोलते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल गई हायर प्राइस की। अब आपको क्या करना है, उस प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, बची हुई प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, और डिस्काउंट कर लो कंटिन्यूस रेट से, ठीक है, एक साल से। तो अब आपको N2 मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर N3 पे भी अप्लाई करो, ये दो। अब हायर वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ लगेगी, बची हुई यहाँ लगेगी, डिस्काउंट करो ई वाली वैल्यू से और यहाँ निकाल लो। पहले हम सिर्फ यहाँ तक आते हैं, ठीक है। वो 2 वैल्यूज़ क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ, 14.79 और 3.41, ये हो गई N2 N3, इफ आई एम राइट, हाँ, नोट 2 नोट 3। सो 14.79 और 3.41, ठीक है। ये हम वापस यहाँ आ जाते हैं, मैं ये हटा देता हूँ, अरे रे रे कहाँ गया, क्या तो क्या खुल जाता है,
हम्म, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया और ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ये आ गई 14.79 और 3.41। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे एक सीक्रेट है जो शायद क्वेश्चन में नहीं दिया या आगे उसके बारे में नहीं बोला होगा। इस पॉइंट पे आप ये जो कॉल की वैल्यू आई है ये 14.79, ये कब आई है? जब आपने यहाँ एक्सरसाइज ना करते हुए दूसरे साल में एक्सरसाइज करा तो क्या होगा ये निकाला। मान लो कि आप वहाँ तक जाते ही नहीं, क्योंकि आपका तो अमेरिकन ऑप्शन है, आप तो इस पॉइंट पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। 108 की जब मार्केट प्राइस चल रही है कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो 108 पे क्या मैं एक्सरसाइज करता, ये भी निकालो। सर मेरी 98 की प्राइस थी स्ट्राइक प्राइस, अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो मेरा पे ऑफ कितना हो रहा है? आपका पे ऑफ निकल के आता है 10 रुपये का। सो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक्सरसाइज करो या मत करो। अगर आपने यहाँ पे एक्सरसाइज कर लिया क्योंकि फ़ायदा दिख रहा है तो 10 रुपये मिलेंगे, पर नहीं करा इसका मतलब आप आगे जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो और वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हो जिसकी आज की वैल्यू आ रही है 14.79। अब आपको चूज करना है कि इस पॉइंट पे मैं एक्सरसाइज करूं या नहीं। जो आपको प्रिफरेबल लग रहा है वो आप आगे लेके चलोगे। आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा कि एक्सरसाइज मत करो, यहाँ पे करने पे कम फायदा है तो ज़्यादा फायदा चूज करेंगे। तो इसीलिए अब जो वैल्यू हम आगे लेके जाएंगे वो है 14.79। अगला क्वेश्चन शायद आपको ऐसा ना आए, ट्रिक अगर डालना है इंस्टीट्यूट को तो वो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू ऐसी डालेगी कि आपका ये 10 रुपये ना आते हुए, जैसे अगर ये 14.79 आ ही रहा है तो यहाँ पे वो 16 रुपये आ जाएगा, कुछ भी 14.79 से ज़्यादा। तो अगर वो 16 रुपये आता 10 के जगह पे तो मैं बोलता कि यहीं एक्सरसाइज करूँगा, कहानी ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे 108 पे मैं एक्सरसाइज करूँगा तो आपकी 16 रुपये की पे ऑफ हो जाएगी और ये वाली पे ऑफ तो आप निकाल ही चुके हो। 16 और 3.41 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप पीछे ले जाते, पर अभी क्योंकि 10 कम है मैं इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूँगा और पीछे लेके जाऊँगा और मेरा N1 आ जाएगा। ये रहा, ध्यान देना सर, ये 14.79 यहाँ पे आया, ये 3.41 यहाँ पे आया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटिंग करा, लेके चले गए, ये N1 की प्राइस आ गई। कॉल वैल्यू एट जीरो लेवल, ये जो है ना अमाउंट, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमा दिया। तो आप जनरली जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं कि भैया दो जगह पे प्राइस निकाली, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट कर दिया। ज़रूरी नहीं ना अगली बार ये प्राइस लेनी ही पड़े 14.79। ठीक है सर, इसी के साथ हमारा बाइनोमियल मॉडल हो गया ख़त्म। अब थोड़ा सा ब्रेक लेके आता हूँ और शुरू करते हैं ब्लैक स्कोल्स मॉडल। ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। सर आइए ब्लैक स्कोल्स मॉडल देखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मैं वापस एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। स्पॉट प्राइस है आज की 100 रुपये, ठीक है, स्टॉक की, और स्ट्राइक प्राइस है आपका लेट से 110 रुपये, या मैं इसको 120 रुपये ले लेता हूँ। यानी कि आप यही शेयर आज से ठीक 3 महीने बाद, ठीक है, 120 रुपये में खरीद सकते हैं अगर ये कॉल ऑप्शन है, बेच सकते हैं अगर ये पुट ऑप्शन है। फिलहाल हम कॉल ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमने क्या करा था। हमने आज से ठीक 3 महीने बाद जाके 120 रुपये दे के ये शेयर खरीदना है, ऐसा हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में नेट में कैश में सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस 150 पहुँच गई तो क्या हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे। नॉर्मल केस में हम अभी तक कॉल की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते थे, जब भी ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, 150 माइनस 120, ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, यहाँ ऑप्शन करने और एक्सरसाइज करने से हमें 30 रुपये का फ़ायदा होगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सबसे पहले हमने ऑप्शन की वैल्यू इस तरीके से निकाली एक, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इसे डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे, तो हम डिस्काउंटिंग करके लेके आने लगे, दैट इज़ इन बाइनोमियल मॉडल 2, ठीक है। अब एग्जैक्ट वही चीज़ करेंगे पर थ्योरी बदल गई। तो हम क्या करते थे, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालते थे, राइट। ये लो एस माइनस के, ये हमारा हो जाया करता था वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हम ये प्राइस नहीं ले रहे, हमारे पास करंट प्राइसेस है, सो अकॉर्डिंगली इसी शेयर की प्राइस स्पॉट मार्केट में ये है और उसी शेयर पे जो स्ट्राइक
या कॉल ऑप्शन अवेलेबल है वो है ये 120 रुपये का। पर एक तरह से देखा जाए तो ये 120 रुपये में शेयर मैं कब खरीद सकता हूँ, आज से ठीक 3 महीने बाद, हम यही बोलते हैं ना 3 महीने बाद की प्राइस है। तो ये 120 रुपये लॉजिकली देखा जाए तो डिस्काउंट होके आना चाहिए, तब जाके तो मैं इस स्पॉट प्राइस से कंपेयर कर सकता हूँ, राइट सर। तो आप क्या करेंगे, e⁻−RT कर दो, इसको माइनस करना यानी कि डिस्काउंटिंग करना। अगर आप e⁻RT करते सिर्फ यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, -RT कर रहे हो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। सिंपल, आपने ये ऑप्शन की वैल्यू निकाल ली। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या चांस है एस और के आपका हर बार एक्सरसाइज ही होगा ऑप्शन? आपकी स्पॉट प्राइस शायद कुछ ऐसी भी हो सकती है जिस पे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, और हम तो निकाल रहे हैं सर ऑप्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ पे ऑफ आना ज़रूरी है। अगर ऑप्शन की वैल्यू निकालना है तो हमें सिर्फ उतनी ही प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो, ऑप्शन इन द मनी हो। इन द मनी मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, देयर विल बी सम काइंड ऑफ पे ऑफ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एस को ND1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के इंटू e⁻−RT को ND2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ND1 और ND2 और कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन के एक्सरसाइज होने की। ND1 is the probability that the option will be in the money and ND2 will be probability that option will give you some kind of payoff. So actually एक्सरसाइज होने का, सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि नहीं एक्सरसाइज होने वाले चांस को आपने हटा दिया, सिर्फ एक्सरसाइज होने वाले चांस को आप यहाँ पे रख रहे हो। बाइनोमियल में भी हम यही करते थे, आप अगर ध्यान दोगे तो बाइनोमियल में भी एक तरह से जब यहाँ पे वैल्यू 0 आती थी तो नॉट एक्सरसाइज वाला ऑप्शन पूरा 0 हो जाता था, और हम सिर्फ ये कंसिडर करते थे। याद है आपको, 10 रुपये के कॉल ऑप्शन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे तो 6 आता था। बस वही एक टेक्निक है कि आपको सिर्फ उतनी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी है जितनी ऑप्शन के एक्सरसाइज होने की है। अब आपको समझ में आया, ये है सर आपका ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। अभी मैं इतने टाइम में इतना ही बता सकता हूँ, और डिटेल में जाते तो और ज़्यादा मैं बातचीत करता इस पर। सो S इंटू ND1 माइनस K इंटू e⁻−RT, ताकि डिस्काउंटिंग कर ले, इंटू ND2। अब ये S भी दिया होगा आपको क्वेश्चन में, K भी दिया होगा, R भी होगा, T भी होगा, D1 और D2 नहीं होगा। D1 और D2 के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये है सर, नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय स्ट्राइक प्राइस प्लस आपका इन ब्रैकेट R प्लस वोलेटिलिटी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। अगर टाइम 3 महीने का है तो आप अंदर में रखोगे 0.25, और अंदर जो रेट रहेगा, यहाँ पे जो रेट रहेगा वो साल भर का रहेगा, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √T। ये फॉर्मूला याद रखना है सर, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन √T। सो D2 आपका बहुत आसानी से है, D2 इज D1 जो भी आपने निकाला उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन T माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में इतना याद रखना है, ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। कॉल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चाहिए, इसमें D1 और D2 क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सर। एक्सप्लेनेशन में मज़ा आता लेकिन टाइम काफ़ी जाएगा। अब ध्यान दो, द शेयर्स ऑफ TIC लिमिटेड आर करंटली प्राइस्ड, करंटली यानी कि S हो गया आपका 415 रुपये, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 मंथ्स, टाइम हो गया आपका 3 मंथ्स का, और एक्सरसाइज की रेट है 400, यानी कि 400 रुपये में ये शेयर आप आगे जाके 3 महीने बाद खरीद सकते हो। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दिया हुआ है, वोलेटिलिटी यानी कि 22%। बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट TIC इज नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, आपको क्या निकालना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, इज द ऑप्शन वर्थ बाइंग फॉर 25 रुपीज़, ऑप्शन 25 रुपये में खरीदना चाहिए क्या? सबसे पहले सर 25 रुपये क्या है आप ये देखो, 25 रुपये इसका एक्चुअल मार्केट प्राइस है, यानी कि कॉल का प्रीमियम है सर। ये हमें निकालना है थेरोटिकल प्रीमियम, और फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रीमियम से कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दो, आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन रखोगे C0 इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस इंटू ND1 माइनस K इंटू e⁻−RT इंटू ND2। ये रहा, ये आपका स्टॉक का प्राइस है। ये ND1 कैसे निकाला डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक प्राइस आपकी
ई टू द पावर माइनस आर टी को आप 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी भी लिख सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हमने यहाँ पे वही करा, 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आर टी, आर है 5%, टाइम है आपका 0.25 यानी 3/12, ठीक है, और यह है ND2। बाकी सब कुछ समझ में आया। अब बात करते हैं ND1 और ND2 की। ND1 के लिए पहले आपको D1 निकालना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट नेचुरल लॉग ऑफ 415/400 यानी कि स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय स्ट्राइक प्राइस। नेचुरल लॉग निकालना है, इसका टेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर का प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम आपने ले लिया 3/12 यानी कि 0.25। आपने इसको सॉल्व करा, आपका आंसर आया ये 0.5032। ये सिर्फ D1 है, ये D1 है सर। इसको आप टेबल में देखोगे, जी टेबल में आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी 0.5032 की। ऑब्वियसली बात है कि 0.5032 नहीं पता चला तो आप 0.50 की पता करो, 0.51 की पता करो और फिर इंटरपोलेट करो, ठीक है। हम देख लेते हैं, एक थोड़ा सा ध्यान देना। 0.5032 है ना, मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि कैसा देखना होता है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल, लास्ट पेज में जाएंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो हमें क्या चाहिए, 0.5 और आगे 0 आएगा, तो ये है हमारा 0.50 की वैल्यू 6915 और उसके बाद 01 की वैल्यू 6950। कितने का डिफरेंस है सर? 15 और 50 में 35 का डिफरेंस है। 69 0.6950 ये 6915 है, 15.6950। सो आप देख सकते हो सिर्फ 35 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों में। और हमें कहाँ पे पहुँचना है? 5032 पे पहुँचना है, 5032 पे। तो क्या इंटरपोलेट कर सकते हैं? 0.0035, यह है 0.01। कैसे इंटरपोलेट करोगे सर? बहुत सिंपल है, कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से, कि 0.6915 से आगे बढ़े तो 0.0035 पॉइंट्स ऐड होते हैं अगर 0.01 स्टेप्स आगे बढ़े। पर हमें कितनी स्टेप्स आगे बढ़नी थी? सिर्फ 0.0032। अब आप इंटरपोलेशन कर लो, आपका आंसर आना चाहिए, ये देखो ये आएगा 0.6928। आप नोटिस करना, आपका जो आंसर आया है 0.6928, ये इन दोनों के बीच ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6915 6950 के बीच है 6928। गेटिंग इट? वो इंटरपोलेशन से आया है, ये इसका आंसर निकालो, आपका इंटरपोलेशन आएगा। सो आपने इंटरपोलेट करा और आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने ND1 की कोई और वैल्यूज़ तो नहीं दी है? हाँ, गिवन वैल्यूज़ तो है यहाँ पे। देखो अब नेचुरल लॉग दिया है 1.0375 का, इसका, और किस किस की वैल्यू दी है? ई की वैल्यू दे दी नेचुरल लॉग ऑफ 0.9952 और 0, ये रहा, रुको, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं दिया ना। तो ये तो खैर इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्वेश्चन है। 0.5032 1 माइनस 0.3072 नहीं दिया हुआ है, मैं यही देख रहा था। तो हम टेबल से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा, ठीक है। तो हमने ये टेबल से ही निकाला है, वो नेचुरल लॉग वाली वैल्यू बाकी के क्वेश्चंस के लिए हुए दी हुई है, तो हमने ये टेबल से निकाल लिया। ऐसे ही आप 0.39, अब आपको एग्ज़ाम में टेबल की वैल्यूज़ दी रहेगी तो कोई टेंशन नहीं है। 0.3933 की निकालना है आपको यहाँ पे, तो आप टेबल में 0.39 और उसके बाद का नंबर 0.40 की वैल्यूज़ ले लो और उसको इंटरपोलेट करो, आपका फिर आंसर आ जाएगा। आप ND1 ND2, वही ND1 ND2 आपको यहाँ पे रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व करने में नहीं जा रहे। 29.60 इज़ योर थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन, यानी कि इस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इतना होना चाहिए था। एक्चुअल में कितना है? 25 रुपये, यानी कि वो कम है। जितना होना चाहिए था उससे अगर कम है तो अंडर वैल्यूड है, इट इज़ वर्थ बाइंग। सस्ता मिल रहा है ये ऑप्शन आपको मार्केट में।
देखो, सिंस द मार्केट प्राइस इज 25 इज लेस देन 27.60, 27 क्यों आया, हमारा तो 29 आया था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, दिस शुड बी 29.60, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हम भी कर लेते हैं, 29 ही आना चाहिए वो आंसर, ठीक है, और वो ब्लॉक स्कॉल्स मॉडल नहीं है, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल है, तो वो भी हमने कर लिया, सो हेंस इट इज़ वर्थ बाइंग, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान दो, अब सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बेस्ड ऑन ब्लैक स्कॉल्स वैल्यूएशन मॉडल, अगर करंट प्राइस उन्होंने बदल दी 380 कर दी, अभी करंट प्राइस कितनी है 415 है, अगर वो 380 हो गई तो क्या, देखो अगर आप 380 कर देते हो तो आपका और कुछ नहीं यहाँ पे बदल जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 415/400 की जगह 380/400 हो जाएगा, इसके बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव में आएगी, क्योंकि नेचुरल लॉग के टेबल में 1 से लेके नीचे कुछ भी अगर आता है ये आएगा 0.95 आपका, 1 से नीचे आता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव में आती है, और आप यहाँ देखना ये निगेटिव आपका आंसर आया। यही चीज़ आप अगर ऊपर देखोगे तो ये रहा 0.03681, ये पॉजिटिव आंसर आया था, पर 1 के नीचे अगर आता है तो वो आपका निगेटिव आता है, उससे होगा क्या ये भी मैं बताता हूँ। निगेटिव आंसर आया, निगेटिव आंसर आया तो आपका D1 D2 दोनों निगेटिव आया। अब आप ND1 ND2 कैसे निकालोगे, सर बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जी टेबल फॉलो करते हैं नेचुरल, ऐसा, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं। अगर आपके आंसर माइनस में आए हैं तो एक चीज़ समझो, आप पूरा आंसर प्लस मान के निकालो, ठीक है, पर आपको तो दूसरी साइड चाहिए थी, माइनस वाली साइड चाहिए थी, तो आप प्रोबेबिलिटी तो इसकी निकाल लो, एरिया निकाल लो पॉजिटिव वाला, और उसको आखिरी में 1 में से माइनस कर देना जो भी आपका आंसर आया, तो आपका निगेटिव D1 वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो 0.2976 है, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है, इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल के दिया, कुछ कैलकुलेशन नहीं दिया, चलो मैं आपको देख के अंदाज़ा बता देता हूँ। 0.2976 आपको दिख रहा है, हम अगर ये एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखें 0.29 को, तो ये हो गया 0.2, ठीक है, अब इसको आखिरी में जाएंगे 0.012 ना 3, तो आपकी वैल्यू आती है कुछ 6141, ठीक है, और इसके बाद की वैल्यू आएगी 0.30 वाली 6179, 6141 6179, ये रही। सिक्स वन फोर वन 6179, आप इसको इंटरपोलेट करो, मैं एक काम करता हूँ फटाक से इंटरपोलेशन कर लेता हूँ, 0.29.30, .6 0.0038 इंटू 0.0076 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 0.6, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इसका आंसर आता है 0.6170, ठीक है, इन दोनों के बीच में, पर ये पॉजिटिव 0.2976 की वैल्यू है और हमें चाहिए थी निगेटिव 0.2976 की वैल्यू, तो जो भी पॉजिटिव की वैल्यू आई है उसको 1 में से माइनस कर दो सर, टोटल एरिया 1 होता है, तो हमें क्या चाहिए था उसका एग्जैक्ट अपोजिट एरिया निगेटिव वाला, तो हमने उसका एग्जैक्ट अपोजिट ले लिया -1 करके, दैट कम्स टू 0.3830, देखो आया 0.3830 निगेटिव साइड। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन इनकाउंटर हो कि आपको -D1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप प्लस मान के पूरी वैल्यू निकाल लो, आखिरी में उसको 1 से माइनस कर दो, यू विल गेट दी आंसर। अब उसका लॉजिक क्या है सर, ऐसा नहीं कि रूल फॉलो करना है, लॉजिक बहुत सिंपल है, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, आप अगर इधर की वैल्यू देख रहे हो तो वो पॉजिटिव साइड है, ठीक है, लेट्स से एग्जाम्पल में आपको अभी समझा देता हूँ ना, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, अब ये वैल्यू होगी 0.30 की, अब 0.30 की इधर की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर की निगेटिव है, अब आपको जी टेबल में अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है लेकिन आपको तो -0.30 चाहिए था, निगेटिव वैल्यू चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, आपको निगेटिव वैल्यू तो टेबल में नहीं दी हुई है, तो आप पॉजिटिव तो निकालो
और पूरा एरिया 1 है, 1 में से पॉजिटिव माइनस करोगे बचेगा क्या, निगेटिव वाली साइड, वही तो हमें चाहिए। बस यही लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे हुई कहानी ख़त्म। अब आप वापस से बाकी सारी प्रोसीजर सेम करो, आपका ऑप्शन का वैल्यू आएगा 10.52, ठीक है। 10.52 आपकी ऑप्शन की वैल्यू आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा होल्ड करो, मैं फोर्थ वाले पार्ट पे जाता हूँ। अगर टीआईसी की शेयर प्राइस अब आप 408 रुपये लो, अब वापस से उन्होंने बदल दी स्पॉट प्राइस, और उन्होंने एक और चीज़ ली कि अब डिविडेंड भी बांटा जा रहा है। अब डिविडेंड भी बांटा जा रहा है 2 महीने बाद, तो बताओ कॉल की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सर, आपका फॉर्मूला क्या है, S इंटू वन माइनस के ई टू द पावर माइनस आर टी ND2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में डिविडेंड को एडजस्ट करना है जैसे आप फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में करते थे। तो क्या करोगे, S माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनटू ND1, बाकी सब कुछ सेम। जहाँ पे भी स्पॉट आया, स्पॉट प्राइस आई, ठीक है, ये रहा। इसके अलावा आपका नेचुरल लॉग के भी फॉर्मूले में नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट डिवाइडेड बाय स्ट्राइक आता है, तो यहाँ पे भी स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ले लो। हम यहाँ देखते हैं, ये देखो हमने क्या करा, स्पॉट प्राइस के 408 को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, ये जो 10 रुपये का डिविडेंड था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली 9.917, उसमें एडजस्ट कर दिया। अब ये हमारा स्पॉट बन गया नया वाला। अब जहाँ जहाँ एस आ रहा है वहाँ वहाँ रख दो ये वाला, आपका बाकी सारी प्रोसीजर सेम, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको पॉइंट। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज पुट कॉल पैरिटी। जो थर्ड सब क्वेश्चन है इस वाले में, वो पुट कॉल पैरिटी पे है सर। तो पुट कॉल पैरिटी पहले होता क्या है देख लो। पुट कॉल पैरिटी यानी कि दो तरह के हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। सबसे पहला पोर्टफोलियो क्या बना, थोड़ा सा ध्यान देना। टाइम जीरो पे मैंने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपये का, तो 100 रुपये देने पड़े, स्पॉट मार्केट में खरीदा, ठीक है। मैंने अगर स्पॉट मार्केट में स्टॉक खरीदा है तो इसको कहीं ना कहीं तो बेचूंगा, इसलिए मैंने ऑप्शन मार्केट में पुट खरीद लिया, उसको 110 रुपये में बेचने का राइट खरीद लिया। 110 लो, हमें अंदाज़ा ले रहे हैं हम, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है पुट की, जो प्रीमियम मैंने पे किया वो है 10 रुपये, ठीक है। सो मेरा आज की डेट में स्पॉट मार्केट में 100 रुपये गया शेयर को खरीदने के लिए, और पुट खरीदने के लिए 10 रुपये गया। टोटल मेरा आउटफ्लो कितना हुआ, 110 रुपये। अब इसके तहत मैं 110 रुपये में शेयर्स को बेच सकता हूँ आज से ठीक 1 साल बाद। अब आज से ठीक 1 साल बाद मान के चलिए कि प्राइस स्टॉक की मार्केट में हो गई 70 रुपये या 140। अगर 70 रुपये हो गई तो जो शेयर मैंने 100 का खरीदा था वो मैं 70 में बेचूंगा, मेरे पास कितने पैसे आएंगे सर, 70 रुपये, ठीक है। अब 70 रुपये मार्केट में प्राइस चल रही है, तो पुट ऑप्शन भी है मेरे पास में 110 का, क्या मैं वो एक्सरसाइज करूंगा, हाँ सर वो मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो 110 और 70 के बीच का गैप 40 रुपये मेरे को पुट ऑप्शन में कैश सेटलमेंट मिलेगा। तो अब मेरे पास टोटल कैश कितनी हो गई, जो शेयर था 70 का बेचा, 40 रुपये कैश मेरे को मिल गई पुट ऑप्शन में, मेरे पास टोटल अभी पैसा है 110 रुपये, ठीक है। मान लो कि 70 की जगह 140 हो जाती है मार्केट में प्राइस, तो आप 100 रुपये का शेयर 140 में बेचोगे तो 140 रुपीज़ आपके हाथ में आ गए, ठीक है। अब आप पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जो चीज़ 140 की है उसको पुट ऑप्शन में 110 में क्यों बेचोगे, तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपके ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो इस केस में आपका कैश फ्लो कितना हो गया, 140। ये क्लियर हुआ क्या कि अगर 110 के नीचे कुछ भी प्राइस हो रही है तो मेरी कैश फ्लो यहाँ पे 110 है कंफर्म, और वहाँ 140 है। ये हो गया मेरे इस पोर्टफोलियो की 1 साल बाद की कैश फ्लोज, अगर स्टॉक मार्केट की प्राइस 70 और 140 हुई तो। चलो मैं दूसरा पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, मैं ना स्ट्राइक प्राइस जो है अपनी, स्ट्राइक प्राइस 110 की है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान देना, उसकी 1 साल से प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया है मेरे को देखने दो, एक 110 डिवाइडेड 1.05 अगर करते तो 110 डिवाइडेड 1.05, हाँ, तो 5% का रेट लिया, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। सो 110 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जिस प्राइस पे मेरे को कॉल ऑप्शन में स्टॉक खरीदना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं आज इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं आज उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ कि आज से ठीक 1 साल बाद वो 110 रुपये बन जाए इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। और मैंने कॉल ऑप्शन भी ले लिया कि मैं 110 रुपये में शेयर्स 1 साल बाद खरीद सकता हूँ, और उसके लिए भी मैंने प्रीमियम पे किया 10 रुपये का, ठीक है।
मान रहे हो, 10 रुपये का प्रीमियम पे किया और आपने ये पोर्टफोलियो बना लिया 114 रुपये 76 पैसे का, तो आपके पोर्टफोलियो में टोटल आउटफ्लो कितना हो गया 114.76। अब आप ठीक इसी पोर्टफोलियो को एक साल बाद देखो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो है 104 रुपये का वो 110 रुपये हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे, कहानी खत्म। और आपका जो ऑप्शन है 110 रुपये में आप ये शेयर खरीद सकते हो। बताओ 70 रुपये मार्केट प्राइस चलेगी तो क्या 110 में खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे सर, मेरा एक्सरसाइज नहीं होगा, जीरो वैल्यू होगी, तो मेरे पास नेट में कैश फ्लो क्या बचेगी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली 110 रुपये। पर अगर मार्केट में 140 रुपये प्राइस हो गई, ध्यान देना, अगर मार्केट में 140 रुपये प्राइस हो गई तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट 110 का 110 ही होगा, पर मैं कॉल ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर लूंगा, मेरे को 30 रुपये का फायदा होगा, है ना। तो मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, मेरे को 30 रुपये का फायदा हुआ, मेरे पास कितनी कैश फ्लो है 140। अब दोनों पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंपेयर करो। दोनों पोर्टफोलियो में अगर प्राइस 70 140 जैसे होती है तो दोनों पोर्टफोलियो में मेरे पास सेम कैश फ्लो है एक्सपायरी पे 110 या तो 140, कोई भी स्टॉक की प्राइस हो जाए। अगर 70 हुई तो दोनों पोर्टफोलियो में मेरे पास 110 रुपए, 140 हुई तो दोनों पोर्टफोलियो में मेरे पास 140 रुपए। आप बताओ कौन सा पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे? सर आप बोलोगे कि जब मैच्योरिटी पे सेम ही अमाउंट मिलनी है तो आज जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कम से कम हो, तो आप चाहोगे कि मैं पोर्टफोलियो 1 ही बनाऊं 110 रुपए, क्योंकि यहां आउटफ्लो 110 का है और उधर आउटफ्लो 114 रुपए का है। तो आप क्या बोलोगे कि यार यहां तो फालतू में यह पोर्टफोलियो कोई भी नहीं बनाएगा। अब ये पोर्टफोलियो कोई भी नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? डिमांड ही नहीं है, डिमांड सारे इसकी है। 110 रुपए दे के भी मेरे को उतना ही मिल रहा है और 114 दे के भी आपको उतना ही मिल रहा है, तो आप तो यही चाहोगे कि कम से कम दो। तो सारी डिमांड यहां पे है, उधर कोई डिमांड ही नहीं है, मतलब कॉल ऑप्शन कोई नहीं खरीद रहा। अगर कॉल ऑप्शन कोई नहीं खरीदेगा तो कॉल की वैल्यू गिर जाएगी और तब तक गिरेगी जब तक वो 114 रुपए भी 110 नहीं हो जाता। तो कितनी गिरनी जरूरी है सर? 4 रुपये 76 पैसे, यानी 4 रुपीज 76 पैसे इस ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी। 4 रुपीज 76 पैसे इस ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी, तो वो हो जाएगी 524। जब तक उस कॉल की वैल्यू 5 रुपये 24 पैसे नहीं आ जाती तब तक उस पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। और उसके बाद वो एट पार हो गया कि दोनों पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी 110 लग रहा है और मैच्योरिटी पे भी सेम मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। इस केस में ये जो पोर्टफोलियो बनाया आपने उसको इक्वेट कर सकते हो दूसरे पोर्टफोलियो से। क्यों इक्वेट कर सकते हो? क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो की एक्सपायरी की कैश फ्लो सेम है, तो दोनों पोर्टफोलियो की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। ये देखो, आपने स्टॉक खरीदा तो S0, पुट खरीदा तो P0। ये जो 110 रुपए आपने दिए थे शुड बी इक्वल टू कॉल खरीदना और स्ट्राइक प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करना, दैट इज K इंटू E टू द पावर माइनस RT। माइनस RT मतलब डिस्काउंटिंग करना। ये सो इसको बोलते हैं पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको इस फॉर्मूले में कुछ भी मिल जाए, जैसे स्टॉक की प्राइस दी हुई है, पुट का कॉल दिया हुआ है और स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, तो आप पुट की वैल्यू दी हुई है और कॉल का प्रीमियम आप निकाल सकते हो सर। ऐसे केस में आई बात आपको समझ में? ये देखो इस वाले केस में क्या हुआ। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बोला था कि भैया देखो 380 रुपये की स्पॉट की प्राइस है, 10 रुपये 52 पैसे का आपने कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल चुके हो, अब बताओ पुट ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी। मैं यहां पे दिखाता हूं थर्ड वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहां देखिएगा, व्हाट वुड बी द वर्थ ऑफ पुट ऑप्शन अगर करंट प्राइस इज कंसिडर्ड 380। सिंपल है, आपने पुट ऑप्शन की वैल्यू पूछी तो ये रहा पुट ऑप्शन। आपने अभी अभी ये प्राइस तो निकाल ही ली थी, जहां पे 380 की स्पॉट प्राइस थी उसकी कॉल की वैल्यू 10 रुपये 52 पैसे आई थी। तो आप ऐसा रख दोगे S प्लस P0 इज इक्वल टू C0 प्लस K E टू द पावर माइनस RT। आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इज नथिंग बट, आपने इक्वेट कर दिया ना इसको ऐसा, पुट ऑप्शन इज नथिंग बट कॉल की वैल्यू प्लस K इंटू द पावर माइनस RT और माइनस स्पॉट की प्राइस। सो कॉल की वैल्यू कितनी? 10 रुपये 52 पैसे, उसमें स्ट्राइक प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू ऐड करो और स्पॉट प्राइस 380 माइनस कर दो। ये रही 380 माइनस कर दिया और ये दो ऐड कर लिया, आपका पुट की वैल्यू मिल गई। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द पुट ऑप्शंस वैल्यू अकॉर्डिंग टू पुट कॉल पैरिटी थ्योरी।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 24 भी एग्जैक्ट सेम है, कुछ चीज़ें जो आपको सिर्फ बतानी है, दोनों में जो डिफरेंस है वो बताता हूँ। स्टॉक की प्राइस आपको दी हुई है S80, स्ट्राइक प्राइस है 75, कॉल ऑप्शन है ये आगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दिया हुआ है, मेचोरिटी 6 महीने की है यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% का दिया हुआ है। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, समझ आया कुछ? पहला चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट जो अपन ने देखा था, मीन से कितना दूर, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है सर। पर आपको जो एरिया दिया हुआ है ना, उधर में थोड़ा सा पढ़ो, लेफ्ट और राइट 1 टेल, ये टेल वाला एरिया दिया हुआ है। और हमारे जीस टेबल में क्यूमुलेटिव एरिया होता है, बॉडी पार्ट होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, क्या है 0.25, यहाँ देखो 0.25 की क्या वैल्यू दी है, 0.4013। अब हम आते हैं यहाँ और यहाँ ढूंढो 0.25, ठीक है, 0.2 आगे 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 आ गए 5, ये रहा 0.5987, ये नहीं दिख रहा होगा, कितना है सर, है 0.5987। तो वहाँ ऐसा क्यों दिया था, ध्यान देना सर, टोटल एरिया होता है 1 और इसके ना 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी पार्ट, एक होता है सर टेल पार्ट, ठीक है। आपको हमेशा जो चाहिए होता है वो है बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी वाली प्रोबेबिलिटी 0.25 जो मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहिए होता है, अनलेस आपका D1 D2 माइनस में आ रहा हो, माइनस में आता है तब टेल चाहिए होता है, अदरवाइज बॉडी हो गया, ठीक है। तो आपको चाहिए था बॉडी, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेल। मोस्टली ये लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे और उसी वैल्यू को लेके इंटरपोलेशन चालू कर देंगे, वहीं क्वेश्चन में सारी हो गई गलती, 0 मार्क्स है, क्योंकि वो स्टार्ट से ही गलत हो गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव एरिया आपको दिया हुआ है, तो वो क्या है, टेल पार्ट है, तो बॉडी में बॉडी पार्ट निकालना पड़ेगा। बॉडी पार्ट कैसे निकालोगे सर, 1 माइनस टेल, ख़त्म, याद रखना 0.5987। करना सबसे पहले आपको क्या है कि 1 माइनस ये कर दो, क्योंकि टेल है, देखो 1 माइनस 0.4013 कितना आया, 0.5987। देखो आपके जी टेबल में ये वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यूज़ हमें लेना है सर, बॉडी पार्ट, ठीक है। एक क्लियर हो गया। e⁻, रिस्क फ्री रेट 12% का, आधे साल के लिए 0.5 की वैल्यू दे दी, नेचुरल लॉग की भी वैल्यू दे दी, बाकी कहानी सिंपल। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखो, ठीक है। सो मेन जो आपको 1 टेल वाला पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपको ये भी तो हो सकता था, थोड़ा ध्यान दो, अब आप खुद निकाल लोगे, 1 टेल की जगह अगर वो 2 टेल देते तो क्या करते। 2 टेल का मतलब मैं बताता हूँ, 0.4013 की जगह आपको 2 टेल की वैल्यू होती 0.8026। अब कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है सर, पहले तो 2 टेल को 1 टेल में कन्वर्ट करो, कैसे, डिवाइडेड बाय 2 करके, इसकी डबल वैल्यू है ना वो, तो डिवाइडेड बाय 2 करो और उसको 1 में से माइनस कर दो, आपकी बॉडी वैल्यू निकल जाएगी, वापस कितनी आएगी 0.5987, ख़त्म। ये देखो 2 टेल एरिया है 0.8026, क्या करोगे सर, इसको डिवाइडेड बाय 2 करो और 1 में से माइनस कर दो, अगेन सेम वैल्यू आएगी 0.5987, कहानी खत्म। क्यूमुलेटिव एरिया ये है प्रॉपर टेबल आपका, ये है प्रॉपर वैल्यूज़ जो आपको यूज़ करनी है, नेचुरल लॉग हो या फिर अपना ND1 ND2 निकालना हो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े सर, अब ये वाले क्वेश्चन को भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने बस वो क्वेश्चन उसी लिए डाला था कि आपको वो 1 टेल 2 टेल और क्यूमुलेटिव समझ में आए। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। देखो ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लो मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, चलो पहले कुछ डिटेल ले लो। स्टॉक की प्राइस है 50 रुपये आज की मार्केट में, ये ऊपर जाके ये बाइनोमियल मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन, एक तरह से जो अपन ने पार्ट छोड़ा था ना सबसे पहले बाइनोमियल मॉडल में, कि मैंने बोला आगे क्वेश्चन आएगा, ये वो है। तो आपकी स्टॉक की आज की प्राइस है 50 रुपये, ये ऊपर जाएगा तो 60 रुपये हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 40 रुपये हो जाएगा। हमने बोला था 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। इसी स्टॉक का डेरिवेटिव्स मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में कॉल ऑप्शन अवेलेबल है 55 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का। कॉल का प्रीमियम आपको नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और टाइम है 1 साल का, ताकि हम कैलकुलेशंस को सिंपल रखें, ठीक है।
इतना हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं देखना, हम क्या करते हैं, एक स्टॉक खरीदते हैं, नहीं एक नहीं खरीदते, हम 0.25 स्टॉक खरीदते हैं। सर प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है इतना स्टॉक खरीदना? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, पर आप ऐसा लेके चलिए कि 4 की जगह 1 खरीद रहे हैं, तो 1 की जगह 0.25 खरीद रहे हैं, कैलकुलेशन है। बाय स्टॉक कितना? 0.25। अगर पूरा एक स्टॉक खरीदते तो 50 रुपये देने पड़ते, अगर 0.25 ही खरीदना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12.5 रुपये, यानी 12 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, आपका ये हो गया आउटफ्लो। चलो ठीक है, पैसा जा रहा है। और आप एक काम करो, बोरो कर लो कुछ अमाउंट। बोरो कितना करना है, उधार कितना लेना है मार्केट से? 9 रुपये 9 पैसे। सर ये रैंडम फिगर कहाँ से आई है? मैं ये 2 फिगर्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में, कि मैंने क्यों 0.25 लिया और क्यों 9.09 लिया और कैसे आया 9.09 और 0.25। ठीक है, पर मान के चलो मैंने ले लिया, कुछ तो रीज़न होगा। तो मैंने क्या करा, मार्केट से उधार लेके आया 9 रुपये 9 पैसे, अपने 3 रुपये 41 पैसे यानी 3 रुपीज़ 41 पैसे मैंने अपने जेब से डाले, और 12.5 रुपये 12.50 का मैंने स्टॉक खरीद लिया। नेट में मेरे जेब का इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 3 रुपीज़ 41 पैसे का हुआ। ठीक है सर, अब मान के चलो कि ठीक जैसे पुट कॉल पैरिटी में 1 साल बाद हमने लिया था कुछ प्राइसेस, अब वही मान के चलो कि मार्केट में प्राइस हो गई 40 रुपये की 1 साल बाद में। आपके पास तो सिर्फ इतना स्टॉक है, तो उतना ही बेचोगे, तो 40 का 0.25 ही आपको मिलेगा, यानी कि 10 रुपये। मान ली सर बात। और वो जो आपने बोरो करा था 9.09, वो क्या रेट से बोरो करा था सर? 10% से 1 साल के लिए, तो उसमें 10% ऐड करो, आपका रीपेमेंट आएगा 9.09 पे 1.10, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये शेयर बेच के मिला, 10 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ा, नेट में कैश फ्लो क्या है? 0। चलो ठीक है, मान लो 40 रुपये नहीं होती, वो प्राइस 60 रुपीज़ हो जाती, तो अगर प्राइस 60 होती तो इसका 0.25 मार्केट में बेचते, आपके पास 15 रुपये आते। ठीक है, पर रीपेमेंट तो उतना ही रहता क्योंकि बोरोविंग है वो, तो आपके पास नेट कैश फ्लो कितना बचा? 5 रुपये। ठीक है, ये पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया, जिसमें मैंने एक स्टॉक खरीदा था और कुछ लोन लिया था, उसका रिजल्ट मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि 40 रुपये हुआ तो 0 बचेगा, 60 रुपये हुआ तो 5 रुपये मेरे पास बचेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये सब तामझाम ना करते हुए सिर्फ ये एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ। आज मैं एक कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ तो मेरा कितना पैसा जाएगा? जो उसका प्रीमियम है अभी हमें नहीं पता। ठीक है, चलो दे दिया मान लो। अब देखो कि 1 साल बाद क्या होगा। 1 साल बाद या तो प्राइस 40 रुपये हो जाएगी, या तो प्राइस 60 हो जाएगी। आप बताओ 1 साल बाद क्या होगा? आप वो शेयर 55 रुपये में खरीद सकते हैं सर 1 साल बाद। अगर मार्केट में उसकी भाव 40 रुपये चल रहा है तो क्या आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? नहीं। वाई वुड यू परचेज एट 55 व्हेन द मार्केट इज गोइंग एट 40? नो। सो यू विल लेट द ऑप्शन लैप्स। ऑप्शन लैप्स हो गया, कुछ नहीं मिला, वैल्यू 0। पर अगर मार्केट में 60 रुपीज़ हो गई प्राइस, तो यस आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। एक्सरसाइज करने पे 5 रुपये मिलेंगे। आपके हाथ में कितने रुपए हैं? 5 रुपये। आप देख रहे हो, दोनों केस में या तो मैं कॉल खरीदूं या तो मैं पोर्टफोलियो ऐसा बनाऊं, मेरे पास 1 साल बाद दोनों केस में सेम कैश फ्लो आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने आपको जो नहीं बताया था, हमने जो अभी तक छुपा के रखा था, वो था सर कॉल का प्रीमियम। ठीक है, सो कॉल का प्रीमियम लेट से मैं अब दे देता हूं आपको, 5 रुपये आपको देना है। अब आप कंपेयर करके बताओ, आप कौन सा पोर्टफोलियो बनाओगे, पहला वाला या दूसरा वाला? ऑब्वियसली एवरीवन विल गो विद द फर्स्ट पोर्टफोलियो, बिकॉज वहां पे आउटफ्लो कम है, इनफ्लोज सेम है। नेट में आखिरी में मेच्योरिटी पे जाके तो दोनों में सेम कैश फ्लो है। सो अगर मिलना सेम ही है तो मैं ज़्यादा क्यों दूंगा? 5 रुपये क्यों दूंगा मैं? 3 रुपये 41 पैसे में भी उतना ही मिल रहा है। सो नो बडी इज गोइंग टू बाय दैट कॉल ऑप्शन। आर यू गेटिंग इट? नो बडी इज गोइंग टू बाय दैट कॉल ऑप्शन। डिमांड विल डिक्रीज एंड इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग अंटिल दैट प्राइस रीचेस 3 रुपीज़ 41 पैसा। अब जाके दोनों की डिमांड बराबर है, आउटफ्लो और इनफ्लो सेम है। आई बात आपको एक चीज़ समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि वो कॉल ऑप्शन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं इस चीज़ से, ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करके। इसको बोलते पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। जो कॉल ऑप्शन के पे ऑफ से, ध्यान देना, कॉल ऑप्शन के पे ऑफ से वो मैं सेम रेप्लिकेट कर सकता हूं, मतलब कहीं और से ला सकता हूं, ऐसा पोर्टफोलियो बना के। आई बात समझ में? ऐसा पोर्टफोलियो बना के, तो क्या दिक्कत है? सो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन की वैल्यू C0 इज इक्वल टू दिस,
ये आपका फॉर्मूला बन गया सर, ध्यान देना। सो अब ऐसे केस में मेरे कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, C0 इज इक्वल टू जो स्टॉक की प्राइस थी आज की, उसका कितना हिस्सा मैंने खरीदना है 0.25, और बोरो कितना करना है, इन दोनों का डिफरेंस। सो द फॉर्मूला विल बी S0 इंटू डेल्टा माइनस बोरोइंग्स जो करनी है। ये तो समझ में आ गया, फॉर्मूला सही है। अब जो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि डेल्टा और बोरोइंग कैलकुलेट कैसे करा, ये कैसे पता लगा कि कितना हमने बोरो करना चाहिए और कितने शेयर खरीदने चाहिए कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शन के पे ऑफ को रेप्लिकेट कर सके, मतलब उतने ही पे ऑफ आए जितना कॉल में आएगा। बस ये दो चीज़ें तो कैलकुलेट करनी है सर। ध्यान देना, आपका डेल्टा कैसा निकल के आया था, ये डेल्टा और कुछ नहीं सर, आपका हेज रेशो है, इसी को कहते हैं हेज रेशो। ये पहले वाला जो बाइनोमियल मॉडल वाला क्वेश्चन था उसमें ये फॉर्मूला था। सो इसमें करना कुछ नहीं है, आप अगर कॉल ऑप्शन लेते तो आपके कॉल के पे ऑफ क्या होते, आज पता कर लो कि पे ऑफ क्या होंगे, 5 या 0 में से डिफरेंस, द डिफरेंस इन द पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द शेयर प्राइसेस। तो शेयर की प्राइस 60 और 40 जा सकती थी, उस पे ऑफ इतना हो सकता था, तो 5 रुपये बाय 20 रुपये, यानी कि वो बोल रहा है कि 0.25 जितना ही स्टॉक खरीदने की ज़रूरत है इसको हेजिंग करने को, हेजिंग करने के लिए 0.25 जितना ही स्टॉक खरीदने की ज़रूरत है। हाउ डिड यू कैलकुलेट, CU माइनस CD, दैट इज द डिफरेंस इन द पे ऑफ ऑफ कॉल ऑप्शन डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द स्पॉट प्राइसेस, हायर एंड लोअर साइड। ठीक है, निकल गया। दूसरा पार्ट आता है आपका बोरोविंग का, कि बोरोविंग कैसे निकालनी है। जो भी आपकी लोअर प्राइस है उस पर डेल्टा लगाओ पहले तो, क्योंकि शेयर उतना ही खरीद रहे हो, उसमें से CD की वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि SD से कंपेयर कर रहे हो, लोअर साइड वाली बात। आप क्या कर रहे हो, कम से कम कितना बोरो करना पड़ेगा फ्यूचर के रीपेमेंट के हिसाब से। फ्यूचर में क्या होगा, 40 रुपये कम से कम प्राइस होगी स्टॉक की, तो उसका डेल्टा यानी 0.25 हेज रेशो जितना भी हो रहा वो ले लो, ठीक है, माइनस कॉल ऑप्शन में आपको कितना देना पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है। अगर आपको यहाँ पे 2 रुपये वगैरह कुछ मिला तो उतनी बोरोविंग कम हो जाएगी, जनरली ये 0 रहता है CD, पर अगर कुछ आ भी रहा है तो उतनी बोरोविंग कम हो जाती है। ये है सर आपका पेमेंट कैश फ्लो एट द एंड, उसको आपने डिस्काउंटिंग कर लिया 1+R। सो 40 इंटू 0.25 ये हो गया 10 रुपये। कॉल ऑप्शन में लोअर साइड का पे ऑफ इस क्वेश्चन में 0, तो 10 बाय 1.1 करा, क्योंकि 10% का रेट था तो 9.09 आया, इतना बोरो करा। हमने कितना बोरो करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट लोअर साइड। लोअर साइड में हमने स्टॉक बेचा तो इतने लाइक प्राइस पे बेचेंगे, और कितना बेचेंगे, जितना हमने खरीदा, यानी कि डेल्टा माइनस कुछ पे ऑफ आया था तो वो एडजस्ट करो, कहानी खत्म। सो आपका ये हो गया फॉर्मूला पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल का। कोई ये पूछता है ना कि सर कितना शेयर हमें खरीदने या बेचने की ज़रूरत है, तो वो डेल्टा से पता चल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर मुझे हेजिंग करनी है इस केस में तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। हेजिंग में क्या होता है सर कि कहीं पे, हेजिंग में क्या होता है, कहीं पे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कहीं 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा, अल्टीमेट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो और ये बोरो कर रहे हो तो आप इधर कॉल ऑप्शन को सेल कर दो, सेल कॉल। जैसे ही आप कॉल ऑप्शन बेचोगे, खरीदोगे नहीं, बेचोगे, आपके ये कैश फ्लो 0 और -5 में बदल जाएंगे, या तो 0 या तो -5, और इस केस में आपको 0 और 5 का फायदा होगा। सो देख रहे हो, इस साइड में 5 का फायदा, उस साइड में 5 का नुकसान, आपका हेजिंग हो गई सर कंप्लीट। अगर इधर नुकसान हुआ तो उधर प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। इधर नुकसान तो उधर प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट तो उधर नुकसान, हेजिंग करना है। सो हेजिंग कैसे होगा सर, आप अगर स्टॉक बाय कर रहे हो और बोरो कर रहे हो पैसा, तो आप सेल कर दोगे कॉल को। पर अगर आप बाय कर रहे हो कॉल, इसका मतलब आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है और स्टॉक को बेचना है, उल्टा, ठीक है। सो फिलहाल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही सिचुएशन आएगी क्वेश्चन में। हेजिंग करने के लिए सर कितने शेयर्स खरीदना ज़रूरी है, हर एक कॉल, इधर आपने एक ही कॉल लिया था और उस एक कॉल को बेचने के लिए आपने यहाँ पे 0.25 जितना ही स्टॉक खरीदा था। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेज रेशियो। फॉर एवरी कॉल ऑप्शन दैट यू आर राइटिंग, यू शुड बाय 0.25 स्टॉक, ठीक है सर।
आपका पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ वाला क्वेश्चन लेता हूँ, उससे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एबी लिमिटेड की इक्विटी शेयर की प्राइसेस है करंट में 500 रुपये की, ठीक है, ये स्पॉट हो गई। इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है परचेसिंग एबी लिमिटेड के शेयर्स को, वो खरीदना चाहता है। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि 70% चांस है कि प्राइसेस ऊपर जाएगी यानी कि 650 तक, और 30% चांस है कि प्राइसेस नीचे जाएगी। तो जनरली जब ऐसा दिया होता है ना, तो आप बेटर है कि ऐसा ट्री बना लो, ट्री बनाने से क्लैरिटी आती है ऐसा, ठीक है। 3 months फ्रॉम नाउ, टाइम है 3 महीने का। देर इज अ कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर्स ऑफ द फर्म दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द एंड ऑफ 3 month। नीचे में लिखो यूरोपियन ऑप्शन, ये सिर्फ ये यूरोपियन ऑप्शन है, आप पहले नहीं एक्सरसाइज कर सकते। पहले एक्सरसाइज करते होते तो उसे अमेरिकन ऑप्शन कहा जाता है। एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 550 इज योर एक्सरसाइज प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है सर। फर्स्ट, इफ द इन्वेस्टर वांट्स अ परफेक्ट हेज, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड ही सिलेक्ट। परफेक्ट हेजिंग है तो क्या करना चाहिए, कितना शेयर हमें और ऑप्शन हमें डील करना चाहिए। बहुत सिंपल है सर, आप हेज रेशो निकालो। हेज रेशो में आपके पास में क्या चाहिए सर, हेज रेशो इज नथिंग बट कॉल वैल्यूज के बीच का डिफरेंस और स्टॉक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस। आपके पास SUSD है, कॉल की वैल्यूज निकालो। 650 अगर मेरी मार्केट में प्राइस है तो 550 में शेयर खरीदूंगा क्या, यस, 100 रुपये हो गई कॉल की वैल्यू। पर अगर 450 मार्केट में प्राइस चल रही है तो 550 में क्यों खरीदूंगा, 0 आ गई मेरी CUCD, 100 - 0। तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, 100 - 0, डिनोमिनेटर में इन दोनों 650 - 450 कितना आया, 100 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 0.5 ही मेरा हेज रेशो है। इसका मतलब एक कॉल ऑप्शन के लिए सिर्फ आधा शेयर मेरे को खरीदने की ज़रूरत है, अगर कॉल ऑप्शन मैं बेच रहा हूँ तो। देखो अब क्या आता है, ये 0.5 आया। द इन्वेस्टर शुड परचेज 0.5 शेयर फॉर एवरी 1 कॉल ऑप्शन सोल्ड रिटर्न, या ऐसा लिख सकते हैं हम। हेजिंग करने के लिए अपोजिट पोजिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि 0.5 शेयर तो खरीद नहीं सकते, तो एक शेयर खरीदो और 2 कॉल ऑप्शन बेचो, तब जाके परफेक्ट हेजिंग होगी कि इधर जितना प्रॉफिट उधर उतना नुकसान, इधर जितना नुकसान उधर उतना प्रॉफिट, ठीक है। आगे, एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। अब शेयर प्राइस दोनों में से कुछ भी चले जाए, आपकी पोजीशन आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि ये देखो 0505 जो है, ऐसे में या तो स्टार्टिंग में दिखाओ या तो एंड में दिखाओ। देखो हम दिखाते, कोई बात नहीं। आपने कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट करा है, हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन इफ द प्राइस ऑफ द शेयर गोज अप टू 650, तो आपके स्टॉक की प्राइस कितनी हो जाएगी, 0.5 × 650 दैट इज 325 रुपीज़। मानते हो इतनी बात को। पर अगर आपने आधा ही शेयर खरीदा था, हाँ ये पहले वाली सिचुएशन, और आपने एक कॉल ऑप्शन राइट करा था, ठीक है, आपने ऑप्शन किसी और को बेचा और मार्केट में 650 प्राइस चली गई, तो सामने वाला बंदा एक्सरसाइज कर लेगा, आपको 100 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको ये 100 रुपये का नुकसान हुआ। ये देखो, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन इन कॉल ऑप्शन, ये कॉल में आपने एक कॉल राइट करा था तो आपको नुकसान हो गया, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने एक्सरसाइज कर लिया। तो आपका कैश फ्लो कितना, 225 रुपये, ठीक है। ये तो हो गया इस साइड वाली बात। अब हम बात करते हैं 450 की। अगर 450 450 प्राइस चली गई तो 450 का आधा ही आपने खरीदा था, ठीक है, तो आधा आपका अमाउंट हो जाएगा 450 का। 450 का आधा अमाउंट 225, और कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज होगा ही नहीं, तो उसका 0। तो आप देखो, कुछ भी प्राइस चले जाए आपका कैश फ्लो सेम है, 225 इस केस में मिलना है, 225 इस केस में मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो गई हेजिंग, कोई टेंशन नहीं, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, व्हाट इज द, नहीं सॉरी थर्ड लास्ट, इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 5% फॉर द 3 months पीरियड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या है सर। तो सर आप ये कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दो।
आप अपना जो पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल का फॉर्मूला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाइनोमियल मॉडल का फॉर्मूला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या अभी अभी आपने जो देखा कि भैया कैश फ्लो दोनों केस में 225 ही है एक्सपायरी पे, तो आज जितना भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिस्क फ्री रेट पे उसको फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखो, वो भी आपको सेम ही आंसर देगा। 3 अलग अलग तरीके से आपके सेम आंसर निकल सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने आपको बताया बोरोविंग्स का। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, बट फिर भी आपसे आपका इससे आंसर सेम ही आता है, ये वही आंसर निकलेगा, ठीक है। या फिर ये देखो, आपने स्टॉक कितना खरीदा आज, 0.50 खरीदा, तो दिस इंटू डेल्टा 500 इंटू 0.50 कितना आया 250। आपने आज इतना स्टॉक खरीदा तो ये तो आपका आउटफ्लो हो गया, ठीक है। 250 माइनस आपने ऑप्शन बेचा था तो प्रीमियम आया होगा, तो आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस कर दो ये प्रीमियम कितना अभी हम बताएंगे। तो ये हो गया आपका नेट आउटफ्लो। ये नेट आउटफ्लो हुआ, इसकी फ्यूचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, कितना परसेंट है, कहाँ दिया हुआ था, 5% तीनों महीने के लिए लगाना है, कोई पर एनम नहीं है। तो इसकी फ्यूचर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 225। कैसे डिसाइड करा 225 आएगी, ये हमने देखा अभी अभी थोड़ी देर पहले। सो इसको अगर इक्वेट करोगे 250 माइनस पी, देखो 250 यानी कि आधा स्टॉक खरीदा तो इतने पैसे गए, माइनस हमारे को प्रीमियम जितना मिला हुआ एडजस्ट कर लिया, उसको फ्यूचर में निकाला तो 225 ही आना चाहिए कैश फ्लो दोनों केसेस में। तो पी की वैल्यू आ गई 35.75। एक दूसरा तरीका थोड़ा सा ध्यान दो, वही सेम घुमा फिरा के वही आएगा, हम अपना तरीका लगा देते हैं यहाँ पे। स्टॉक की प्राइस कितनी है 500 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 0.50 माइनस बोरो कितना करना है आज, आज कितना बोरो करोगे, एस डी इंटू डेल्टा माइनस सी डी की प्रेजेंट वैल्यू। एस डी कितना है, अल्टीमेटली वही बनाएंगे ना, एस डी है आपका 450, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 450 इंटू 0.50, ये तो ज़ीरो था, डिवाइडेड बाई 1.505, तो ये क्या है 225 डिवाइडेड बाई 1.05, 225 डिवाइडेड बाई 1.05, 214 रुपये 29 पैसे। सो 250 में से आपका यहाँ पे टोटल आएगा 250 माइनस 214.29, सो वो आता है 35.71। ऐसे निकालो, ऐसे मतलब निकालो, या फिर आप बाइनोमियल मॉडल से भी निकालो, आंसर आपका आता है कि आज कॉल का प्रीमियम 35 रुपीज़ 71 पैसा होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है ना, अंडर वैल्यूड ना ओवर वैल्यूड, ठीक है। तो मान लो कि आज आपने ये कॉल एक ऑप्शन बेच दिया या खरीद लिया, जो भी होगा। क्वेश्चन थर्ड वाला क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पर रिटर्न निकालना है। इसका मतलब जो भी इस ऑप्शन को खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट के तौर से एंगल से देखो, अब राइटिंग के एंगल से मत देखो, होल्डर के एंगल से देखो, ठीक है। तो जो भी इस ऑप्शन को खरीदेगा, ध्यान देना, आज कितने रुपए देने पड़ेंगे 35.71, और एक्सपायरी पे क्या होगा, सिर्फ दो चीज़ें होगी सर, या तो पे ऑफ मिलेगा एक्सरसाइज हुआ तो, या तो नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान दो, या तो पे ऑफ मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिला तो कितना मिलेगा 100 रुपये, या तो नहीं मिलेगा। पर ये 650 होने के चांसेस 70% है, तो कॉल की भी प्रीमियम, कॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्सपेक्टेड कॉल वैल्यू आ जाएगी इसकी 70, इसको 0.30 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो नेट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी 70 रुपीज़। यानी एक्सपेक्टेड है कि मुझे एक्सपायरी पे ऑफ कितना होगा 70 का, 100 मत लेना सर, उसकी प्रोबेबिलिटी 70% ही है तो उतना ही लो, बाकी तो नीचे वैल्यू 0 है। सो इतना इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो सिंपल रिटर्न निकालना है। ये रहा, ये 70 का पे ऑफ, इतना इन्वेस्टमेंट करके इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर रिटर्न 96.02%। आप बोलोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करी, नहीं सर, उन्होंने सिर्फ रिटर्न पूछा है, कोई कैश फ्लो निकालने नहीं बोला। 10 रुपये डाल के 20 रुपये कमाया तो 100% प्रॉफिट हो गया ना, ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, 20 माइनस 10/10, वो रहा आपका ऑप्शन का रिटर्न भी निकल के आ गया। ठीक है सर, इसी के साथ ये ऑप्शन वाला काम खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन है स्वैपिंग पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में स्वैपिंग पे ही है ना, थोड़ा सा देखने दो, पता चला कोई और चीज़ निकली और मैं आपको कुछ और ही बता रहा हूँ। स्वैपिंग पे ही है,
चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। आईआरआरएम का जो चैप्टर आएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें स्वैपिंग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है। मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में वो क्वेश्चन लेना ही है तो वहीं पे समझा दूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ते हैं आईआरआरएम के चैप्टर के लिए। फिलहाल के लिए इसको करते हैं क्लोज। अब हमारे पास बचे सिर्फ 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन वो कौन से हैं थोड़ा सा ध्यान दो। कुछ नया टॉपिक नहीं है, ब्लैक स्कोल्स मॉडल और आपका बाइनोमियल मॉडल पर थोड़ा ध्यान देंगे। आपका ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया, आखिरी की कुछ चीज़ें बाकी है। ये रहा डेरिवेटिव्स का आपका पूरा चैप्टर, थोड़ा सा ध्यान दो। हमने फ्यूचर्स की प्राइसिंग देखी, कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन देखा, फॉरवर्ड की प्राइसिंग देखी, 2 क्वेश्चन देखे, इनिशियल मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्केट पे, ओपन इंटरेस्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन था, शॉर्ट सेलिंग पे रिटर्न, आपको याद है डिविडेंड की भी भरपाई करनी पड़ रही थी, ये वो क्वेश्चन था। आर्बिट्राज विथ फ्यूचर्स देखा, हेजिंग विथ फ्यूचर्स देखा हमने, फिर पोर्टफोलियो का बीटा कैसे रिड्यूस करते हैं, हेज रेशियो क्या होता है, हेजिंग विथ फ्यूचर्स अगेन। ऑप्शन का पहला क्वेश्चन था अपना पे ऑफ वाला, कॉल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि प्रीमियम कितना निकालना है। बाइनोमियल मॉडल देखा, सिंगल पीरियड 2 पीरियड। उसके बाद ब्लैक स्कोल्स पे 2 क्वेश्चन देखे, ये सेकंड क्वेश्चन में अपना 1 टेल 2 टेल वाली चीज़ दी हुई थी। और पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल देखा, ये स्वैप का क्वेश्चन हमने भेज दिया अगले चैप्टर में आईआरआरएम के, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अब बचा सर आपका ये 3 क्वेश्चन, रियल ऑप्शंस। रियल ऑप्शन एक नया टॉपिक है जो आपका ऐड हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको हो सकता है वो कैपिटल बजटिंग में मिले, पर कैपिटल बजटिंग में उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो डेरिवेटिव्स के ही है। एक तरह से डेरिवेटिव्स की 2 पॉलिसीज उठा के उन्होंने कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में डाल दी, वो है बाइनोमियल मॉडल और एक है ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। ठीक है, तो आपको अब कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा बाइनोमियल और ब्लैक एंड स्कोल्स के तरीके से। एक है सर आपका ग्रोथ ऑप्शन, दूसरा है अबंडनमेंट ऑप्शन, तीसरा है टाइमिंग ऑप्शन। ठीक है, इसके पहले जो सिलेबस था वो था एसएफएम का, और उसके भी पहले जो सिलेबस था एसएफएम का उसमें ऑलरेडी रियल ऑप्शन के नाम का टॉपिक था, उन्होंने अगले सिलेबस में से हटा दिया था, अब इस सिलेबस में वापस ला लिया एएफएम में, और कुछ भी नहीं। और क्वेश्चन भी वही है जो इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, वही क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल दिए, तो चिंता की कोई बात नहीं। पहला, दूसरा सर आपको बस क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कि इसको डेरिवेटिव्स के टेक्निक लगा के सॉल्व करना है। बाइनोमियल और ब्लैक स्कोल्स, सबसे पहला वाला है आपका ब्लैक स्कोल्स मॉडल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं समझा दूंगा, फिर एक बार और रिवाइज करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका ब्लैक स्कोल्स मॉडल जैसा है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एबीसी लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक फार्मा कंपनी है, possessing a patent of a drug called Edrex, a medicine for AIDS patient। एड्स के पेशेंट के लिए एक ड्रग बनाया एक कंपनी ने, ठीक है, और उसका पेटेंट उनके पास में है, मतलब अब वो ड्रग कोई और नहीं बना सकता एक टाइम तक। ठीक है, गवर्नमेंट उनको एक टाइम देती है। बीइंग एन अप्रोच ड्रग ऑफ एबीसी लिमिटेड holds the right of production of drugs and its marketing. The period of patent is 15 years, after which any other pharmaceutical company can produce the drug with the same formula। एक तरह का ये ऑप्शन ही तो है, ऑप्शन की भी एक एक्सपायरी होती है, उसके बाद उस ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे भी पेटेंट है सर, पेटेंट पे ध्यान दो, पेटेंट की कुछ लाइफ है 15 साल की, उसके बाद उस पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आज है उसके बाद नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। It is estimated that the company shall require to incur $12.5 million for the development and market of the drug. Over a period इतना invest करना पड़ेगा। It is just like buying a call option. Okay, ठीक है, buying a call option, $12.5 million। आगे देखो, for the development and marketing of the drug as per survey conducted, expected present value यानी कि S0 आज की वैल्यू of the cash flows from the sale of drug during the 15 years shall be $16.7 million। $16.7 million 15 साल के लिए जो कैश फ्लोज होगी हमें इस ड्रग को मार्केट में बेच के, उसकी आज की वैल्यू दी है 16.70, ये आपका बन जाएगा S0 आज की वैल्यू। कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रीवियस सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग हैव एग्जिबिटेड अ वेरिएंस ऑफ 26.8%, ऑलरेडी वेरिएंस दे दिया।
उसके बाद आपका करंट यील्ड दिया है ट्रेजरी बॉन्ड यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8%। आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये आगे पता चलेगी। अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ पेटेंट, एक तरह से वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है। जब भी कभी ऐसा पता चले कि एक ऐसी चीज़ की वैल्यू निकालना है जिसकी लिमिटेड लाइफ है, तो आपके चांसेस है कि वो ऑप्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऐसा। यहाँ पे भी तो हमारे पास में राइट है, पेटेंट है तो राइट है इस ड्रग को प्रोड्यूस करने का, ऑप्शन में भी राइट होता है। तो अब थोड़ा ध्यान दो, बाकी सब कुछ ठीक है। एक ट्रिकी सी चीज़ है जो इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने आंसर में लिखी है, जनरली वो इग्नोर की जा सकती थी। यानी कि मैं नेचुरल तरीके से बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन कोई भी टीचर बिना इसके आंसर के पहले पढ़ता तो वो ये पता नहीं लगा पाता। पता नहीं लगाना, या फिर आप बोलो कि उससे भी छूट जाती, वो है डिविडेंड यील्ड। यानी कि ध्यान देना, आप 15 साल में हर एक साल अगर डीले करते जाओगे प्रोडक्शन, मान लो कि आपने पहले साल घर पे बैठे रहे, आपके पास पेटेंट है, घर में इतनी वैल्यूएबल चीज़ है आपके पास में, एंड यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट लेटिंग द पेटेंट गो वेस्ट। तो 15 साल के लिए अगर आपके पास पेटेंट है तो उसकी 100% वैल्यू को 15 साल में डिवाइड कर दो, ठीक है। 100% वैल्यू को 15 साल में डिवाइड कर दो, तो ऑन एन एवरेज हर साल उसकी 6.67% वैल्यू गिरती जाएगी। हर साल के बाद इतनी वैल्यू उसकी गिरती जाएगी। यू कैन ट्रीट इट एज डिविडेंड यील्ड। ऑप्शन के एंगल से तो यील्ड मिलता नहीं ना, जाता है, हमारे पास आता थोड़ी है यील्ड। हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं तब डिविडेंड मिलता है, पर ऑप्शन खरीदते हो तब तो आपको डिविडेंड नहीं मिलता। यहाँ पे ध्यान देना। अब क्वेश्चन, द गिवन सॉल्यूशन इज लाइक अ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑप्शन वेयर इन डिले इन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग शॉल कॉज लॉस ऑफ कैश फ्लो विच इज जस्ट लाइक अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे कर दो, ठीक है। अब थोड़ी ध्यान देना, हमने अब सारी इंफॉर्मेशन को ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के फॉर्मूले में डालने के लिए बनाना है। स्पॉट प्राइस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो $16.7 मिलियन। जो इन्वेस्ट करना है यानी कि एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आपकी $12.5 मिलियन। आपको वेरिएंस दिया है 26.8, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डीले यानी कि डिविडेंड है उसको डिविडेंड की तरह ट्रीट किया गया है, वो है सर 1/15 यानी 6.67%। 1/15 क्या है सर, आपने 100% वैल्यू ऑफ द पेटेंट पूरे 15 साल में डिवाइड की, तो हर साल की कॉस्ट आ गई, जो हर साल, हर बीतते साल के साथ इतने % कॉस्ट पेटेंट की वैल्यू गिरते जाएगी। सो दैट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डीले। अब आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, कॉल के ऑप्शन की वैल्यू रखो, आपको कॉल की वैल्यू मिलेगी। इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको मिलेगा कि उस पेटेंट को आज कितने में, मतलब आप बोलो कि उस पेटेंट की आज की वैल्यू कितनी है, ठीक है। पहले हम सॉल्व करते हैं। आपने रखना चालू करा, कहाँ से, यहाँ से, नेचुरल लॉग, D1 वाली वैल्यू S/K आपने रखा 16.7/12.5। उसके बाद आपने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करा। टाइम आपके पास 15 साल का है तो पूरे 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 3 महीने का होता तो 0.25 लेते ना, वैसे ही आपने सॉल्व करा, D1 निकाला, D1 के बाद D2 भी निकाला। ये D1 D2 को नेचुरल लॉग में देखा, आपने जी टेबल में देखा, उसकी वैल्यू निकाली, या तो क्वेश्चन में आंसर में दी रहेगी। ND1 ND2 निकाला, फिर आपका ब्लैक-स्कोल्स का फॉर्मूला आया, उससे वैल्यू ऑफ द पेटेंट आ गई $4.619 मिलियन। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो कि आज अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, घर पे बैठना चाहते हो, मेरे पास कीमती चीज़ तो है पर मेरे मेहनत करने की मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं ऐश करना चाहता हूँ, तो आज ये पेटेंट आप किसी और को दे दो सर, $4.619 मिलियन वो आपको आज दे देगा, क्योंकि उसकी आज की वैल्यू इतनी है। दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज, और वैल्यू ऑफ पेटेंट इज। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है? टाइम होता तो सॉल्व भी करते। ठीक है सर, ये एक क्वेश्चन था ब्लैक-स्कोल्स पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दो। IPL एक कंपनी का नाम है, ऑलरेडी इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। ये वो IPL नहीं है जो आप IPL सोच रहे हो, ठीक है, उदास मत हो। फर्टिलाइजर बनाते, इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ बिल्डिंग अ न्यू प्लांट टू प्रोड्यूस पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड भी बनाना है। सपोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल इज 100 करोड़, मानते हो, विदाउट द अबंडनमेंट ऑप्शन। अबंडनमेंट का मतलब क्या है कि आप उसे
क्या कहते हैं, शट डाउन नहीं कर सकते, अबंडन यानी कि क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रपोजल में 100 करोड़ की आज की वैल्यू है विदाउट दिस ऑप्शन। आगे देखो, हाउएवर अगर मार्केट कंडीशंस पेस्टिसाइड्स के लिए फेवरेबल रही, आज की प्राइस में फेवरेबल कब आता है कॉल ऑप्शन में, जब प्राइस ऊपर जाती है, अनफेवरेबल होता है जब नीचे जाती है, ध्यान देना। अगर फेवरेबल रही, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल शैल इंक्रीज बाय 30%। आज 100 है सर, कल जाके 130 हो जाएगी, क्या डिफिकल्ट है ये पता नहीं, ठीक है। आगे, ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट कंडीशन स्लगिश, इफ इट रिमेन्स स्लगिश, अभी भी स्लगिश होगी इसलिए रिमेन बोला, देन द प्रेजेंट वैल्यू शैल बी रिड्यूस्ड बाय 40%। आज 100 है, 30% से ये बढ़ जाएगी अगर अच्छी कंडीशन रही तो, और बुरी कंडीशन चलती रही तो प्रेजेंट वैल्यू 60 पे आ जाएगी। क्या है सर ये, ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रपोजल, ठीक है। इन केस द कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹80 करोड़। आपको अगर ये प्रोजेक्ट करना नहीं है तो 80 करोड़ में बेच दो, डिस्पोज ऑफ फॉर 80 करोड़ रुपीज, दिस इज मोर ऑफ अ पुट ऑप्शन। खरीदने की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, आपको ये कंपनी नहीं चलानी, 80 करोड़ में किसी को बेच दो। अब आप कब बेचोगे 80 करोड़ में, आप थोड़ा सा मुझे बताओ। जब मार्केट में प्राइस 130 चले जाएगी उसकी, कि आप 130 करोड़ कमा सकते हो, तो 80 करोड़ में बेचोगे क्यों, नहीं बेचोगे। यू विल नॉट एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन हियर। बट आपको पता है कि यार ये मार्केट स्लगिश ही रहना है, कुछ आगे बिजनेस करके मतलब नहीं है, आज ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो आज बेच दो। तो जब मार्केट में आपको लगेगा कि मैं कंटिन्यू करके इस प्रोजेक्ट में मेहनत करके 60 करोड़ कमाऊंगा, तो इससे अच्छा किसी और को देके 80 करोड़ ले लूँ, तो यहाँ मैं पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन कॉल ऑप्शन के थे तो ऊपर वाली साइड में एक्सरसाइज हो रहे थे, अब पुट ऑप्शन जो है वो नीचे वाली साइड में एक्सरसाइज होंगे, क्योंकि हम पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस कभी भी ज़्यादा चाहते हैं, जो है 80, ये ज़्यादा होगी तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पे यही करा, 130 गई तो हमने बोला कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे प्रोजेक्ट को। आपको प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज नहीं निकालना, आपको ये पता लगाना है कि अबंडनमेंट का जो ऑप्शन है, अबंडन मतलब शट डाउन कर देना, 80 करोड़ में बेच देने का जो ऑप्शन है, इसकी आज की वैल्यू कितनी। आप अबंडन यहां कर रहे हो, यहां नहीं कर रहे, क्योंकि यहां तो फायदा है। तो ध्यान देना, इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, अबंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है। उन्होंने क्वेश्चन में, आपको कैसे पता चलेगा ये बताओ कि आपको बाइनोमियल मॉडल यूज़ करना है, बहुत सिंपल। उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि एक करंट सिचुएशन है, या तो उससे ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन आ गई, मान के चलना बाइनोमियल मॉडल आ गया, और दो के अलावा तीसरी प्राइस नहीं दी है, 130 एंड 60, 30% इंक्रीज और 40% डिक्रीज आ गई। अब यहाँ तक तो आपको समझ गया कि उस ऑप्शन, अबेंडनमेंट ऑप्शन, शटडाउन कहाँ करोगे, इस केस में करोगे, तब आपको कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है, 80 करोड़ का आपको वैल्यू मिलना है, सेल्स की प्राइस मिलनी है उसकी। आप खुद चलाते तो भी 60 करोड़ मिलता, तो उस अबेंडनमेंट की ऑप्शन की वैल्यू जो है वो 20 करोड़ ही है, सिर्फ ऑप्शन की वैल्यू। क्योंकि 80 में से 60 करोड़ तो मैं ऐसे ही कमा लेता ना, धंधा करके भी। तो जो मेरे पास वो कूपन है उसकी 20 करोड़ ही वैल्यू है। वो कूपन गुम हो गया तो 20 करोड़ का नुकसान होगा, इसका मतलब ये होता 60 का तो नहीं होगा ना, उतना तो कमाओगे। सो द वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन दैट यू हैव, दैट यू कैन सेल दिस एंटायर बिजनेस टू समवन एल्स एट 80 करोड़ इज ओनली 20 करोड़, दैट इज ऑल्सो आफ्टर 1 ईयर, आज की नहीं। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है सर। सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि 130 के होने के चांसेस कितने, 60 के होने के चांसेस कितने। वही फॉर्मूला जो आपका है, आप या तो रिस्क न्यूट्रल मेथड से निकाल लो, ये देखो इन्होंने रिस्क न्यूट्रल मेथड बोला तो यहाँ पे प्राइसेस लिए सारी, या आप सिंपल अपना R-D U- करके निकालो, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये 68.60%। पर ध्यान देना सर, ये 68.60% इसकी प्रोबेबिलिटी है जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी है अपर साइड की कि 130 होगी मेरी वैल्यू उसकी, तो आपके 60 होने के चांसेस कितने हैं, उसका डबल, उल्टा, यानी कि इसके चांसेस कितने हैं 31.4%। मल्टीप्लाई कर दो 0 को 68 से
20 को 31 से दोनों को टोटल करा, डिस्काउंट करा, यू गेट द अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू। देखो 0 को 68 से, 20 को 31 से टोटल कर लो, ठीक है, ये आ गई 6.28 करोड़ एक साल के बाद की फिगर, उसको डिस्काउंटिंग करो, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये है आपके अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है पुट ऑप्शन। बस खत्म। थोड़ा सा आपको अपने कॉल पुट के नॉलेज को कैपिटल बजटिंग में डालना है, आपकी कहानी बन जाएगी। आ जाओ सर, लास्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव्स का थोड़ा सा ध्यान देंगे। सपोज करो कि MIS लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और वो चाह रही है कि अपने स्टाफ के क्वार्टर के लिए, स्टाफ है उनके क्वार्टर्स है, और उन क्वार्टर्स के लिए वो सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर दे। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो अगर हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटिंग प्लांट डाल दे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में कुछ बचत होगी। गवर्नमेंट से तो लेना ही पड़ेगा, पर फिर भी हमारी काफ़ी सेविंग्स हो सकती है। आगे देखो, प्लांट को लगाने की कीमत है 2.5 करोड़ रुपए, और आज अगर हम लगा देते हैं तो हमको इलेक्ट्रिसिटी के करंट टैरिफ में 21 lakhs पर ईयर फॉरएवर फायदा होगा, परपेचुअल। परपेचुअटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट जो आपका बेसिक वाला लेक्चर था उसमें देखा था। हाउएवर, पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो आप बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सवाल ये उठता है। ठीक है, हमारा WACC है 10% और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%। सो जनरली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए में हम क्या डिसाइड करेंगे कि देखो सर, आज पैसा आ कितना रहा है और आज पैसा जा कितना रहा है। जा रहा है तो 2.5 करोड़ रुपए, ये तो क्लियर है। आ कितना रहा है, आज की वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट इज़ नथिंग बट A/R। ऑब्वियस सी बात है, एनुअल दिया है ना आपको। सो 21 lakhs डिवाइडेड बाय 10%, WACC रखोगे, रिस्क फ्री रेट नहीं रखोगे यहाँ पे, -2.5, तो वो आएगा 2.1 करोड़ माइनस 2.5 करोड़, तो आंसर आ गया 0.4 करोड़ निगेटिव, है ना। 40 लाख रुपए निगेटिव आ रहा है। सो आपकी NPV जो आई है प्रोजेक्ट की वो निगेटिव आई है, दैट मीन्स आपने ये प्रोजेक्ट आज तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देख लो, ठीक है। एज ऑन टुडे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% लिया, 21 लाख फॉरएवर है, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये परपेचुटी का फॉर्मूला। सो 2.1 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ परपेचुटी, यानी कि फ्यूचर में जितने भी सेविंग्स होने वाली है उसकी आज की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई कैश इनफ्लो, ये हो गई कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। तो NPV आ गई 0.4 निगेटिव। क्लियर हो गया आपका यहाँ पे कि NPV निगेटिव है, आज तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगला पार्ट देखो क्वेश्चन का। However, with the change in government in state, हमारे स्टेट में गवर्नमेंट बदल रही है, सरकार पलट गई। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सब्जेक्ट टू चेंज, बढ़ भी सकती है गिर भी सकती है। अकॉर्डिंगली द सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी 12 लाख और 35 लाख पर ईयर एंड फॉर एवर। आज सेविंग कितनी हो रही है सर, 2.1 करोड़ की, पर एक साल तक अगर हम रुके, एक साल या जो भी टाइम होगा, तो वो पर 2.1 करोड़ की है ना, ठीक है। अगर हम रुके तो वो सेविंग्स जो है हमारी 12 lakhs या 35 lakhs पर ईयर भी हो सकती है। अगर 35 lakhs पर ईयर हुई तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 करोड़। और अगर 12 लाख पर ईयर हुई तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1.2 करोड़। हमें तो मेन वैल्यू से मतलब है, ठीक है। यह है करंट सिनेरियो आज क्या, और इंतज़ार करोगे और देखोगे कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तब हो सकता है इतना ही आपको सेविंग्स हो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में, या फिर इतना हो। ध्यान दो, पर ईयर एंड फॉर एवर। अज्यूम करो WACC 10% का, रिस्क फ्री रेट ऑफ 8%, और थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए था, तो वो आ गया यहाँ पे। डिसाइड वेदर MIS लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। हमने तो देखा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, और वेट एंड सी, इंतज़ार करके देखना चाहिए। अब हम दूसरे हिस्से का आंसर निकालेंगे कि इंतज़ार करके देखें क्या क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम इंतज़ार करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है सर, अब कैसे निकालोगे इसका आंसर, बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड NPV निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड NPV। सो अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि अगर 35 लाख पर एनम
आपकी सेविंग हो रही है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3.5 करोड़ हो गई, और उस टाइम पे आप क्या करोगे, आपका कॉल ऑप्शन जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है ये है 2.5 करोड़ का। आप 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हो। कब करना चाहोगे, जब 2.5 करोड़ से ज़्यादा का फायदा होगा, 3.5 का फायदा होगा तभी ना इन्वेस्टमेंट करोगे 2.5 का। तो एनपीवी कितनी निकल के आएगी, जिसे हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे एनपीवी यानी कि ऑप्शन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 करोड़ की। ठीक है, पर अगर यहाँ पे आपका फ़ायदा ही 1.2 करोड़ का होने वाला है ऐसा लगता है, तो क्या आप 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे सर, यू विल नॉट एक्सरसाइज, और आपकी वैल्यू रहेगी ज़ीरो। तो ये आपको समझ में आया क्या इतना, ये बताओ। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अब सर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और प्रेजेंट वैल्यू पे खींच के लेके आओ। आज बताओ आज कितनी है प्रेजेंट वैल्यू। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, निगेटिव तो नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो कॉस्ट है वो माइनस कर दिया ऑलरेडी। इस केस में हमारे पास में ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे हम, निगेटिव तो आएगी भी नहीं, और यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप एक को कितना भी डिस्काउंट कर लो पॉजिटिव ही रहना है, इसका मतलब आंसर तो फिक्स हो गया कि वी शुड वेट एंड सी। बस अब निकालना है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आंसर और अपना आंसर थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने 2.1 करोड़ लिया यहाँ पे। ये 2.1 करोड़ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर की सेविंग, उसी को मैंने सेविंग्स को ही तो बोला कि आज नहीं तो सेविंग कल जाके 3.5 करोड़ की हो जाएगी या तो 1.2 की हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है स्टडी मटेरियल में वो कुछ इस तरह का है। इन्होंने ये तो बराबर लिखा 3.5 और 1.2 सबसे पहले, दूसरा ये माइनस अभी नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, डजंट मेक सेंस। तो ये इंस्टीट्यूट में ही है, मैंने जानबूझ के रखा है, तो ये आप हटा दो फिलहाल। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रख दी 2.5 करोड़ की। 2.5 करोड़ जैसे स्टॉक होता है तो स्टॉक की आज की प्राइस और उसी स्टॉक की कल की प्राइस निकालते हो ना, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो कल का भी इन्वेस्टमेंट थोड़ी निकाल रहे हो, कल का तो आप फायदा निकाल रहे हो, कैश इनफ्लो। तो यहाँ 2.1 लॉजिकली होना चाहिए था। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि, अब आगे जाते हैं इसी को लेके जो गलत दिया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये सब समझा देता हूँ। ये देखो, ये 1 करोड़ रुपए वो जो निकाला हमने, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में ये ऐसा कुछ तो हो रहा है कि 1.3 करोड़ रुपीज़ का लॉस आ रहा है, पर लॉस नहीं आएगा सर आपको। आप उस जहाँ पे लॉस आते हुए दिखेगा, उन्होंने दिखाया वहाँ हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 माइनस करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 करोड़ का फायदा, यहाँ जीरो। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन और इंस्टीट्यूट के कैलकुलेशन बदल जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, P इज इक्वल टू आर 1 प्लस आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। अब हम जो डी और यू निकालते हैं उसमें एस जीरो लेते हैं यहाँ का, वो मैं 2.1 लूँगा, इंस्टीट्यूट में 2.5 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है ये थोड़ा सा बदल जाएगा। आप निकाल के देखिए अपने हिसाब से भी। अब मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही फॉर्मूला रख रहा हूँ, 1.08 माइनस डी यानी कि 1.20 डिवाइडेड बाई 2.50, और यू यानी कि 3.5 बाई 2.5 माइनस 1.2 बाई 2.5। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आप इंस्टीट्यूट के आंसर से भी कंपेयर करके देख सको। So that's 1.08 minus 0.48 divided by 1.4 minus 0.48, आपका आंसर आएगा 0.6 0.92, that is 65.21% या 22%। इंस्टीट्यूट का कितना है, 65.20। वही है तरीका आगे पीछे, पर वही है, मेरा ये कहना है कि 2.5 नहीं 2.1 लेना चाहिए था, अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी बदल जाती। चलो अब हम यहाँ से आगे लेके चले, कॉन्सेप्ट तो जानना है हमें। तो अब क्या करोगे सर, बस खत्म है, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 65.20, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.652, इसको तो कुछ मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, ये जो भी आएगा कितना आएगा 0.652 आएगा, डिवाइडेड बाई 1.08 कर देना। टाइम देख लो बस, 1 साल रुकना है या कितना साल रुकना है। देखो इन्होंने कितने साल रुकना है ये बहुत स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम पूरे 1.08 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
देखो अब क्या है बात, दिक्कत। सो देर इज सम डिफ़िकल्टी इन आंसर विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ। इन्होंने 1,30,00,000 का निगेटिव आंसर लिया है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप निगेटिव ले रहे हो एनपीवी, इसका मतलब क्या है कि आप ऑप्शन हाल ख़राब है तब भी एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा कोई करता नहीं है। तो फिर तो ऑप्शन रहा ही नहीं ना इस क्वेश्चन में। ऑप्शन का मतलब ही वही होता है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है आज प्लान डालने का या कल डालने का, ये दिस इज काइंड ऑफ अ कॉल ऑप्शन, नॉट अ पुट ऑप्शन। सो आई विल नॉट पुट मनी इफ़ आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट ओनली 1.20 करोड़। आज भी हमें पता है ना 2.10 करोड़ हो सकता है, तो कल भी पता है 1.20 करोड़ हो सकता है, तो उस केस में तो लॉस ही हो रहा है। यू शुड नॉट पुट मनी इन दैट केस। सो आंसर थोड़ा वेरी करेगा। अब एग्जैक्ट आंसर आया तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से कर लो, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नो, इन्होंने लॉस को भी तो एडजस्ट कर दिया, 0.348 इंटू 1.30 करोड़। लॉस होगा कैसे पहले तो ये बताओ। इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूँगा अगर मुझे लग रहा है कि लॉस होने वाला है। सो व्हाट दे हैव कंसिडर्ड, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर करने के बजाय उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि उन्होंने वेट करा पर सी नहीं करा। जो क्वेश्चन में पूछा ना वेट एंड सी, उन्होंने वेट करा और इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका ये कैश फ्लो हो या ये कैश फ्लो हो, ऐसा तो ऑप्शन में होता ही नहीं है। आपके पास तो राइट होता है, यू विल नॉट इन्वेस्ट व्हेन देयर इज अ लॉस टू यू। ठीक है, हम तो टाइमिंग का ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो लेट इट बी, देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग फर्दर। बट आपको एक आइडिया आ गया कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारा हमने वेट करना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्लियर बोला, इट शॉल बी एडवाइजेबल टू वेट एंड सी एज एनपीवी मे टर्न आउट टू बी पॉजिटिव आफ्टर 1 ईयर। अब आप बोलोगे कि सर ये तो इन्वेस्टमेंट है, आज कर ही दिया ऐसा मान के चलो, तो फिर बराबर है 2.5 करोड़ लेना यहाँ पे। देखो आप अगर ऐसा बोल रहे हो 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर ही दिया है, तो वेट एंड सी का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या किसके लिए वेट करोगे, क्या देखोगे? हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। वेदर वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। हम तो एक्सेप्ट तभी करते हैं जब एनपीवी पॉजिटिव आती है कैपिटल बजटिंग में भी। सो इन एनी केस देर कैन नॉट बी नेगेटिव कैश फ्लो, सो देर इज सम काइंड ऑफ वेरिएशन इन द आंसर। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है आपका कोई और व्यू है, मैं शायद मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले रिवीजन से लेके अभी तक बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। सो हो सकता है माइंड नहीं चल रहा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इफ़ आई एम मेकिंग सम मिस्टेक हियर। पर अगर नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं मिस्टेक कर रहा हूँ और आपको भी लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, लेट मी नो, वो भी मुझको बताइए कि सर आप भी क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन पे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। चलो सर, इसके साथ हमारा डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। एक बार फिर से डेरिवेटिव्स देख लो सर क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले प्राइसिंग देखी, याद है आपको? कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, नॉर्मल कंपाउंडिंग। उसके बाद हमने ये देखा कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन क्या होता है। हमने ये भी देखा कि ई टू द पावर माइनस अगर कुछ है तो वो 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर पॉजिटिव में लिख सकता हूँ। कॉन्टेंगो, बैकवर्डेशन, इनिशियल मार्जिन में मैंने 1 2 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बताया। हेजिंग के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा। आर्बिट्राज भी हमने देखा पूरा, ठीक है। उसके बाद हेज रेशो भी देखा, है ना, कि ये कुछ भी नहीं और बीटा का ही फॉर्मूला एक तरह से। पोर्टफोलियो बीटा इज नथिंग बट चेंज इन द पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट। बाइनोमियल मॉडल देखा हमने, याद है ये बाइनोमियल मॉडल। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालना देखा। डी और यू क्या होता है? इंडेक्स होता है आपका डाउनवर्ड्स जाने का इंडेक्स और अपवर्ड्स जाने का इंडेक्स। स्टॉक एट अपर लेवल डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस, स्टॉक एट लोअर लेवल डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर रिस्क न्यूट्रल मेथड, वही है, सेम फॉर्मूला है ऊपर नीचे का। इंस्टीट्यूट डबल बोलती है कि अलग मेथड है तो हम भी अलग बताते हैं। ब्लैक स्कूल्स मॉडल, ये भी देख लिया आपने तीनों, ठीक है। ये डिविडेंड एडजस्ट करना है तो और डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर क्वेश्चंस उस पर इतना ज़्यादा देखे नहीं हमने, टाइम नहीं है। पुट कॉल पैरिटी थेरी, है ना, दो पोर्टफोलियो बनाया, दोनों पैट पार होते हैं क्योंकि दोनों के कैश फ्लो सेम आ रहे हैं। रेप्लिकेटिंग मॉडल में भी हमने यही देखा, हम कॉल की पे ऑफ्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो बना के, तो वो देख लिया। ऑप्शन ग्रीक्स में कुछ खास थेरी वाला है, थोड़ा सा पढ़ लो। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये भी पढ़ लो। ऑप्शन पे ऑफ देख लिया, पुट कॉल रेशो, वॉल्यूम। चलो यहाँ इसी के साथ हम अपना चैप्टर करते हैं ख़त्म।
थोड़ी सी थ्योरी अगर लगे तो पढ़ लेना टाइम हो तो, बाकी तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, क्वेश्चन सारे ऐसे हैं। अगला चैप्टर है सर IRRM का, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आज नहीं, आज तो पूरा ब्रेक लूँगा, और कल आता हूँ वापस से आपको ये नया चैप्टर का रिवीजन लेके। बाय बाय सर।